नमस्कार, आप सुन रहे हैं पिक मी मानवा। हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम वूचन है, हैंडसम परफेक्ट सिक्स बॉडी वाला बंदा। लेकिन उसकी जिंदगी में एक अजीब प्रॉब्लम है, टाइम बार बार उसी दिन रिपीट होता रहता है। शुरू में मेन लीड को लगा कि ये तो किस्मत की बात है, ना काम की टेंशन ना फ्यूचर की फिक्र, बस मजे ही मजे। लेकिन बहुत ज्यादा टाइम तक एंजॉय करने के बाद वो बोर हो गया, इसलिए उसने बिना किसी डर के जो मन में आया वो करना शुरू कर दिया। इलीगल काम, थ्रिल ढूंढना, एक नोटोरियस गैंग को गन से खत्म कर देना, बैंक लूट लेना, क्योंकि उसे कॉन्सिक्वेंसेस की कोई चिंता ही नहीं थी। उसने तो बेकार और मीनिंगलेस लाइफ से निकलने के लिए कई बार अपनी जान लेने की कोशिश भी की थी, लेकिन हर बार वो वापस उसी दिन लौट आता था, 7 जुलाई 2020 की सुबह 7 बजे। यह कहानी है उस आदमी की जिसने 3 लाख से भी ज्यादा दिन जिए हैं, जो एग्जैक्टली 1000 साल के बराबर होते हैं। इतने लंबे समय में उसने हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस, हैकिंग, दुनिया के एडवांस टेक्नोलॉजीज और बहुत कुछ सीख लिया। अब मेल लीड ये पूरी कहानी एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए सुना रहा था, लेकिन लड़की को उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। उसे लगा कि ये बस उसे पटाने के लिए कहानी बना रहा है। सच कहे तो मेल लीड को ऐसी बातें बोलते देखकर वो उसे थोड़ा अजीब ही समझने लगी थी। उसे लगा ये बंदा थोड़ा सा संकी है। उसने तुरंत अपनी फ्रेंड को मैसेज भेज दिया कि जल्दी आ जाए, लेकिन मेल लीड ने शांत होकर कहा तुम्हारी फ्रेंड नहीं आएगी। ये सुनते ही लड़की हैरान रह गई। लड़की को भरोसा न करते देख वूचन बोला उसका बॉयफ्रेंड वापस आ गया है, वो उसके साथ चली जाएगी, ऑब्वियसली उसके पास यहाँ आने का टाइम नहीं होगा। अगर तुम मुझे बिलीव नहीं करती तो 9 मिनट और 13 सेकेंड्स वेट करो, वो तुम्हें कॉल करेगी। ये सुनकर लड़की गुस्से में खड़ी हो गई, लेकिन गलती से पीछे खड़े एक आदमी से टकरा गई। वो आदमी तुरंत उसका हाथ पकड़कर कॉम्पेंसेशन मांगने लगा, कहने लगा कि उसने उसके बॉडी को डैमेज कर दिया है। लड़की ने विरोध किया, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। तब वूचन ने बीच में बोलकर सिचुएशन संभाली, तुम इधर आओ। प्रोवोकेशन सुनकर वो आदमी गुस्से में लॉलीपॉप झटकते हुए उसकी तरफ आया, लेकिन वूचन ने आसानी से उसे डॉच कर दिया और एक पंच मार दिया। गुस्से में वो वूचन पर झपटा, लेकिन मेल लीड ने एक जबरदस्त अटैक किया जो उसके लिए लगभग फेटल साबित हुआ और वो दूर जाकर गिरा। अपने आदमी को पीटते देख उसका बॉस हथियारों से लैस लोगों का ग्रुप लेकर आ गया। उनका इरादा मेल लीड को मारने का था, लेकिन वूचन ने शांत होकर पूछा क्या जावलिंगी तुम लोगों को इसी तरह ट्रेन करता है? यह सुनते ही बॉस का चेहरा बदल गया। फिर वूचन ने जावलिंगी को कॉल लगाया और पूछा तुम कहाँ हो? तुम्हारा भटका हुआ डिसेबल लोगों को परेशान कर रहा है। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम कौन और तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? वूचन ने जवाब दिया, अगर तुम नहीं चाहते कि डोंगाई बैटल का अंजाम बदल जाए तो जरा बताओ अभी कौन सा महीना चल रहा है। ये सुनकर जावलिंगी शॉक में पड़ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मेल लीड को इस बारे में पता है। वूचन ने ठंडे लहजे में कहा अपने लोगों को कंट्रोल में रखो, अगली बार सिर्फ फोन कॉल पर बात नहीं खत्म करूंगा। ये कहकर उसने फोन वापस उन लोगों की तरफ फेंक दिया। ये सब सुनकर वो लोग बुरी तरह से डर गए, तुरंत झुककर माफी मांगी और वहां से चले गए। पीछे खड़ी लड़की ये सब देखकर और भी ज्यादा हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बंदे का बैकग्राउंड कितना डेंजरस है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आया। उसने माफी मांगी और बताया कि वो नहीं आ सकती क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड वापस आ गया है। अब लड़की पूरी तरह से शॉक हो गई और वूचन की तरफ देखने लगी। वूचन ने उसे पार्किंग लॉट में चलने को कहा। वहां वूचन एक लाल फरारी लेकर आया, जिसे देखकर लड़की और भी ज्यादा सरप्राइज हो गई, लेकिन वूचन ने आराम से बता दिया कि ये गाड़ी उसने चुराई है। मेल लीड जाने ही वाला था कि लड़की ने उसे रोक लिया। मैं घर कैसे जाऊंगी? क्या तुम सच में मुझ जैसी एक कमजोर लड़की को अकेला घर भेज दोगे? वूचन ने सीधा जवाब दिया, सॉरी लेकिन मुझे ऐसी लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है जिनकी मेकअप स्किल 8 पॉइंट से कम हो। ये सुनते ही लड़की गुस्से में आ गई और तुरंत अपना मेकअप हटा दिया। वूचन ने उसे देखा और रेटिंग दी, 9 पॉइंट्स, बुरा नहीं। फिर उसने कहा कि अगर वो प्रूफ करना चाहती है कि वो झूठ नहीं बोल रहा तो उसके घर चल सकती है, आराम से बैठकर बात करेंगे। लड़की ने कमर पर हाथ रखकर कहा, ठीक है चलो, मुझे किसी चीज का डर नहीं, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं अब पुलिस को कॉल कर दूंगी। फिर दोनों तेज रफ्तार से निकल पड़े। सीन कट होता है अगली सुबह वूचन के घर पर। एक रात साथ बिताने के बाद वूचन ने अपनी आंखें खोली और एक नए दिन का स्वागत करने लगा। छोटी सी सुंदर लड़की को अलविदा कहने के लिए तैयार था, लेकिन तभी वो लड़की बाथरूम से बाहर आई और गुस्से में पूछने लगी, ये तुम्हारी बात के मुताबिक क्यों नहीं हुआ? क्या 7 जुलाई बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए थी? मुझे एक्सप्लेन करो, आज 8 जुलाई क्यों है? ये देखते ही वूचन घबरा गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सच में 8 जुलाई आ जाएगी। बाहर लड़की लगातार दरवाजा पीट रही थी और चिल्ला रही थी, वूचन कैसा आदमी बाथरूम में छुप जाता है, बाहर निकलो, तुमने कहा था ना सब एक्सप्लेन करोगे, अब बताओ क्या चल रहा है? अंदर वूचन नहा रहा था और सोच रहा था, क्या यही असल में टाइम लूप के खत्म होने की शुरुआत है? मेरे दिल की खुशी संभाली नहीं जा रही। आखिरकार मैं श्रापित लूप से बाहर आ गया, आखिरकार उस दुनिया में वापस आ गया जहाँ से मैं आया था। तभी अचानक सिस्टम का नोटिफिकेशन सामने आया, होस्ट ने 10,000 साल की टाइम और स्पेस रीइंकार्नेशन ट्रायल पास कर ली है, सिस्टम एक्टिवेटेड। ये देखकर हमारा मेन लीड शॉक हो गया। उसने सिस्टम को अवेकन कर लिया था।
सिस्टम होस्ट वूचान, बेसिक एट्रीब्यूट स्ट्रेंथ 7, स्पीड 9, पेशेंस 8, स्पिरिट 10,000, टाइम स्पेस ओवरलैप यूज 3,65,000 और फिर होस्ट की एबिलिटीज दिखाने लगी। इंग्लिश लेवल 9, गनमैनशिप लेवल 9 और ऐसे ही टोटल 1354 स्किल्स। वूचान ने ध्यान से देखा, उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स तो काफी ऑर्डिनरी थे, लेकिन उसके स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि देखकर ही हैरान हो जाए। फिर उसने सोचा ये टाइम स्पेस ओवरलैप आखिर है क्या, शायद मैं अपनी मर्जी से टाइम रिपीट कर सकता हूँ। सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया और कंफर्म किया कि वूचान आप फ्रीली डिसाइड कर सकता है कि टाइम कब रिपीट होगा, पर रीसेट का फिक्स टाइम सुबह 7 बजे का था। अगर वो सेम दिन को रिपीट करता है तो पहली बार सिर्फ 1 पॉइंट लगेगा और उसके बाद कॉस्ट हर बार डबल होती जाएगी। ये सुनते ही वूचान बहुत एक्साइटेड हो गया। अब उसके पास सिर्फ टाइम कंट्रोल ही नहीं था, बल्कि 1354 लेवल 9 स्किल्स भी थी, कुकिंग, फाइटिंग, शूटिंग, ड्राइविंग और ना जाने क्या क्या। पहले वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट था, लेकिन 10,000 साल के बाद ये सब उस बात का सबूत था कि उसकी सफरिंग बेकार नहीं थी। अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। उसकी करंट एबिलिटीज उसे जिंदगी में चमकने का मौका दे सकती थी। ये सोचकर वो जोर जोर से हंसने लगा। बाहर से उसकी हंसी सुनकर टियान को चिंता होने लगी। उसे लगा शायद वूचान सच में पागल हो गया है। तभी वूचान अचानक बाहर निकला। टियान ने पूछा तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन उसी वक्त बाहर से जोर जोर से दरवाजा पीटा गया। लोग चिल्लाते हुए कह रहे थे गाड़ी वापस करो, कल रात जो कार चुराई थी उसे बाहर निकालो। ये देखकर टियान घबरा गए। उसे लगा कि वूचान ने फिर से कार चुरा ली और अब वो लोग उनके घर तक पहुंच गए। लेकिन हमारे मेल लीड को अभी तक एहसास नहीं हुआ था कि टाइम अब रिपीट नहीं हो रहा, और सच ये था कि उसने वैंग युआन की कार चुरा ली थी। ये नाम सुनते ही टियान हैरान हो गई। वो कौन है, क्या बहुत पावरफुल है? वैंग युआन का असली नाम वैंग एक्स था। 15 साल पहले वो डोंगहाई का टॉप साइंस स्टूडेंट था। उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट माना जाता था, लेकिन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद समर वेकेशन में हाउसिंग डेमोलिशन के दौरान उसके पेरेंट्स को बुरी तरह से मारा गया। गुस्से में आकर वैंग एक्स ने किसी को चाकू मारकर मार डाला और उसे 3 साल की जेल हो गई। जेल से बाहर आने के बाद उसने ट्रबल क्रिएट करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मशहूर हो गया। उसके पास ना पावर थी, ना बैकग्राउंड, ना पैसा, लेकिन उसका आईक्यू आम लोगों से कहीं ज्यादा था। आज वैंग युआन डोंगहाई की एक मशहूर और बहुत ताकतवर हस्ती बन चुका था। वूचान जानता था कि वैंग युआन से कैसे डील करना है, लेकिन अभी टाइमिंग सही नहीं था। असल में वैंग युआन तो इस पूरे मैच का सिर्फ एक छोटा सा इशू था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कुछ और थी। कल वूचान ने यंग मास्टर ली का नाम यूज करके अपने आप को पावरफुल दिखाया था। अगर ये बात एक्सपोज हो गई तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। शायद पूरे ईस्ट चाइना रीजन के लोग उसका शिकार करने लग जाएंगे। वूचान ने अपनी कनपट्टी मलते हुए फैसला लिया। जुलाई 8, 2020 का पहला टाइम स्पेस रीसेट। इस बार उसने 1 पॉइंट खर्च किया। कोटा 3,64,999 पॉइंट्स बच गए। 8 जुलाई 2020 7 बजे सुबह वूचान ने आंखें खोली और छत की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अब इसे कैसे एक्सप्लेन करूं? लेकिन टियान रिएक्ट करते उससे पहले वूचान ने अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी, क्योंकि एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं था। ये सुनकर उसने उसकी उंगली काट ली और उसे इररिस्पॉन्सिबल कहा। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वूचान इतनी जल्दी उसे छोड़ने की सोच रहा है। उसकी पोजीशन के हिसाब से शायद वो बिना डरे रह सकती थी, लेकिन असल में वो सिर्फ एक आम लड़की थी। जब उसने देखा कि वूचान उसकी असली आइडेंटिटी जानता है तो उसने नाटक करना छोड़ दिया। उसने प्रॉमिस किया कि वो उसकी वैंग युआन के साथ सुलह करवाने में मदद करेगी। वूचान ने हाथ बढ़ाकर उसे जोर से गले लगा लिया और धीरे से बोला, तो तुम मुझे बचाओगे जैसे मैंने कल तुम्हें बचाया था? लड़की का चेहरा लाल हो गया। उसने तुरंत वूचान को दूर धकेल दिया और बोली, तुम कितने परवर्ट हो, फिर तुम इंतजार करो पीट पीट कर मरने का। तब वूचान की आवाज अचानक सीरियस हो गई। माफ करना, लेकिन जिन लोगों को मैं जानता हूँ वो वैंग युआन को चींटी की तरह कुचल सकते हैं। लड़की ने शक भरी नजर से पूछा, कौन? वूचान के दिमाग में एक चेहरा उभर आया, एक औरत, बहुत ही इंटरेस्टिंग औरत। थोड़ी देर बाद टियान वहां से चली गई, लेकिन उसके जाते ही वैंग युआन के गुंडे उसके पीछे पड़ गए। पकड़ो उसे, बॉस की कार है वो, उसे भागने मत दो। गुंडे एक्सीलेटर दबाकर वूचान की गाड़ी पर करीब पहुंचने लगे। उन्होंने बंदूक निकालकर धमकी दी, गाड़ी रोको वरना हमें बदतमीजी करने का दोष मत देना। बंदूक देखते टियान डर कर चीख पड़े, उसके पास गन्स है। लेकिन वूचान के चेहरे पर एक्साइटमेंट आ गई। इसी वजह से तो मजा आता है, कस के पकड़ लो। इतना कहकर उसने गियर बदला और गाड़ी को हद से ज्यादा स्पीड पर दौड़ा दिया। लड़की शॉक में चीख पड़ी, क्या तुम पागल हो, इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रहे हो? वूचान ने मजबूरी में जवाब दिया, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, अगर पकड़े गए तो पक्का मारे जाएंगे। पीछे वाली गाड़ी में बैठा लाल बाल वाला गुंडा गुस्से से गरज उठा, उसके पीछे जाओ, बॉस की गाड़ी वापस लाओ और उस हरामी को टुकड़े टुकड़े कर दो। जब वूचान उस मिस्टीरियस वुमन को कॉल कर रहा था तब दूसरी तरफ से फोन कनेक्ट हुआ और एक औरत ने कॉल उठाया। वूचान बोला, मिस ली रोंग, तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, तुम्हारे आसपास एक ट्रेडर है, वही तुम्हारी बेट हरवाने वाला है। ली रोंग ने तुरंत तीखे लहजे में पूछा, तुम कौन हो और मेरी बेट के बारे में तुम्हें कैसे पता है? वूचान शांत रहकर बोला, मेरे अपने सोर्सेस हैं, मैं तुम्हारे बारे में इतना जानता हूँ जितना तुम सोच भी नहीं सकती, और तुम्हारे छोटे भाई के बारे में भी। इसी बीच वैंग युआन की कार जोर से वूचान की कार से टकरा गई।
सिचुएशन इतनी सीरियस थी कि उसके पास ली रोंग से बहस करने का वक्त नहीं था। उसने बस एक बात छोड़ दी, आधे घंटे बाद अपनी कंपनी में मुझे लेने के लिए किसी को भेजना, वहाँ बात करेंगे, तब तक तुम खुद जान जाओगी मैं कौन हूँ। अब वैंग युआन के दोनों गुंडों की गाड़ियां वूचैंग की कार से दोनों तरफ से चिपक चुकी थी। लड़की घबरा कर बोली, ये बहुत बुरा है, हमें ब्लॉक कर दिया जाएगा। लेकिन वूचैंग ने आराम से स्टीयरिंग घुमाया और स्पीड और बढ़ा दी। ब्लॉक बिल्कुल नहीं, मेरे पास मास्टर लेवल ड्राइविंग स्किल देखो। ये बोलकर वूचैंग ने एक जबरदस्त टर्न लिया और गुंडों की गाड़ी को क्रॉस कर दिया। पीछे वाला ड्राइवर हैरान होकर बोला, इसकी ड्राइविंग स्किल्स कमाल की हैं। उसके पास बैठा आदमी गाली देते हुए बोला, कमाल मेरी जूती, उसके पीछे लग जाओ। तीनों गाड़ियां रोड पर पागलों की तरह दौड़ रही थी, लेकिन वूचैंग की स्पीड फिर भी ज़्यादा से ज्यादा थी। वो खतरनाक टर्न्स को भी आसानी से क्रॉस कर रहा था। गाड़ी में बैठी लड़की बस चीखी जा रही थी। काफी देर तक तीर की तरह उड़ने के बाद आखिर वूचैंग की कार रुक गई। वूचैंग ने कहा, हम तुम्हारे घर आ गए। लड़की ने खिड़की के बाहर देखा, सच में उसका घर सामने था। वह हैरानी से पूछ बैठी, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ रहती हूँ? वूचैंग मुस्कुराए, छोड़ो, अगर बता भी दूं तो तुम फिर भी वही पुरानी कहानियां समझोगी। लड़की धीरे से कार से बाहर उतरी। जाते जाते उसने पलट कर कहा, तुम्हारी ड्राइविंग स्किल सच में अमेजिंग है, तुम्हें ये सब कहाँ से सीखा? वूचैंग मजाक में बोला, अपनी जान दांव पर लगाकर। इतनी जबरदस्त ड्राइविंग स्किल पाने के लिए मुझे याद भी नहीं कितनी बार मरना पड़ा। पर तुम मेरी तरह मत करना, मेरे पास अनेक जिंदगियां हैं, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही है। लड़की का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। वो बोली, झूठे कही के अपना फोन नंबर दो, जब मेरा मूड अच्छा होगा तब शायद तुमसे कांटेक्ट करूंगी। लेकिन उसकी बात पूरी करने से पहले वूचैंग गाड़ी लेकर निकल गया। लड़की गुस्से में बोली, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, पूरा टाइम मुझे टीज करता रहा और फोन नंबर तक नहीं दिया। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। 1 मिनट, उसने मेरे साथ होने वाली हर बात सही प्रेडिक्ट की। जरूर मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर कोई सीक्रेट अरेंजमेंट किया होगा, वरना उसे मेरे घर का एड्रेस कैसे पता होता? मैं उस बेस्ट फ्रेंड से सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा कर रहूंगी। तुम बुरे आदमी मुझसे बच नहीं पाओगे। आधे घंटे बाद एक स्काई स्क्रैपर की LED स्क्रीन पर एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर चमक रही थी। वूचैंग उसे देखकर याद करने लगा। ली रूबिंग, बाहर से एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन, डोंगहाई सिटी की शाइनिंग स्टार, लेकिन असल में उसका बैकग्राउंड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। और वह यंग मास्टर ली, जो इस शहर में सब कुछ हिला सकता है, उसका छोटा भाई है। और वैसे भी जितनी खूबसूरत औरतें मेरी जिंदगी से गुजरिया, उनमें इसका रिश्ता काफी गहरा रहा है। कुछ देर बाद वूचैंग को ली रूबिंग के ऑफिस में ले जाया गया। वूचैंग ने दोनों हाथ पॉकेट्स में डाले और आराम से ली रूबिंग को देखा। ली रूबिंग के हाथ में उसकी इन्फॉर्मेशन फाइल थी। वो धीरे धीरे पढ़ने लगी। वूचैंग 22 साल, डोंगहाई यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेजर। तुम्हारे पिता वुडा है, माँ जैंगरू, दोनों छोटे बिजनेस ओनर्स। और तुम्हारी एक छोटी बहन भी है जो अभी हाई स्कूल में पढ़ती है। वूचैंग मुस्कुराया, ली ग्रुप वाकई पावरफुल है। सिर्फ एक फोन नंबर से ही मेरी पूरी फैमिली की इन्वेस्टिगेशन कर ली। ली रूबिंग ने सीधा उस फाइल को फाड़ दिया। तुम्हारी आइडेंटिटी बहुत ऑर्डिनरी है और कोई ऑर्डिनरी इंसान उस बात के बारे में नहीं जान सकता तुम आखिर हो कौन। वूचैंग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, जैसे कि तुम्हारे पास जो ट्रेडर है वो कौन है, मुझे 1 बिलियन दो, मैं उसका नाम बता दूंगा। ली रूबिंग ने टेबल के नीचे हाथ डाला और एक पिस्तौल निकालकर सीधा वूचैंग के सर पर तान दी। एक अनजान आदमी मेरे ऑफिस में घुस आता है, कहने लगता है कि मेरे पास ट्रेडर है, फिर 1 बिलियन मांगता है। अगर तुम मेरी जगह होते तो मान जाते। मैं वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुम्हें मुझे रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते तो तुम यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाओगे। लेकिन वूचैंग बिल्कुल शांत था। उसने एक झटके में पिस्तौल का मैगजीन निकाल लिया और बोला, मुझे पता था तुम गन यूज करोगे, वरना तुम मुझे कैसे मारोगी। ली रूबिंग के दिल में तुरंत घबराहट दौड़ गई। मेरी गन तो हमेशा टेबल के नीचे रहती है, इसे कैसे पता चला? क्या ये पहले से सब जानता था? वूचैंग ने उसके हाथ से पिस्तौल ले ली, फिर शांत आवाज में बोला, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं इंटेलिजेंस मर्चेंट हूँ। तुम टेबल के नीचे गन छुपा कर रखती हो, ये भी सिर्फ एक पीस ऑफ इंटेलिजेंस है। मिस ली, मेरी इंटेलिजेंस गैदरिंग एबिलिटीज पर भरोसा करो, और वैसे भी मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। मैं सिर्फ एक प्रॉफिटेबल डील करने आया हूँ। अंदर ही अंदर वूचैंग सोच रहा था, अगर इसे लगे कि मेरा मकसद सिर्फ पैसा कमाना है तो ये ज्यादा आराम से बात मानेगी। पैसे की बात खुद करने से इसकी गार्ड नेचुरली नीचे आ जाएगी। ली रूबिंग ने ठंडी नजरों से वूचैंग को देखा और बोली, बोलते रहो, और क्या जानते हो तुम? वूचैंग गन से खेलते हुए शांत आवाज में बोला, तुम जैंगनुली फैमिली की ली रूबिंग हो, लेकिन क्योंकि तुम एक औरत हो तुम्हारी सारी अचीवमेंट्स को लोग नजरअंदाज कर देते हैं। औरत चाहे कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, आखिर में सोसाइटी की सोच से लड़ना मुश्किल होता है। तुम्हारी माँ हमेशा तुमसे बहुत प्यार करती रही है। तुम्हारे पेरेंट्स की शादी भी 2 बड़े परिवारों के अलायंस के लिए हुई थी, इसी वजह से उनकी फैमिली में कुछ हद तक बात चलती है। लेकिन अब वही लोग तुम पर लगातार प्रेशर डाल रहे हैं कि तुम डिंग लोंग से शादी कर लो। तुमने एक बार उनका विरोध करके भागने का भी सोचा था, लेकिन अपनी माँ की चिंता में तुम ऐसा नहीं कर पाई। तुम उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते। इस बात ने डिंग लोंग को तुमसे नफरत करने पर मजबूर कर दिया। उसने तुम्हारे आसपास आने वाले 3 अलग अलग फेक बॉयफ्रेंड्स को बर्बाद कर दिया। पहला फेक बॉयफ्रेंड ने सुसाइड कर लिया, दूसरे को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया और तीसरे को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल गई।
डिंगलोंग बहुत सेल्फिश आदमी है, उसे पता था कि वो सिर्फ फेक बॉयफ्रेंड्स थे, लेकिन फिर भी उसने उन पर हमला करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई ताकि कोई और तुम्हारे करीब आने की हिम्मत ना करे। इस अरेंजमेंट से बचने के लिए तुम और डिंगलोंग एक अरेंजमेंट पर पहुंचे। तुम दोनों अपना अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करोगे, जो 5 साल में बड़ा बिजनेस खड़ा करेगा वही जीतेगा। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता डिंगलोंग ने जीतने के लिए तुम्हारे आसपास के एक आदमी प्लान कर रखा है। सिर्फ आधा साल बचा है, वही आदमी तुम्हारे रिसर्च मटेरियल चुरा लेगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें लीक कर देगा। फिर डिंगलोंग उसका यूज करके तुम्हारी कॉन्फ्रेंस बर्बाद करेगा और तुम हार जाओगी। ली रूबिंग चुप हो गए, उसने कुछ नहीं कहा, बस एक चेक लिखा और वुचैंग की तरफ बढ़ा दिया और फिर बोली, जारी रखो, कौन है वो? वुचैंग मुस्कुराए, गुड। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। अंदर सीनियर असिस्टेंट मयान आया, उसने डॉक्यूमेंट्स का एक स्टैक ली रूबिंग को दिया। प्रेसिडेंटली इन डॉक्यूमेंट्स पर आपके सिग्नेचर चाहिए। अचानक वुचैन ने मयान का सिर पकड़कर जोर से टेबल पर दे मारा, फिर उसके सर पर गन तान दी। यही है ट्रेडर मयान। मयान घबरा कर चिल्लाए, ट्रेडर क्या बकवास कर रहे हो, मुझे छोड़ दो। वुचैन ने उसकी गर्दन और जोर से पकड़ ली, नाटक करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे बैंक अकाउंट में $5 मिलियन पड़े हैं, क्या वो डिंगलोंग का रिवॉर्ड नहीं है? मयान फिर से चीखने लगा, 5 मिलियन? डिंगलोंग, मुझे कुछ नहीं पता मैडम, मैं इनोसेंट हूँ। वुचैन ने एक हाथ से उसे टेबल पर दबा रखा था और दूसरे हाथ से उसका फोन निकाल लिया, फिर बोला, लगता है तुम तब तक नहीं रोगे जब तक कॉफी ना देख लो। उसने तुरंत डिंगलोंग का नंबर डायल किया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, सामने से आवाज आई, डॉक्यूमेंट्स मिल गए। ये सुनते ही ली रूबिंग का चेहरा बदल गया। डिंगलोंग! अब उसके पास शक करने की कोई वजह नहीं बची थी। वुचैन ने मयान को जमीन पर फेंक दिया, आप भी अपनी सफाई दोगे? ली रूबिंग उसके पास आई और गुस्से में बोली, इतने सालों से तुम दोनों तरफ का खेल खेल रहे थे, अच्छा पैसा कमा लिया होगा है ना? इतने सालों में मैंने तुम्हें कभी बेनिफिट्स की कमी नहीं होने दी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ 5 मिलियन में तुम बिक जाओगे। मयान डर के मारे घुटनों पर गिर गया। मैडम, मैंने पैसे लिए थे, लेकिन ये सब मैडम का आइडिया था, उन्होंने ही मुझे करने को कहा था। वुचैन ने शांति से गन उठाई और ली रूबिंग की तरफ बढ़ा, फिर बोला, तुम्हारी माँ कभी भी सच में नहीं चाहती थी कि तुम डिंगलोंग से शादी करो। वो खुद भी एक मैरिज अलायंस का टूल बनी थी, वो सिर्फ अपने नाना के प्रेशर के सामने झुक गई। ये सब बकवास वाली सफाई डिंगलोंग ने ही तुम्हें सिखाई होगी ना, वो ही जानता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस तुम्हारी माँ है। वुचैन ने गन ली रूबिंग को पकड़ा दिया, अब फैसला तुम्हारा है, इसके साथ क्या करना है? ली रूबिंग ने आंखें बंद कर ली, कुछ सेकंड्स बाद बोली, निकल जाओ, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। मयान तुरंत खड़ा हुआ और बार बार शुक्रिया अदा करते हुए भाग गया। वुचैन ने हैरानी से पूछा, मुझे लगा तुम उसे मार दोगी। ली रूबिंग ने बिल्कुल कैजुअल अंदाज में जवाब दिया, मैं बस उसे अपने हाथों से नहीं मारना चाहती, वो आज रात तक किसी नदी के तल पे होगा। फिर उसने तीखी नजरों से वुचैन को देखा, सच कहो तो अब मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी पर भी शक है। हो सकता है तुम्हें डिंगलोंग ने ही भेजा हो ताकि मयान को एक्सपोज करके मेरा ट्रस्ट जीत सको। वुचैन ने सिर खुजा, अभी भी मुझ पर शक कर रही हो? वैसे मेरे पास एक तरीका है तुम्हारे सारे डाउट्स खत्म करने का। ली रूबिंग ने भाई चढ़ाई, कौन सा तरीका? वुचैन मुस्कुराया, सिंपल, मैं तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड बन जाता हूँ। फिर उसने समझा, डिंगलोंग अपनी रेपुटेशन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, एक छोटे से बिजनेस गेम के लिए वो अपनी इज्जत दाव पर नहीं लगाएगा, इसलिए तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना मेरी इनोसेंस प्रूफ करने का सबसे अच्छा तरीका है। ली रूबिंग ने अपनी चिन पकड़कर सोचा, तुम्हें पता है ना मेरे पिछले 3 बॉयफ्रेंड्स के साथ क्या हुआ था? वुचैन हंस पड़ा, बिल्कुल पता है, लेकिन तुम्हारे साथ पंगा लेना मेरी जिंदगी को और इंटरेस्टिंग बना देगा। ली रूबिंग ने तुरंत गन उठाकर उसके माथे पर तान दी, मैं मानती हूँ तुम स्पेशल हो, लेकिन तुम अभी भी बहुत जवान हो, अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो अफसोस होगा, तुम्हें डर नहीं लगता? वुचैन ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, डराने की कोशिश मत करो, अगर तुम मुझे सच में मारना चाहती तो अब तक बाहर से लोगों को बुला चुकी होती है ना? ली रूबिंग कुछ देर सोचती रही, फिर उसने गन वापस रख दी, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। यह कहकर वो वुचैन के पास आई, अब एक क्लोज सी फोटो लेते हैं ताकि हमारे रिलेशनशिप का प्रूफ हो। फिर वुचैन और ली रूबिंग ने मिलकर एक कोजी फोटो खींच ली। वुचैन ने मनी मन सोचा, ये फोटो शायद डिंगलोंग को फॉरवर्ड करेगी ताकि कंफर्म कर सके कि मैं उसका स्पाई नहीं हूँ। ली रूबिंग फोन से खेलते हुए बोली, आज से तुम मेरे बॉयफ्रेंड और मेरे असिस्टेंट दोनों हो, थोड़ी देर में कोई कॉन्ट्रैक्ट लेकर आएगा, अब मुझे मेरे भाई के बारे में बताओ। वुचैन धीरे से बोला, डोंगाई हॉनजुन, मिड स्ट्रीम डाउफू, ननाई गोंगचोंग और सेंडा टिंगचाई क्लब, ये सब तुम्हारे भाई के कंट्रोल में है। ली रूबिंग ने बेचैन होकर बीच में टोक दिया, ये तो सबको पता है। वुचैन ने बात जारी रखी, लेकिन डोंगाई में कुछ ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो हद पार कर चुके हैं, इसमें कई बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन 3 महीने पहले शुरू हो चुकी है। मेरे कैलकुलेशंस के हिसाब से सिर्फ 1 महीने के अंदर तुम्हारे भाई का पूरा नेटवर्क तोड़ दिया जाएगा। ली रूबिंग जोर से खड़ी हो गई, क्या कहा तुमने? वुचैन शांत रहा, सिर्फ तुम्हारा भाई ही नहीं, ली फैमिली भी इस पूरे मामले में फंसने वाली है। एक बार सबूत मिल गए तो तुम्हारे भाई को जेल भेजना मुश्किल नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात, ली फैमिली भी इस डिजास्टर से बच नहीं पाएगी। ली रूबिंग ने भाई सिकोड़ ली, ये बहुत बड़ी बात है, क्या तुम अपनी इंफॉर्मेशन के बारे में श्योर हो? वुचैन ने सीधा जवाब दिया, मुझ पर शक मत करो। उसी वक्त डोंगाई क्लब में एक लाल बालों वाला गुंडा हिचकिचाते हुए रिपोर्ट दे रहा था, बात कुछ ऐसी है।
वैंग युआन जो ली राउटाई का राइट हैंड मैन था चाकू घुमाते हुए बोला, उस नालायक ने मेरे लोगों को पीटा, मेरी गाड़ी चुरा ली और ऊपर से यंग मास्टर ली का नाम यूज करने की हिम्मत भी की। क्या उसे जीना नहीं है? दूसरी तरफ लाओ जिंगी ने पाइप नीचे रखते हुए कहा, लेकिन एक बात अजीब है, उस लड़के को मेरा फोन नंबर कैसे पता और उसे मे रैली के बारे में कैसे पता था? ली फैमिली का सबसे बड़ा पोटा ली राउटाई ठंडी आवाज में बोला, कोई भी वजह हो उसे ढूंढो और मेरे सामने लेकर आओ, मैं खुद उसे मारूंगा। तभी दरवाजा खुला, कोई अंदर आया। सब लोग हैरान रह गए, वो ली रूबिंग थी। सब अंडरलिंग्स तुरंत खड़े होकर रिस्पेक्ट देने लगे। ली राउटाई चौंक गया, सिस। फिर उसने तुरंत अपने लोगों को डांटा, सब लोग लॉलीपॉप बुझाओ, मेरी सिस्टर को स्मोक की स्मेल पसंद नहीं। ये कहकर उसने अपनी लॉलीपॉप एस्ट्रे में बुझा दी और हाथ हिलाकर धुआं हटाने लगा। फिर पूछा, सिस तुम यहाँ कैसे, कोई अर्जेंट बातें हैं? ली रूबिंग ने सीधा वुचेन की तरफ इशारा किया, बस किसी से मिलवाना था। वुचेन ने हाथ हिलाकर ग्रीटिंग दी, साथ ही एक कार की हवा में उछालकर ली राउटिंग की तरफ फेंक दी। कल तुम्हारी गाड़ी थोड़ी देर के लिए बोरो की थी, ये रही की गाड़ी पार्किंग लॉट में है। लाल वालों वाला गुंडा तुरंत चिल्लाया, यंग मास्टर ली, यही है वो आदमी, इसी ने आपका नाम यूज किया था। वुचेन शांत नजरों से ली राउटाई को देख रहा था। ली राउटाई ली फैमिली का सबसे बड़ा पोता, फैमिली के रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने की पूरी अथॉरिटी रखता है। ली रूबिंग के कंपैरिजन में ये और भी ज्यादा पावरफुल है, ताकत में डिंगलोंग से कम नहीं। बचपन से ली रूबिंग अपने छोटे भाई को प्रोटेक्ट भी करती थी और पिटाई भी। इसी वजह से ली राउटाई अपनी बड़ी बहन की इज्जत भी करता था और उसे डरता भी था। तभी ली राउटाई हकलाते हुए बोला, सिस सिस ये लड़का कौन है? ली रूबिंग ने सीधा उसका कान पकड़ लिया और जोर से खींचकर डांटने लगी, कौन सा लड़का, ये तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है। ली राउटाई जम गया, ब्रदर इन लॉ? बाकी सब लोग भी पसीने से भीग गए, बॉस का ब्रदर इन लॉ? ये तो बहुत बड़ी बात थी। ली राउटाई ने अपना कान मलते हुए कहा, सिस क्या तुम फिर से फेक बॉयफ्रेंड लेकर आई हो? वैसे भी ये काफी एवरेज लग रहा है, इस बार कोई अच्छा रीजन तो दो। ली रूबिंग ने अपनी चिन पर हाथ रखा, हाँ सॉरी, आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही, सब तुम्हारी वजह से। ये बोलते हुए उसने प्यार से वुचेन के सीने पर हल्का सा पंच मारा। वुचेन धीरे से उसके कान के पास बोला, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा? ली रूबिंग हल्की आवाज में मुस्कुराई, क्या हुआ, डिंगलोंग से डर लग रहा है? वुचेन ने ली राउटाई की तरफ देखा, मुझे डर नहीं लग रहा, लेकिन तुम्हारा छोटा भाई अभी डर के मारे मरने वाला है। ली राउटाई बहुत डरा हुआ था, उसके दिमाग में बार बार एक ही बात आ रही थी, कहीं मेरी बहन उस लफंगे के बच्चे की माँ तो नहीं बनने वाली? क्या इस बार सच में उसका बॉयफ्रेंड है? मानना पड़ेगा ये लड़का देखने में बुरा नहीं है, लेकिन इतना भी कमाल का नहीं। और वैसे भी मेरी बहन को हमेशा कैपेबल आदमी पसंद आता है, सिर्फ चेहरे की वजह से वो किसी पर कैसे फिदा हो सकती है? रुको, कहीं ये मेरी बहन को बेवकूफ तो नहीं बना रहा? भले ही मेरी बहन स्ट्रॉन्ग विल्ड है, लेकिन प्यार में पड़ते ही उसकी अकल काम करना बंद कर देती है। ये नहीं हो सकता, मुझे इसका असली चेहरा सबके सामने लाना ही होगा और हर हाल में अपने बहन को बचाना होगा। ली राउटाई ने आवाज ऊंची करके पूछा, तुम मेरी बहन को कैसे जानते हो? वुचेन ने शांत आवाज में जवाब दिया, 3 महीने पहले तुम्हारी बहन ने अलग अलग यूनिवर्सिटीज में इंटर्न्स रिक्रूट करने के लिए लोग भेजे थे। ली रूबिंग सोच में पड़ गई, 3 महीने पहले मैं सच में डोंगाई गई थी, इसे कैसे पता? ली राउटाई ने फिर सवाल किया, तुम उसे सिर्फ 3 महीने से जानते हो, इतने कम वक्त में तुम इस आदमी को कितना जानती हो? फिर वुचेन की तरफ मुड़कर गुस्से से बोला, लिंगजी ने मुझे बताया था कि कल तुम एक खूबसूरत लड़की के साथ शराब पी रहे थे, वो लड़की कौन थी? ली रूबिंग ने भी जोर से पूछा, कौन सी लड़की? वुचेन ने शांति से समझाया, गलत मत समझना, वो लड़की मू टियान थी, मू फैमिली की बेटी, मू ग्रुप के चेयरमैन मू शिहाई की बेटी, डोंगाई के फार्मास्यूटिकल्स और बायोलॉजिकल इंडस्ट्री की बड़ी कंपनी। सच कहूं तो तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, अगर मैंने कल उसे रोका नहीं होता तो तुम्हारा छोटा दोस्त अब तक मर चुका होता। डोंगाई का मू ग्रुप फार्मास्यूटिकल और बायोलॉजिकल इंडस्ट्री का लीडर था, उसका बॉस मू शिहाई एक बहुत ही मशहूर और ताकतवर शख्सियत था। अगर डोंगाई को एक विशाल ड्रैगन माना जाए तो मू ग्रुप उस जगह का असली लोकल टायरेंट था। वुचेन ने आगे कहा, चाहे तुम मू शिहाई से डरते हो या नहीं, अगर लड़ाई होती तो जीत सिर्फ उसी की होती और तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। ली राउटाई हकलाते हुए बोला, तो मुझे अपने ब्रदर इन लॉ का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ली रूबिंग मनी मन हैरान थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरा छोटा भाई जो किसी से नहीं डरता वुचेन की 2-4 बातों से ही चुप हो गया। फिर ली रूबिंग ने बीच में रोक दिया, बस करो ये बेकार की बातें, हम यहाँ एक जरूरी काम से आए हैं, ऊपर से किसी ने हांगजुन क्लब को टारगेट करना शुरू कर दिया है। वैंग युआन और जाओ लिंगी एक साथ बोल पड़े, क्या? यहाँ तक कि ली राउटाई भी शांत नहीं रह सका, इम्पॉसिबल, मैंने सब कुछ परफेक्टली अरेंज किया था, मेरे बिना पता चले वो लोग कैसे हाथ लगा सकते हैं? वुचेन ने भाई चढ़ाते हुए कहा, तुम्हें काफी टाइम पहले ही शेनहू के साथ अपना बिजनेस खत्म कर देना चाहिए था और लोगों की सीक्रेट रिकॉर्डिंग करके ब्लैकमेल करना भी बंद कर देना चाहिए था। इस बार ली रूबिंग अपना गुस्सा नहीं रोक पाई, तुम अभी भी उस शेनहू के साथ मिले हुए हो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि वो आदमी बिल्कुल ठीक नहीं है। ली राउटाई जल्दी से अपनी बहन को शांत करने लगा, बहन शांत हो जाओ, अपना ख्याल रखो। वुचेन ने भी ली रूबिंग की बात से सहमत होते हुए कहा, तुम्हारी बहन बिल्कुल सही कह रही है, वो आदमी बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है, इस बार वो जरूर तुम्हें धोखा देगा और अपने सारे गुनाह तुम्हारे सर पर डाल देगा।
ली राउटाई के माथे से पसीना बहने लगा। उसने मू चैन को बीच में रोक दिया। मेरे और शेनू के बिजनेस के बारे में मेरी बहन तक नहीं जानती, तुम आखिर हो कौन? मू चैन ने शांत आवाज में जवाब दिया, कुछ चीजें मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मैं यहाँ सिर्फ ली रूबिंग की वजह से आया हूँ। तुम ली रूबिंग के भाई हो। अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो ली रूबिंग दुखी होगी, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद करनी ही होगी। ली राउटाई ने दांत भींचकर चिल्लाया, लड़के यहाँ खड़े होकर बकवास मत करो। मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर तुमने आज सब कुछ साफ साफ नहीं बताया तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। ली रूबिंग ने तुरंत कहा, अपने ब्रदर इन लॉ को बात पूरी करने दो। पर ली राउटाई इतना गुस्से में था कि उसका कंट्रोल टूट गया। मुझे फर्क नहीं पड़ता ये तुम्हें कैसे बेवकूफ बना रहा है, आज मैं इसका असली चेहरा सबके सामने लाकर आऊंगा। मू चैन ने बिना घबराए बोलना जारी रखा। पूरे डोंगहाई जस्टिस सिस्टम में इस मामले की जानकारी बहुत कम लोगों को है। 4 महीने पहले लाइबो नाम का एक नया पुलिस ऑफिसर डेप्यूटी डायरेक्टर बना था। उसने होंगजुन केस की इन्वेस्टिगेशन अपने हाथ में ली है। मू चैन ने एक पेन उठाया और बोलते बोलते लिखना शुरू कर दिया। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स कस्टमर्स का भेष बदलकर अंदर घुस चुके हैं। उसने लिखते हुए नाम नोट किए, क्लीनिंग लेडी लुई, सिक्योरिटी गार्ड जाओ। सब नाम लिखने के बाद मू चैन ने नोटबुक ली राउटाई को दे दी। ये मोल्स की लिस्ट है, चेक कर लो जो मैंने कहा है वो सच है या नहीं। ली राउटाई ने लिस्ट देखी और उसका गुस्सा फूट गया। उसने तुरंत हुक्म दिया, जाओलिंगी सबको फर्स्ट फ्लोर लॉबी में इकट्ठा करो और अपने वेपन्स रेडी रखो। जाओलिंगी ने तुरंत जवाब दिया, जी। ली राउटाई ने फिर कहा, वैंग युआन लिस्ट में जितने लोगों का नाम है उनके रूम्स की तलाशी लो। वैंग युआन ने सीरीला का जवाब दिया, समझ गया। ली राउटाई ने मू चैन को धमकाना भी नहीं भूला, अगर मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो तो मुझे बदतमीजी का दोष मत देना। मू चैन आराम से ली राउटाई के पास से गुजरा और एक कुर्सी पर बैठ गया। मैं यही बैठकर तुम्हारी माफी का इंतजार करूंगा। कुछ देर बाद ली राउटाई वीडियो रिपोर्ट देख रहा था। उसके दोनों सबॉर्डिनेट उसके पास खड़े थे। पूरा माहौल बेहद तनावपूर्ण हो चुका था। ली राउटाई और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। आखिरकार उसने गुस्से में अपने हाथ का कैमरा जमीन पर दे मारा। इन सबको गिरफ्तार कर लो। मेरी तरफ हाथ बढ़ाने की हिम्मत कैसी हुई इनकी? मरना चाहते हैं क्या? पर मू चैन ने तुरंत उसे रोक दिया, तुम इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर इनमें से एक भी आदमी गायब हो गया तो ऊपर वाले लोग और जल्दी एक्शन ले सकते हैं। हमने इन सबको एक साथ पकड़कर कुछ सबूत तो हासिल कर लिए हैं, लेकिन अभी भी ऑपरेशन पूरा बंद नहीं किया गया क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंस अभी भी मिसिंग है। ली राउटाई अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया और जोर से टेबल पर हाथ मारा। तो तुम चाहते हो मैं ये सब सह लूं? मू चैन ने शांत आवाज में पूछा, तुम अपना गुस्सा निकालना चाहते हो, जिसका मतलब है आधा कदम जेल की तरफ बढ़ाना, या फिर तुम इस मुश्किल से सुरक्षित बाहर निकलना चाहते हो? ली राउटाई ने पूछा, तुम्हारे पास कोई तरीका है? मू चैन ने जवाब दिया, सबसे पहले अपने लोगों को कहो कि कोई भी बेवकूफी भरा कदम नहीं उठाए। ली राउटाई ने अपने आदमियों को इशारा किया और फिर मू चैन की तरफ मुड़कर पूछा, उसके बाद? मू चैन मुस्कुराया, पहले ढंग से मुझसे माफी मांगो फिर बताऊंगा। मू चैन ने मन ही मन सोचा, अगर इसे थोड़ा डराया और हिलाया नहीं तो बाद में ये पक्का मुझे ही टारगेट करेगा। ली रूबिंग बीच में बोल पड़ी, तुम लोग क्या कर रहे हो? हम सब एक ही परिवार हैं। अगर तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है तो जल्दी बताओ। मू चैन ने आंखें बंद कर ली। यह लड़का तो मुझे अपना ब्रदर इन लॉ मानता ही नहीं। ली राउटाई ने नाक से आवाज निकाली और तुरंत नरम पड़ गया। ब्रदर इन लॉ, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो आपको हमेशा ही अपना ब्रदर इन लॉ मानता हूँ। ये सुनकर मू चैन बस 2 बार हंसा। ही। ली राउटाई ने हाथ मलते हुए कहा, मेरी गलती थी ब्रदर इन लॉ, प्लीज बड़े दिल वाले बनिए और मेरी बात का बुरा मत मानिए। मैं बस ये डर रहा था कि मेरी बहन को कोई धोखा ना दे दे। मू चैन ने हल्का सा सिर हिलाया, चलो इतना तो ठीक है। तुम्हारी बहन की खातिर मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। पहली बात, उसने कुछ देर सोचकर कहा, तुम्हें सबसे पहले अपनी मुश्किल की जड़ को संभालना होगा। जितनी देर करोगे उतनी दिक्कत बढ़ेगी। ली राउटाई जल्दी से बोला, जी ब्रदर इन लॉ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मू चैन ने आगे कहा, दूसरी बात, जो भी एविडेंस तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करो। सिचुएशन को समझे बिना कोई कदम मत उठाना। ली राउटाई ने तुरंत कहा, जी मैं अभी करवाता हूँ। मू चैन ने उसे रोक दिया, अभी क्या करवाओगे? तुम डेप्यूटी डायरेक्टर हो, क्या तुम चाहते हो कि मामला और बढ़ जाए? ली राउटाई तुरंत चुप हो गया, तो फिर क्या करूँ? मू चैन ने जवाब दिया, पहले पूरी सिचुएशन समझो। जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर सबसे महंगा पड़ता है। ली राउटाई हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा, तुम्हें इतनी सारी डिटेल्स कैसे पता है? मू चैन बस अपने हाथ में लाइटर घुमाता रहा। फिर उसने गंभीर आवाज में कहा, तीसरी बात, इस मामले की जानकारी जितनी जल्दी हो सके दादाजी को दो, खासकर उन लोगों के साथ तुम्हारे बिजनेस डीलिंग्स के बारे में। कुछ भी छुपाना मत, पूरा सच बताओ, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी ताकतें काम कर रही हैं। एक गलत कदम पूरे परिवार को मुश्किल में डाल सकता है। चाहे बड़ी मुसीबत टल भी जाए, छोटी मुश्किलें फिर भी आएंगी। इसलिए दादाजी को सब कुछ पता होना चाहिए, समझे? ली राउटाई ने तुरंत जवाब दिया, जी समझ गया, मैं दादाजी को सब कुछ बता दूंगा। फिर मू चैन ने लाइटर जलाया और धीरे से कहा, और आखिरी बात, कुछ समय के लिए ऑपरेशंस रोक दो। अंदर की सारी प्रॉब्लम्स को पहले ठीक करो। जब तक घर के अंदर सफाई नहीं होती, बाहर से आने वाले दुश्मनों से लड़ना मुश्किल होता है। ली राउटाई ने सिर हिलाया, ये बात भी सही है। अचानक ली रूबिंग ने हाथ बढ़ाकर ली राउटाई का कान पकड़ लिया। आ ली राउटाई दर्द से चिल्लाने लगा। ली रूबिंग ने आवाज ऊंची करके कहा, तुमने अपने ब्रदर इन लॉ की बात ढंग से सुनी या नहीं?
ली राउटाई ने उसका हाथ पकड़ लिया और बेचारा सा चेहरा बनाकर बोला, सुनी सुनी बिल्कुल सुनी, फिक्र मत करो, मैं ब्रदर इन लॉ की हर बात मानूंगा। तभी अचानक ली राउटाई का फोन बज उठा। उसने जल्दी से कॉल रिसीव किया। हेलो, कितना नुकसान हुआ? दूसरी तरफ से जवाब आया, 2 बिलियन। ली राउटाई का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। क्या 2 बिलियन? मैं अभी आ रहा हूँ। कॉल कट करने के बाद ली रूबिंग और मूचन की तरफ मुड़कर बोला, ब्रदर इन लॉ कुछ गड़बड़ हो गई है, कैसीनो में प्रॉब्लम हो गई है, आप लोग थोड़ी देर मेरा इंतजार करिए। मूचन ने अपनी चिन को सहला। शेनगुआन जून, फ्यून का बॉस। ली राउटाई हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। तुम्हें ये भी पता है? इसी बीच एक शानदार और भीड़ भाड़ वाले कैसीनो में हर तरफ लोग खुशी खुशी अपनी बाजी लगा रहे थे। मूचन का ग्रुप धीरे धीरे कैसीनो के अंदर घुसा। मूचन ने बोलना शुरू किया, शेनगुआन जून कल ही डोंगहाई आया है और वो खास तौर पर मकाओ से गैम्बलिंग मास्टर्स को बुलाकर लाया है ताकि बदला ले सके। इस बार तुम पर जो दबाव बनाया जा रहा है उसकी वजह हांगजून क्लब की शान शौकत या तुम्हारा सीक्रेटली फोटोज लेकर ब्लैकमेल करना नहीं है। असली वजह कैसीनो का मामला है। सच कहूँ तो तुम्हारा और शेनगुआन जून का बिजनेस मॉडल एक ही जैसा है, जहाँ कनेक्शंस का यूज करके अमीर लोगों को गैम्बलिंग में खींचकर लाया जाता है। कैसीनो में जो एक्सपर्ट्स तुमने हायर किया उनकी वजह से अगर लोग जीतते हैं तो तुम जीतते हो, और अगर वो हारते हैं तो तुम भी हारते हो। शेनगुआन जून यहाँ पहले ही कई 100 मिलियन हार चुका है। इससे उसकी कंपनी का कैश फ्लो बिगड़ गया और बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। और इसी प्रोसेस में उसे पता चला कि बहुत सारे अमीर लोग भी उसकी तरह यहाँ पैसे हार चुके हैं। उसने ये बात वे फैमिली को बताई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें तुम्हारी सीक्रेट ब्लैकमेलिंग रिकॉर्डिंग्स के बारे में भी पता चल गया। फिर उन्होंने बिना देर किए दूसरे लोगों के साथ मिलकर ली फैमिली को गिराने की प्लानिंग शुरू कर दी। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में शेनगुआन जून कभी एक्सपर्ट्स लेकर यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वो ली फैमिली को नाराज नहीं कर सकता। लेकिन अब उसे कोई डर नहीं है। उसे लगता है कि तुम जल्दी या देर से जेल जरूर जाओगे। ली राउटाई गुस्से में बोला, मुझसे पंगा लेने की हिम्मत? वो कमीना जीना नहीं चाहता क्या? मूचन ने शांति से समझा, इतना एक्साइटेड मत हो, पहले सिचुएशन देख लेते हैं। जब सब लोग अंदर पहुंचे तब रूम में कार्ड गेम चल रही थी। फुशिंग कंपनी का बॉस शेनगुआन जून साइड में खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके साथ लाया गया गैम्बलिंग एक्सपर्ट अपने कार्ड्स टेबल पर फेंकते हुए बोला, मैं जीत गया। डीलर ने झुककर कहा, मैं हार गया। शेनगुआन जून ने टेबल पर पड़े चिप्स अपनी तरफ खींचते हुए जोर से हंसा, हा हा हा, आज तो मैं अमीर हो गया। ली राउटाई उसके पास जाकर बोला, बॉस शेन, लगता है आज आपकी किस्मत काफी अच्छी चल रही है। शेनगुआन जून ने मुस्कुराना बंद कर दिया और तमीज से जवाब दिया, बस ठीक ठाक, आज काफी पैसा जीत लिया है, यंग मास्टर ली को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ली राउटाई भी मुस्कुराए, ली फैमिली को इतने से पैसे की कमी नहीं है। शेनगुआन जून ने और छिड़ते हुए कहा, तुम्हारे सारे एक्सपर्ट्स बाहर आ गए लेकिन सब हार गए, लगता है आज तुम्हारी किस्मत साथ नहीं दे रही यंग मास्टर ली। तब तक पता नहीं कब वूचन कार्ड टेबल के पास आ चुका था। उसने कार्ड्स का डेक उठाया और बोला, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ये कहकर वूचन ने डेक को शफल करना शुरू कर दिया। कभी कार्ड्स हवा में उछलता, कभी पकड़ लेता। फिर उसने शेनगुआन जून की तरफ देखकर पूछा, बॉस शेन, मेरे साथ कुछ राउंड्स खेलने में इंटरेस्टेड हैं? शेनगुआन जून जोर से हंसा, ही। अब एक जवान लड़का खेलने आया है। यंग मास्टर ली, इतना डेस्परेट मत बनो, मैं आज तुमसे 200 मिलियन से ज्यादा जीत चुका हूँ। अगर तुम और पैसे देना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ही। ली राउटाई समझ नहीं पाया। उसने ली रूबिंग की तरफ मुड़कर पूछा, ये क्या हो रहा है? क्या ये सच में कार्ड्स खेल सकता है बहन? ली रूबिंग भी उलझन में थी, मुझे क्या पता। दूसरी तरफ बैठा गैम्बलिंग एक्सपर्ट चुपचाप मूचन को ऑब्जर्व कर रहा था। उसने मन ही मन सोचा, एक गैम्बलिंग एक्सपर्ट अपने ओपोनेंट के एक्सप्रेशंस और एक्शंस देखकर उसकी साइकोलॉजी समझता है। ये स्किल सालों के एक्सपीरियंस से आती है। यह लड़का बिल्कुल इनएक्सपीरियंस्ड लग रहा है। मैं तो सिर्फ उसके चेहरे को देखकर ही बता सकता हूँ कि उसके हाथ में कौन से कार्ड्स हैं। ली रूबिंग ने धीरे से मूचन को पुकारा है, फिर उसके कान के पास झुककर पूछा, तुम श्योर हो ना? मूचन ने धीरे से जवाब दिया, आज मैं तुम्हारा सारा पैसा वापस जितवा सकता हूँ। फिर मूचन कुर्सी पर बैठ गया और डीलर्स ने कार्ड्स बांटने शुरू कर दिए। पर मूचन ने जल्दी से अपने कार्ड्स देखने की भी कोशिश नहीं की। सामने बैठा एक्सपर्ट हैरान हो गया, अपने कार्ड्स तक नहीं देख रहा, क्या ये इसकी हैबिट है? मूचन ने आराम से एक कार्ड पलट दिया, एस ऑफ स्पेड्स। एक्सपर्ट ने तुरंत हाथ उठाया, तुम्हारा हैंड बड़ा है, बैट लगाओ। मूचन ने शांति से 500,000 के चिप्स टेबल पर फेंके। एक्सपर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। पहला राउंड खत्म हुआ। दूसरे राउंड में भी मूचन ने $500,000 चिप डाल दिए। डीलर ने एक्सपर्ट से पूछा, और आप सर? एक्सपर्ट ने अपना चश्मा उतारा और कार्ड्स फोल्ड कर दिए। चौथे राउंड तक एक्सपर्ट लगातार फोल्ड करता रहा। 8वें राउंड तक भी मूचन हर बार $500,000 की बेट लगाता रहा। गेम चलती रही। 15th राउंड तक दोनों तरफ से कार्ड्स खेलते जाते रहे। 21st राउंड तक भी वही हुआ। सामने वाला फिर $500,000 की बेट लगाता रहा और मूचन फिर जीत गया। मैं फिर जीत गया। ली राउटाई खुद को रोक नहीं पाया और ताना मारते हुए बोला, मिस्टर शेन, लगता है जो एक्सपर्ट आप लाए हैं उसकी किस्मत आज साथ नहीं दे रही। शेनगुआन जून ने फिर भी मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, लगता है यंग मास्टर ली की किस्मत वापस आ गई है।
लेकिन अंदर ही अंदर शेन गुआनजुन एक जहरीली मकड़ी की तरह अपना जाल बुन रहा था। वो सोच रहा था, छोटे बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि कुछ राउंड जीतकर तुम मुझे हरा दोगे? उसके दिमाग में एक्सपर्ट की बात गूंज उठी। मेरी एक आदत है, गेम शुरू होते ही मैं जानबूझकर कुछ राउंड्स हार जाता हूँ। इससे मुझे ओपोनेंट की हैबिट्स देखने का मौका मिलता है। मैं उसकी साइकोलॉजी एनालाइज करता हूँ, फिर एक ही बार में पलटवार करता हूँ। उस वक्त शेन गुआनजुन ने कहा था, सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ मैं। अब शेन गुआनजुन अपने मन में हिसाब लगा रहा था। ली राउटर पहले 200 मिलियन से ज्यादा हार चुका है। वो इतनी जल्दी आसानी से गेम छोड़कर नहीं जा सकता। जब इस लड़के के चिप्स खत्म हो जाएंगे तो ये जरूर खेलता रहेगा। खेलते रहो। 38 गेम पर डीलर ने दोनों तरफ को अपने कार्ड्स दिखाने के लिए इनवाइट किया। मुचन ने आगे बढ़कर 1 मिलियन के चिप्स का एक बड़ा ढेर टेबल पर धकेल दिया। एक्सपर्ट ने मनी मन सोचा, इसने कार्ड्स देखे बिना ही सीधा बेट लगा दी। लगता है अपनी किस्मत पर बहुत भरोसा है। कार्ड्स बांटने के बाद और 4 कार्ड्स खुले। मुचन ने फिर स्टेक बढ़ा दिया, एक और बार 1 मिलियन। एक्सपर्ट ने मुचन के खुले कार्ड्स देखे और अंदाजा लगाया, इसका हैंड बहुत वीक है और मेरे पास किंग्स की पैर है, मैं जीत गया। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसने अपने सारे चिप्स आगे ढकेल दिया। अगर ऐसी बात है तो मैं ऑल इन हूँ। ली राउटर मुचन को देखते हुए सोच रहा था। उसके एक्सप्रेशन को देखकर लगता है ब्रदर इन लॉ के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन उसने कार्ड्स प्रॉपर्ली देखे भी नहीं है। रिजल्ट अभी भी अनसर्टन है। मुचन ने अपने 2 कार्ड्स को हल्का सा रब किया और बोला, मैं भी ऑल इन हूँ। एक्सपर्ट ने अपना चश्मा उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, टेबल पर पैसे बहुत कम है, एक और 100 मिलियन ऐड करते हैं। मुचन ने घमंड भरे अंदाज में जवाब दिया, 100 मिलियन से क्या होगा, 200 मिलियन लगाते हैं। ये बोलते ही ली राउटर ने तुरंत स्टाफ को सिग्नल दिया। कुछ ही पलों में बनी कॉस्ट्यूम पहनी 2 फीमेल स्टाफ मेंबर्स बहुत सारे चिप्स लेकर आ गई। मुचन ने फिर चैलेंज किया, मैं और 100 मिलियन लगाता हूँ, तुम्हारा क्या कहना है? एक्सपर्ट फिर सोच में पड़ गया। मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ये सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड पर हाथ रखता है, मतलब इसके पास शायद एसेस की पैर है। कुछ देर सोचने के बाद एक्सपर्ट ने फोल्ड कर दिया। एक्सपर्ट हंस पड़ा, कितने केयरलेस हो तुम, अगर मेरी बात मानकर और 50 मिलियन लगाते तो शायद और 50 मिलियन जीत लेते। ली रूबिंग भी क्यूरियस हो गए। उसने पूछा, क्या तुम्हारे पास एस था? मुचन ने सीधा मना कर दिया, नहीं, मेरे पास तो 2 ऑफ हार्ट्स था। एक्सपर्ट गुस्से से खड़ा हो गया और जोर से टेबल पर हाथ मारा, तुम मेरे साथ खेल कर रहे हो? मुचन ने शांति से जवाब दिया, तुम खुद बेट लगाने की हिम्मत नहीं रखते हैं। एक्सपर्ट वापस बैठ गया और फिर कैलकुलेशंस करने लगा। ठीक है, इतना खुश मत हो, मैं तुम्हारी हैबिट समझ चुका हूँ। फिर दोनों तरफ का गेम चलता रहा। 31st राउंड आ गया। इस बार किस्मत से दोनों हैंड्स लगभग बराबर थे। एक्सपर्ट ने आखिरी कार्ड देखा, डायमंड का 9। उसने मनी मन हिसाब लगाया, हमारे हिडन कार्ड्स लगभग सेम हैं। जब तक इसके पास स्पेड का 9 नहीं है, ये मुझे हरा नहीं सकता। और एक ही राउंड में चारों 9 निकल आना, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। दोनों के दिमाग में एक ही ख्याल चल रहा था, अब जाल समेटने का वक्त आ गया है। एक्सपर्ट मुस्कुराया, लगता है हमारा हैंड भी बुरा नहीं है, एक ही राउंड में फैसला कर देते हैं, क्या ख्याल है? 200 मिलियन ऑल इन। मुचन ने भी बिना झिझक अपने सारे चिप्स आगे ढकेल दिया, डील। पूरे कसिनो का माहौल टेंस हो गया। ली रूबिंग ने हल्की चिंता के साथ पूछा, एक राउंड के लिए 200 मिलियन, क्या ये बहुत रिस्की नहीं है? ली राउटर बस इतना ही बोल पाया, मेरे ब्रदर इन लॉ की किस्मत तो कमाल की है, शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? शेन गुआनजुन और उसका एक्सपर्ट दोनों सोच रहे थे कि मुचन उनके जाल में फंस चुका है। एक्सपर्ट खुशी से बोला, ठीक है लड़के, बेट लगाती है तो बाद में पछताना मत। अगर अपना माइंडसेट कंट्रोल नहीं कर सकते तो गैम्बलिंग की दुनिया में ज्यादा दूर नहीं जा सकते। वो खुद को रोक नहीं पाया और जोर से अपने कार्ड्स टेबल पर फेंक दिए। कार्ड्स देखे बिना इतना बड़ा बेट लगाने की हिम्मत, क्या तुम खुद को गैम्बलिंग गॉड समझते हो? और ये 200 मिलियन समझो तुम्हारी फीस है एक सबक सीखने की। ली राउटर और ली रूबिंग दोनों को लगा कि सब खत्म हो गया, जबकि शेन गुआनजुन पूरी तरह से यकीन कर चुका था कि इस बार जीत उसकी है। वो मजाक उड़ाते हुए बोला, यंग मास्टर ली, तुम्हारे पास इतनी दौलत और इतना बड़ा बिजनेस है, थोड़ा बहुत पैसा हार जाओगे तो क्या फर्क पड़ता है? ली राउटर बस दांत भींचकर रह गया। तब तक पूरा ड्रामा चुपचाप देख रहा मुचन आखिर बोल पड़ा, हो गया तुम लोगों का, अगर बोलना खत्म हो गया है तो खुद देख लो। फिर मुचन ने शांति से अपना कार्ड टेबल पर रख दिया। एक्सपर्ट खुद को रोक नहीं पाया, उसने तुरंत कार्ड छीनकर पलट दिया और अगले पल उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो सच में 9 ऑफ स्पेड था। एक्सपर्ट का पूरा शरीर कांप गया, तुमने कार्ड्स देख लिए थे? इम्पॉसिबल, तुमने कब देखा? मुचन ठंडी हंसी हंसा, तुम्हें लगा मैंने कार्ड्स नहीं देखे? फिर तुम्हें क्या लगता है कि शुरू से ही हर राउंड में मैं अपने कार्ड्स पर हाथ क्यों रखता हूँ? ऑफ कोर्स, तुम्हारी नजर बचाकर उन्हें पलटकर देखने के लिए। तुम्हारी टेक्निक बुरी नहीं है, बस तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो। कुछ राउंड्स देखकर तुम्हें लगा कि तुम मेरी प्लेइंग स्टाइल समझ गए हो, लेकिन क्या तुम्हें कभी सोचा जो तुम हैबिट समझ रहे थे, क्या वो सच में हैबिट थी या फिर तुम्हें धोखा देने के लिए एक्टिंग? वुचेन की आंखों में ठंडी चमक आ गई। शुरू से ही मैंने पूरा जाल बिछा दिया था, इस गैम्बल में शिकार तुम थे। एक्सपर्ट इतना डर गया कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। ली राउटर ने शेन गुआनजुन के कंधे पर हाथ रखा और मजाक उड़ाते हुए बोला, बॉस शेन, लगता है जो आदमी आप साथ लाए थे वही आपके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। शेन गुआनजुन को यकीन ही नहीं हो रहा था। वो हकलाते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है?
एक्सपर्ट कुछ समझाना चाहता था बॉस शन में, लेकिन शन गुआनजुन ने उसे बीच में ही रोक दिया। चलो तो हम वापस चलते हैं। वो मुड़कर जाने वाले थे कि अचानक वूचन जोर से चिल्लाया, रुको, तुम्हें जाने की इजाजत किसने दी? शन गुआनजुन भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया, बॉस लिए हार गया तो हार गया, अब क्या मेहमानों को जाने भी नहीं दोगे? तुम्हारे परिवार की मेहमान नवाजी वाकई बहुत अनोखी है। ली राउटाई ने वूचन की तरफ मुड़कर पूछा, उन्हें जाने क्यों नहीं दे रहे हो? वूचन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने बस ली राउटाई की तरफ हाथ बढ़ाया। थोड़ी देर में तुम्हें सब पता चल जाएगा। क्या तुम्हारे पास तोता है? जरा उधार तो दो। ली राउटाई ने उसका तोता उसके हाथ में दे दिया। तुम्हें इसे यूज करना आता है? वूचन ने वो लिया, फिर उसने कुछ बेसिक मूव्स दिखाया और उल्टा ली राउटाई से पूछा, अब क्या लगता है? फिर वूचन गंभीर चेहरे के साथ एक्सपर्ट की तरफ बढ़ा। उसने एक्सपर्ट का हाथ पकड़ा और उसके स्लीव से छुपा हुआ एस ऑफ स्पेड निकाला। ली राउटाई पूरी तरह से हैरान रह गया। वूचन ने धीरे से बोला, 10th राउंड में तुमने जानबूझकर एस ऑफ स्पेड अपनी स्लीव में छुपा लिया था इमरजेंसी ट्रम्प कार्ड के लिए। तुम्हें लगा मुझे पता नहीं चला? मैंने तुरंत एक्सपोज नहीं किया क्योंकि मुझे पहले पैसे वापस जीतने थे। ली राउटाई गुस्से से चिल्लाया, साले, मेरे कैसीनो में चीटिंग करने की हिम्मत? फिर वो शन गुआनजुन की तरफ मुड़कर बोला, बॉस शन, इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? शन गुआनजुन के माथे पर पसीना आ गया। उसने एक्सपर्ट की तरफ देखा। एक्सपर्ट बस इतना ही बोल पाया, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तभी अचानक वूचन ने तुरंत एक्सपर्ट को काबू में कर लिया और गुस्से से बोला, तुमने रूल्स तोड़े हैं, पता है इसका अंजाम क्या होता है? सब लोग रिएक्ट कर पाते उससे पहले ही वूचन ने उसका हाथ अलग कर दिया। एक्सपर्ट दर्द से चिल्लाने लगा, मेरा हाथ, मेरा हाथ। वूचन फिर शन गुआनजुन की तरफ मुड़कर बोला, आप कुछ कहना है? शन गुआनजुन ने तुरंत इनकार कर दिया, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मैंने इसे ऐसा करने को नहीं कहा था, ये सब इसकी अपनी मर्जी थी। वूचन ने चीज वापस ली राउटाई को दे दी। मैं चलता हूँ, बाकी सब तुम संभाल लो और याद रखना क्लब के अंदर कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। कसिनो से बाहर निकलने के बाद ली रूबिंग ने पूछा, कैसे लगता है? वूचन ने सिर्फ 3 शब्द कहे, कुछ खास नहीं। ली रूबिंग ने हैरानी से पूछा, कुछ खास नहीं? वूचन ने कैजुअल अंदाज में जवाब दिया, मेरा थोड़ी था, मुझे क्या महसूस होगा? फिर वूचन सीधा आगे चलता गया। ली रूबिंग भी हैरान थी, इस आदमी ने इतनी बड़ी बात को इतनी आसानी से ले लिया। उसके मन में अजीब ख्याल आ रहे थे, यह आदमी किसी को मार नहीं सकता, राइट? कुछ टाइम बाद वूचन और ली रूबिंग एक ही गाड़ी में कंपनी की तरफ लौट रहे थे। ली रूबिंग ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसे इंटेलिजेंस ब्रोकर कार्ड खेलने में भी इतने अच्छे होगे। वूचन उसकी तरफ देखकर बोला, बस थोड़ी सी स्किल है और ग्रेटिट्यूड फी मत भूलना, सीधा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। ली रूबिंग कुछ बोल ही नहीं पाई, इस आदमी को हर वक्त पैसे ही याद रहते हैं। तभी अचानक वूचन कार की खिड़की के पास झुककर बाहर देखने लगा। ली रूबिंग ने पूछा, क्या हुआ? वूचन पीछे टिक कर बोला, हमारे पीछे 2 गाड़ियां लगी हुई हैं। ड्राइवर ने भी रिपोर्ट दी, मैडम पीछे वाकई कुछ गाड़ियां हमारा पीछा कर रही हैं। ली रूबिंग ने तुरंत ऑर्डर दिया, उन्हें कट ऑफ करो। फिर दांत बींचकर बोली, डिंगलोंग, वो पॉवर्ड मुझे फॉलो करने की हिम्मत कर रहा है। लेकिन वूचन को ऐसा नहीं लगा। उसने मन ही मन सोचा, नहीं, ये डिंगलोंग के लोग नहीं है, इनका टारगेट ली रूबिंग नहीं है। वूचन ने ली रूबिंग का हाथ पकड़ लिया, ली रूबिंग डरो मत, मैं हूं ना। ली रूबिंग को लगा वो बस मौका देखकर एक्टिंग कर रहा है। ओह, फ्लर्टिंग बुरी नहीं है तुम्हारी, मैं तो लगभग मान ही गई थी। फिर उसने अपना हाथ छुड़ा लिया, फिर बोली, तुम्हें भूख लगी होगी ना, आज तुमने काफी हेल्प की है, मैं तुम्हें डिनर खिलाती हूँ। इसके बाद ली रूबिंग वूचन को एक यूरोपियन स्टाइल होटल रेस्टोरेंट में ले गई। बैठते ही वूचन ने पूछा, तुम यहाँ बहुत लोगों को जानती हो, तुम्हें डर नहीं लगता कि कोई मुझे देख लेगा? ली रूबिंग मुस्कुराई, मैं तो चाहती हूँ और ज्यादा लोग तुम्हें देखे। तभी एक आदमी उनके पास आया, होंगडेली, लॉन्गचान ग्रुप का को फाउंडर और चेयरमैन। वो मुस्कुरा कर बोला, मैडम ली, क्या कोइंसिडेंस है, आप भी डिनर के लिए यहाँ आई हैं? ली रूबिंग ने सर उठाया, ओ चेयरमैन हान, मेरे बॉयफ्रेंड को यूरोपियन फूड खाना था, इसलिए मैं उसके साथ यहाँ आ गई। फिर उसने वूचन की तरफ इशारा किया, वूचन, ये चेयरमैन हान है, लॉन्गचान ग्रुप के कोन फाउंडर। हांडेली ने हाथ बढ़ाया और मुस्कुरा कर बोला, आपसे मिलकर खुशी हुई, आप दोनों साथ में वाकई परफेक्ट मैच लगते हैं। वूचन ने भी हाथ मिलाया, मुझे भी खुशी हुई चेयरमैन हान, आपके अच्छे शब्दों के लिए धन्यवाद। फिर हांडेली ने अपनी घड़ी देखी, माफ कीजिए, मैं आपकी डेट डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, मेरे क्लाइंट्स आ गए हैं, मुझे इजाजत दीजिए। हांडेली के जाते ली रूबिंग बोली, हांडेली बुरा इंसान नहीं है, उसके काफी कनेक्शन है और वो डोंगाई चेंबर ऑफ कॉमर्स का स्टीवर्ड भी है। वूचन ने शांत आवाज में कहा, उसके बारे में इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं, मैं उसे तुमसे भी ज्यादा जानता हूँ। ली रूबिंग ने थोड़ा नाराज होकर कहा, हाँ, तुम तो इंटेलिजेंस ब्रोकर हो, तुम सब जानते हो। वूचन ने उसे याद दिला, लेकिन हर कोई तुम्हारा दोस्त बनना नहीं चाहता। ली रूबिंग ने इस बात का विरोध नहीं किया, बिल्कुल, मेरे काफी राइवल्स भी हैं, खासकर औरतें, लेकिन मेरा दुश्मन बनना शायद किसी के लिए सबसे बेवकूफी भरा फैसला होगा, है ना? वूचन को भी मानना पड़ा, हाँ, ये बात तो सच है। तभी अचानक एक आवाज सुनाई दी, अरे ये तो मिस ली है ना, क्या कोइंसिडेंस है? लेकिन मिस ली, आपने कब से अपने छोटे लड़कों के साथ घूमना शुरू कर दिया?
बोलने वाली लुई काइशु थी, जिसका असली नाम लू लुआन था। 32 साल की डोंगाई सिटी की लुई फैमिली की बहू। 7 साल पहले उसने लू गुआन से शादी की थी, जो डोंगाई जूली ग्रुप का चेयरमैन था। लू गुआन की मदद से उसने अपनी कंपनी युंगशु फैशन लिमिटेड खड़ी की थी, और वो कंपनी ली रूबिंग की कंपनी की सीधी कंपेटिटर थी। लू लुआन ने मजाक उड़ाना जारी रखा। मिस ली इस साल 27 साल की हो गई है और ये लड़का देखने में मुश्किल से 20 साल का लगता है। वाह, बूढ़ी गाय को नई हरी घास मिल गई लगता है। ली रूबिंग का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। उसने गहरी आवाज में कहा, मिस लू, बॉस लू की इज्जत की वजह से मैं आपकी बात को मजाक समझकर छोड़ रही हूँ, लेकिन उम्मीद करती हूँ आप हद पार नहीं करेंगी। लू लुआन हंसी। क्या हुआ, जब काम कर लिया है तो लोगों के बोलने से डर कैसा? ली रूबिंग गुस्से से भर गई। वो अपनी कॉफी उठाकर लू लुआन पर फेंकते फेंकते रुकी। मैं तुम्हें कह रही हूँ, चुप हो जा। वो चैन ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे रोक लिया। गुस्सा मत करो, मुझे हैंडल करने दो। वो चैन धीरे धीरे लू लुआन के पास गया। उसने अपना हाथ चिन पर रखा और उसे गौर से देखने लगा। वो मन ही मन कुछ सोच रहा था। लू लुआन ने भाई सिकोड़ ली। तुम मुझे ऐसा क्यों घूर रहे हो? वो चैन ने शांति से जवाब दिया, कुछ नहीं, मुझे बस लग रहा है कि तुम थोड़ी फेमिलियर लग रही हो, जैसे मैंने तुम्हें कहीं पहले देखा हो। अचानक वू चैन ने हाथ से ताली मारी। हाँ, अब याद आ गया, तुम पहले किसी नाइट क्लब में काम करती थी ना? ली काइशु ने गुस्से में टेबल पर जोर से हाथ मारा। तू ये जो नाइट क्लब में काम करता है, तेरा पूरा खानदान नाइट क्लब में काम करता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की? क्या तुझे पता है मैं कौन हूँ? वू चैन ने मजाक उड़ाते हुए जवाब दिया, मेरी बेइज्जती? क्या तुझे लगता है कि सिर्फ अपना चेहरा बदलकर तू मुझे बेवकूफ बना सकती है? ली काइशु के दिल में झटका लगा। इसे कैसे पता चला कि मैं पहले नाइट क्लब में काम करती थी? मुझे प्लास्टिक सर्जरी करवाए हुए 10 साल हो गए, इस बात का किसी को पता नहीं होना चाहिए। ली रूबिंग भी वू चैन के पास आई। इतनी छोटी और घटिया बातें तक पता कर लेना, तुम्हारे इंटेलिजेंस नेटवर्क सच में तारीफ के लायक है। वू चैन ने ली रूबिंग की तरफ देखा। मेरी तारीफ करने के लिए अभी बहुत जल्दी है, थोड़ा इंतजार करो, तुम और भी ज्यादा हैरान हो जाओगी। इसी वक्त डोंगाई ग्रुप के चेयरमैन लू गुयान वहाँ पहुँच गए। काइशु, यहाँ इतना हंगामा क्यों हो रहा है? ली काइशु तुरंत भागकर उसकी भावों में गिर गई और रोते हुए बोली, हनी, उस कमीने ने मुझे धमकी देने की हिम्मत की और कह रहा था कि मैं पहले नाइट क्लब में काम करती थी, तुम्हें इसे निपटना होगा। लू गुयान ने उसे शांत करते हुए कहा, रोना बंद करो, मैं देख लूंगा। फिर वो ली रूबिंग की तरफ मुड़कर बोला, मिस ली, ये आदमी कौन है? ली रूबिंग ने जवाब दिया, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, वू चैन। लू गुयान वू चैन के पास आया और ठंडी आवाज में बोला, मैं लू गुयान हूँ, डोंगाई में मेरी भी कुछ हैसियत है। तुमने मेरी वाइफ की बेइज्जती की है, मतलब मेरी भी बेइज्जती की है। ये सिर्फ 2-4 लफ्जों से खत्म नहीं होगा। वू चैन मुस्कुराया, कोई है जो मेरे लिए इस मामले को सुलझा सकता है? लू गुयान हंस पड़ा, तुम्हें लगता है कि ली फैमिली का सपोर्ट मिल गया है इसलिए तुम मुझसे टक्कर ले सकते हो? वू चैन ने सिर हिला दिया, मैं ली रूबिंग की बात नहीं कर रहा, मैं मैंग वैंग की बात कर रहा हूँ। ये नाम सुनते ही लू गुयान का चेहरा बदल गया। तुम उसे कैसे जानते हो? ली रूबिंग भी समझ नहीं पाई कि सिर्फ एक नाम सुनकर लू गुयान इतना डरा हुआ क्यों लग रहा था। वू चैन ने इशारा किया, चेयरमैन लो, क्या हम थोड़ी प्राइवेट बात कर सकते हैं? मजबूरन लू गुयान उसके पीछे चल दिया। काफी दूर जाने के बाद वू चैन ने बोलना शुरू किया, मुझे तुम्हें 2 बातें बतानी है। पहली बात लू काइशु के बारे में है। 10 साल पहले वो एक नाइट क्लब में काम करती थी और काफी पैसे कमाते थे। उस दौरान उसकी मुलाकात एक बहुत अमीर क्लाइंट से हुई। उस क्लाइंट ने रियल एस्टेट बिजनेस शुरू किया था। जब वो जवान था, किसी से झगड़ा हो गया था और उसमें वो भी बुरी तरह जख्मी हो गया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद डॉक्टर ने उसे बताया कि उसके लिए फ्यूचर में बच्चे पैदा करना बहुत मुश्किल होगा, और डॉक्टर की बात सच निकली, IVF भी फेल हो गया। एक बार नशे में उसने लू काइशु को अपना सारा राज बता दिया, और राज जानने के बाद लू काइशु के दिमाग में एक खतरनाक प्लान आया। उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई, अपना नाम बदला और धीरे धीरे उस आदमी की वुमन बन गई। 3 महीने बाद वो प्रेग्नेंट हो गई और एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन वो बच्चा उस अमीर क्लाइंट का नहीं था, वो किसी और आदमी का बच्चा था। उसे पता था कि तुम पैटर्निटी टेस्ट कराओगे, इसलिए उसने डॉक्टर को मोटी रिश्वत देकर रिपोर्ट्स बदल ली। मुझे यकीन है कि चेयरमैन लू को पहले ही महसूस हो चुका होगा कि जैसे जैसे तुम्हारा बेटा बड़ा हो रहा है वो तुमसे कम मिलता जुलता दिख रहा है, बस तुम सच का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये पूरा प्लान भी नहीं है। उनका आखिरी मकसद तुम्हें एक एक्सीडेंट में मरवाना और तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेना है। लू गुयान ने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी कुछ बातों पर यकीन कर लूंगा? वू चैन ने आगे कहा, तुम्हारी वाइफ का जो कजन तुम्हारी कंपनी में काम करता है वो उसका कजिन नहीं है, वो उसका लवर है। अभी भी दोनों का अफेयर चल रहा है, अभी भी छुप छुप कर मिलते हैं। इस बात की इन्वेस्टिगेशन करना बहुत आसान है। तुम खुद चेक कर सकते हो या फिर उसे सीधा पूछ सकते हो, लेकिन सच निकलवाने के लिए थोड़ा प्रेशर डालना पड़ेगा। ये सुनते ही लू गुयान तेज कदमों से लू काइशु की तरफ लौट गया। काइशु, क्या तुम कल कंपनी में अपने कजन के साथ थी? लू काइशु ने अपना डर छुपाते हुए जवाब दिया, हाँ, हम दोनों ऑफिस में थे जब तक काम खत्म नहीं हुआ। लू गुयान ने तुरंत मना कर दिया, गलत, कल उसने मुझे खुद बताया था कि वो क्लाइंट्स को एंटरटेन करने गया था, वो कंपनी में था ही नहीं, उसने वाकई तुमसे ऐसा कहा था। लू काइशु घबरा गई, शायद उसे गलत याद हो। लू गुयान का चेहरा अंधेरा पड़ गया, गलत याद हो? तो चलो मैं अभी उसे फोन करके पूछ लेता हूँ।
लुकाशु जल्दी से बोली, ओ अब मुझे याद आया, वो कल दोपहर क्लाइंट्स के पास गया था लेकिन 3 बजे वापस आ गया था। उसके बाद वो पूरा वक्त ऑफिस में ही था। हनी आप अचानक ये सब क्यों पूछ रहे हो? उस कमीने ने मेरी बेइज्जती की है क्या? क्या अब आपको मेरी कोई परवाह नहीं? क्या अब आप मुझसे और हमारे बेटे से प्यार नहीं करते? लू गुयान का गुस्सा फट पड़ा। उसने हाथ उठाया और जोर से उसे थप्पड़ मार दिया। तुझे लगता है मुझे तेरे और उस कुत्ते जैसे आदमी के चक्कर के बारे में नहीं पता है? अभी क्या अभी घर वापस जाओ, मैं बाद में तुमसे हिसाब करूंगा। उसके बाद लू गुयान ने धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ करना कि तुम दोनों को ये सब देखना पड़ा। ली रूबिंग ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। लू गुयान ने उदासी से कहा, मैं बस इतना चाहता था कि फ्यूचर में लू फैमिली का कोई वारिस हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लोग मेरी इस कमजोरी का फायदा उठाएंगे। लू गुयान ने अपनी मुट्ठी कस ली, फिर धीरे से छोड़ दी। छोड़ो, लगता है मेरी किस्मत में अपने बच्चे का होना लिखा ही नहीं है। वू चेन ने तुरंत उसकी बात का विरोध किया, ये सच्चाई नहीं है चेयरमैन लू, तुम्हारा एक बहुत ही कमाल का बेटा है। वू चेन ने आगे कहा, यही दूसरी बात थी जो मैं तुम्हें बताने वाला था। फिर उसने कहानी सुनानी शुरू की। एक लड़का और एक लड़के थे, बचपन के दोस्त, बचपन का प्यार। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और पूरी जिंदगी साथ बिताना चाहते थे। लेकिन जब उस आदमी ने पैसा कमाना सीख लिया तो उसका दिमाग बदल गया। उसने अपनी पहली मोहब्बत को छोड़ दिया और उस रिश्ते को धोखा दे दिया। वो पैसा लेकर अपनी नई लवर के साथ भाग गया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी पहली मोहब्बत उस वक्त प्रेग्नेंट थी। उस औरत ने एक बेटे को जन्म दिया। क्योंकि वो बिना शादी के माँ बनी थी, उसके पेरेंट्स ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। उसने अकेले ही अपने बेटे को पाला। लेकिन उस आदमी के लिए उसके दिल में नफरत कभी खत्म नहीं हुई। वो हमेशा अपने बेटे से कहते थे, तुम्हारा बाप मर चुका है। वो बच्चा बड़ा होकर कामयाब आदमी बना। उसने अपना परिवार बसाया। आज उसका 4 लोगों का खुशहाल परिवार है। तो तुम बिना वारिस के नहीं हो। तुम्हारी एक पोती भी है। तुम्हारी पोती बहुत प्यारी है। जब तुम उसे मिलोगे तुम जरूर उसे बहुत प्यार करोगे। लू गुयान ने बेचैन होकर पूछा, मेरे बेटे का नाम क्या है? वू चेन ने जवाब दिया, उसका सरनेम उसकी माँ वाला है। यह सुनते ही लू गुयान का शरीर कांप गया। शाओहोंग, क्या उसने दोबारा शादी नहीं की? वू चेन ने सिर हिला दिया। शायद मर्दों पर उसका भरोसा पूरी तरह टूट चुका है, इसलिए आज तक उसने शादी नहीं की। वो अभी भी डोंगाई में ही रहती है। उसे शायद पता भी है कि तुम अमीर बन गए हो, लेकिन उसने कभी तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की। हो सकता है क्योंकि तुमने जो रकम दिया था वो बहुत गहरा था। यह उसका करंट एड्रेस है। वो तुम्हें माफ करेगी या नहीं, इसका जवाब तुम्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। लू गुयान ने कांपते हाथों से पेपर ले लिया। फिर जल्दी से रेस्टोरेंट से निकल गया। जाते जाते वो कहना भी नहीं भूला, भाई अगर मेरा और शाओहोंग का मिलन हो गया तो मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ली रूबिंग ने दिलचस्पी से पूछा, तो लू गुयान भी अब तुम्हारा एक फेवरमंद हो गया? वू चेन हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, हो सकता है फ्यूचर में काम आ जाए। खाना खत्म होने के बाद ली रूबिंग ने वू चेन को घर छोड़ दिया। वू चेन गाड़ी से उतरते हुए बोला, कल मिलते हैं। लेकिन जैसे ही वो जाने वाला था, ली रूबिंग ने उसे आवाज दी, वू चेन एक और बात थी जो मैं तुम्हें बताना चाहती थी। वू चेन आराम से गाड़ी के सहारे खड़ा हो गया, क्या बात है? ली रूबिंग ने आगे बढ़कर वू चेन का कॉलर पकड़ा और झुककर उसे जोर से किस कर दिया। फिर पीछे हटी और बोली, डिंगलोंग को मेरे पीछे लोग लगाना पसंद है तो उसे जल जल कर मरने दो। वू चेन मजाक भरे अंदाज में बोला, क्या ये तुम्हारा पहला किस था? ली रूबिंग ने तुरंत पलट कर कहा, क्या ये भी तुम्हारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में लिखा था? वू चेन मुड़ते हुआ बोला, रिपोर्ट की जरूरत नहीं थी, बस इतना पता चला कि तुम थोड़ी इनएक्सपीरियंस्ड हो। तुमने मेरे होठों को थोड़ा दर्द करा दिया। चलो अब घर जाओ, बाय बाय। इसी वक्त वू चेन के घर के बाहर 2 लड़कियां खड़ी थी। वू शियान ने कहा, लिली मुझे बहुत भूख लगी है, चलो कुछ खाना खरीद लेते हैं, और कितना वेट करेंगे? दूसरी लड़की ने तुरंत मना कर दिया, नहीं हमें उस कमबैक का वेट करना है और फिर उसकी पिटाई करनी है। मुशियान थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन मैं तो खुद तैयार थी। दूसरी लड़की गुस्से से बोली, पागल लड़की, क्या उसने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है? मैं इस बार उसे बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। मुशियान ने पूछा, लेकिन उसकी अरेंजमेंट तो तुमने ही की थी, उसे तुम्हारे बारे में इतनी सारी बातें कैसे पता है? दूसरी लड़की झुंझुला गई, उसका मुझसे क्या लेना देना? सबसे जरूरी बात यह है कि उसे ढूंढो और सबक सिखाओ। मुशियान को थोड़ा पछतावा हुआ। उसने सोचा, मुझे लगा था लिली बस वू चेन के बारे में क्यूरियस है और कुछ सवाल पूछेगी। मैंने नहीं सोचा था कि उसका रिएक्शन इतना इंटेंस होगा। तभी हॉलवे में वू चेन नजर आया। मुशियान ने तुरंत कहा, वो आ गया। वू चेन थोड़ा हैरान हुआ, ओ तो तुम दोनों यहाँ हो? पिंक बालों वाली लड़की तुरंत चिल्लाई, तुम एक बदमाश हो, तुमने मेरी शियान को धोखा दिया है। तुम्हारा ये प्रीटी बॉय चेहरा देखकर ही मुझे पता था कि तुम कोई अच्छे इंसान नहीं हो। वू चेन हल्का सा मुस्कुराया, अगर तुम्हें पहले से पता था कि मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ तो फिर मेरे घर तक आने की हिम्मत कैसे हुई? यह कहकर उसने हाथ पॉकेट्स में डाले और आगे बढ़ गया। पिंक हेड लड़की ने घबराकर इलेक्ट्रिक बैटन निकाल ली। तुम क्या करने वाले हो? मैं वार्निंग दे रही हूँ, मेरे पास मत आना। वू चेन आराम से उसके पास से गुजरा और घर का दरवाजा खोल दिया। और मैं क्या करूंगा? पिंक हेड लड़की गुस्से से चीखी, मुझे धोखा देने की हिम्मत की, मैं तुम्हें मार दूंगी। मुशियान ने जल्दी से उसे रोक लिया, लिली मत करो। लेकिन उसके करीब पहुंचने से पहले ही वू चेन बोल पड़ा, हुशावे के पास तुम्हारे अलावा भी और औरतें हैं। पिंक हेड लड़की वही जम गई, क्या कहा तुमने?
मुचैन ने मुड़कर शांत आवाज में कहा, हु शाओवे को डोंगा वापस आए 4 दिन हो गए हैं, सही? तुमसे मिलने से पहले वो शुआन रोड के नंबर 19 के अपार्टमेंट 2011 गया था। वहाँ अपनी गर्लफ्रेंड से मिला, उसके बाद दोस्तों के साथ टेक्नीशियंस के पास गया और शराब पीने गया। कल जब उसके पास पैसे खत्म हो गए तब वो तुम्हारे पास आया। उसके लिए तुम सिर्फ एक चलती फिरती मनी बैग हो। पिंक हेड लड़की ने हैरानी से पूछा, तुम सच बोल रहे हो? वू चैन ने शांत आवाज में जवाब दिया, अगर यकीन नहीं हो रहा तो उसे कॉल करके खुद पूछ लो। पिंक हेड लड़की गुस्से में बोली, मेरी चॉइस को चैलेंज करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी कॉल करती हूँ और साबित कर दूंगी कि तुम झूठ बोल रहे हो। उसने तुरंत फोन निकाला और हु शाओवे को कॉल लगाया। बेबी तुम कहाँ हो? हु शाओवे ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं घर पर हूँ। पिंक हेड लड़की ने तुरंत कहा, रूम में 10,000 रखे हैं, पहले नोट का सीरियल नंबर पढ़कर सुनाओ। हु शाओवे एक पल के लिए चुप हो गया, फिर बहाना बनाते हुए बोला, मैं बाथरूम में हूँ, मैं आधे घंटे बाद कॉल करता हूँ। यह सुनते ही पिंक हेड लड़की का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हु शाओवे हरामी, तुम घर पर नहीं हो, अब देखना मैं तुम्हारा क्या हल करती हूँ। यह कहकर वो गुस्से में वहाँ से भाग गए। मुशियान उसके पीछे चिल्लाए, लिली रुको जाओ। लेकिन लिली रुकने वाली नहीं थी। तब वू चैन ने हाथ बढ़ाया और मुशियान को सीधा अपनी भाव में उठा लिया। अब जब यहाँ आ ही गई हो तो अंदर बैठोगी नहीं? मुशियान का चेहरा तुरंत लाल हो गया, तुमने मुझे क्यों उठा रखा है? वू चैन ने नरम आवाज में कहा, मैं बस सोच रहा था कि कहीं तुम थक तो नहीं गई। मुशियान ने उसके भाव में छटपटाते हुए कहा, मैं खुद चल सकती हूँ, मुझे नीचे उतारो। सुन रहे हो, मुझे अभी के अभी नीचे उतारो, बदमाश। अगली सुबह वू चैन कपड़े पहन रहा था। उसने एक नजर मुशियान पर डाली जो अभी तक उठना नहीं चाहती थी। मुशियान शर्म और गुस्से से बोली, तुम बदमाश कहीं के? मैंने मुश्किल से कुछ घंटे ही तो नींद ली है, मुझे अभी और भी सोना है। मुचैन ने एक कागज उसकी तरफ फेंक दिया, ये मेरा फोन नंबर है, अगर बाद में मुझसे मिलना हो तो इसी नंबर पर कॉल कर लेना और मेरे घर के बाहर हंगामा करना बंद कर दो। मुशियान के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई, बस अब बात बनी। फिर वूचैन घर से बाहर निकल गया, लेकिन उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने फोन निकाला और नंबर डायल किया। पूरा दिन मेरा पीछा करना काफी नहीं था क्या? मैं बस थोड़ी एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ, थोड़ी देर रुकना और सीधा अरीना में आ जाना। अरीना में पहुंचकर वूचैन लगन से ट्रेनिंग करने लगा। हजारों सालों के टाइम लूप में उसने अनेक मार्शल आर्ट्स और टेक्निक्स मास्टर कर ली थी, लेकिन उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ अभी भी उतनी पावरफुल नहीं थी और उसे ट्रेनिंग की जरूरत थी। अब जब उसने डिंगलोंग को नाराज कर दिया था, उसे पता था कि फ्यूचर में किसी तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वैंग शुआन वहाँ पहुंच गया। वूचैन को याद आया कि पहले वैंग शुआन सिर्फ एक सेकेंड रेट मार्शल आर्टिस्ट था, लेकिन ली रूबिंग से कनेक्शन बनाने के बाद उसका इन्फ्लुएंस बहुत तेजी से बढ़ा और कुछ ही सालों में वो टोंग सिटी के 4 सबसे बड़े लोगों में शामिल हो गया और सबसे जवान भी वही था। वैंग शुआन ने पहले बात शुरू की, मिस्टर वू, मैं एक बात समझाना चाहता हूँ, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने जो लोग आपके पीछे लगवाए थे वो सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए थे, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। वूचैन ने पूछा, ली राउटर को पता नहीं है कि तुम मेरा पीछा करवा रहे हो, है ना? वो अपनी बहन की बहुत परवाह करता है, अगर उसके कान तक ये बात पहुंच गई तो तुम गए काम से। वैंग शुआन ने घबराकर थूक निकला। ये देखकर वूचैन हंस दिया, फिक्र मत करो, अगर मुझे उसे बताना होता तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं बुलाता। वैंग शुआन ने क्यूरियस होकर पूछा, फिर आप चाहते क्या है? वूचैन ने पानी की बोतल उठाई, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, तुम्हारे पास काफी लोग हैं, अगर कभी मुझे लोगों की जरूरत पड़ी तो मुझे अपने नए दोस्त को परेशान करना पड़ेगा, और अगर फ्यूचर में तुम्हें मेरी मदद चाहिए हो तो सीधा कह देना। मन में वूचैन ने सोचा, मेरे पास बहुत इन्फॉर्मेशन है लेकिन मेरे पास अपने लोग नहीं है, अगर वैंग शुआन मेरी मदद करे तो फ्यूचर में काफी काम आसान हो जाएगा। तभी वूचैन का फोन बज उठा, कॉल ली रूबिंग की थी। हेलो वूचैन, जल्दी कंपनी आ जाओ, कुछ हो गया है। वूचैन तुरंत बोला, ठीक है मैं आ रहा हूँ। वैंग शुआन ने तुरंत अपनी कार की कीज उसकी तरफ बढ़ा दी। मिस्टर वू, मेरी कार ले जाइए, अंदर कपड़े भी रखे हुए हैं, अगर आपको बुरा ना लगे तो इसे मेरी तरफ से माफी समझकर एक्सेप्ट कर लीजिए। वूचैन ने बिना झिझक कीज ले ली, तो फिर मैं फॉर्मेलिटीज नहीं करूंगा। ली रूबिंग के कंपनी में उस वक्त पूरा पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट अफरा तफरी में था। हर तरफ लोग फोन पर बात कर रहे थे, कोई शेड्यूल अवेलेबल नहीं है, प्लीज प्रेसिडेंट ली के लिए एक अरेंजमेंट कर दीजिए, प्राइस कोई इशू नहीं है। ली रूबिंग खुद भी फोन पर थी, उधर सिचुएशन बिल्कुल खराब है, न्यूज रिलीज हो नहीं हो सकती। इसी वक्त वूचैन अंदर आया, क्या हुआ? ली रूबिंग ने परेशानी से कहा, हमारे प्रोडक्ट की स्पोक्स पर्सन और अपकमिंग फीमेल सिंगर डेंग शुनिया को एक कार ने टक्कर मार दी। कल तुमने ही मेरी मदद करके डिंगलोंग का प्लान एक्सपोज किया था, तुम्हें ही पता था कि प्लान लीक हो गया था। आज डेंग शुनिया का एक्सीडेंट हो गया, अब वो हमारे नए प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकती। वूचैन ने सिर हिलाया, जैसे मैंने सोचा था, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ली रूबिंग गुस्से से दांत पीसकर बोली, डिंगलोंग हरामी, शर्त हारने के बाद भी रूल्स तोड़ रहा है, अपने फैमिली का इन्फ्लुएंस तक का ही इस्तेमाल कर रहा है। वूचैन ने शांत होकर कहा, बॉस ली, क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हारे लिए नई स्पोक्स पर्सन ढूंढ दूं? ली रूबिंग ने अपना माथा पकड़ लिया, हमारी स्पोक्स पर्सन के लिए स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है, क्या तुम वाकई किसी सुटेबल इंसान को ढूंढ सकते हो? वूचैन ने अपना फोन निकाला और उसके सामने स्क्रीन रख दी। कंट्री में एक टॉप सेलिब्रिटी है, एक अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस जिसने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, उसका नाम टाओ मिनिंग है, तो बताओ क्या वो क्वालिफाइड है?
ली रूबिंग ने फोन पर दिख रही लड़की की फोटो देखी और सिर हिला दिया। टाओ मैनिंग, ये इंसान मुझसे एक बार मिलना भी पसंद नहीं करेगी, स्पोक्स पर्सन बनना तो बहुत दूर की बात है। मुझे पता है कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। वूचान थोड़ा नाराज हो गया। तुम फिर मुझ पर भरोसा नहीं कर रही? तो चलो एक बैट लगाते हैं। मैं बैट लगाता हूँ कि कल दोपहर तक टाओ मैनिंग खुद कंपनी आकर तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी। टाओ मैनिंग देश के सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक थी। मार्शल आर्ट्स फिल्म स्वॉट डांस से उसने इंटरनेशनल फेम हासिल की थी। उसके बाद उसे काउंटलेस एंडोर्समेंट्स मिले और वो देश की दूसरी सबसे महंगी फीमेल सेलिब्रिटी बन गई। इसलिए ली रूबिंग को लगा कि वूचान मजाक कर रहा है। तुम कह रहे हो कि टाओ मैनिंग कल मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी? ऐसा मजाक मत करो, वो अभी फॉरेन कंट्री में शूटिंग कर रही है और उसके पास ऑलरेडी बहुत सारी कॉस्मेटिक कंपनीज के ऑफर्स लाइन में लगी हुई है। हमारी बारी तो बहुत दूर है। वूचान ने बस इतना कहा। मैंने पहले ही कहा था, अगर भरोसा नहीं है तो बैट लगा लो। ली रूबिंग मान गई। ठीक है, फिर ऐसी कौन सी बैट लगाओ जिससे तुम चुप हो जाओ और मुझे परेशान करना बंद कर दो। वूचान ने कॉन्फिडेंस से कहा, मैं बैट लगाता हूँ कि कल टाओ मैनिंग कंपनी आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी। अगर मैं हार गया तो आज के बाद तुमसे एक पैसा भी नहीं लूंगा, उल्टा 2 मिलियन भी वापस कर दूंगा। लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मुझे 20 मिलियन देने होंगे। इसे स्पोक्स पर्सन ढूंढने की फीस समझ लेना, लेकिन एक और शर्त है, तुम जेलस नहीं होगी। ली रूबिंग ने भाई चढ़ा दी। जेलस? मैं जेलस क्यों होंगी? हम सिर्फ फेक लवर्स हैं, मैं तुमसे सच में प्यार नहीं करती। अगर तुम्हें प्यार करना है तो किसी और को ढूंढ लो, मुझे तुम्हें रोकने का कोई हक नहीं है और नहीं रोकूंगी। ये कहकर ली रूबिंग वापस अपने काम में लग गई। वूचान मुड़ते हुए बोला, अच्छा तो डील पक्की, और हाँ 2 मिलियन ट्रांसफर करने के लिए भी रेडी रहना, इसे एक्शन फी समझ लेना। फिर वूचान ने फोन निकाला। हेलो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कुछ देर बाद वूचान और वैंग शुआन एक इंटरनेट कैफे में खड़े थे। एक आदमी जोर से बोला, बॉस आओ, बॉस युआन, सब सेटअप हो गया है, सारे भाई बाहर खड़े रेडी हैं। वैंग शुआन ने हैरानी से पूछा, मिस्टर वू, ये सब आपके लोग हैं? मुझे पता है कि ये लोग गेम्स खेलना जानते हैं, लेकिन आपको इनकी जरूरत किसके लिए है? वूचान ने जवाब नहीं दिया। उसने सीधा ऑर्डर दिया, मशीन स्टार्ट करो, ओवरलॉर्ड लेजेंड पियरलेस डोमिनेशन एडिशन लोड करो। सब लोग अकाउंट रजिस्टर करो, शाम 5 बजे सर्वर 3 में एंटर करना। कैरेक्टर नाम होगा टायरेंट सर्वर ओवरलोड। जैसे ही वूचान गेम में एंटर हुआ, नोटिफिकेशन की बारिश होने लगी। कैरेक्टर नेम टायरेंट सर्वर ओवरलोड, रिचार्ज अमाउंट 10, पे नाउ। वूचान ने तुरंत क्लिक किया, पे नाउ। इन्फॉर्मेशन भरते हुए उसने कहा, अंदर जाकर नोवा स्क्वायर में मेरा वेट करना, मैं रिचार्ज करके गिल्ड बनाऊंगा, उसके बाद तुम सब ज्वाइन करना। 4 घंटे बाद वूचान जोर से चिल्लाया, ब्रदर्स फाइनली बॉस को मारो। गेम के अंदर दर्जनों कैरेक्टर्स एक साथ बॉस पर टूट पड़े। एक सबऑर्डिनेट खुशी से उछल पड़ा, वह पहले ही ट्राई में सेवरल 100,000 का अकाउंट मिल गया, अमेजिंग। जैसे ही फाइनल बॉस गिरा, पूरे सर्वर में अनाउंसमेंट्स गूंजने लगी। टायरेंट सर्वर ओवरलॉर्ड गिल्ड हैज डिफीटेड वर्ल्ड बॉस, ऑब्टेन बीस्टमैन किंग रिंग, ऑब्टेन शैडो बैटल स्पीयर, ऑब्टेन फ्रीडम टाइटल। एक आदमी चिल्लाया, एपिक रिंग। तुरंत सब लोग लूट के लिए लड़ने लगे। अरे शेयर करो, वो मेरी आइटम है, उसे मत पहनो। वैंग शुआन का कैरेक्टर वूचान के पास आया, मिस्टर वू, हमारी गिल्ड ने ड्रैगन को मार दिया है, हम सर्वर की नंबर 1 गिल्ड बन गए हैं, लेकिन हमें इस गेम पर लगभग 1 मिलियन उड़ा दिए। वूचान ने स्क्रीन पर देखा और मुस्कुराया, पूरा सर्वर खाली हो चुका है, बाकी सारे गिल्ड्स या तो मर चुके हैं या भाग गए हैं, अब सिर्फ 2 गिल्ड्स बची हैं, टायरेंट सर्वर ओवरलॉर्ड और ड्रैगन कॉन्क्वेस्ट ऑफ हेवेंस। अब सेकंड स्टेप का वक्त आ गया है। कुछ कमांड देने के बाद एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, प्लेयर टायरेंट सर्वर ओवरलॉर्ड गिल्ड लीडर हैज इनिशिएटेड द सिटी लॉर्ड बैटल। वूचान चिल्लाया, सिटी सीज शुरू करो, ड्रैगन कॉन्क्वेस्ट ऑफ हेवेंस के साथ फाइनल बैटल की तैयारी करो। सब लोग एक साथ बोले, जी बॉस। मेन सिटी के बाहर भयानक बैटल शुरू हो गई। तलवारों की टकराहट और स्किल की आवाजें हर तरफ गूंज रही थी। इसे काटो, उसका वेपन गिरा दो, आइटम उठाओ, अरे मैं तुम्हारी टीम में हूँ, मेरी लूट क्यों चुरा ली? तभी एक आवाज आई, वूचान बुरा नहीं, काफी पैसे उड़ा दिए तुमने, लगता है मैं सच में रिच प्लेयर हो। बोलने वाला कैंगलोंग युआन था, ड्रैगन कॉन्क्वेस्ट ऑफ हेवेंस का गिल्ड लीडर। कैंग युआन हंसकर बोला, हमारी दोनों गिल्ड्स लगभग बराबर की है, अभी भी रिजल्ट डिसाइड नहीं हुआ। वूचान ने बीच में ही रोक दिया, नहीं, विनर तो पहले ही डिसाइड हो चुका है। कैंग युआन हंस पड़ा, अच्छा तो बताओ कैसे जीतोगे? वूचान ने सिर हिला दिया, नहीं, जीतोगे तुम। कैंग युआन पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया, क्या? वूचान अचानक जोर से चिल्लाया, टायरेंट सर्वर ओवरलॉर्ड गिल्ड, सब लोग ध्यान से सुनो, सारे इक्विपमेंट्स उतार दो और लॉग आउट हो जाओ। कैंग युआन की आंखें फट गई, अरे ये क्या बकवास कर रहे हो? कैंग युआन तुरंत कुर्सी से उछलकर वूचान के पास आ गया और जोर से गले लग गया। आंखों से आंसू बह रहे थे, नाक भी बह रही थी। मत जाओ, हमारी जीत हार का फैसला कैसे होगा? उसके बाद कैंग युआन ने चमकती हुई आंखों से बेचारी सी शक्ल बनाकर कहा, वूचान, इतनी मुश्किल से तो एक वर्दी ओपोनेंट मिला है। आंखों में आंसू भरकर उसने कहा, मैंने ऑलरेडी गेम में 10 मिलियन रिचार्ज कर दिए है, तुमने भी कम से कम 8 या 9 मिलियन डाले होंगे। क्या इतना पैसा बर्बाद करके गेम छोड़ते वक्त तुम्हें बिल्कुल दुख नहीं हो रहा? वूचान ने हंसी रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन बाहर से परेशान होने का नाटक करता रहा। क्या करूं, मेरी औरत की कंपनी में प्रॉब्लम आ गई है, उसे नए प्रोडक्ट के स्पोक्स पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, अब रिप्लेसमेंट ढूंढना है, मुझे वापस जाकर उसकी हेल्प करनी पड़ेगी।
कैंग युआन तुरंत हंस पड़ा। अरे मुझे लगा कोई बड़ी बात है, बस इतनी सी बात। कुछ फीमेल सेलिब्रिटीज ही तो चाहिए। कौन चाहिए तुम्हें? मेरे पास काफी एक्ट्रेस है। मैं शायद ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन अगर टाओ मैनियन को भी बुलाना हो तो एक फोन कॉल काफी है। वूचैन के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। हुक हो गया। लेकिन उसने चेहरे पर कुछ नहीं दिखाया। वो अभी भी परेशान होने का नाटक कर रहा था। मेरे पास सच में अर्जेंट काम है, मैं और गेम नहीं खेल सकता, मुझे डोंगाई सीबीडी जाना होगा। कैंग युआन फिर भी उसे रोकने की कोशिश करता रहा। एक मिनट, तुम भी डोंगाई में हो? तुम डोंगाई के ही हो? वूचैन ने सिर हिला दिया। हाँ अच्छा, मैं चलता हूँ, बाद में बात करेंगे। ये कहकर वूचैन उठने लगा। तभी उसका फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज कैंग युआन का था। मैंने और 10 मिलियन रिचार्ज कर दिए। तुम्हारा फोन नंबर ढूंढना मेरे लिए हाथ पीटने जैसा आसान है। गेम खत्म होने के बाद भी तुम्हें वही सर्वर यूज करना पड़ेगा, तो सीधा सीधा बात क्यों नहीं करते? मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। मैं तुम्हारे पास आऊँ या तुम मेरे पास आओगे? वूचैन मुस्कुराया। जैसे सोचा था बिल्कुल वही हुआ। उसने तुरंत रिप्लाई किया, ठीक है, मेरी गर्लफ्रेंड सच में बहुत परेशान है। अगर तुम्हारी तरफ से कोई सोल्यूशन है तो मिलना बेस्ट रहेगा। फिर वूचैन ने अपने लोगों को कहा, ठीक है ब्रदर, सब लोग डिस्पर्स हो जाओ। कैंग युआन ने तुरंत मैसेज भेजा, मैं चिनियन टावर में वेट कर रहा हूँ। कुछ देर बाद चिनियन टावर, वूचैन और कैंग युआन आमने सामने बैठे थे। सबसे पहले वूचैन ने बात शुरू की, तो कैंग युआन यानी बॉस ली तुम हो? उसके सामने बैठा हुआ आदमी और कोई नहीं था, बल्कि युआन ग्रुप के ली फैमिली का सेकेंड यंग मास्टर था। वूचैन हल्का से मुस्कुराया। टायरन किंग, मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने दो, मेरा नाम वूचैन है। ली फैमिली के सेकेंड यंग मास्टर ने आके सिकुड़ कर पूछा, तुम मुझे जानते हो? वूचैन ने आराम से जवाब दिया, युआन ग्रुप के ली फैमिली का सेकेंड यंग मास्टर, तुम्हारा नाम पहले भी सुन चुका हूँ। ली चैंग ने चाय डालते हुए पूछा, तो फिर तुम्हारा नाम मुझे कैसे पता होना चाहिए? तुम किस फैमिली से हो? वूचैन ने चाय का कप उठाया। इतने सीरियस क्यों हो? क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें मार देगा? हंगफा ली फैमिली प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के टॉप 10 ग्रुप्स में से एक थी और उनके एसेट्स हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस तक पहुंच चुकी थी। चेयरमैन ली हु 70 साल के थे और पर्दे के पीछे सब कंट्रोल करते थे, लेकिन असल पावर उनके बड़े बेटे ली लू के हाथ में थी। जो भी फैमिली ले चैंग के करीब आती उसे ले लू अपनी कमजोरी समझता था। ले लू ने कई बार ले चैंग को खत्म करने की कोशिश की थी और आज भी हालत वैसी ही थी। ले चैंग ने कप उठाया, तुम आखिर हो कौन? किस फैमिली से बिलोंग करते हो? वूचैंग ने आवाज धीमी कर दी, बॉस ले रिलैक्स, मैं किसी फैमिली से नहीं हूँ, मेरा कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, हमारी मुलाकात बस एक कोइंसिडेंस है। ले चैंग ने मनी मन सोचा, अगर अभी जवाब नहीं मिला तो बाद में फादर इन्वेस्टिगेट कर लेंगे, और अगर ये लेलू का आदमी होता तो इतना इनएक्सपीरियंस नहीं लगता। फिर उसने बात बदल दी, चलो तुम्हारी गर्लफ्रेंड की बात करते हैं, तुमने कितना पैसा उड़ा दिया? तुमने इतना पैसा उड़ा दिया, एक स्पोक्स पर्सन भी नहीं ढूंढ पाए? वूचैंग ने कंधे उचका दिया, मुझे लगा नहीं था कि हमारी स्पोक्स पर्सन को टारगेट किया जाएगा। ले चैंग ने पूछा, तो इसी वजह से तुम गेम छोड़कर भाग गए? फिकर मत करो, मैं अपना वादा निभाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए स्पोक्स पर्सन अरेंज करवा देता हूँ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड की कंपनी का नाम क्या है और वो किस इंडस्ट्री में है? वूचैंग ने जवाब दिया, कॉस्मेटिक कंपनी, नाम है स्वास्थ्य और फैशन इंडस्ट्री में भी काम करती है। ले चैंग थोड़ा हैरान हुआ, ओ तो तुम्हारी औरत ली रूबिंग है? फिर वो जोर से हंस पड़ा, अगर तुम ली फैमिली के हो तो सीधा बोल देते, इतना छुपाने की क्या जरूरत थी? मुझे लगा तुम कोई और ही हो। वूचैंग ने सिर हिला दिया, मैं खुद को ली फैमिली का मेंबर नहीं मानता, मैंने सुना है ली रूबिंग का अपने फैमिली के साथ रिलेशनशिप भी ज्यादा अच्छा नहीं है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि फोन बज उठा। कॉल ली रूबिंग की थी। वूचैंग ने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से ली रूबिंग की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, तुमने मेरे 10 मिलियन लेकर गेम में उड़ा दिए? वूचैंग ने शांत रहकर कहा, अभी एक्सप्लेन करने का सही वक्त नहीं है, बैट अभी भी चल रही है, जो हारेगा उसे घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी पड़ेगी। ली रूबिंग ने सिर्फ 3 शब्द कहे, बस इंतजार करो, और फोन काट दिया। ले चैंग ये सब सुनकर हैरान रह गया, तुम ली रूबिंग से इस तरह बात करने की हिम्मत करते हो? उसके लिए सोचना भी मुश्किल था, ली रूबिंग जैसी औरत को घुटनों पर लाने की बात। इस लड़के का बैकग्राउंड आखिर क्या है? वूचैंग बस मुस्कुराया, प्यार में ऐसा होता रहता है, उसका गुस्सा होना नॉर्मल है, हमारे बीच थोड़ी बड़ी बाइट लग गई है। ले चैंग ने चाय का कप उसकी तरफ सरकाया, आओ चाय पियो। वैसे तुम दोनों ने ऐसी कौन सी बाइट लगाई है, मुझे भी थोड़ा बताओ। वूचैंग ने गंभीर अंदाज में बोलना शुरू किया, उसकी कंपनी के खिलाफ किसी ने साजिश रचाई है, मैं उसकी मदद करना चाहता था लेकिन उसने मना कर दिया। सच कहो तो मुझे पता है कि उसने ऐसा क्यों किया, वो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती है। बॉसली, क्या आप डिंगलोंग को जानते हैं? ले चैंग ने सिर हिला दिया, उसे कौन नहीं जानता, मुझे लगता है कि ये सब भी डिंगलोंग की वजह से ही हुआ है। वूचैंग ने आगे कहा, ली रूबिंग को डर है कि अगर डिंगलोंग ने मुझे पहचान लिया तो वो मेरे खिलाफ एक्शन लेगा। अचानक वूचैंग खड़ा हो गया और जोर से बोला, लेकिन बॉसली, मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ, मैं कैसे डरपोक बन सकता हूँ? चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की मदद करनी ही होगी। ले चैंग ने जोर से टेबल पर हाथ मारा, बिल्कुल सही कहा भाई, तुम बिल्कुल ठीक हो, आओ शराब की जगह चाय से ही चीयर्स करते हैं, एक मर्द कभी हार नहीं मानता, हम डिंगलोंग से आखिरी दम तक लड़ेंगे। दोनों ने चाय के कप टकराए। वूचैंग ने बात जारी रखी, हमारे बीच एक बेट लगी है, अगर मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ और एडवर्टाइजमेंट स्मूथली चल पड़ती है तो मैं जीत जाऊंगा, और अगर मैं हार गया तो आज के बाद मुझे उसकी हर बात माननी पड़ेगी।
वो अगर मुझे रेंगने को कहेगी तो मुझे रेंगना पड़ेगा, तो फिर क्या मैं उसका शुगर बेबी नहीं बन जाऊंगा? ले चैंग जोर से हंसने लगा। ही 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 ही। तो बात ये है, इसकी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बस एक स्पोक्स पर्सन ही तो ढूंढनी है, ये काम मुझे दे दो। ले चैंग ने तुरंत फोन उठाया और कॉल लगाई। हेलो बेटी। दूसरी तरफ से तुरंत आवाज आई, बोलिए फादर। ले चैंग ने सीधा कहा, तू टेम्पररी ब्रेक ले लो, डोंगा वापस आ जाओ, डायरेक्टर की साइड में संभाल लूंगा। हाँ बिल्कुल अर्जेंट है, मुझे तुमसे कॉस्मेटिक ब्रांड से एंडोर्स करवाना है, पैसों की टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कॉम्पेंसेट कर दूंगा, गुड बाय, ठीक है। कॉल खत्म हो गई। वूचन तुरंत खुश होकर बोला, ऑसम। ली चैंग हंसकर बोला, अब सब सेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो चैंग ने मन ही मन सोचा, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, सच कहूँ तो प्रोसेस मेरी उम्मीद से भी ज्यादा स्मूथ रहा। टाउ मैनिंग के कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच का कॉम्पेंसेशन छोटी रकम नहीं होगी, इसके बदले में मैं ले चैंग को ले लू के बारे में कुछ इंटेलिजेंस दे देता हूँ। वो अब मेरा दोस्त भी और डिंग लोंग से टक्कर लेने से भी नहीं डरता, मैं उसका नुकसान नहीं होने दे सकता। ये सोचकर वू चैंग ने ले चैंग को एक मैसेज भेज दिया। ले चैंग ने फोन देखा और फिर वू चैंग की तरफ देखा। लगता है हमारा अच्छा कनेक्शन बन गया है, मैं तुमसे कुछ साल बड़ा हूँ तो तुम मुझे ब्रदर ले कह सकते हो। वू चैंग ने बिना झिझक जवाब दिया, जी ब्रदर ले। वैसे अभी कुछ बातें हैं जिन पर हमें बात करनी चाहिए। ले चैंग को अचानक बुरा सा एहसास हुआ, उसने बाहें सिकोड़ कर पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? तभी उसके फोन पर नई नोटिफिकेशन आई। वू चैंग ने शांत आवाज में कहा, मैसेज चेक कर लो। ले चैंग के हाथ हल्के से कांप गए। वू चैंग ने आगे कहा, ओनर का नंबर मिलते ही उस आदमी को पकड़ लेना, वही तुम्हें उस पुराने एक्सीडेंट की पूरी सच्चाई बताएगा। वू चैंग ने फिर समझाया, ब्रदरली तुम्हें जल्दी एक्शन लेना चाहिए, कौन जाने शायद वो फॉरेन चला जाए, आखिर वो इसी आर्मी से बिलोंग करता है। ली चैंग ने मन ही मन सोचा, मैंने पहले अपने लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है, लगता है मुझे और स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, मैं उसे और ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रहने दे सकता। उस पुराने एक्सीडेंट की कहानी कुछ ऐसी थी। 10 साल पहले एक शाम एक ट्रक ने स्लोप पर ले चैंग की कार को टक्कर मार दी। चाहे ले चैंग कितनी भी तेजी से रिएक्ट करता, कोई फायदा नहीं होता, उसकी कार तेजी से स्लोप से नीचे जा गिरी। फ्यूल लीक की वजह से कार में ब्लास्ट हो गया। ले चैंग किस्मत से बच गया, लेकिन उसने अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी को मरते हुए देखा। ले चैंग को तुरंत आईसीयू भेजा गया और वो 3 महीने तक वही रहा। उस दौरान ले चैंग को कुछ क्लूज मिले। जो ड्राइवर एक्सीडेंट का जिम्मेदार था वो हांगफा के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर लुई का आदमी था, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद वो अचानक गायब हो गया। ले चैंग ने अपना सबसे इम्पोर्टेंट विटनेस खो दिया और मजबूरन बुजुर्ग आदमी और लुई के बीच समझौता की बात सुननी पड़ी। पिछले कुछ सालों में ले चैंग दुनिया से बेपरवाह एक अमीर बिगड़ा हुआ सेकेंड जनरेशन वारिस बनकर रह गया था, बस अपने पिता के एक्शंस लेने का इंतजार कर रहा था। तभी एक बॉडीगार्ड ने रिपोर्ट दी, बॉस आइडेंटिटी वेरीफाई हो गई और एड्रेस भी मिल गया है। ले चैंग एक्साइटेड हो गया, अच्छा बहुत अच्छा। फिर उसने वू चैंग की तरफ मुड़कर कहा, पुराने दोस्त मैं चलता हूँ, इस बार मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, फ्यूचर में अगर कुछ भी हो सीधा मुझे बता देना। वू चैंग ने मन ही मन सोचा, मेरी नई जिंदगी को सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं और मैंने पहले ही 2 बड़े लोगों से दोस्ती कर चुका हूँ, कल लू गुयान और आज ले चैंग। चलो कोई बात नहीं, पहले 20 मिलियन ले लेता हूँ, माफी बाद में देख ही लेंगे। वू चैंग ने ली रूबिंग को कॉल करने के लिए बटन दबाया। फोन की नोटिफिकेशन आई, हेलो रिसिपिएंट हैज रिजेक्टेड द कॉल। वू चैंग हैरान हो गया, कॉल भी रिसीव नहीं कर रही। कुछ देर बाद एक मैसेज आया, मीटिंग में हूँ। वू चैंग ने खुद से कहा, लगता है अभी भी मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने 20 मिलियन गेम्स खेलने में उड़ा दिए। ये औरत भी ना, चलो घर चल के मनाता हूँ। सिग्नल पर रुकते वक्त वू चैंग ने साइड में देखा और एक लग्जरी व्हीकल नजर आई, लेकिन वो कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। वो असल में सू शिनयिन थी, डोंगाई की नंबर 1 बेटी, डोंगाई की सबसे खूबसूरत औरत। वू चैंग पुरानी यादों में खो गया। वो उन लोगों में से एक थी जिन्होंने उस पर सबसे गहरा इंप्रेशन छोड़ा था। सीधी सादी, ध्यान रखने वाली और नरम दिल, उसके पास सब कुछ था। वू चैंग ने कार का डोर खोला और हाथ हिलाकर बोला, अगर किस्मत हमें मिला रही है तो मुझे एक मूव तो करना ही चाहिए, हेलो। लेकिन सू शिनयिन ने सीधा कार की खिड़की बंद कर दी। ये देखकर वू चैंग फिर भी आगे बढ़ा और उसे एक टेक्स्ट मैसेज भेज दिया, वो तुम ही हो ना, पहली बार मिल रहा हो और तुम अफवाहों से भी ज्यादा खूबसूरत हो। वू चैंग को लगा सू शिनयिन ये देखकर जरूर शॉक हो जाएगी कि उसके पास उसका नंबर है और जल्दी ही उनकी एक और मुलाकात होगी। अचानक एक मैसेज आया। वू चैंग एक्साइटेड हो गया। उसने सोचा सू शिनयिन का रिप्लाई होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। मैसेज ली राउटाई का था, जीजा जी यहाँ आ जाइए, मेरे पास आपके लिए एक गिफ्ट है। वू चैंग तुरंत मैसेज में दिए गए एड्रेस पर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही ली राउटाई ने जल्दी से कहा, ब्रदर इन लॉ, इस घर में ग्राउंड के ऊपर 3 फ्लोर है और एक बेसमेंट लेवल भी है, टोटल एरिया 600 स्क्वायर मीटर्स में और आपके लिए गार्डन भी है। वू चैंग हैरान रह गया, मेरे लिए? ली राउटाई ने मुस्कुराते हुए कहा, कल आपकी वजह से मैं एक बड़ी मुसीबत से बच गया और अगर मेरी बहन प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो आपके साथ पुराने अपार्टमेंट में नहीं रह सकती। ये चाचा की तरफ से बस एक छोटा सा गिफ्ट है, ओनरशिप का क्या करना है वो आप दोनों खुद डिसाइड कर लेना। वू चैंग सिर्फ इतना ही कह सका। ओह। अगली सुबह एक खूबसूरत लड़की और एक बॉडीगार्ड लेन रूबी की कंपनी के रिसेप्शन डेस्क पर खड़े थे। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, मैम आप किससे मिलना चाहती हैं? लड़की ने जवाब दिया, आपकी प्रेसिडेंट से, मेरी प्रेसिडेंट ली रूबिंग के साथ अपॉइंटमेंट है। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत पूछा, मैम आपका नाम बता सकती हैं?
लड़की ने अपने सनग्लासेस और मास्क उतार दिया। मेरा नाम टाओ मैनिंग है। रिसेप्शनिस्ट ने लिस्ट चेक की और फिर बोली, लिस्ट में आपका नाम नहीं है, प्रेसिडेंट अभी मीटिंग में है, कृपया थोड़ा वेट कीजिए, हम रिपोर्ट कर देते हैं। इसी वक्त कॉन्फ्रेंस रूम में ली रूबिंग ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा। अनाउंसमेंट में सिर्फ 13 दिन बचे हैं और तुम लोग अभी भी किसी को नहीं ढूंढ पाए। पूरा रूम चुप था, किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। ली रूबिंग बहुत गुस्से में थे, उसने फोन भी नहीं उठाया। वो और तेज आवाज में बोली, सैलरी लेते हो और बस बैठे रहते हो, है ना? फोन लगातार बजता रहा। आखिर ली रूबिंग ने परेशान होकर फोन उठाया, लेकिन खबर सुनते ही उसका लहजा तुरंत बदल गया। कौन? टाओ मैनिंग, जल्दी उसे मेरी ऑफिस में भेजो। ली रूबिंग को यकीन ही नहीं हुआ, कंपनी ने तो उसे इनवाइट भी नहीं किया था। क्या ये वूचन की वजह से हो सकता है? ली रूबिंग जल्दी से टाओ मैनिंग से मिलने पहुंचे। ली रूबिंग ने माफी मांगते हुए कहा, हेलो मिस्टर, थोड़ी सी डिले हो गई, इन दिनों में काफी बिजी थी और रिसेप्शन को इन्फॉर्म करना भूल गई। टाओ मैनिंग ने भी बड़े विनम्र तरीके से जवाब दिया, प्रेसिडेंटली आप बहुत ज्यादा फॉर्मल हो रही है, प्रेसिडेंटली भी बहुत खूबसूरत है, आप और मिस्टर वू वाकई एक परफेक्ट मैच लगते हैं। ली रूबिंग ने कहा, मिस्टर प्लीज बैठिए, तो आप क्या मेरे वूचन को जानती हैं? ली रूबिंग ने मनी मन सोचा, तो सच में ये सब उसी की वजह से हुआ है। टाओ मैनिंग ने समझाया, हम पर्सनली एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन मेरे फॉस्टर फादर ले चैंग और मिस्टर वू भाई है, मेरे फादर की वजह से ही मुझे यहाँ आने के लिए कहा गया। ली रूबिंग के माथे पर पसीना आ गया। टाओ मैनिंग का फॉस्टर फादर ले चैंग है, ले फैमिली के लियांग यू का सबसे छोटा बेटा, और वो वूचन का भाई है। ये सोचकर वो और भी हैरान होगी। टाओ मैनिंग ने फिर कहा, एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात है, तो क्या हम इसे जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं? मेरे एडिटर्स मुझे लगातार हरी कर रहे हैं। ली रूबिंग ने तुरंत जवाब दिया, सॉरी, जल्दी कॉन्ट्रैक्ट ले आओ, हम अभी साइन करते हैं। सेक्रेटरी ने तुरंत जवाब दिया, जी। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद टाओ मैनिंग ने ली रूबिंग से हाथ मिलाया। प्रेसिडेंटली सब ठीक है, मैं इस कॉर्पोरेशन की स्मूथ सक्सेस की कामना करती हूँ। ली रूबिंग ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी, स्मूथ कॉर्पोरेशन। टाओ मैनिंग के जाने के कुछ देर बाद वूचन आ गया। वूचन ने कहा, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, अब शायद हारने वाले को थोड़ी सिंसियरिटी दिखानी चाहिए। ली रूबिंग पलट कर बोले, तुम ले चैंग को कब से जानते हो? वूचन ने रहस्यमय आवाज में कहा, इतने सवाल क्यों? इंटेलिजेंस पर्सनल अपने सीक्रेट्स रिवील नहीं करते। ली रूबिंग ने हाथ हिला दिया, ठीक है, रहने दो, टॉपिक चेंज करते हैं, मैं माफी मांगती हूँ। ये कहकर ली रूबिंग ने जल्दी से अपना कोट उतारा, जूते निकाले और घुटने पर बैठ गई। मैं ली रूबिंग अपने वादे से कभी मुकरती नहीं। वूचन थोड़ा हैरान रह गया, तुम सच में घुटनों पर बैठ गई? उसने तुरंत हाथ बढ़ाकर ली रूबिंग को उठाया, ठीक है, उठ जाओ। तभी ली राउटाई का फोन आया, सिस कोई ब्रदर इन लॉ की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ऑपरेशन बहुत बड़ा है, मैंने अभी अभी इंफॉर्मेशन इंटरसेप्ट की है। ली रूबिंग ने पूछा, बोलो कौन है? ली राउटाई ने तुरंत जवाब दिया, सू फैमिली की जिनफू कॉर्पोरेशन। ली रूबिंग ने वूचन की तरफ मुड़कर पूछा, सू फैमिली तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रही है? वूचन ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, तुमसे मतलब नहीं, इसकी चिंता मत करो। ली रूबिंग नाक सिकुड़कर बोली, कितने मिस्टीरियस हो, लगता है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी और ज्यादा परवाह करूं, शायद तुम मुझसे प्यार भी करने लगे हो। वूचन ने तुरंत जवाब दिया, तुम ना तो सबसे खूबसूरत औरत हो जिसे मैं जानता हूँ और ना ही सबसे अमीर, और ऊपर से तुम्हारा चेहरा हमेशा खट्टा रहता है, फिर भी तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो कि मैं तुमसे प्यार कर बैठूंगा। ली रूबिंग गुस्से में बोल पड़ी, तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी औरतें रही हैं और सबकी सब कमाल की खूबसूरत थी? वूचन हंस पड़ा, मैं मानता हूँ पहले काफी थी, अब वो सब ब्रेथ टेकिंग ब्यूटीज थी या नहीं ये तो अलग बात है, लेकिन तुमसे ज्यादा खूबसूरत कुछ तो जरूर थी। ली रूबिंग ने चैलेंज दिया, कौन? नाम बताओ, मैं जाकर इन्वेस्टिगेट करती हूँ। वूचन ने बेपरवाही से कहा, एक दूसरे की प्राइवेट लाइफ में घुसना चाहती हो? कोई चांस नहीं। ली रूबिंग ने फिर चिढ़ाया, बता नहीं सकते ना, मुझे लगा तुम बहुत कैपेबल हो, मुझसे ज्यादा खूबसूरत, तुम बस झूठ बोल रहे हो। तभी वूचन का फोन बज गया, उसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या ये वूचन है? मैं सू शिनयिन बोल रही हूँ, मुझे लगता है हमारे पास बात करने के लिए काफी कुछ है, कोई टाइम डिसाइड कीजिए। वूचन ने पूछा, हम इतनी जल्दी मिल रहे हैं? सू शिनयिन ने सीधा कहा, बिल्कुल, कुछ बातें क्लियर करनी जरूरी है, कल सुबह 9 बजे यांगशा प्राइवेट क्लब पहुंचने पर मुझे कॉल कर दीजिए। वूचन ने सीधा जवाब दिया, ठीक है। ली रूबिंग शक भरी नजरों से देखते हुए बोली, सू शिनयिन, क्या वो भी तुम्हारी औरतों में से एक है? वूचन ने उसकी तरफ देखा, अभी नहीं फिलहाल, लेकिन कुछ दिनों में हो सकता है। ली रूबिंग ने मनी मन सोचा, मैं उसे पर्सनली नहीं जानती, लेकिन सू शिनयिन का नाम तो मैंने बहुत सुना है। उसके पिता बिजनेस पर फोकस थे और देर से शादी की थी, बड़ी मुश्किल से उन्हें एक बेटी हुई थी। सू शिनयिन को एक नोबल लेडी की तरह पाला गया था, उसकी फैमिली एजुकेशन बहुत स्ट्रिक्ट थी। जब वो पढ़ाई के लिए अब्रॉड गई तब भी उसके पास 24 घंटे बॉडीगार्ड्स रहते थे ताकि कोई अर्ली रोमांस ना हो। बाद में जब उसके पिता बीमार पड़ गए और उनकी मौत करीब थी तो उन्होंने जल्दी से उसकी शादी अरेंज करने की कोशिश की। सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट था, ना ज्यादा बूढ़ा ना ज्यादा जवान, फैमिली एसेट कम से कम 1 बिलियन होने चाहिए, और सबसे जरूरी बात, उसे सू फैमिली के साथ मर्ज होने के लिए तैयार होना चाहिए। सू फैमिली के कंडीशंस बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल थी। अगर सू शिनयिन वैसी ओबीडिएंट और कंप्लाइंट बैठी थी जैसे लोग कहते थे तो वूचन के पास लगभग कोई चांस नहीं था।
इसलिए ली रूबिंग ने ताना मारते हुए कहा, चाहे कितने भी दिन लग जाए वो कभी भी एग्री नहीं करेगी। वूचान मुस्कुराया, मेरी बात पर यकीन नहीं, फिर से बेट लगाना चाहती हो? ली रूबिंग ने बिना सोचे जवाब दिया, बेट। वूचान ने पूछा, सच्ची वाली बेट? पिछली बार हारने के बाद भी डर नहीं लगता? ली रूबिंग ने घमंड से कहा, मुझे बेट लगानी है। वूचांग ने कहा, ठीक है, मुझे 3 दिन दो, मैं उसे अपनी औरत बना दूंगा जो पूरी जिंदगी सिर्फ मेरे साथ रहेगी। ली रूबिंग ने तुरंत कहा, मैं तुम्हें 30 दिन देती हूँ। वूचांग ने सिर हिला दिया, जरूरत नहीं, 3 दिन काफी है। ली रूबिंग ने फिर शर्त रखी, अगर तुम हार गए तो तुम्हें घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी पड़ेगी। वूचांग ने हाथ बढ़ाकर ली रूबिंग की कमर के गिर्द बाहर डाल दी। और अगर तुम हार गई तो? ली रूबिंग पलट कर बोली, तो तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? वूचांग ने रहस्यमय आवाज में कहा, मुझे सोचने दो। पर ली रूबिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वैसे भी मैं बेट लगा रही हूँ, अगर इस बार हार गई तो मैं पूरी तरह से मान जाऊंगी। वूचांग बोला, तो फिर पक्का रहा। एक नया दिन, डोंगाई के उत्तर में एक प्राइवेट गोल्फ कोर्स। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, सर क्या आप पहली बार यहाँ आए हैं? क्या मैं आपको गोल्फ रूम तक गाइड करूँ? वूचांग ने मना कर दिया, मेरी अपॉइंटमेंट है सू शिनियन से। जैसे उसने ये कहा, काले कपड़ों में एक बॉडीगार्ड सामने आया। वूचांग ने जवाब दिया, मैं ही हूँ। बॉडीगार्ड ने रास्ता दिखाया, कृपया मेरे साथ आइए सर, मिस सू आपका इंतजार कर रही है। कुछ देर चलने के बाद वूचांग सू शिनियन के पास पहुंच गया। जब वो पहुंचा, सू शिनियन ने अभी अभी एक शॉट मारा था। वूचांग बोला, अच्छा शॉट था। सू शिनियन ने तारीफ को इग्नोर कर दिया और सीधा पूछा, तुम्हें उस बात का पता कैसे चला? वूचांग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, मुझे कैसे पता चला ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सू शिनियन ठंडे लहजे में बोली, अपनी कीमत बताओ। वूचांग हैरान हो गया, कीमत? तुम्हें लगता है मैं तुमसे पैसे निकालवाने आया हूँ? सू शिनियन ने बेपरवाही से कहा, पैसे न मांगना मुझे और भी ज्यादा सस्पिशियस लग रहा है। वूचांग बोला, अगर तुम इतनी परेशान हो तो और बॉडीगार्ड्स क्यों नहीं लाती, या फिर मुझे यही खत्म क्यों नहीं कर देती? सू शिनियन ने गहरी सांस ली और बोली, पहली बात, मैं ली रूबिंग नहीं हूँ, मैं किसी का मुंह बंद करने के लिए मर्डर नहीं करूंगी। दूसरी बात, तुम ली रूबिंग के बॉयफ्रेंड हो, कोई तुम्हारे साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। वूचांग ने पूछा, तो तुम मुझसे प्रूफ चाहती हो? सू शिनियन उलझन में पड़ गई, प्रूफ? अचानक वूचांग ने उसके करीब आकर उसे गोल्फ सिखाने का नाटक करना शुरू कर दिया। सू शिनियन गुस्से में बोली, तुम क्या कर रहे हो? वूचांग ने सीधा जवाब दिया, बस तुम्हें गोल्फ खेलना सिखा रहा हूँ, ज्यादा मत सोचो। और वैसे भी मैंने तुम्हें एक रीजनेबल प्रूफ दे दिया है, तो फिर तुम अभी भी सेटिस्फाई क्यों नहीं हो? सू शिनियन ने मनी मन सोचा, ये ली रूबिंग का बॉयफ्रेंड है। अगर ली रूबिंग को पता चल गया कि ये किसी और लड़की के इतने करीब है तो वो कभी नहीं मानेगी कि ये सिर्फ गोल्फ सिखा रहा है। ये आदमी तो खुद मुसीबत बुला रहा है। शायद डरना मुझे नहीं, इसे चाहिए। अगर मैं रेजिस्ट ना करूँ तो सिर्फ इतनी बात ही इसके लिए काफी होनी चाहिए। वूचांग फिर गोल्फ पर फोकस करने लगा। बाहर खड़े बॉडीगार्ड समझ ही नहीं पा रहे थे कि यंग मिस आखिर कर क्या रही हैं। सू शिनियन ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं ली रूबिंग को कॉल करके कंप्लेन कर दूंगी? वूचांग मुस्कुराया, लगता है, लेकिन तुम भी डर रही हो कि मैं तुम्हारा सीक्रेट दूसरों को बता दूंगा, तो हम बराबर हुए ना? सू शिनियन बोली, बहुत अच्छा, जानबूझकर एक और मुसीबत मेरे सिर पर डाल दी। वूचांग ने सू शिनियन के पिछवाड़े पे थप्पड़ मारा और डांटा, ध्यान दो, अपना स्विंग इंप्रूव करो, मुझे समझ नहीं आता तुम्हें पहले गोल्फ किसने सिखाया? सू शिनियन का चेहरा हल्का सा लाल हो गया, तुम ना? बॉडीगार्ड और इंतजार नहीं कर पाए, उन्होंने तुरंत मैडम को इन्फॉर्म कर दिया। एक बॉडीगार्ड ने जल्दी फोन मिलाया, मैडम, मिस ना वो। इस दौरान वूचांग शांत आवाज में बोलता रहा, मैं तुम्हें फिर से सिखाता हूँ, पैर थोड़े पास रखो, कंधे सीधे रखो, और हाँ बिल्कुल ऐसे। वूचांग सू शिनियन के पिछवाड़े पर थप्पड़ मारता रहा, क्या तुम्हारा पेल्विस टेढ़ा है? अगर नहीं तो इसे और अंदर करो। कुछ देर बाद सू शिनियन ने शॉट मारा और पलट कर पूछा, क्या अब सही है? वूचांग ने सिर हिलाया, ठीक है, अब मुझे तुम्हें और कुछ सिखाने की जरूरत नहीं। सू शिनियन ने हैरानी से पूछा, क्यों? वूचांग हंस दिया, क्योंकि तुम्हारी माँ मुझे पकड़ने के लिए लोग भेज चुकी है। इसी वक्त मैडम सू बॉडीगार्ड्स की रिपोर्ट सुन रही थी। मैडम, वो आदमी मिस के बहुत करीब था, मिस उसे बात कर रही थी और हंस भी रही थी। लगता था जैसे वो गोल्फ सिखा रहा हो, लेकिन दोनों काफी क्लोज भी लग रहे थे और मिस आज स्पेसिफिकली उसका इंतजार कर रहे आई थी। मैडम सू गुस्से से चिल्ला उठी, वही रुको, मैं अभी आ रही हूँ, उसे भागने मत देना। बॉडीगार्ड्स ने तुरंत जवाब दिया, जी मैडम। सू शिनियन ने चिंतित होकर पूछा, अगर मेरी माँ आ गई तो क्या होगा? वूचांग ने सीधा जवाब दिया, भाग चलते और बाद में बात करेंगे, तुम मेरे साथ भागना चाहती हो? सू शिनियन हिचकिचाए, तुम्हारे साथ भागना? वूचांग ने फिर पूछा, क्या तुम पूरी जिंदगी इस अदृश्य पिंजरे में रहना चाहती हो? सू शिनियन चुप हो गई, मैं वो। वूचांग ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचती हुआ बोला, अभी क्या सोच रही हो, चलो भागते हैं। बॉडीगार्ड्स ने तुरंत उन्हें देख लिया, धत, उनके पीछे जाओ। वूचांग तेजी से कार में बैठा और गाड़ी हवा की तरफ दौड़ा दी। पीछे बॉडीगार्ड चिल्लाते रह गए, रुको, मैडम को इन्फॉर्म करो। एक बॉडीगार्ड ने तुरंत मैडम सू को कॉल किया, मैडम, मिस उस आदमी के साथ भाग गई। मैडम सू चीख उठी, क्या कहा तुमने? दूसरी तरफ रोड पर वूचांग की कार हवा की रफ्तार से दौड़ रही थी। वूचांग ने पूछा, सू शिनियन, डर लग रहा है? सू शिनियन सिर्फ मुस्कुराई, नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी उसका फोन बज उठा। सू शिनियन ने कॉल रिसीव की, दूसरी तरफ उसकी माँ थी।
वूचैन ने उसकी तरफ देखा। एक दिन के लिए खुद बनकर जीने की कोशिश करो। सुशिनियन ने गहरी सांस ली। मॉम। सू मैडम ने पूछा, तुम कहाँ हो और किसके साथ हो? सुशिनियन ने डरे हुए अंदाज में जवाब दिया, मेरे दोस्त के साथ। सू मैडम गुस्से से गरज उठी, दोस्त? तुमने कब से दोस्त बनाना शुरू कर दिया? क्या तुम अपनी हैसियत नहीं जानती? क्या वो तुम्हारे लायक हैं? मैंने तुम्हें इतने सालों तक पाला पोसा और अब तुम एक आदमी का हाथ पकड़कर घर से भाग रही हो। वूचैन ने कार की खिड़की नीचे कर दी, जिससे सुशिनियन पर पड़ने वाला प्रेशर थोड़ा कम हो गया। सुशिनियन ने चुपचाप उसकी तरफ देखा। थैंक यू वूचैन, आज मैं खुद बनना चाहती हूँ। फिर उसने हिम्मत जुटाकर फोन में कहा, मॉम मैं भी एक इंसान हूँ, मैं आपकी कंट्रोल की हुई पपेट नहीं हूँ। सू मैडम एक पल के लिए सन रह गई। वो कुछ बोल ही नहीं पाई। क्या कहा तुमने? कॉल आगे और बढ़ पाता उससे पहले सुशिनियन ने फोन बाहर फेंक दिया। वूचैन ने पहले बात शुरू की, मुझे लगता है तुम्हारी माँ पूरे सू फैमिली को हमें ढूंढने के लिए लगा देगी। सुशिनियन ने सिर हिला दिया। नहीं, वो अपनी रेपुटेशन खो देने से डरती है, वो इतना बड़ा हंगामा नहीं करेगी। वूचैन फिर मजाक करते हुए बोला, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें भेज दूंगा? तुम वाकई मेरे साथ आ गई? सुशिनियन की आंखें हल्की सी लाल हो गई। तो क्या हुआ अगर कर भी दो? आज तक किसी ने मेरे पास आने की हिम्मत नहीं की। बचपन से ही मैं उस स्पॉटलाइट के नीचे जीते आई हूँ। सब लोग कहते रहे कि मैं सबसे अलग हूँ। ग्रेजुएशन के बाद भी सब कुछ वैसा ही रहा। मेरी माँ चाहती थी कि मैं उनके हिसाब से जियो, हमेशा परफेक्ट बनो, हमेशा एक्सीलेंट बनो। वो मुझे एक बोल से ज्यादा राइस तक खाने नहीं देती, कहीं मैं मोटी ना हो जाऊं। उनकी नजरों में मुझे हमेशा खूबसूरत दिखना चाहिए। अब मैं थक चुकी हूँ। तुम्हारे साथ भागना शायद मेरी जिंदगी का एक लौता मौका है और तुम्हारे साथ रहकर मुझे बहुत आराम महसूस होता है। वूचैन मुस्कुराया। मुझे लगता है तुमने सही चॉइस की है। खुद बनकर जीना सबसे ज्यादा बेहतर होता है। सुशिनियन ने धीरे से पूछा, तुम ली रूबिंग के बॉयफ्रेंड हो ना? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि उसे इस बारे में पता चल जाएगा? वूचैन अचानक हैरान रह गया जब उसने देखा कि वो अपनी सीट बेल्ट खोल रही है। सुशिनियन ने आगे बढ़कर जबरदस्ती वूचैन को एक किस कर दिया। वूचैन हैरान हो गया और तुरंत ब्रेक लगा दिया। तुम क्या कर रही हो? मैं अभी भी गाड़ी चला रहा हूँ। सुशिनियन शर्माते हुए बोले, मैं बस करना चाहती थी। वूचैन ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, सुशिनियन थोड़ी ठीक से बैठो, ये ऑर्डर है। सुशिनियन तुरंत सीधी होकर अपनी सीट पर बैठ गई। सुशिनियन ने बिना विरोध किए दोबारा सीट बेल्ट लगा दी। वूचैन ने मनी मन सोचा, सुशिनियन तुम्हारी पर्सनैलिटी वैसे ही है जैसे मुझे याद थी। उस लंबे रीइंकार्नेशन पीरियड में भी मैंने इसी क्यूरियोसिटी की वजह से उसके करीब जाना चाहता था। मैं समझना चाहता था कि इतनी परफेक्ट इंसान असल में कैसी होती है। उसे याद आया कि एक बार सुशिनियन लैपटॉप पर एक फोरम देख रही थी। उस पोस्ट में लिखा था, मेरी माँ मुझे खेलने क्यों नहीं देती? मुझे हमेशा फैमिली की जिम्मेदारियाँ क्यों उठानी पड़ती है? मैं सिर्फ वही क्यों कर सकती हूँ जो मेरी माँ चाहती है? मैं बहुत थक गई हूँ। हर दिन सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। मैं एक इंसानी लर्निंग मशीन हूँ, मैं एक पपेट हूँ। एक नॉर्मल लड़की की तरह प्यार करना कैसे होता है? खुश रहना कैसे होता है? उस पोस्ट के नीचे कई कमेंट्स थे, कोई बात नहीं, हिम्मत रखो, तुम्हें अपनी जिंदगी खुद जीनी चाहिए। कभी कभी पेरेंट्स भी गलत हो सकते हैं। पोस्ट पढ़ने के बाद वूचैन को एहसास हुआ कि इतने सालों तक जो परफेक्ट इमेज सब देखते आए थे, उसके पीछे कितने जंजीरें छुपी हुई थी। वो चमकती हुई लगती थी, लेकिन असल में सांस लेना भी मुश्किल था। पोस्ट में एक कमेंट भी था, मिस आपको किस बात की चिंता है? उसने जवाब दिया, मेरे अंदर की फितरत को जानने के लिए दूसरों से हुक्म पाने की चाहत। उस कमेंट ने न सिर्फ उसकी बंदी बंदाई और सीमित जिंदगी के बारे में बताया, बल्कि एक और भी बात जाहिर की। वो एक मिक्स्ड ब्लड थी। मुझे बस यही नहीं लगा था कि मैं अभी उसके इस पहलू का फायदा उठाऊंगा। वूचैन ने सोचना बंद किया और कहा, सीट बेल्ट बांध लो। सुशिनियन ने पूछा, हम किधर जा रहे हैं? वूचैन ने उल्टा सवाल पूछा, तुम कहाँ जाना चाहती हो? सुशिनियन ने सीधा जवाब दिया, जहाँ तुम ले जाओ मैं वही जाऊंगी। वूचैन मुस्कुराए, तो चलो घर चलते हैं। सुशिनियन ने बिना सोचे जवाब दिया, ठीक है घर चलते हैं। 4 घंटे बाद फोन लगातार बज रहा था। वूचैन ने आंखें खोली और कॉल रिसीव की। उन्होंने तुम्हें ढूंढ लिया क्या? दूसरी तरफ ली राउटा घबराई हुई आवाज में था, ब्रदर इन लॉ आपको पता है युआन ने मुझे फोन किया था। मैडम सू उसकी गाड़ी की इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने बात मेरी तरफ घुमा दी। फिर उन्होंने मुझे भी कॉल किया। आपकी तरफ सब ठीक है ना? वूचैन ने शांत आवाज में जवाब दिया, कोई बात नहीं, तुम फिलहाल चुपचाप वही रहो, मैं खुद हैंडल कर लूंगा। तभी ली रूबिंग का फोन आया, मिस सू ने मुझे कॉल किया था। तुमने फिर क्या कर दिया? क्या तुमने सू फैमिली को नाराज कर दिया? वूचैन ने पूछा, सच में जानना चाहती हो? ली रूबिंग झुंझला कर बोली, बोलना है तो बोलो। वूचैन ने कहा, 1 मिनट। फिर उसने सुशिनियन को पकड़ा दिया, कुछ बोल दो। सुशिनियन घबरा गई, मैं क्या बोलूं? वूचैन ने बेपरवाही से जवाब दिया, जो मन करे बोलो, उसे ये जानने की चिंता मत करो कि तुम कौन हो। सुशिनियन ने फोन उठाया, धीरे से कहा, हनी कौन है फोन पर? सब ठीक तो है ना? वूचैन ने फिर सुशिनियन से पूछा, तुम जानना चाहती हो ना फोन के दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ से ली रूबिंग की आवाज है, हस्बैंड। सुशिनियन ने जवाब दिया, हेलो माफ कीजिए आप कौन है? सुशिनियन ने जवाब दिया, हेलो माफ कीजिए आप कौन है? दूसरी तरफ से ठंडी आवाज में जवाब आया, ली रूबिंग। सुशिनियन बोली, ओह तो आप मिस ली हैं। ली रूबिंग ने सीधा पूछा, तुम कौन हो और वूचैन के साथ क्या कर रही हो? सुशिनियन हिचकिचाते हुए बोले, हम बस दोस्त हैं, हम अभी भी थोड़े बिजी हैं।
ली रूबिंग ने मनी मन सोचा, अभी तो दोनों एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ बुला रहे थे और अब दोस्त बन गए। ली रूबिंग ने बात घुमाई नहीं, तो माफ कीजिए मिस्सू, आप दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, क्या मैं थोड़ी देर वू चैन से मिल सकती हूँ? वू चैन ने जवाब दिया, मैं उस विला में हूँ जो तुम्हारे छोटे भाई ने मुझे दिया था। ली रूबिंग बोली, ठीक है वही रुको, मैं अभी आती हूँ। वू चैन ने सोचा, जब ली रूबिंग यहाँ आएगी तब तो और मजा आएगा। सु शिनियन हैरान होकर बोली, तुम्हें डर नहीं लगता कि उसे सब पता चल जाएगा? वू चैन ने सच बता दिया, एक्चुअली ली रूबिंग और मैं लवर्स नहीं है, हमारे बीच भी एक ऐसा सीक्रेट है जो किसी को नहीं पता। सु शिनियन ने ऐसा सिर हिलाया जैसे सब समझ गई हो, मुझे समझ आ गया, तुम भी उसके पहले वाले 3 बॉयफ्रेंड्स की तरह फेक हो। वू चैन ने कहा, उसका छोटा भाई भी ये बात नहीं जानता, तो ये सीक्रेट तुम्हें संभाल कर रखना होगा, समझी? सु शिनियन ने सीधा जवाब दिया, मैं खुद से मुसीबत ढूंढने नहीं जाऊंगी। लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें ली रूबिंग से बिल्कुल डर नहीं लगता? वू चैन ने उसे अपनी तरफ खींच लिया, पछतावा हो रहा है अब? सु शिनियन ने धीरे से कहा, नहीं। दूसरी तरफ ली रूबिंग समझ नहीं पा रही थी ये सब हुआ कैसे। सु शिनियन उस तरह की औरत नहीं थी। टाओ मैनिंग के कॉन्ट्रैक्ट का मामला भी, और अब ये सब। हर प्रॉब्लम का सोर्स एक ही था, वू चैन। ये आदमी भूत की तरह पकड़ में ही नहीं आता। 40 मिनट बाद ली रूबिंग वू चैन के घर पहुंच गई। वू चैन ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया, तुम आ गई, अंदर आओ। ली रूबिंग ने अंदर आते इधर उधर देखना शुरू कर दिया, वो कहाँ है? वू चैन ने किचन की तरफ इशारा किया, उधर। सु शिनियन किचन में खाना बना रही थी, हस्बैंड मिस ली आ गई हैं। फिर वो मुस्कुरा कर बोली, मिस ली, बहुत दिनों बाद। ली रूबिंग ने भी जवाब दिया, हेलो मिस्सू। लेकिन उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सु शिनियन खुद वू चैन के लिए खाना बना रही है। सु शिनियन ने नरम आवाज में कहा, आप सब थोड़ी देर बैठिए, सूप लगभग तैयार है, बस कुछ अंडे डाल दो, फिर मील कंप्लीट हो जाएगा। ली रूबिंग तुरंत वू चैन की तरफ मुड़ गई, समझाओगे कुछ? वू चैन ने कंधे उचका दिए, इसमें समझाने वाली बात क्या है, वो मेरी औरत है। ली रूबिंग की आंखें फैल गई, तुम्हारी औरत? अचानक से तुम्हारी औरत बन गई, कब से? वू चैन ने जवाब दिया, आज से। ली रूबिंग और भी हैरान हो गई, आज? क्या तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे? वू चैन ने सिर हिला दिया, हम कभी नहीं मिले। ली रूबिंग का मुंह खुला का खुला रहेगा, क्या मजाक कर रहे हो ना? तभी सु शिनियन की आवाज आई, डिनर तैयार है। हस्बैंड जरा टेबल लगाने में हेल्प कर दो, ओके? मैं हाथ धोकर आती हूँ। मिसली आप भी यूं खड़ी ना रहे, कृपया बैठ जाइए क्योंकि खाना बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। ली रूबिंग के दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। उसने वू चैन का हाथ पकड़ लिया, वू चैन इधर आओ। लेकिन उसके कुछ कहने से पहले सु शिनियन फिर आ गई। हस्बैंड लॉन्ड्री हो गई है, क्या मैं कपड़े बालकनी में सुखा दूं? ली रूबिंग का एक्सप्रेशन और अजीब होता गया। वो देखती रही जब सु शिनियन लगातार बोलती रही, मैं पहले कपड़े सुखा देती हूँ, फिर सूप सर्व करती हूँ, कुछ देर बाद ड्राई कपड़े कहाँ रखूं? ली रूबिंग पूरी तरह स्पीचलेस हो चुकी थी। उसे लग रहा था जैसे 1000 कौवे उसके सिर के ऊपर उड़ रहे हो। सु शिनियन फिर बोले, ठीक है सब लोग खाना खाओ, जरा टेस्ट करके बताओ, काफी टाइम बाद मैंने कुकिंग की है, मुझे नहीं पता तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से बनी है या नहीं। ली रूबिंग ने जलन भरी नजरों से देखा, अब तो ये उसे खुद खाना भी खिलाना चाहती है। दोनों कितने क्लोज आ गए हैं। वू चैन ने एक बाइट ली और तारीफ की, बहुत टेस्टी है। सु शिनियन खुश हो गई, मिसली आप भी ट्राई कीजिए। ली रूबिंग ने मन ही मन सोचा, मैं और कितनी देर तक इन दोनों को इतना क्लोज देखूंगी, मुझे कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आखिरकार उसने पूछ ही लिया, मिस्सू आप वू चैन को कब से जानती हैं? सु शिनियन ने ईमानदारी से जवाब दिया, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, ये लव एट फर्स्ट साइट था। बस एक नजर में मुझे समझ आ गया कि ये वही आदमी है जिसे मैं ढूंढ रही थी। ली रूबिंग ने तुरंत सोचा, लव एट फर्स्ट साइट, इम्पॉसिबल। सब उसकी फैमिली बैकग्राउंड जानते हैं, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। सु शिनियन ने अचानक पूछा, और मिसली मेरे हस्बैंड और आपके बारे में उन्होंने मुझे सब बता दिया है, आप दोनों लवर्स नहीं है ना? ली रूबिंग के दिमाग में अचानक बेचैनी सी हुई। सु शिनियन ने आगे कहा, चिंता मत कीजिए, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे आपसे एक फेवर चाहिए, हमारे रिलेशनशिप को फिलहाल सीक्रेट रहना होगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप दोनों लवर्स होने के नाटक जारी रखें, चाहे कुछ क्लोज एक्ट्स भी करने पड़े, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वू चैन ने उसकी तरफ देखा, मेरी तरफ क्या देख रही हो, खाना खाओ। सु शिनियन तुरंत बोली, हाँ डार्लिंग ये श्रिम्प खाओ, बहुत टेस्टी है। उसके चेहरे पर जीत वाली मुस्कान थी। मन ही मन उसने सोचा, देखा वो सिर्फ फेक है, मैं असली हूँ, ये आदमी मेरा है। ली रूबिंग का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, दोनों मुझे इग्नोर कर रहे हैं। उसने तुरंत एक श्रिम्प उठाया, छिलका उतारा और वू चैन को पकड़ा दिया, लो वू चैन तुम भी ये खाओ। वू चैन ने श्रिम्प खा लिया, अच्छा मेरा पेट भर चुका है। सु शिनियन ने तुरंत बात संभाली, तो आप गेस्ट को एंटरटेन कीजिए, मैं साफ सफाई कर देती हूँ। अब ली रूबिंग का सबर टूट गया, तुम आखिरकार क्या कर रहे हो, इधर आओ। उसने वू चैन को पकड़कर एक तरफ खींच लिया, लेकिन अचानक वू चैन का पैर फिसल गया। ली रूबिंग को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला, ध्यान से वो जोर से चिल्ला उठी। वू चैन ने ली रूबिंग को अपने साथ खींच लिया। ली रूबिंग सीधा उसके ऊपर गिर पड़ी। ली रूबिंग बोली, ध्यान से। वू चैन ने उसकी बात इग्नोर कर दी और बोला, हार तो हार होती है, इतने सवाल क्यों पूछ रही हो, तुमने खुद कहा था कि हार को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करोगी।
लीरुबिंग नाराज हो गई, लेकिन वूचैन ने उसे ज्यादा परेशान नहीं किया। मैं बहुत थक गया हूँ, पूरा दिन परेशान रहा हूँ और मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा है, मुझे मसाज दे दो। लीरुबिंग ने जोर से पूछा, यही मसाज करूँ या तुम्हारे रूम में? वूचैन ने जवाब दिया, यहाँ कंफर्टेबल नहीं है, रूम में चलते हैं। कुछ देर बाद सुशिनियन बाहर आई, हस्बैंड सब लोग कहाँ गए? तभी उसने अंदर से आवाज सुनी, वो जल्दी से उस तरफ बढ़ी, हस्बैंड। जब सुशिनियन रूम में पहुंचे, उसने देखा कि लीरुबिंग वूचैन का मसाज कर रही थी। सुशिनियन को यकीन ही नहीं हुआ। उसके मुताबिक लीरुबिंग जैसी औरत किसी आदमी की इतनी केयर करेगी, ये तो सोचना भी मुश्किल था। वूचैन ने सुशिनियन को देखकर कहा, शावर हो गया? थक गई हो तो थोड़ा रेस्ट कर लो, हम बस खत्म ही कर रहे हैं। अचानक सुशिनियन के दिमाग में एक बोल्ड ख्याल आया, लीरुबिंग को इस सब से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो क्या वो भी मेरी तरह है? अगर ऐसा है तो लीरुबिंग और मैं एक ही साइड के लोग हैं। इवन लीरुबिंग वूचैन से जीत नहीं पाए, यह आदमी मेरी सोच से भी ज्यादा कमाल का है। सुशिनियन जल्दी से बेड के पास आई, घुटनों के बल बैठकर बोली, बिग सिस्टर चलिए हम साथ मिलकर करते हैं। लीरुबिंग पूरी तरह से स्टंट रह गई। हाँ, उसे लगा जैसे भूत देख लिया हो। यह औरत अपने आदमी को किसी और से मसाज करते देख रही है, ना गुस्सा हो रही है ना जेलस, उल्टा मुझे सिस्टर बुला रही है। सुशिनियन को आखिर हुआ क्या है? क्या उसे कोई मेंटल प्रॉब्लम हो गई है? इम्पॉसिबल। अगर वो मेंटली इनस्टेबल होती तो इतना परफेक्ट रेपुटेशन कैसे होती? सिर्फ बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्फ कंट्रोल वाली लोग ही इतने एक्सीलेंट बन सकते हैं। वूचैन ने आखिर कैसे उसे इतना दीवाना बना दिया? तभी सुशिनियन बोली, सिस्टर आप क्या सोच रही है, मसाज कंटिन्यू रखिए। वूचैन को अचानक कुछ याद आया, वैसे शिनियन मसाज मत करो, अपनी मेडिसिन लेना मत भूलना। सुशिनियन ने तुरंत सिर हिला दिया, ओके मैं नीचे से लेकर आती हूँ। लीरुबिंग ने मन ही मन सोचा, ये वाकई मेडिसिन लेती है, लेकिन बात कुछ और लग रही है। फिर उसने पूछा, वूचैन तुम एक्सप्लेन नहीं करोगे? वूचैन मुस्कुराया, मुझे 1 बिलियन दे दो, मैं तुम्हें सच बता दूंगा। लीरुबिंग झुंझला गई, बकवास बंद करो, मुझे ये जानने में इंटरेस्ट नहीं कि तुम दोनों कैसे प्यार में पड़े। मुझे सच बताओ, सू फैमिली ने तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन सुशिनियन की वजह से की थी, है ना? वूचैन ने सिर हिला दिया, इन्वेस्टिगेशन का वक्त नहीं, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि मैं उसे घर से भगा लाया हूँ। लीरुबिंग ने फिर पूछा, अब क्या करने वाले हो? क्या तुम घर जमाई बनने वाले हो? वूचैन हंस पड़ा, क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसा आदमी हूँ? लीरुबिंग को फिर भी शक था, चाहे ब्रेकअप भी हो जाए सू फैमिली तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेगी। वूचैन बस मुस्कुराया, ब्रेकअप क्यों, सू फैमिली को हैंडल कर लेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। लीरुबिंग को अचानक कुछ समझ आया, तो मतलब सू फैमिली को अभी तक हमारे फेक रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं है, और मेरी वजह से ही मैंने तुम्हारी हेल्प करने का डिसीजन लिया। वूचैन ने तारीफ की, काफी स्मार्ट हो, इसलिए तो मैंने कहा था कि हम करंट सिचुएशन से निपट सकते हैं। लीरुबिंग ने दांत भींचकर पूछा, अब जब हम एक ही बोट में, क्या तुम बता सकते हो कि वो घर से क्यों भागी? वूचैन ने शांत लहजे में जवाब दिया, वो 20 साल से ज्यादा तक एक पपेट की तरह जीती रही है, बस एक बार खुद बनकर जीना चाहती थी। अगर मैं उसकी हेल्प कर लूं तो क्या गलत है? तभी वूचैन का फोन बज गया, उसने कॉल रिसीव की, हेलो। दूसरी तरफ से सुशिनियन की आवाज आई, हस्बैंड मैंने अपनी फैमिली को देख लिया है, वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए हैं, मैं क्या करूँ? वूचैन ने नरम आवाज में तसल्ली दी, कोई बात नहीं, हम नीचे आ रहे हैं, मेरा इंतजार करो, फिक्र मत करो। कॉल खत्म करने के बाद वूचैन ने लीरुबिंग की तरफ देखा, सू फैमिली के लोग आ गए हैं, चलो। लीरुबिंग ने फिर एक सवाल पूछा, तुम्हें पता था कि सू फैमिली इसी वक्त आएगी, इसलिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया था, है ना? वूचैन मुस्कुराया, तुम्हें क्या लगता है? ही 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 ही। लीरुबिंग ने भाई सिकोड़ ली, मुझे ये फीलिंग पसंद नहीं है। वूचैन हैरान हुआ, कौन सी फीलिंग? लीरुबिंग धीरे से बोली, ये फीलिंग कि तुम सब कुछ पहले से प्लान कर लेते हो, मेरे लिए भी, और मैं तुम्हारा विरोध भी नहीं कर पाती। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? वूचैन ने नरम आवाज में कहा, इतना बुरा मत बनाओ इसे, तुम्हारा और सू फैमिली का एक ही वक्त पर आ जाना सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, ये मेरा प्लान नहीं था। लीरुबिंग ने फिर कहा, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही, बस मुझे ये फीलिंग पसंद नहीं। वूचैन हंस पड़ा, तुम्हारी बातें सुनकर लगता है जैसे तुम नाराज गर्लफ्रेंड हो। लीरुबिंग कुछ पल चुप रह गई, उसे समझ ही नहीं आया क्या जवाब दे। फिर दोनों एक साथ रूम से बाहर निकले। जैसे वे बाहर आए, बहुत सारे बॉडीगार्ड चिल्ला उठे, वो आ गए, वो आ गए, यही लड़का है। दूसरे गार्ड्स मधुमक्खियों के छत्ते की तरह शोर मचाने लगे, हमारी यंग मिस वापस करो, हमारी यंग मिस वापस करो। लीरुबिंग ने जोर से कहा, सू फैमिली है ना, मेरी टेरिटरी में आकर मेरे साथ प्रॉब्लम क्रिएट करने आए हो? एक बॉडीगार्ड आगे बढ़ा और समझाने की कोशिश की, मिसली आप गलत समझ रही है, हम आपके लिए नहीं आए, हम उसके लिए आए हैं। उसने वूचैन की तरफ इशारा किया, यह हमारी यंग मिस को अपने साथ ले गया है। लीरुबिंग ने बेपरवाही से हाथ हिला दिया, दफा हो जाओ, ये मेरा आदमी है, वो दूसरी औरतों का किडनैप करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? बॉडीगार्ड्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे, सभी मुश्किल में पड़ गए। तभी सुशिनियन आगे बढ़ी और गुस्से में बोली, तुम लोग क्या कर रहे हो? किसने कहा कि मुझे कोई ले गया है? बॉडीगार्ड्स तुरंत सीधे खड़े हो गए, यंग मिस। कुछ लोग धीरे से बोले, हम तो मैडम के ऑर्डर पर आए हैं। सुशिनियन ने पलटकर डांट दिया, बस हर बात में मेरी माँ का नाम लेना बंद करो। मेरे मामले में तुम लोग इतनी दखल अंदाजी क्यों कर रहे हो? मेरे और मेरी माँ के बीच की बात में तुम लोगों को बोलने का हक किसने दिया?
तभी एक गरिमामय आवाज सुनाई दी, सुशिनियन तुम हद से ज्यादा जिद्दी हो रही हो। सब लोग पलटकर देखने लगे। सू मैडम खुद आ चुकी थी। उनकी एंट्री के साथ ही माहौल और भी टेंस हो गया। ली रूबिंग तुरंत आगे बढ़ी और मुस्कुरा कर बोली, काफी वक्त हो गया सू मैडम, आप अब भी पहले की तरह जवान और रेडियंट लग रही हैं। सू मैडम ने भी हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मिस ली, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। दोनों पावरफुल औरतों की नजरें एक दूसरे से टकराई और आसपास खड़े लोग महसूस कर सकते थे कि असली टकराव अब शुरू होने वाला था। सू मैडम ने सबसे पहले बात शुरू की, तो आप ही मिस्टर वू हैं, वाकई एक लेजेंडरी टैलेंट, मिस ली की नजर काफी अच्छी है। ली रूबिंग ने भी विनम्रता से जवाब दिया, सू मैडम आप मेरी तारीफ ज्यादा कर रही हैं। सू मैडम ने तुरंत टॉपिक बदल दिया, ये बात करने की कन्वीनियंट जगह नहीं है, कैसा रहेगा हम लोकेशन चेंज करके डिटेल्स में बात करें, सबका क्या ख्याल है। ली रूबिंग ने बिना झिझक हाँ कर दी, ठीक है, वैसे भी मुझे सू मैडम से कुछ बात करनी है। वूचैन के पीछे खड़ी सू शिनियन की तरफ देखते हुए सू परिवार की प्रॉपर्टी गोल्डन फॉर्चून टी हाउस में सू मैडम ने बात शुरू की, मिसली तुम दोनों मेरी बेटी के साथ क्यों हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि बिना बताए अपने बॉयफ्रेंड से मेरी बेटी को ले जाना बदतमीजी है? क्या मिस्टर वू का ये बिहेवियर कानून का उल्लंघन नहीं माना जा सकता? शायद मुझे किसी लॉयर से बात करनी चाहिए। ली रूबिंग ने शांत आवाज में जवाब दिया, मिस शिनिन और मेरी पहले से मीटिंग फिक्स थी, लेकिन मुझे कुछ काम था, इसलिए मैंने अपने बॉयफ्रेंड को शिनिन को लेने भेजा था। सू मैडम ने हैरानी जताने का नाटक किया, अच्छा तो क्या मैं ये समझू कि मिस्टर वू मेरी बेटी को जबरदस्ती नहीं ले गए? ली रूबिंग भी पीछे हटने वाली नहीं थी। शिनिंग अब 27 साल की हो गई है, अगर उसे वाकई जबरदस्ती ले जा रहा था तो क्या उसे मदद के लिए फोन करना नहीं आता? सू मैडम मुझे लगता है आप ज्यादा क्यूरियस होंगी ये जानने में कि हम मिल क्यों रहे थे। सू मैडम ने भी साथ दिया, मैं डिटेल सुनना चाहती हूँ। ली रूबिंग उठकर सू शिनिन के पास गई। सू मैडम इस वक्त शिनिन वो इंसान नहीं रही जो पहले थी, उसे एक पपेट बना दिया गया है, एक ऐसी पपेट जो ये भी डिसाइड नहीं कर सकती कि वो कितनी बाउल चावल खाएगी, इसलिए शिनिन मुझसे जलन करती है, वो मेरी जैसी लड़की बनना चाहती है। सू मैडम घबरा गई, तुम क्या कह रही हो? ली रूबिंग ने बात जारी रखी, शिनिन मुझसे मिली क्योंकि वो चाहती थी कि मैं उसकी मदद करूं, लेकिन मैं क्या मदद कर सकती हूँ? सू मैडम क्या आप जानती है ये क्या है? यह कहकर ली रूबिंग ने सू शिनिन के हाथ से दवाओं का बैग छीन लिया। क्या आप जानती है ये क्या है? ये दवा शिनिन ने खुद खरीदी है। सू मैडम उलझन में पूछने लगी, तो क्या हुआ अगर शिनिन ने दवा खरीदी? ली रूबिंग ने समझाया, बात दवा खरीदने की नहीं है, बात यह है कि वो खुद दवा लेने जाना चाहती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि इससे उसे खुशी मिलती है। उसने पहले कभी खुद जाकर दवा नहीं खरीदी, अकेले बाहर जाकर दवा खरीदना उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस है, जबकि वो 27 साल की है। सू मैडम क्या आपको ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगती? सू शिनिन भी ली रूबिंग की रीजनिंग सुनकर हैरान रह गई, वाकई ऐसा है? वूचैन को ये सब बिल्कुल एक्सपेक्टेड लगा। जैसे ही तुम बोलना शुरू करती हो तुम्हारी लॉजिक सीधा 10 में से 10 होती है। ली रूबिंग अब भी समझा रही थी, शिनिन अंदर ही अंदर घुट रही है, क्या आप समझ नहीं रही? आज मैं और वूचैन यहाँ है, दवा खरीदना उसका एक छोटा सा रेबिलियन था, लेकिन अगली बार क्या होगा जब उसके पास कोई नहीं होगा, तब वो क्या करेगी? क्या आपको डर नहीं लगता? 3 मिनट तक पूरा कमरा खामोश रहा। आखिरकार सू मैडम बोली, अगर ऐसा है मिसली तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। ली रूबिंग ने शांति से जवाब दिया, शिनिन मेरी दोस्त है, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। वूचैन अंदर ही अंदर खुश हो गया, बहुत बढ़िया ली रूबिंग, अब इसे रैप अप करने का वक्त आ गया है, थोड़ा और फ्यूल डालता हूँ। अचानक वूचैन जोर से बोल पड़ा, सू मैडम ली रूबिंग और मैं पूरा दिन बिजी रहे हैं, इतनी देर से लगे हुए हैं। ली रूबिंग भी थोड़ी कंफ्यूज हो गई, ये अचानक गुस्सा क्यों? नहीं ये गुस्सा नहीं, ये प्रोसेस को फास्ट करना चाहता है, समझ गई, मुझे कोऑपरेट करना चाहिए। ली रूबिंग ने धीरे से कहा, हनी तुम क्या कर रहे हो? शिनिन मेरी दोस्त है, ऐसा मत बोलो। वूचैन और भी ज्यादा इमोशनल हो गया, क्या बस इतना ही काफी है? तुम मिस्सू की मदद करती हो क्योंकि तुम्हें डर है कि उसके साथ कुछ हो जाएगा, लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिलता है? वो लोग तुम्हारी बिल्कुल कदर नहीं करते। ली रूबिंग मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है। ली रूबिंग ने वूचैन को शांत करने की कोशिश की, हनी ऐसा मत कहो, शांत हो जाओ, मेरे खातिर ही सही, ठीक है? शिनिन मेरी दोस्त है, सीन मत बनाओ और गुस्सा भी मत करो, गुड बॉय। सू शिनिन ने मनी मन सोचा, अगर मुझे पता ना होता कि ये सब एक्टिंग है तो मैं भी लगभग मान ही लेती कि ये सब सच है। यहाँ तक कि सू मैडम ने भी सोचा, शायद मुझे इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये सोचकर सू मैडम बोली, मिसली तुम बहुत दयालु हो, अब मैं समझ गई। शिनिन तुम्हारी माँ होने के नाते मेरा कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। आज के बाद मैं इस बारे में ध्यान से सोचूंगी और तुम्हें कुछ काम खुद करने की आजादी दूंगी। मिसली जैसे दोस्त मिलना तुम्हारी किस्मत है। ली रूबिंग ने भी जवाब दिया, शिनिन बहुत आउटस्टैंडिंग है, सब उसे पसंद करते हैं। सू मैडम खड़ी हो गई, काफी देर हो गई है मिसली, अब मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। शिनिन पहले मैं बहुत स्ट्रिक्ट थी, तुम्हें इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। आज तुम मिसली के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हो, बस कल दोपहर तक कंपनी आ जाना, मैं अब घर जा रही हूँ। जैसे सू मैडम ने दरवाजा बंद किया, सू शिनिन और ली रूबिंग दोनों ने राहत की सांस ली। वूचैन बोला, मिशन अकम्प्लिश्ड, फिलहाल स्टेज 1 कंप्लीट हो गया। ली रूबिंग ने दूर जाती हुई कार को देखा, सू शिनिन तुम्हारी माँ चली गई है और वो कोई बॉडीगार्ड भी पीछे नहीं छोड़कर गई, यहाँ कोई अंडरग्राउंड बेस भी नहीं है।
सुशिनियन तुरंत वूचान के बहाव में आकर चिपक गई। हस्बैंड, क्या तुम सच में अभी गुस्से में थे? तुम बहुत डरावने लग रहे थे। वूचान मुस्कुराया, पागल हो क्या, वो सब एक्टिंग थी। ली रुबिंग ने पहचान नहीं सका, मैं सीरियसली कह रही हूँ, तुम दोनों ऐसे ही रहना बंद कर सकते हो क्या? वूचान ने भी हाँ में हाँ मिलाई और फोन उठाते हुए बोला, बिल्कुल सही, अब असली काम करने का वक्त आ गया है, तो बताओ सबसे पहले किसको कॉल करूँ? ली रुबिंग ने तुरंत उसे रोक दिया। वूचान, तुम क्या कर रहे हो? कोई उल्टा सीधा काम मत करना। वूचान ने आराम से समझाया, मैंने कब कहा कि मैं रैंडम लोगों को कॉल करने वाला हूँ? ली रुबिंग फिर बोल पड़ी, प्लीज ड्रामा मत करो, ठीक है? सब कुछ सेटल हो गया है मैडम, सो अब तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी और तुम बाद में मिस सू से मिल भी सकते हो, तुम्हें और क्या चाहिए? वूचान ने सू शिनियन की तरफ मुड़कर कहा, शिनियन, क्या तुम चाहती हो कि हम आगे मिलकर छुपके छुपके मिलते रहे जैसे कोई सीक्रेट डेट हो? मुझे पसंद नहीं कि तुम मेरी वजह से तकलीफ उठाओ, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकालूं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें प्यार और फैमिली में से किसी एक को चुनना पड़े। सू शिनियन का दिल भर आया, हस्बैंड। अचानक वूचान ने उसके कंधे पर हाथ रखा, इधर आओ सू शिनियन, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मैं कुछ फोन कॉल्स करने वाला हूँ, उसके बाद मुझे और लोगों से भी कांटेक्ट करना है। मैं चाहता हूँ कि तुम सबसे कम वक्त में सू कॉर्पोरेशन को संभालने की ताकत हासिल करो, गोल्डन वाइस प्रेसिडेंट बनो, ताकि तुम्हारी कंपनी में भी तुम्हारी आवाज हो और घर में भी तुम्हारी बात सुनी जाए। फिर तुम्हारी माँ भी तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगी और तुम्हारे पिता वो खुश होंगे, बेफिक्र होंगे और तुम पर और भी ज्यादा गर्व करेंगे। वूचान ने फिर पूछा, सू शिनियन, क्या तुम तैयार हो? सू शिनियन थोड़ा झिझकी, वो मैं कैसे? वूचान ने दोबारा पूछा, शिनियन फैसला करो, क्या तुम मान जाती हो? आखिरकार सू शिनियन ने अपना मन बना लिया, मैं तैयार हूँ। वूचान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ठीक है तो मैं शुरू करता हूँ। फिर वूचान कुर्सी पर बैठ गया और फोन कॉल्स करना शुरू कर दिया। ली रुबिंग भी क्यूरियोसिटी से उसके पास बैठ गई और उसकी तरफ झुककर देखने लगी। सू शिनियन को थोड़ी जलन हुई, मिस ली और मेरे डार्लिंग हस्बैंड बहुत पास खड़े हैं, नहीं मैं भी आ जाऊंगी। वो तुरंत दौड़कर आई और वूचान की बाजू पकड़कर चिपक गई। वूचान अंदर ही अंदर बेचारा महसूस कर रहा था, ये दोनों लड़कियां भी ना। वो थोड़ा साइड से रख गया, तुम लोग थक गई हो, सुनना चाहती हो? ठीक है, स्पीकर को ऑन कर देता हूँ, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आया, हेलो कौन बोल रहा है? वूचान ने सीधा पूछा, क्या आजकल तुम्हें बुरे सपने आते हैं? क्या तुम उस वेयर हाउस के बारे में सपने देखते हो? मैंने सुना है कुछ साल पहले तुमने काफी पैसे कमाए थे, है ना? दूसरी तरफ का आदमी घबरा गया, तुम आखिर हो कौन? अब वूचान ने बात घुमाना बंद कर दिया। 1 घंटे बाद प्राइवेट रूम के अंदर ली रुबिंग अब भी शक में थी, क्या सिर्फ 2 लाइंस बोलकर सू फैमिली को टेक ओवर किया जा सकता है? वूचान मुस्कुराया, ये तो सिर्फ अगला टारगेट है, इंटरनल डिसइंटीग्रेशन। चलो। ली रुबिंग ने फिर समझाने की कोशिश की, एक बार और सोच लो। वूचान ने जवाब दिया, या फिर हम दोबारा बैट लगा सकते हैं। ली रुबिंग झिझक गई, नहीं अब और बैट नहीं लगानी। 1 घंटे बाद जाते वक्त वूचान ने कहा, तुम दोनों यहाँ चाय पियो, मैं पहले उधर जाता हूँ। वूचान कमरे में घुसा, अंदर पहले से एक आदमी उसका इंतजार कर रहा था। वूचान ने कहा, काफी पंक्चुअल हो। वो आदमी तुरंत खड़ा हो गया, उसने दरवाजे के बाहर देखा और फिर पूछा, क्या तुम ही थे जिसने मुझे कॉल किया था? यह आदमी था याओ होंगलिंग, जिनफू ग्रुप का डायरेक्टर और शेयर होल्डर, जिसके पास 38% शेयर्स थे। वूचान आराम से बैठ गया और चाय पीने लगा, हाँ मैं ही था। याओ होंगलिंग ने जल्दी से पूछा, बाईफैंग कहाँ है? उसने तुम्हें कितने पैसे दिए? तुम चाहते क्या हो लड़के? ये मत सोचना कि मेरे कुछ राज जानकर तुम मुझे धमका सकते हो। अगर तुम समझदार हो तो मुझे बताओ, बाईफैंग कहाँ है? मैं तुम्हें ऐसा चेक साइन करके दूंगा जो तुम पूरी जिंदगी खर्च नहीं कर पाओगे। वूचान ने चाय की चुस्की लेते हुए जवाब दिया, पैसे की बात बाद में करेंगे, लेकिन एक मर्डरर और आर्सनिस्ट के लिए तुम काफी हिम्मत वाले हो। याओ होंगलिंग जिद पर अड़ गया, जवान लड़के जो मर्जी खाओ, लेकिन जो मर्जी मुंह से मत निकालो। वूचान हल्का सा मुस्कुराया, अच्छा तो डेजर्ट माउंटेन में दफन उस लाश का क्या? आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में पुराने केस सॉल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं है ना? याओ होंगलिंग का चेहरा गुस्से और डर से भर गया, तो तुम मुझे ब्लैकमेल करने आए हो? क्या 150 मिलियन काफी होंगे? वूचान ने शांति से कहा, जल्दी मत करो, मैंने सुना आजकल बॉस याओ का बिजनेस कुछ खास नहीं चल रहा। लॉसेस छुपाने के लिए अकाउंट्स इन्फ्लेट किए जा रहे हैं और तुम्हारी छोटी मिस्ट्रेस ने भी फेक अकाउंट बनाने में मदद की थी, उसका नाम क्या था? याओ होंगलिंग सच में डर गया, ठीक है 200 मिलियन नहीं 300 मिलियन इंस्टॉलमेंट्स में 300 मिलियन, 300 मिलियन ही मेरी पूरी लिमिट है। तभी सू शिनियन गुस्से में अंदर आई, मिस्टर याओ। डायरेक्टर याओ होंगलिंग चौंक गया और तुरंत मुड़कर देखने लगा, ओ मिस्सू डायरेक्टर ली। वूचान ने याओ होंगलिंग के कंधे पर हाथ रखा, तुम दोनों इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गई? याओ होंगलिंग डरे हुए अंदाज में पूछने लगा, तुम लोगों ने सब कुछ सुन लिया? सू शिनियन ने इल्जाम लगाते हुए पूछा, डायरेक्टर याओ, क्या आप वाकई मर्डरर और आर्सनिस्ट हैं? याओ होंगलिंग हकलाते हुए बोलने लगा, दया ओ मैं वो। वूचान ने शांति से चाय डाली, शिनियन अभी पुरानी बातों की चर्चा मत करो। डायरेक्टर याओ, मैं सीधी बात करता हूँ, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। याओ होंगलिंग ने मनी मन गाली दी, डैम, जो इंसान पैसे नहीं चाहता वो सबसे ज्यादा डरावना होता है। क्या ये लोग मेरी जान चाहते हैं? बाहर से वो शांत दिखते हुए वूचान से चाय लेते हुए बोला, थैंक यू।
वू चैन ने बात जारी रखी, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि आज के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मिस्सू जो भी कहे आप हमेशा उसका सपोर्ट कर रहे हैं, समझे? या होंगलिंग थोड़ा हैरान हुआ, बस इतना ही? वू चैन ने सिर हिलाया, हाँ बस इतना ही। या होंगलिंग ने राहत की सांस ली, डायरेक्टर सू मुझे तो लगा कोई मुझे मारना चाहता है, मैं तो अभी सच में डर के मारे मरने वाला था, हा 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 हा। इतनी छोटी सी बात तो सीधा कह देते हैं, आप जो कहेंगे क्या मैं मना करूंगा? डायरेक्टर ली और इस जेंटलमैन को इतनी तकलीफ देने की जरूरत ही नहीं थी। फिर उसने मनी मन हिसाब लगाया, सू शिनियन सू फैमिली की इकलौती वारिस है, चाहे सू फैमिली में कितनी भी लड़ाई हो, आखिर वो ग्रुप की फ्यूचर चेयरमैन ही है। ये लोग मुझे यूज करना चाहते हैं लेकिन मुझे बेच ही नहीं सकते, ना सिर्फ मेरी क्राइसिस सॉल्व होगी बल्कि मुझे फायदा भी मिलेगा, ये तो सच में अच्छा हो सौदा है। वो मुस्कुराते हुए बोला, निश्चिंत रहिए मिस्टर वू, आज के बाद मिस्सू का काम मेरा काम है, ग्रुप में मैं हमेशा मिस्सू का सपोर्ट करूंगा। वू चैन खुश होकर बोला, जेंटलमैन की बात पत्थर की लकीर होती है, अब आप जा सकते हैं। या होंगलिंग दरवाजे की तरफ चला गया, ठीक है फिर आप लोग बिजी रहिए, मैं चलता हूँ। ले रुबिंग अब भी कंफ्यूज थी, बस इतना ही? अगर वो मिस्सू का सपोर्ट भी करे तो एक शेयर होल्डर क्या कर लेगा? जिनको ग्रुप में तो 10 से भी ज्यादा शेयर होल्डर्स है, तुम सबको धमका नहीं सकते, इस सब का क्या पॉइंट है? वू चैन ने जवाब देने के बजाय पूछा, क्या डायरेक्टर ली रिवर्स साइकोलॉजी यूज करके मुझे जवाब निकलवाना चाहती है? ले रुबिंग झुंझला गई, मैं मजाक नहीं कर रही, अभी तुम उसे धमका रहे थे, अगर ये ट्रिक फेल हो गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और क्या तुम सच में जिनफू के इतने सारे शेयर होल्डर्स को धमकी देकर हैंडल कर सकते हो? वू चैन सिर्फ मुस्कुराए, सबको धमकाने की जरूरत नहीं है, एक को अपनी तरफ करना ही काफी है। सू शिनियन एक्साइटेड होकर पूछने लगी, हनी अब और कितने लोगों को मनाना बाकी है? वू चैन ने एक उंगली उठाई, 6 लोग, एक हो गया है, अब और 5 बाकी है, तुम दोनों यही चाय पियो और मेरा इंतजार करो। सू शिनियन ने प्यार से कहा, हनी ज्यादा काम मत करना। उसके बाद वू चैन ने कई लोगों से मुलाकात की, वैन वैन चैन जिनफू ग्रुप का सीएमओ, चेनले सीएफओ, बोजियांग हुई लीगल डायरेक्टर, सन हाइमिन इंडिपेंडेंट शेयर होल्डर और कुछ और लोग। पूरे दिन की मेहनत के बाद आखिर सब खत्म हो गया। वू चैन ने आखिरी आदमी को विदा किया, अपना ख्याल रखना। ली रुबिंग अभी भी उलझन में थी, उसने बोला, अगर तुम 6 शेयर होल्डर्स को भी अपनी तरफ खींच लो तब भी तुम्हारे पास 2/3 सीट्स नहीं होंगी, आधा बोर्ड भी कंट्रोल नहीं होगा, तो फिर तुम बोर्ड को कैसे कंट्रोल करोगे? वू चैन रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराया, कुछ चीजें समझाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, कल रिजल्ट का इंतजार करो। सू शिनियन ने वू चैन का हाथ पकड़ लिया, हनी तुम जो भी कहो सही होगा, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। वू चैन ने ली रुबिंग की तरफ देखकर कहा, वैसे मुझे शिनियन की कुछ बात भी करनी है, ली रुबिंग आज रात तो हम तुम्हारे घर रुक सकते हैं? ली रुबिंग ने भी वू चैन का दूसरा हाथ पकड़ लिया, नहीं बिल्कुल इनकन्वीनियंट है। वू चैन ने मजाक में पूछा, तो फिर मुझे पकड़ क्यों रही हो? ली रुबिंग ने गर्व से कहा, चलो घर चलते हैं। घर पहुंचने के बाद ली रुबिंग ने कहा, शिनियन तू पहले जाकर नहा लो। फिर वो वू चैन को बालकनी की तरफ खींच ले गई। वू चैन हैरान हो गया, शिनियन को क्यों भेज दिया? ली रुबिंग बोली, कुछ मत बोलो, बस बालकनी में आओ। ली रुबिंग ने वू चैन की गर्दन में भाई डाली और बोली, मुझे किस करो। वू चैन ने और कोई सवाल नहीं पूछा और ली रुबिंग को किस करने के लिए झुका। दूसरी तरफ एक आदमी कैमरा लेकर हर पल की फोटो खींच रहा था। इस दौरान वू चैन मनी मन सोच रहा था, ली रुबिंग अभी कुछ देर में रुक जाएगी, वो बिना वजह ये वक्त नहीं चुनती, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये सब एक्टिंग है, कोई छुपके से फोटो खींच रहा है, अगर ऐसा है तो थोड़ा कोऑपरेट कर लेता हूँ, उम्मीद है डिंगलोंग खुश हो जाएगा। ये सोचकर वू चैन ने ली रुबिंग को रेलिंग पर बिठा दिया और अपना काम जारी रखा। फोटोग्राफर भी हैरान रह गया लेकिन लगातार फोटो लेता रहा। 2 मिनट बाद वू चैन ने ली रुबिंग को नीचे उतारा, नीचे छुपा फोटोग्राफर शायद जा चुका था। वू चैन ने कहा, जो फोटोग्राफर नीचे छुपा हुआ था शायद अब चला गया होगा। ली रुबिंग ने अपने बाल ठीक किया, तो तुम्हें पता था, इसलिए तुमने इतना अच्छा कोऑपरेट किया, काफी देर हो गई है, चलो अंदर आराम करते हैं। इसी वक्त गुआन सिटी में रुईलोंग ग्रुप के हेडक्वार्टर्स में डिंगलोंग पागलों की तरह चिल्ला रहा था, ये लोग इतनी हिम्मत कैसे कर सकते हैं? वो गुस्से में अपनी पेन तोड़ बैठा और धाड़ कर बोला, वू चैन को तुरंत मरना होगा। तभी एक आदमी जिसका नाम जियांग गुन था जल्दी से अंदर आया। यंग मास्टर, आपने मुझे बुलाया? जियांग गुआंग डिंगलोंग के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक था, वो पहले स्पेशल फोर्सेस का सोल्जर रह चुका था। डिंगलोंग ने मुश्किल से अपना गुस्सा दबाया और हुक्म दिया, डोंगाए जाओ, मुझे वू चैन मरा हुआ चाहिए, जितनी बुरी और दर्दनाक मौत हो सके उतना अच्छा। जियांग गुआन ने वू चैन की फाइल देखी और जवाब दिया, डोंगाई ली रुबिंग का टेरिटरी है, मुझे 5 दिन चाहिए। डिंगलोंग गुस्से से गरजा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, 3 दिन के अंदर मुझे वू चैन की दर्दनाक मौत की खबर सुननी है। जियांग गुआन के पास मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, समझ गया। अगली सुबह ली रुबिंग के घर में वू चैन ने आंखें खोली, शिनलिंग उठ जाओ। सू शिनियन ने आलस से स्ट्रेच किया, हनी मुझे अभी भी नींद आ रही है। वू चैन ने प्यार से समझाया, शिफ्ट के बाद और सो लेना, कल रात सोने से पहले मैंने जो कुछ सिखाया था सब याद है ना? सू शिनियन ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, बिल्कुल। उसे भी पता था कि आज की जीत या हार उसकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन तय करेगी। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ, ली रुबिंग की आवाज आई, शिनिन चलो मैं तुम्हें कंपनी छोड़ देती हूँ।
थोड़ी देर के ड्राइव के बाद सुशिनिन कंपनी पहुंच गई। जैसे वो अंदर गई, लोग रिपोर्ट्स लेकर उसके पास आ गए। एक फीमेल असिस्टेंट सबसे पहले बोली, प्रेसिडेंट सु, ये लास्ट मीटिंग का प्रपोजल है, अगर आप देख सके तो। उसकी बात पूरी होने से पहले एक मेल असिस्टेंट बोल पड़ा, प्रेसिडेंट सु, ब्रांड वैल्यू एनहांसमेंट बजट प्लान के बारे में। सुशिनिन ने दोनों को रोक दिया, डिटेल्स मीटिंग में डिस्कस करेंगे। ये कहकर वो ली रूबिंग की तरफ मुड़ी, मिस ली रूबिंग, फिर मिलते हैं। उसके बाद वो सीधा कंपनी के अंदर चली गई। चलो। सुबह 10 बजे जिनफू ग्रुप के सीनियर मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग चल रही थी। सुशिनिन की मां ने जोर से पूछा, तुमने अभी क्या कहा? सुशिनिन ने दोबारा साफ साफ कहा, मैं रिबिलियन कर रही हूँ। फिर उसने सख्त आवाज में कहा, शाउडा और यांगाओ को डिसमिस कर दिया जाए। अगर आप एग्री नहीं करती तो बोर्ड मीटिंग बुला लीजिए। सुशिनिन की मां को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। क्या तुम बोर्ड मीटिंग भी बुलाना चाहती हो? सुशिनिन ने बात जारी रखी, मैं कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मेंबर भी। मेरे पास बोर्ड मीटिंग कन्वीन करने का अधिकार है। और हाँ, मैं एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हूँ। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर को डिसमिस करने के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं होती, तो ये फैसला यही फाइनल है। मैं एचआर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दूंगी। मीटिंग के बाद सुशिनिन की मां ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा। उन्होंने ऐसा क्या गलत किया है? बिना वजह उन्हें क्यों निकला जा रहा है? अगर लेबर डिस्प्यूट हुआ है तो कंपनी की गलती मानी जाएगी। अगर मीडिया तक खबर पहुंच गई तो कंपनी की रेपुटेशन खराब होगी। उसका जिम्मेदार कौन होगा? सुशिनिन को कल रात वूचन की बातें याद आ गई। उस वक्त वूचन ने कहा था, सबसे पहला टारगेट तुम्हारी कंपनी का शाउडा और यांगाओ होंगे। अब सुशिनिन ने साफ जवाब दिया, मैं उन्हें बिना वजह नहीं निकाल रही, मेरे पास वजह है। 5 साल पहले हमारे ग्रुप के डोंगा स्ट्रीट वाले स्टोर में रॉबरी हुई थी। वो पूरे देश का सबसे बड़ा स्टोर है। सबसे अच्छी डेकोरेशन, सबसे एडवांस सर्विलेंस और सबसे हाई लेवल सिक्योरिटी वही थी। उसने रिमोट उठाकर प्रोजेक्टर ऑन किया और प्रेजेंटेशन दिखाते हुए कहा, लेकिन इतनी सिक्योर स्टोर में भी रॉबरी हो गई। इससे बाहर के लोग हमारे ग्रुप की सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज पर सवाल उठाते रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि हमारा स्टॉक कई दिन तक लोअर लिमिट पर जा गिरा। आज तक ग्रुप की मार्केट वैल्यू 4 बिलियन तक इवेपोरेट हो चुकी है। इस सिचुएशन में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट डायरेक्टर को जिम्मेदारी लेनी चाहिए या नहीं? लेकिन मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले या नहीं। मेरे लिए इम्पोर्टेंट यह है कि पब्लिक ओपिनियन को शांत किया जाए और बाहर के लोगों को दिखाया जाए कि ग्रुप सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर सीरियस रिफॉर्म्स कर रहे हैं। इसलिए शाउडा को डिसमिस करना जरूरी है, तभी स्टॉक प्राइस जल्दी रिकवर हो सकता है। सब लोग हैरान थे। आज वाली सुशिनियन पहले वाली सुशिनियन से बिल्कुल अलग लग रही थी। उसकी मां ने फिर पूछा, ठीक है, शाउडा को निकाल दिया, लेकिन यांगाओ का क्या उसे भी कंपनी की गलती का जिम्मेदार माना जाएगा? सुशिनिन ने हल्की सी बाहें चढ़ा दी। वो थोड़ी इरिटेट हो गई थी। यांगाओ ग्रुप में काम ही नहीं करता तो वो कंपनी की गलती का जिम्मेदार क्यों बने? उसकी मां का सिर दर्द करने लगा। तुम क्या कहना चाहती हो? सुशिनिन ने बिना झिझक सच बोल दिया। ग्रुप में उसका पोजीशन सिर्फ नाम का है, वो असल में सिर्फ आपका पर्सनल बॉडीगार्ड है। क्या मैं गलत कह रही हूँ? अब सुशिनिन की मां को सब समझ आ गया। समझ गई किसको फायर करना है और क्यों करना है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तुम सिर्फ रिबेलियन करना चाहती हो। फिर उसने गुस्से से हुक्म दिया, बोर्ड मीटिंग बुलाओ, तुरंत नोटिस भेजो, आज दोपहर 3 बजे बोर्ड मीटिंग होगी। इसी वक्त दूसरी तरफ फैशन कंपनी में ली रूबिंग ने क्यूरियोसिटी से पूछा, वूचन तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मुझे लग रहा है सू फैमिली में अभी पूरी हलचल मचने वाली है। क्या तुम कुछ करने नहीं जा रहे? वूचन ने शांति से जवाब दिया, मैंने पहले ही कहा था, हमें सिर्फ शिनिन की साइड को ऑब्जर्व करना है और जहाँ तक मेरी बात है, अभी मैं सिर्फ ड्राइंग करना चाहता हूँ। ली रूबिंग और भी ज्यादा क्यूरियस हो गई। ड्राइंग? किसकी ड्राइंग? वूचन ने सिर उठाया और कहा, तुम्हारी और किसकी? वूचन ने मनी मन सोचा, कल जो स्नीकी फोटोज ली गई थी, अब तक डिंगलोंग मेरी काफी इन्वेस्टिगेशन कर चुका होगा। शायद वो जल्दी ही मूव करने वाला है। अब वक्त आ गया कि मैं भी उसके खिलाफ कुछ करूँ। ली रूबिंग ने उलझन से पूछा, क्या करना है? वूचन मुस्कुराया, कुछ नहीं, बस तुम्हारा स्केच बना रहा हूँ। ली रूबिंग थोड़ी अनॉयड हो गई, मैं काम में बहुत बिजी रहती हूँ, मेरे पास मॉडल बनने का टाइम नहीं है। वूचन ने फोन उठाया, तुम अपना काम करो, मैं अपनी ड्राइंग करता हूँ। तुम्हारा कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, बस नेचुरल रहो, ऐसे बिहेव करो जैसे मैं यहाँ हूँ ही नहीं। फिर वूचन ने फोन में मैसेजेस खोले और मनी मन सोचा, ये वही ग्रुप है जिसमें मुझे स्केच के बेसिस पे ऐड किया गया था। इस ग्रुप में एक ऐसे इंसान है जिसे नए पेंटिंग्स की जरूरत है और उसका डिंगलोंग से बहुत क्लोज कनेक्शन है। वूचन स्केच बनाते हुए मैसेजेस पढ़ रहा था। साथ ही उसने ग्रुप में एक मैसेज भेजा, अपने स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस और करो, लाइट और शैडोज का कॉन्ट्रास्ट बहुत कम है, पेंटिंग में डेप्थ फील नहीं हो रही। ग्रुप के लोग तुरंत जवाब देने लगे, अभी ग्रुप ज्वाइन किया है और इतना स्ट्रिक्ट रिव्यू, टीचर हो क्या? कभी तुम्हारा काम देखा भी नहीं, बिना वजह शो ऑफ मत करो। वूचन ने अपने स्केच की फोटो खींची और ग्रुप में भेज दी। उसका हाथ ड्राइंग करते हुए रुका भी नहीं। लगभग 40 मिनट बाद ग्रुप पूरी तरह से एक्टिव हो चुका था। डैम, ये कौन है? गाली मत दो, ये तो कमाल है। मैं तो झुक गया। पेंटिंग में जो लड़की है वो कौन है? स्किल लेवल बहुत हाई लग रहा है। टीचर आप कहाँ काम करते हैं? मैं डिजिटल आर्ट्स एसोसिएशन में काम करता हूँ। मैसेजेस लगातार बढ़ते जा रहे थे। वूचन मनी मन मुस्कुराया। एटमॉस्फेयर काफी गर्म हो गया। अगर अभी भी वो बाहर नहीं आई तो
तभी एक प्राइवेट मैसेज आया, हेलो टीचर चेन, मेरी एक बेटी है जो हाई स्कूल सीनियर है, मैं चाहती हूँ कि आप उसे थोड़ा गाइड करें। वो चैन अंदर अंदर खुश हो गया, आखिरकार आ ही गई। मैसेज भेजने वाली थी लिन युआन, ऑनलाइन निकनेम बू बिया। वो डिंगलोंग के हाई स्कूल सीनियर थे और सभी औरतों में उसकी जिंदगी में सबसे खास जगह रखती थी। सबसे खास इसलिए क्योंकि दोनों की एक ही बेटी थी जो अब 14 साल की हो चुकी थी। वू चैन ने तुरंत जवाब दिया, गाइड कहना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, हम बस आर्ट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। लिन युआन ने जवाब दिया, आप बहुत हम्बल हैं टीचर, प्लीज मेरी बेटी की पेंटिंग इवेलुएट कीजिए। वू चैन ने पेंटिंग देखकर जवाब दिया, काफी अच्छा ड्रॉ किया है, ग्रुप के नए मेंबर से तो काफी बेटर है, टैलेंट डेफिनेटली है। लिन युआन खुश हो गई, एक प्रोफेशनल से प्रेज मिलना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। लगता है मेरी मेहनत बेकार नहीं गई, इस बच्ची में वाकई टैलेंट है। फिर उसने एक और मैसेज भेजा, वैसे टीचर चैन अभी आप क्या कर रहे हैं, आप शंघाई में हैं क्या? वू चैन मनी मन हंस पड़ा, एक्सपेक्टेड से भी आसान था। उसने जवाब दिया, हाँ क्यों पूछ रही है? लिन युआन ने सीधी बात कर दी, आपका लेवल उन सब टीचर से ज्यादा है जिनसे मैं पहले मिली हूँ। मैं सच में चाहती हूँ कि आप मेरी बेटी को प्राइवेट ट्यूटर करें। अगर आप आ सकते तो एकोमोडेशन की टेंशन मत लीजिए, मैं हर सेशन का $2000 दूंगी, कैसे रहेगा? वू चैन ने थोड़ा झिझकने का नाटक किया, आप बहुत दयालु हैं, वैसे भी आपकी बेटी में काफी टैलेंट है, लेकिन लिन युआन ने तुरंत पॉइंट समझ लिया, क्या बात है टीचर, आप किसी बात पे हेजिटेट कर रही हैं, सीधा बोलिए, हम डिस्कस कर सकते हैं, प्लीज मना मत कीजिए। वू चैन ने कुछ देर बाद जवाब दिया, ठीक है, अगर किस्मत में मिलना लिखा होगा तो मिलेंगे, डिटेल्स हम मिलकर डिस्कस कर लेंगे। लिन युआन बहुत खुश हो गई, ठीक है, जब भी आप फ्री हो मुझे मैसेज करिएगा, मैं 24/7 आपके मैसेजेस का इंतजार करूंगी। वू चैन ने गहरी सांस ली, प्लान एक्सपेक्टेड से भी स्मूथ चल रहा है, अगला स्टेप है उसे अपनी तरफ करना, फिर जब वो डोंगा आएगी तो पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में होगी। फिर वो डिंगलोंग के काले राजों की एक इम्पोर्टेंट विटनेस है। अचानक वू चैन खड़ा हो गया, तुम अपना काम करो, मुझे एक जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। चलते हुए वू चैन सोच रहा था, लिन युआन और उसकी बेटी तो सिर्फ मेरे प्लान का एक हिस्सा है, अब अगला टारगेट है। वू चैन ने किसी को फोन लगाया, दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आया, हेलो आप किससे बात करना चाहते हैं? वू चैन बोला, मैं तुमसे ही बात करना चाहता हूँ, बताओ अगर डिंगलोंग को तुम्हारे बारे में सच पता चल गया तो क्या तुम बच पाओगे? दूसरी तरफ से आदमी घबरा गया, क्या बकवास कर रहे हो, तुम कौन हो, मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रहे हो। वू चैन आराम से चलता रहा, अच्छा तो फिर मैं अभी ली रूबी के पास जाता हूँ, कैसा रहेगा? दूसरी तरफ से तुरंत आवाज आई, रुको मेरे दोस्त आराम से बात करते हैं। वू चैन ने कहा, तो फिर मेरी बात मानो, आज दोपहर 3 बजे मिलते हैं, एड्रेस मैं बाद में भेज दूंगा। उसी वक्त जिनफू कॉर्पोरेशन में दोपहर के 3 बजे मैडम सू ने कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे सब लोगों को देखा और कहा, सब लोग आ गए हैं तो बोर्ड मीटिंग ऑफिशियली शुरू करते हैं। सुशिनी ने बात जारी रखी, यहाँ बैठे सब लोग इस टेम्पररी बोर्ड मीटिंग के एजेंडे के बारे में पहले ही सुन चुके होंगे। शुरुआत में ये सिर्फ एक छोटा सा इशू था, लेकिन अब जब बोर्ड मीटिंग हो ही रही है तो जिसको जो कहना है वो कह सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो तो वो रीजन के साथ बोले, सिर्फ अपोज करने के लिए अपोज मत कीजिए। सब लोगों को महसूस हुआ कि एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग थी। कुछ लोग मनी मन खुश भी हो रहे थे, अच्छा हुआ हमें पहले से सिचुएशन का पता था, वरना आज वाली सुशिनी के साथ एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता। मैडम सू ने भी ताली बजाई, बुरा नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं सुशिनी, आज तुमने वाकई मुझे नई नजर से देखने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अगले पल उन्होंने टेबल पर हाथ मारा और आवाज ऊंची कर दी, लेकिन आज मेरा जवाब है नहीं, मतलब नहीं। फिर मैडम सू ने धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, शाउडा दशकों से कंपनी के साथ है, फैक्ट्री सिक्योरिटी मैनेजर से लेकर जनरल ऑफिस हेड तक का सफर तय किया है, सावधान, मेहनती और जिम्मेदार, एक ऐसा एम्प्लॉय जिसने कभी कोई बड़ी गलती नहीं की। अगर हम उसके साथ ऐसा करेंगे तो बाकी एम्प्लॉयज का हौसला कैसे नहीं टूटेगा? मैं सही कह रही हूँ या नहीं? कुछ सपोर्टर्स तुरंत बोल पड़े, बिल्कुल सही, बात में दम है, मैं भी सहमत हूँ। मैडम सू अंदर ही अंदर खुश हो गई। सुशिनी ने जवाब नहीं दिया, बोर्ड फिर मेरी तरफ झुक रहा है, बहुत अच्छा, जारी रखो। मैडम सू ने आगे कहा, आज सुबह तुम कह रही थी कि शाउडा अपनी गलती मानकर खुद रिजाइन कर दे, हम उसे चुपचाप कॉम्पेंसेशन भी दे सकते हैं, लेकिन उसके पास मना करने का भी अधिकार है। अगर हम जबरदस्ती उसे निकाल देंगे और मामला आर्बिट्रेशन तक पहुंच गया तो कॉम्पिटिटर्स इसका फायदा उठाएंगे, मीडिया हंगामा मचाएगी, स्टॉक प्राइस और भी फ्लक्चुएट करेगा। और लोग सहमत होने लगे। मैं मैडम सू की बात से सहमत हूँ, ये रिस्क वाकई मौजूद है, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। सुशिनी ने मनी मन सोचा, अभी भी इतनी जिद करनी जरूरी है क्या? आखिर वो बोली, आप कहती है आपके पास रीजंस है, मैं कहती हूँ मेरे पास रीजंस है, ऐसे तो हम कभी भी किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुँच पाएंगे। सीधा वोट करते हैं, जो लोग मेरे प्रपोजल के सपोर्ट में है हाथ उठाइए। मैडम सू गरो जुटी, मैं देखना चाहती हूँ कौन हिम्मत करता है। सबसे पहले एक आदमी ने सुशिनी के सपोर्ट में हाथ उठाया। मैडम सू ने देखा और सोचा, एक आदमी का सपोर्ट मिल जाना ही मिरेकल है। लेकिन फिर दूसरा हाथ उठा, फिर तीसरा, फिर चौथा। मैडम सू के दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। रुको, अभी और भी है, नहीं ये मुमकिन नहीं। याओ होंगलिंग, हान हेमिंग, वाइन वॉनचुंग, सुन याओमिंग और फिर चेनले ने भी हाथ उठा दिया। मैडम सू अपना गुस्सा रोक नहीं पाई, बाकी सबको छोड़ो लेकिन चेनली तुम भी।
यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद तुम कंपनी में आई थी, एक ऑर्डिनरी फाइनेंस क्लर्क से शुरुआत की थी। मैंने तुम्हें एक एक कदम बढ़ाकर आज इस पोजीशन तक पहुंचाया है, मुझे इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। सु शिनी ने तुरंत रोक दिया। मॉम, वोटिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस मत कीजिए, वोट कंटिन्यू होने दीजिए। फिर उसे वूचन की बात याद आई। हर किसी को एक्टिवली अपनी तरफ लाना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारा एटीट्यूड देखना चाहते हैं, तुम्हारी स्ट्रेंथ और ऑथोरिटी देखना चाहते हैं। जैसे उन्हें लगेगा कि तुम पावरफुल हो, वो खुद तुम्हारी साइड आ जाएंगे। सुशिनी ने सोचा, लगता है मुझे और टफ बनना पड़ेगा। उसने टेबल पर उंगलियां थपथपाई। क्या और कोई मेरा सपोर्ट करता है? इस वक्त कंपनी के सबसे सीनियर मेंबर टोंग डुयांग, जो सु रुवेन का सबसे पुराना और भरोसेमंद आदमी था, उसने हल्की सी खांसी की और फिर अपना हाथ उठा दिया। मैडम सु की आंखें फट गई। डुयांग, तुम भी? टोंग डुआन ने उनकी बात काट दी। सिस्टर इन लॉ शिनलोंग बड़ी हो गई है, उसकी तरफ देखिए। मैडम सु गुस्से में खड़ी हो गई और टेबल पर जोर से हाथ मारा। देखूं? क्या देखूं मैं? तुम्हारे पास सिर्फ 9 वोट्स हुए, आधा भी नहीं हुआ। मैं देखना चाहती हूँ और कौन मेरे खिलाफ खड़ा होता है। बोर्ड के रूल्स के मुताबिक मेजर रेजोल्यूशंस के लिए 2/3 वोट्स चाहिए थे और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए आधे से ज्यादा। आज का रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी कैटेगरी में था, मतलब पास होने के लिए सिर्फ 1 वोट और चाहिए था। सुशिनी ने धीरे से टेबल पर हाथ रखा। सबकी नजर उस पर टिक गई और उस वक्त उसे वूचन की सबसे इम्पोर्टेंट बात याद आ गई। असली गोल बोर्ड को कंट्रोल करना नहीं है, असली गोल तुम्हारी माँ को हार मानने पर मजबूर करना है। ये अल्टीमेट मूव है, या तो सब कुछ एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा या सब कुछ खत्म हो जाएगा। सुशिनी को महसूस हुआ ये वही पल है। उसने मैडम सु की तरफ देखा और बोली, मॉम, क्या आप वाकई इतनी दूर तक जाना चाहती हैं? मैडम सु ने सीधा उसकी आंखों में देखा। हाँ तो मुझे किस बात का डर होना चाहिए? मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें कंट्रोल क्यों नहीं कर सकती? सुशिनी ने शांत आवाज में जवाब दिया, मैं चाहे तो इस वोट को पास होने से रोक सकती हूँ। आप चेयरमैन की वाइफ है। यहाँ बहुत लोग आपकी बात सुनते हैं, लेकिन क्या ये मेरे लिए अच्छा होगा? क्या ये सु फैमिली के लिए अच्छा होगा? क्या ये कंपनी के लिए अच्छा होगा? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ध्यान से सोचिए कि आज आप असल में क्या कर रही है। हमारा अपना परिवार और कितने दिन तक बाहर वालों के लिए मजाक बना रहेगा? मैडम सु चुप हो गई। उन्होंने कुछ पल सोचा। अगर मैं शिनियन का प्रपोजल रोक देती हूँ तो सु फैमिली में एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा जिसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। बोर्ड 2 कैंप्स में बांट दिए जाएंगे, कंपनी इंटरनल फाइट्स में फंस जाएगी, बिजनेस ऑपरेशंस गिर जाएंगे, स्टॉक प्राइस टूट जाएगी, शिनियन पूरी तरह इनहेरिटेंस की उम्मीद खो देगी और आखिर में कंपनी बर्बाद हो जाएगी। मैडम सु ने दोनों हाथ टेबल पर रखे, फिर धीरे से मुड़कर चल दी। उनके दिल में सिर्फ एक ख्याल था, हम फैमिली है। बात यहाँ तक कैसे पहुँच गई? बस अब बहुत हो गया। सुशिनी ने शांति से बाकी लोगों की तरफ देखा। क्या और कोई सपोर्ट करता है या कोई विरोध में है? सबने अपने हाथ उठा दिए, सभी सहमत थे। फिर सुइंग ने घोषणा की, मीटिंग खत्म होती है। आज से सु फैमिली और जिंगफू ग्रुप के मालिक बदल चुके हैं। दूसरी तरफ लू गुयान परेशान होकर फोन कर रहा था। वूचन, मेरे भाई फ्री हो? चलो साथ में लंच करते हैं। वूचन ने पूछा, बॉस लू क्या बात है, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? लू गुयान ने अपना माथा मसला। तू सच में बहुत सीधा है छोटे भाई, सच कहूँ तो मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। वूचन ने मनी मन हिसाब लगाया। हम स्पाई मीटिंग में अभी वक्त है, इसलिए उसने हाँ कर दी। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। दोनों ने वेस्ट सिटी के यूफू रेस्टोरेंट में मिलने का फैसला किया। जैसे लू गुयान ने वूचन को देखा, वो तुरंत उसके पास आया और कंधे पर हाथ मार दिया। तू आ गया छोटे भाई, पता है क्या? लू गुयान थोड़ा रुक गया, फिर अपने बाल पीछे करके बोला, मेरा सर देख। वूचन ने पूछा, क्या हुआ, तुम्हारी पहली मोहब्बत ने मारा क्या? लू गुयान ने तुरंत वूचन का हाथ पकड़ लिया। अरे साफ नहीं दिख रहा। उसने मुझ पर चाय का कप फेंक दिया और मुझे घर से निकाल दिया। छोटे भाई, कोई तरीका है जिससे वो और उसका बेटा मुझे एक्सेप्ट कर ले? वूचन शांत आवाज में बोला, बॉस लू इतनी जल्दी मत करो, धीरे धीरे उनका दिल जीतो, थोड़ा वक्त लगेगा, फिर सब ठीक हो जाएगा, पहले बैठते हैं। लेकिन लू गुयान जल्दी से बोला, छोटे भाई तुम मेरी सिचुएशन जानते हो, मेरा बेटा इंतजार नहीं कर सकता। वूचन फिर भी आराम से बैठ गया, चाय डाली और बोला, पहले बताओ अब तक तुमने क्या क्या किया है? लू गुयान सोचने लगा। सबसे पहले मैं उसके पास गया, फूल खरीदे, रिंग खरीदी, डायमंड्स खरीदे, नेकलेस खरीदा, यहाँ तक कि उसके बेटे के लिए फरारी भी खरीद ली। वूचन ने भाई सिकुड़ ली। बॉस लू तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, तुम उसे ऐसा महसूस करा रहे हो जैसे तुम सिर्फ पैसे फेंक रहे हो। उसने जिंदगी में गरीबी और मुश्किलें देखी है, अब वो पैसे के लिए तुम्हारे पास वापस नहीं आएगी। तुम जो कुछ भी कर लो उसकी नजरों में वो सिर्फ बेइज्जती और नफरत लग रही है। अचानक लू गुयान को माहियोंग की बात याद आ गई। लू गुयान, अगर दोबारा हमारे दरवाजे पे आए ना तो हम घर बदल देंगे, तुम हमें परेशान करके बच नहीं सकते। लू गुयान को जैसे अचानक सब समझ आ गया। तो बात ये है, कोई हैरानी नहीं छोटे भाई, तुम्हारे पास कोई आइडिया है? वूचन ने जवाब दिया, हाँ 2 तरीके हैं। पहला तरीका तुम्हारे बेटे से शुरू होता है, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तुम्हारे बेटी की वजह से माहियोंग धीरे धीरे तुम्हें माफ कर देगी। दूसरा तरीका बहुत तेज है, शायद आज ही काम हो जाए। लू गुयान ने बिना सोचे तुरंत कहा, मैं दूसरा तरीका चुनता हूँ, छोटे भाई बताओ क्या करना है? वूचन थोड़ा हिचकिचाया, ये तरीका बहुत जल्दी काम करेगा, लेकिन
ये देखकर लू गुयान ने तुरंत फोन निकाला। छोटे भाई लेकिन मत बोलो, अगर काम हो सकता है तो पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अभी ट्रांसफर कर देता हूँ। वूचैन ने समझा, ब्रदर लू हर चीज पैसे से नहीं होती, प्लान मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ी बेइज्जती सहनी पड़ेगी। लू गुयान ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हारा ये भाई बेइज्जती से नहीं डरता, बस बताओ क्या करना है। वूचैन उसके करीब झुक गया। ब्रदर लू अगर आप अपनी जिद पकड़ कर रख सकते हो और अपना घमंड छोड़ सकते हो तो हम ये कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों माहियोंग के घर पहुंच गए। शिनचिलांग गार्डन, चियांग रोड, साउथ सिटी डिस्ट्रिक्ट। वूचैन कम्युनिटी के सर्विस रूम में रुक गया। उसने मनी मन सोचा, ब्रदर लू अब सब कुछ आपके ऊपर है। उधर लू गुयान माहियोंग के दरवाजे के सामने खड़ा था और रोने जैसी आवाज में बोल रहा था, वे शाओयांग, शाओयांग घर पर हो शाओयांग। माहियोंग गुस्से से चिल्लाई, कोई घर पर नहीं है, जाकर मर जाओ और कभी यहाँ मत आना। लेकिन लू गुयान फिर भी विनती करता रहा, शाओयांग ऐसा मत करो, पहले दरवाजा तो खोलो। मैं तभी माहियोंग ने जोर से दरवाजा खोला और चिल्लाई, अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो, कब तक तमाशा करोगे, निकल जाओ। लू गुयान ने जल्दी से अपने हाथ में पकड़ा हुआ खाने का पैकेट उठाया। नहीं नहीं नहीं, मैं खाना लाया हूँ, फ्रूट पैनकेक्स, जब हम गरीब थे तब हम हमेशा यही खाया करते थे। माहियोंग ने गुस्से में पैकेट को झटके से गिरा दिया, मुझे तुम्हारी किसी चीज की जरूरत नहीं, निकल जाओ। लू गुयान तुरंत झुककर उसे उठाने लगा। इसी वक्त उसका बेटा मीवी बाहर आ गया। आप क्या उठा रहे हो, आप बस चले क्यों नहीं जाते। माहियोंग पलटकर अपने बेटे पर चिल्लाई, ये तुम्हारा मामला नहीं है, क्या मैंने तुम्हें बाहर आने को कहा था, अपने कमरे में वापस जाओ। लू गुयान ने जल्दी से बीच बचाव किया, माहियोंग गुस्सा मत हो, हमारे बेटे के सामने मत करो, ऐसा मत करो। दोनों लगभग आधे घंटे तक बहस करते रहे। कुछ देर बाद बिल्डिंग की सिक्योरिटी गार्ड्स वहां आ गए। हम आधे घंटे से सीसीटीवी पर देख रहे हैं, क्या आप लोगों को पता है कि आप पड़ोसियों को परेशान कर रहे हैं, किसी ने कंप्लेंट भी कर दी है। लू गुयान ने तुरंत अपनी गलती मान ली, मेरी ही गलती है। सिक्योरिटी गार्ड ने आगे कहा, अगर फैमिली मेंबर को झगड़ा करना है तो घर के अंदर करो, मेन गेट के सामने खड़े होकर पूरी सोसाइटी को डिस्टर्ब मत करो। माहियोंग ने तुरंत इनकार कर दिया, कौन सी फैमिली, मेरा इस आदमी से कोई रिश्ता नहीं है, मैं इसे जानती तक नहीं, ये हमारे दरवाजे पर आकर हमें परेशान कर रहा है, इसे अभी यहाँ से ले जाओ जल्दी। बिल्डिंग सिक्योरिटी गार्ड लू गुयान की तरफ मुड़कर बोला, सुना आपने, मैडम कह रही कि वो आपको नहीं जानती, तमाशा बंद कीजिए और यहाँ से चले जाइए। लू गुयान गुस्से में बोल पड़ा, मैं नहीं जा रहा, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ, तुम लोग बीच में मत आओ। सिक्योरिटी गार्ड ने जवाब दिया, अरे बुड्ढे अब तो गाली भी देने लगे हो। लू गुयान ने उसका हाथ झटक दिया, तो क्या हुआ अगर गाली दे दी, निकल जाओ यहाँ से, मेरी और मेरी बीवी की लड़ाई है, तुम्हारा इससे क्या लेना देना। ये देखकर सिक्योरिटी टीम जोर से चिल्लाई, ये बुड्ढा सिर्फ गाली नहीं दे रहा, ये हाथ भी उठा रहा है, इसने पहले हाथ लगाया, पकड़ो इसे। सिक्योरिटी गार्ड्स ने लगातार लू गुयान को लात मारनी शुरू कर दी। मार खाते हुए भी लू गुयान चिल्लाया, अगर हिम्मत है तो मुझे मार ही डालो, चाहे मर भी जाओ फिर भी यहाँ से नहीं जाऊंगा। सिक्योरिटी गार्ड्स गालियां देते रहे, पागल आशिक कहीं का साला। सीसीटीवी से सब देख रहा वूचैन भी थोड़ा इम्प्रेस हो गया। ब्रदर लू की एक्टिंग काफी जबरदस्त है, वाकई पूरी तैयारी के साथ आए हैं। उसने मनी मन सोचा, अगर मेरा अंदाजा सही है तो अब किसी भी पल। और जैसे ही वूचैन ने ये सोचा, मीवी जोर से चिल्लाया, मेरे डैड को मत मारो। माहियोंग भी तुरंत आगे बढ़ गई, मारना बंद करो। मीवी अपने आप को रोक नहीं पाया और सीधा दौड़ पड़ा, तुम सबको क्या प्रॉब्लम है, आज मेरे डैड को हाथ लगाया है। माहियोंग पूरी ताकत से चिल्लाई, बस करो सब लोग, लड़ाई बंद करो, अभी के अभी रुक जाओ। लू गुयान ने सिर उठाकर माहियोंग की तरफ देखा, उफ, बाल बाल बच गया। माहियोंग का मामला सफलता से सुलझाने के बाद सिक्योरिटी गार्ड सीसीटीवी रूम में लौट आए। एक गार्ड ने वूचैन से हाथ मिलाया, सबकी एक्टिंग कितनी रियलिस्टिक थी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अब पेमेंट लेने का टाइम है। वूचैन ने मनी मन सोचा, रिजल्ट बिल्कुल वैसे ही निकला जैसे मैंने सोचा था। अकाउंट चेक करने के बाद गार्ड्स खुशी से बोले, अगर बॉस लू और उनकी वाइफ दोबारा लड़े तो हमें जरूर बुलाना, अब तो एक्सपीरियंस भी हो गया है, अगली बार और रियलिस्टिक एक्टिंग करेंगे। वूचैन ने सीसीटीवी की तरफ देखा और सोचा, अब इस मामले में मेरी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी सब ब्रदर लोग खुद संभाल लेंगे, अब असली काम करने का वक्त आ गया है। जैसे ही वूचैन माहियोंग के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से बाहर निकला, उसके फोन पर कॉल आ गई। दूसरी तरफ से एक बेचैन आवाज आई, 3:30 बज चुके हैं, तुम कहाँ हो, तुम्हें मुझसे काम नहीं था क्या। वूचैन ने उल्टा पूछा, तो क्या चाहिए तुम्हें। दूसरी तरफ वाला तुरंत नरम पड़ गया, ब्रो मैं झगड़ा नहीं करना चाहता, बस बता दो कब आ रहे हो। वूचैन ने बीच में ही रोक दिया, 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ठीक 5 मिनट बाद वूचैन डोंगचैंग डिस्ट्रिक्ट के सुडाओ कैफे पहुंच गया। दरवाजा खोलते उसने कहा, काफी देर से वेट कर रहे हो। सामने बेटा स्पाई ने जोर से टेबल पर हाथ मारा। असल में वो डबल एजेंट कोई और नहीं बल्कि जिंगनांग लोंगडांग सिक्योरिटी ग्रुप का बॉस था। साथ ही जिंगनांग प्रोविंशियल सिक्योरिटी एसोसिएशन का काउंसिल मेंबर और डोंगाई सिटी पीपल्स कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव भी था। मांग जून हाउ ने जवाब नहीं दिया, उसने उल्टा पूछा, वूचैन मुझे फोन तुमने किया था। वूचैन ने शांति से कहा, बिल्कुल फोन मैंने ही किया था। तुम करना क्या चाहते हो, मेरे सबॉर्डिनेट्स को मेरी बेइज्जती वाली कहानियां सुनाओगे और फिर पूरे शहर में फैलाओगे। मांग जून हाउ ने गुस्से में टेबल पर जोर से हाथ मारा, तुम आखिर हो कौन। वूचैन बिल्कुल शांत रहा। वो अपने फोन पर उंगलियां चलाता हुआ बोला, मुझे लोगों का गाली देना पसंद नहीं, लगता है आज तुम ढंग से बात नहीं करना चाहते। ठीक है फिर रहने दो, मैं तुम्हें अभी के अभी विदा कर देता हूँ।
तभी फोन की दूसरी तरफ से एक आवाज जल्दी से बोली, अरे ब्रदर इन लॉ, क्या कोइंसिडेंस है, मैं अभी आपको ही कॉल करने वाला था। मांग जुनहाओ का चेहरा बदल गया। उसने मनी मन सोचा, ये ली राउटाई की आवाज है। ये आदमी ली राउटाई का ब्रदर इन लॉ है। उम्र भी मैच करती है, चेहरा भी। पिछले कुछ दिनों से डोंगाई में जो अफवाह चल रही थी, ये वाकई वूचैन ही है। कुछ देर तक वूचैन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो ली राउटाई थोड़ा घबरा गया। क्या हुआ ब्रदर इन लॉ, सब ठीक तो है ना? तब वूचैन बोला, तुम्हारे लोगों में गद्दार है, मुझे उसे निपटना है। ली राउटाई तुरंत गुस्से में आ गया। कौन है वो, बस नाम बता दो, मैं अभी के अभी उसकी खबर लेता हूँ। ये सुनते ही मांग जुनहाओ का शरीर कांप गया। वो घुटने के बल गिर गया और वूचैन की पैंट पकड़कर भीख मांगने लगा। वूचैन ने आगे कहा, एम्प्लॉय आईडी 812 तुम्हारे एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है। ली राउटाई ने तुरंत जवाब दिया, समझ गया, बस मैं अभी देख रहा हूँ, फोन रखता हूँ ब्रदर इन लॉ। कॉल खत्म हो गई। वूचैन ने मांग जुनहाओ की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अब हम आराम से बात कर सकते हैं। मांग जुनहाओ को इससे ज्यादा और क्या चाहिए था। जी बिल्कुल कर सकते हैं मिस्टर वू, आप मेरे बड़े भाई हैं। नहीं, आप तो मेरे दादाजी जैसे दर्जा रखते हैं। चलिए ऊपर चलते हैं, जो भी बात करनी है आपके हिसाब से करेंगे। ऊपर पहुंचकर मांग जुनहाओ ने चाय डाली। मिस्टर वू चाय लीजिए। अभी वूचैन का फोन वाइब्रेट हुआ। कॉल लू गुयान की थी। छोटे भाई तुम कहाँ हो? वूचैन ने जवाब दिया, ब्रदर लू, अभी अभी तो आप और भाभी का पैचअप हुआ है, मैं यहाँ एक जरूरी काम संभाल रहा हूँ। लू गुयान ने घबराहट में कहा, तेरा काम मेरा काम है, मुझे एड्रेस भेजो। तुम्हें बताना ही पड़ेगा, मैं अभी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। वूचैन ने सोचा कि ये तो और भी अच्छा है। उसे इस वक्त लू गुयान के इन्फ्लुएंस की जरूरत थी, जिससे काम और आसान हो जाता। ये सोचकर वूचैन बोला, ठीक है ब्रदर लू, डोंगचैंग डिस्ट्रिक्ट शूडाओ कैफे 2nd फ्लोर। मांग जुनहाओ ने डरे हुए अंदाज में पूछा, मिस्टर वू कोई और आ रहा है क्या? वूचैन ने जवाब दिया, एक दोस्त आ रहा है, खड़े मत रहो, बैठ जाओ। लेकिन मांग जुनहाओ ने तुरंत मना कर दिया, नहीं नहीं मिस्टर वू, अगर आपका कोई और हुक्म है तो सीधा बता दीजिए। वूचैन ने चाय का कप उठाया, बॉस मैंग, 45 साल पहले तुम डिंगलोंग के आदमी बने थे। इन सालों में तुमने उसके भरोसेमंद लोगों को ली रूबिंग की कंपनी, रेसिडेंशियल कम्युनिटीज और ली राउटाई के आसपास सिक्योरिटी गार्ड्स के रूप में लगवाया। पिछले महीने में जब ली राउटाई के यहाँ से तुम्हारी पोल खुल गई थी, तब तुम मुश्किल से उसकी गन से बचकर निकले थे, लेकिन बचने के तुरंत बाद तुमने उसी को डिंगलोंग के हाथ बेच दिया। मांग जुनहाओ ने दोनों हाथ जोड़ दिया, मिस्टर वू प्लीज और मत कहिए, सीधा ऑर्डर दीजिए, चाहे कर पाऊं या नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा। वूचैन ने शांत लहजे में कहा, मेरा अंदाजा है कि डिंगलोंग बहुत जल्दी मुझे मरवाने के लिए किसी को भेजेगा। मांग जुनहाओ ने जल्दी से सफाई दी, आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और आपसे निपटना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। वूचैन खिड़की के बाहर देखते हुए बोला, मुझे पता है तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी डेली रूटीन्स और आदतों की इन्फॉर्मेशन जमा करना है। ध्यान से सुनो, जल्दी डिंगलोंग या उसका कोई भरोसेमंद आदमी तुमसे कांटेक्ट करेगा। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जो भी वो कहे वही करना, समझे? मांग जुनहाओ ने हैरानी से पूछा, तो क्या मुझे पहले से आपको इन्फॉर्म करना होगा या कोई नाटक करना होगा? वूचैन आराम से चाय पीता रहा, कुछ नहीं, बस अपना रोल निभाओ। ली राउटाई को भी कुछ मत बताना, जिंदा बचने का यही एक तरीका है। मांग जुनहाओ चुप हो गया। वो सिर्फ मनी मन सोच सकता था, मुझे कुछ भी नहीं करना। फिर जब आपको पता है कि कुछ होने वाला है तो आप मेरे पास क्यों आए? क्या आप सच में कुछ नहीं करेंगे और मौत का इंतजार करेंगे? जैसे वूचैन उसके मन की बात पढ़ सकता हो, वो बोला, तुम्हें समझने की जरूरत नहीं। डिंगलोंग के डोंगाई वाले लोग, फैंगजी, यांगहोंग, शिंगशू, ये सब छोटी मछलियां हैं। मेरे लिए कोई खतरा नहीं। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम उनसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, इसलिए मुझे तुमसे एक काम करवाना है। बाद में तुम डिंगलोंग को भी एक ऐसा ही गिफ्ट दोगे, लेकिन अभी नहीं। तभी लू गुयान तेज कदमों से अंदर आया, ब्रदर मैं आ गया। वूचैन ने भी हाथ हिलाकर कहा, ब्रदर लू। लू गुयान ने धीमी आवाज में पूछा, बॉस मैन, क्या तुम नीचे 20-30 आदमी लेकर आए हो? क्या बात है, मेरे भाई और मेरे खिलाफ कुछ करने का इरादा है क्या? मांग जुनहाओ घबरा गया और तुरंत बोला, बॉस लू नहीं, ये गलतफहमी है। वूचैन ने भी कहा, कुछ नहीं ब्रदर लू, आप अभी आए हो, इतना गुस्सा मत हो, यहाँ सब दोस्त है। मांग जुनहाओ भी तुरंत बोल पड़ा, हाँ हाँ सब दोस्त है बॉस लू, आप गलत समझ रहे हैं। मेरी और मिस्टर वू की थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो गया है, सच। लू गुयान ने वूचैन की तरफ देखा, सब सेटल हो गया छोटे भाई, वैसे भी मेरे साथ फॉर्मल मत हुआ करो, तेरा काम मेरा काम है। डोंगाई में अगर किसी ने तेरे सर का एक भी बाल छुआ तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये सुनते मांग जुनहाओ का बदन कांप गया। वूचैन ने मनी मन सोचा, काम हो गया, आज मैंने लू गुयान का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस उधर लिया है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होगा। अब जब मांग जुनहाओ मुझे देख चुका है तो उसे समझ आ जाएगा कि ली रूबिंग और ली राउटाई के बिना भी मेरे पास अपने पावरफुल कनेक्शंस है। उसकी सोच बदल जाएगी, वो मुझे डिंग और ली जैसे बड़े लोगों की कैटेगरी में रखेगा। ऐसे लोग जिनके पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। अब वो सिर्फ डर की वजह से नहीं चलेगा, वो खुद से प्रोएक्टिव होकर काम करेगा और उसकी परफॉर्मेंस और भी बेहतर हो जाएगी। तभी वूचैन का फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। कॉलर थी मू टियान टियान। वूचैन ने चिंता से पूछा, क्या हुआ? मू टियान टियान रोते हुए बोली, मैं आपके घर के बाहर खड़ी हूँ। ये सुनते ही वूचैन तुरंत उठ खड़ा हुआ, मुझे जाना होगा ब्रदर लू, मैनेजर वैंग, फिर मिलते हैं। मांग जुनहाओ अंदर ही अंदर शॉक हो गया। फोन पर जो आवाज थी वो ली रूबिंग की नहीं थी। उसने मनी मन सोचा, ये वूचैन वाकई कमाल का आदमी है।
लुगुआन ने भी सिर हिला दिया। ठीक है। वूचान हवा की तरह गाड़ी चलाकर घर की तरफ निकल गया। रास्ते भर वो मूटी आंटियान से पूछता रहा, मैं आ रहा हूँ, रोना बंद करो, मुझे बताओ क्या हुआ। मूटी आंटियान सिसकाती हुआ बोली, मेरे पेरेंट्स मुझे इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेजने चाहते हैं। ये सुनकर मूचान थोड़ा बेबस महसूस करने लगा। उसे लगा इतनी सी बात पर इतना रोना। लेकिन मूटी आंटियान अभी भी रो रही थी। मैं बाहर नहीं जाना चाहती और मेरी मदद करने वाला भी कोई नहीं है। वूचान के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसने कहा, दरवाजे के पास जो इलेक्ट्रिक मीटर बॉक्स है उसमें स्पेयर कीज रखी है, उससे दरवाजा खोल लो और मेरे वापस आने तक अंदर वेट करो। कुछ देर बाद मूटी आंटियान घर के अंदर आई। उसी वक्त सू शिंगयान अपने बॉडीगार्ड के साथ वहाँ पहुंच रही थी। चलते चलते सू शिंगयान के मन में एक ही ख्याल था, आज की जीत को वो अपने पति के साथ मिलकर सेलिब्रेट करेगी। दरवाजे तक पहुंचते सू शिंगयान को अचानक याद आया, अरे मेरे पास मेरे हस्बैंड के घर की कीज तो है ही नहीं। एक बॉडीगार्ड ने सुझाव दिया, मिस हम लॉक खोल सकते हैं, अंदर जाने के बाद किसी को बुलाकर ठीक करवा देंगे। सू शिंगयान ने सिर हिला दिया, ठीक है करो। बॉडीगार्ड ने बड़े ही आसानी से लॉक खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, मूटी आंटियान और सू शिंगयान दोनों एक पल के लिए सन रह गई। खामोशी तोड़ते हुए मूटी आंटियान बोली, मिस्सू आप? सू शिंगयान ने नरम आवाज में पूछा, मिस्मू तुम वूचान के घर पे क्या कर रही हो, क्या वो घर पर नहीं है? मूटी आंटियान ने जल्दी से जवाब दिया, नहीं, उन्होंने मुझे उनका वेट करने को कहा था, मैंने स्पेयर कीज से अंदर एंट्री की। मिस्सू आप यहाँ क्या कर रही हैं? सू शिंगयान ने बॉडीगार्ड को इशारा किया और फिर बोली, वूचान और मैं दोस्त हैं। मूटी आंटियान ने थोड़ी ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहा, ओ सिर्फ दोस्त? फिर उसने कहा, मिस्सू अंदर आइए। सू शिंगयान स्लीपर्स पहनते हुए पूछने लगी, मिस्मू तुम कब आई थी? इस वक्त मूटी आंटियान अपने ही ख्यालों में खो गई थी। इतनी नेचुरली स्लीपर्स चेंज कर रही है, मुझसे इतनी अजीब कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रही है। सू शिंगयान और वूचान के बीच डेफिनेटली कुछ तो है। सू शिंगयान ने दोबारा पूछा, मिस्मू? तब मूटी आंटियान होश में है, ओ मैं आधे घंटे से भी कम पहले आई हूँ। घर के अंदर आते हुए सू शिंगयान ने पूछा, ठीक है, क्या वूचान ने बताया कि वो कब वापस आएगा? मूटी आंटियान ने मशीन की तरह जवाब दिया, नहीं कुछ नहीं बताया। थोड़ी देर बाद सू शिंगयान मुस्कुराई, खड़ी क्यों, बैठो, मैं कुछ सामान रख कर आती हूँ। मूटी आंटियान चेयर खींचकर बैठ गई। फिर उसने मनी मन सोचा, उसने मुझे बैठने को कहा और मैं बिना सोचे बैठ गई। नहीं, असली बात यह है कि उसका टोन बिल्कुल घर की मालिक जैसा था। कहीं ये वैसा तो नहीं जैसा मैं सोच रही हूँ। 2 मिनट बाद सू शिंगयान किचन से झाँक कर बोली, मिस्मू कुछ पीना पसंद करोगी? मुझे लगता है घर में कुछ ड्रिंक्स हैं। मूटी आंटियान अंदर ही अंदर जलन महसूस करने लगी। इन दोनों का सारा सामान एक साथ रखा हुआ है, लगता है काफी टाइम से साथ रह रहे हैं। अचानक उसके मुंह से निकल गया, मिस्मू आप और वूचान क्या आप दोनों रिलेशनशिप में हो? सू शिंगयान ने सीधा जवाब नहीं दिया, उल्टा पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? मूटी आंटियान और ज्यादा सोचने लगी, ना मान रही है ना इनकार कर रही है, उल्टा मुझसे पूछ रही है, क्या ये इनडायरेक्टली मान लेना हुआ? ये डोंगाई की नंबर 1 यंग लेडी है, सबसे खूबसूरत और सबसे मशहूर वुमन, और वूचान की औरत। उधर सू शिंगयान भी उसे देख रही थी। इंटरेस्टिंग, लगता है ये कोई थ्रेट नहीं है। ड्रिंक्स लाते हुए सू शिंगयान ने पूछा, वैसे तुम और वूचान कब से एक दूसरे को जानते हो? मूटी आंटियान ने जवाब दिया, कब से, बस कुछ दिन हुए हैं। सू शिंगयान ने उसके हाथ में पानी की बोतल दी, कुछ दिन पहले? ओ तो तुम मुझसे पहले आई थी, लगता है मुझे तुम्हें बड़ी बहन कहना चाहिए। मूटी आंटियान पूरी तरह कंफ्यूज हो गए, हाँ कौन सी बड़ी बहन? सू शिंगयान ने समझाना जरूरी नहीं समझा, बस इतना समझ लो सबको मिलजुल कर खुश रहना चाहिए। आधे घंटे बाद वूचान आखिर घर लौटा है। दरवाजा खोलते हुए उसे खाने की खुशबू आई। हम खाने की खुशबू? मूटी आंटियान को कुकिंग भी आती है। जैसे ही वो अंदर आया उसने देखा कि मूटी आंटियान और सू शिंगयान काफी फ्रेंडली लग रही थी। सू शिंगयान बोली, गरम है छोटी बहन, आराम से। मूटी आंटियान मुड़कर बोली, वूचान तुम आ गए। सू शिंगयान भी मुस्कुरा कर बोली, हस्बैंड जल्दी से हाथ धो लो, डिनर रेडी है। तभी मूटी आंटियान को कुछ याद आया, एक मिनट, अभी थोड़ी देर पहले तो मुझे बड़ी बहन कह रही थी, अब अचानक छोटी बहन कैसे बन गई? वूचान हंसी रोक कर बोला, क्योंकि तुम काफी छोटी हो। मूटी आंटियान तुरंत नाराज हो गई, छोटी? मैं कहाँ से छोटी हूँ भला? फिर उसने धीमी आवाज में पूछा, और ये क्या है? मिस्सू तुम्हें सीधा हस्बैंड क्यों बुला रही है? तुम दोनों कब साथ आए? वूचान बोला, ऐसे मत बोलो, सुनकर अजीब लगता है। मूटी आंटियान ने नखरे से कहा, अरे अच्छे भाई बताओ ना। तभी सू शिंगयान ने पीछे मुड़कर आवाज लगाई, हस्बैंड लिटिल सिस्टर मस्ती बंद करो, जल्दी हाथ धोकर खाना खा लो। मूटी आंटियान ने आदत से मजबूर होकर जवाब दिया, ठीक है मुझे समझ आ गया। फिर उसने मनी मन सोचा, मैं कब से इस बात को एक्सेप्ट करने लगी कि मैं छोटी बहन हूँ। खाने के दौरान सू शिंगयान ने वूचान की प्लेट में खाना रखा, हस्बैंड खाना खाओ। वूचान ने पूछा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सब ठीक रहा? रिजल्ट तो मुझे पता है, लेकिन प्रोसेस कैसा था? सू शिंगयान खुशी से बोले, बिल्कुल वैसा ही जैसा तुमने प्रेडिक्ट किया था, एकदम परफेक्ट। वूचान ने शांत आवाज में सिर हिला दिया, बुरा नहीं, अच्छा है। मोटी आंटियान थोड़ी उदास होकर बोली, वूचान तुम दोनों मुझे इग्नोर कर रहे हो, ये गलत बात है, लेकिन सच में मुझे कुछ नहीं बताओगे? वूचान अचानक बोला, सू शिंगयान ने नहीं बताया तो खुद से गैस कर लो। मोटी आंटियान नाराज हो गई, ठीक है नहीं बताओगे ना तो मैं आज घर नहीं जाऊंगी।
वू चैन ने आराम से जवाब दिया, मत जाओ, घर में रूम्स की कमी नहीं है। मोटी आंटिया ने सुशीनिन की तरफ देखा, और आप मिस्सू? सुशीनिन मुस्कुराई, मैं भी नहीं जा रही। मोटी आंटिया ने मनी मन सोचा, ये तुम दोनों ने खुद कहा है, बाद में मुझे ब्लेम मत करना। रात को सोने का वक्त आया। सुशीनिन ने मोटी आंटियान को एक गेस्ट रूम दिखाया। मिस्मू, तुम यहाँ सो सकती हो, हमें कल सुबह जल्दी ऑफिस जाना है, हम लोग पहले सोने जा रहे हैं। मोटी आंटियान ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है ठीक है। लेकिन अचानक वो दौड़कर बेड पर गिर गई। नहीं, मैं यही सोऊंगी। फिर उसने मनी मन सोचा, अब देखते हैं तुम लोग क्या करते हो। सुशीनिन ने सिर्फ हल्की सी मुस्कान दी और अपने बालों को प्यार से सहलाया, जैसे तुम्हारी मर्जी डार्लिंग। वू चैन ने दोनों लड़कियों को हैरानी से देखा। ठीक है, ये भी चलेगा और भी अच्छा है। उसके बाद तीनों ने पूरी रात जिक्सॉ पजल गेम खेला। जब सब थककर चूर हो गए तब जाकर सो गए। अगली सुबह अलार्म बजा, लेकिन मोटी आंटियन अभी भी गहरी नींद में थी। कल रात बहुत थक गई, थोड़ा और सोना है। सुशीनिन पहले ही उठ चुकी थी, तब वू चैन का फोन बज उठा। दूसरी तरफ से आवाज आई, जल्दी कंपनी आओ। वू चैन ने पूछा, क्या हुआ? फोन की दूसरी तरफ से जवाब आया, मेरे डैड कंपनी में है। ली रूबिंग ने बेचैनी से कहा, बस जल्दी आओ, इस बार हमारी एक्टिंग फेल हो गई है, पहले की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। वू चैन ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। काफी देर बाद ली रूबिंग गुस्से से बोली, तुम्हारे अभी आता को 40 मिनट लग गए। वू चैन, क्या तुम्हें बिल्कुल भी जल्दी नहीं है? जल्दी मेरी हेल्प करो, मामला संभालो। ये कहकर उसने वू चैन का हाथ पकड़ लिया। चलो, और दोनों अंदर गए। अंदर पहुंचते ली राउटा ने पूछा, सिस ब्रदर इन लॉ, तुम दोनों इतनी देर से क्यों आए? डैड काफी देर से वेट कर रहे हैं। ली रूबिंग थोड़ी नर्वस होकर बोली, डैड आप बिना बताए आ गए। ओल्ड ली के बड़े बेटे और टोंग फैमिली के फ्यूचर हेड ली मान गहरी आवाज में बोले, बताता ताकि तुम लोगों को तैयारी करने का टाइम मिल जाए, मुझे हैंडल करने की प्लानिंग कर लो। ली रूबिंग ने उनका हाथ पकड़ लिया। अरे डैड, इतना सरप्राइज अटैक क्यों? अभी वो टाइम नहीं आया, मुझे इतना कंट्रोल मत कीजिए। ली मान गुस्से से बोले, तुम अपने छोटे भाई तक को कंट्रोल नहीं कर पाई, इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई और तुम चाहती हो कि मैं डोंगाई ना आऊं? ली रूबिंग ने बेचैन होकर कहा, इसमें मेरी क्या गलती है? ये सब ली राउटाई ने कमजोर आवाज में कहा, सिस मिलते ही झगड़ा मत शुरू करो। ली रूबिंग ने मनी मन सोचा, बिल्कुल सही, अभी लड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। वू चैन ने हाथ बढ़ाकर ली रूबिंग को अपनी तरफ खींच लिया। ली रूबिंग उसके कंधे पर टिक गई। डैड, मैं आपको ऑफिशियली अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाती हूँ, ये वू चैन है। फिर उसने वू चैन की तरफ देखा, डार्लिंग ये मेरे डैड है, अभी अंकल बुलाओ, शादी के बाद टाइटल बदल देना। वू चैन ने मुस्कुरा कर कहा, अंकल आपसे मिलकर खुशी हुई। ली रूबिंग ली मान के एक्सप्रेशन को देखकर और भी हैरान रह गई। डैड को क्या हो गया है, आज इतनी अजीब क्यों लग रहे हैं? ली राउटाई सिर्फ मनी मन माफी मांग सकता था, सॉरी सिस, मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता। डैड जब डोंगा आए थे तब और भी ज्यादा डरावने थे। अचानक ली मैन ने टेबल पर डॉक्यूमेंट्स पटक दिए। तुम और तुम्हारी बहन मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो क्या? ली राउटा घबरा गया। डैड आपको मेरी बात पर भरोसा करना होगा, मैंने सच में पूरी जान लगाकर इन्वेस्टिगेशन की है। वू चैन बचपन में किसी किंडरगार्टन में गया था, काउंटी हॉस्पिटल के बर्थ रिकॉर्ड्स तक सब यहाँ है। ली मान ने हाथ बांध लिया, मुझे इसमें से एक शब्द पर भी भरोसा नहीं। ये वू चैन नहीं है, असली वू चैन शायद मर चुका है, ये उसकी जगह एक्टिंग कर रहा है, इसलिए तुम जितनी भी इन्वेस्टिगेशन कर लो कुछ नहीं मिलेगा। ली राउटाई ने डॉक्यूमेंट्स की तरफ देखा। डैड ये इम्पॉसिबल है, हमने साथ में खाना खाया था, उसने जो चॉपस्टिक्स यूज की थी मैंने वो कलेक्ट करवाई और उसका डीएनए भी टेस्ट के लिए भेजा। रिपोर्ट्स यहाँ है, दोनों रिलेटेड निकले। ली मान बोले, तो फिर सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, ये ली रूबिंग की एक और चाल है, बिल्कुल उन फेक बॉयफ्रेंड्स की तरह जो पहले भी लाए गए थे। वू चैन के पिछले कुछ दिनों के सारे एक्शंस पहले से प्लान किए गए थे। मनी मन ली मैन ने सोचा, मैं यहाँ तुम्हारा झूठ पकड़ने आया हूँ। फिर वो वू चैन की तरफ मुड़े। वू चैन बैठो, तुम अभी अभी ग्रेजुएट हुए हो ना? ली रूबिंग और ली राउटा दोनों ने नोटिस किया कि उनके डैड की टोन और नजर बदल गई थी। वू चैन शांति से बैठ गया। जी मैंने पहले ली रूबिंग की कंपनी में काम करता था। ली मान ने पूछा, कॉलेज में क्या पढ़ा और फ्यूचर के प्लान्स क्या है? वू चैन ने शांति से जवाब दिया, कंप्यूटर साइंस और एआई स्पेशलाइजेशन। फिलहाल मैं ली रूबिंग को कंपनी लिस्टिंग में हेल्प कर रहा हूँ। ली मान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ यंग मैन, काफी एम्बिशियस लगते हो। वैसे लिटिल वू, तुम्हारे हॉबीज क्या हैं? मनी मन ली मान सोच रहे थे। बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक जवाब दे रहा है, मतलब सब पहले से रिहर्स किया हुआ है। चलो अब दूसरी डायरेक्शन से टेस्ट करता हूँ। वू चैन ने शांति से जवाब दिया, काफी सारी है, लॉ, पेंटिंग, म्यूजिक, फ्री स्टाइल रेसलिंग, कार्स। ली रूबिंग थोड़ी चिंतित हो गई। डैड इस बार बहुत डिटेल्स में पूछ रहे हैं। तब वू चैन ने आराम से एक और हॉबी जोड़ दी, और लॉलीपॉप्स। ली मान हैरान हो गए, हाँ लॉलीपॉप्स, तुम लॉलीपॉप्स को भी जानती हो? ली रूबिंग भी उलझन में पड़ गई, ये ठीक नहीं हुआ। वू चैन के बैकग्राउंड में लॉलीपॉप का कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, इतनी बेसिक गलती कैसे कर दी? लेकिन वू चैन शांत रहा। हाँ बचपन में ज्यादातर लड़कों की तरह मुझे भी लॉलीपॉप में इंटरेस्ट था। बड़ा होने पर मैंने इंटरनेट पर लॉलीपॉप्स के बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़े और कुछ ब्लूप्रिंट्स भी देखे। आखिर मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, रिसर्च करना मुश्किल नहीं था।
वैसे मैंने असली लॉलीपॉप कभी प्रॉपरली यूज नहीं की, लेकिन कॉलेज के सेकेंड ईयर में मैंने खुद एक मॉडल लॉलीपॉप बनाई थी। मेटल की नहीं, लकड़ी की। उसका स्ट्रक्चर और कंपोनेंट्स काफी हद तक एक्यूरेट थे, इसलिए मुझे लगता है कि लॉलीपॉप्स के बारे में मेरी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी है। ली रूबिंग ने चुपके से राहत की सांस ली। फ्यू, किसी तरह सिचुएशन संभाल ली। लेकिन वूचन क्या कर रहा है? जानबूझकर खुद के लिए प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट कर रहा है? लीमा ने अपनी चीन को सहला। ली राउटाई, क्या तुम्हारे पास कोई लॉलीपॉप है? ली राउटाई ने हैरानी से जवाब दिया, डैड है तो सही। लीमा ने हुक्म दिया, तो वूचन को दे दो। ली राउटाई हकलाते हुए बोला, जी ब्रदर इन लॉ, लीजिए। लीमान ने कहा, वूचन क्या तुम इस को पहचानते हो? मुझे इसके बारे में बताओ। वूचन ने लॉलीपॉप को ध्यान से देखा और बोला, ये TPE 92 है। इसे TPE 54 को रिप्लेस करने के लिए डेवलप किया गया था। 1994 में अप्रूवल मिला था। इसके पुलिस और मिलिट्री दोनों वर्जन है। पुलिस वर्जन में फायरिंग पिन सेफ्टी होती है। ये जो है मिलिट्री वर्जन लग रहा है। रिकॉइल ऑपरेटेड सेमी ऑटोमेटिक, रिकॉइल कम, एक्यूरेसी ज्यादा। ये सुनकर ली रूबिंग और भी ज्यादा परेशान हो गई। वूचन आखिर कर क्या रहा है? डैड को मिलिट्री के टाइम से लॉलीपॉप्स पसंद है। क्या वो जानबूझकर ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहा है कि उसे सालों से लॉलीपॉप्स का ऑब्सेशन है? कॉमन हॉबी के जरिए डिस्टेंस कम करना चाहता है, लेकिन ये वूचन की स्टाइल नहीं है। उसका असली पर्पस क्या है? वूचन ने मैगजीन निकाली और फिर लॉलीपॉप को हाथ में तोड़ते हुए बोला, इस वेट से अगर मैं गलत नहीं हूँ, इसमें 6 लॉलीपॉप्स है। उसने मैगजीन खोली। लॉलीपॉप टेबल पर गिरने लगी। वूचन मुस्कुराया, देखो 6 लॉलीपॉप्स, मेरा अंदाजा सही था। ली रूबिंग की आंखें फट गई। सिर्फ वेट पकड़कर लॉलीपॉप्स की गिनती बता दी। ये तभी मुमकिन है जब किसी ने लॉलीपॉप्स बहुत हैंडल की हो। क्या वूचन सच में खुद को एक्सपोज करना चाहता है? उधर ली मैन भी चुपचाप उसका असेसमेंट कर रहा था। ये लड़का जानबूझकर अपनी पोल खोल रहा है, मतलब अपने पहले वाले एक्सक्यूजेस खुद तोड़ रहा है। ये पूरा वक्त झूठ बोल रहा था। वूचन के अंदर कोई बड़ी बात छुपी हुई है। नहीं, उसका प्रॉब्लम होना ही उसका ऑब्जेक्टिव लग रहा है। अगर ये ली रूबिंग का बॉयफ्रेंड है तो आम इंसान नहीं हो सकता। डोंगाई में इतना हंगामा खड़ा करने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना जरूरी है, और उसकी ये रिएक्शन प्रूव करती है कि ली रूबिंग के साथ इसका रिलेशनशिप असली है। लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। इस अननोन ओरिजिन वाले आदमी का असली मकसद क्या है? काफी देर तक इवेल्युएट करने के बाद ली मान ने आखिर कहा, लगता है वूचन में सच में स्किल्स है। वूचन हल्का सा मुस्कुराया, बस ठीक ठाक, वरना मैं ली रूबिंग से पहली नजर में प्यार कैसे कर बैठता। फिर उसने कहा, अंकल क्या हम दोनों थोड़ी देर के लिए प्राइवेट बात कर सकते हैं? ली रूबिंग ने तुरंत वूचन का हाथ पकड़ लिया। प्राइवेट बात? मेरे पीछे क्या बात करनी है? वूचन के जवाब देने से पहले लीमान बोल पड़े, ली रूबिंग अपने छोटे भाई को लेकर बाहर जाओ। ली रूबिंग नाराज हो गए, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। क्या मैं इतनी भी लायक नहीं हूँ कि जो बात करनी है वो सुन सकूं? लीमान ने शांत आवाज में कहा, प्राइवेट बात करने की डिमांड तुम्हारे वूचन ने की है, मुझसे क्यों लड़ रही हो? वूचन ने ली रूबिंग का हाथ थामा और उसे समझाया, ली रूबिंग अगर तुम यहाँ रहोगी तो अंकल तुम्हारी फीलिंग्स का ख्याल रखते रहेंगे और कुछ बातें खुलकर नहीं हो पाएगी। ली रूबिंग धीरे से खड़ी हो गई। ठीक है मेरी जान, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। जैसे ही ली रूबिंग बाहर गई, ली राउटाई भी बोला, ठीक है डैड, ब्रदर इन लॉ, आप दोनों बात कीजिए, मैं और सिर्फ बाहर वेट करते हैं। रूम से बाहर निकलते ही ली रूबिंग ने पूछा, ली राउटाई मेरे रूम में CCTV है ना? ली राउटाई ने जवाब दिया, हाँ है। ली रूबिंग बोली, चलो CCTV देखते हैं। इसी वक्त प्राइवेट रूम में ली मान ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, ली रूबिंग तुम्हारी बात काफी मानती है। वूचन खड़ा हो गया, वो हमेशा मुझसे मोरालिटी और प्रिंसिपल्स का लेक्चर देती रहती है। अंकल 1 मिनट। यह कहकर वूचन ने छुपे हुए कैमरास और वॉइस रिकॉर्डर डिवाइसेस निकाल दिए। सर्वेलेंस रूम में ली राउटाई स्क्रीन को देखकर चौंक गई। ली राउटाई तुम्हारे CCTV को क्या हुआ? ली राउटाई बेचारा सिर्फ इतना कह सका, शायद नकली माल खरीद लिया, फिक्र मत करो सिस, और भी कैमरास लगे हुए हैं। उधर रूम के अंदर वूचन एक एक करके सारे हिडन कैमरास निकलता गया। आखिरी कैमरा भी हटाने के बाद उसने कहा, ठीक है अंकल, अब हम बात कर सकते हैं। लेकिन उसके बोलने से पहले ही ली मान ने लॉलीपॉप उठाकर सीधा उसके सिर पर टांग दी। तुम कौन हो? मेरी बेटी के पास किस मकसद से आए हो? तुम्हारी हर हरकत सर्विलेंस में क्यों लगती है? सर्विलेंस रूम में ली रूबिंग हैरान रह गई। ली राउटाई अभी तक इमेज आ रही थी, अब सब गायब कैसे हो गया? ली राउटाई ने बेबस होकर कहा, मुझे भी नहीं पता सिस। प्राइवेट रूम के अंदर वूचन सीधा लीमान के सामने खड़ा रहा। वाह, सच में पूरी फैमिली एक जैसी है। ली रूबिंग और ली राउटाई ने भी पहली मुलाकात में ही मुझ पर ऐसी ही लॉलीपॉप तानी थी। वैसे अंकल मुझे लगता है लॉलीपॉप्स में छोटे लॉलीपॉप्स नहीं है। लीमान ने लॉलीपॉप वापस टेबल पर रख दी। तुम में हिम्मत है, सीधी बात करो, मेरी बेटी को डेट करने का असली मकसद क्या है? वूचन सिर्फ मुस्कुराया, मुझे आपकी बेटी पसंद है, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे बच्चों की माँ बने, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या अंकल? लीमान मनी मन सोचने लगा, मेरे सामने इतनी सीधी बात करना, ये तो सीधा साधा चैलेंज है। लेकिन इससे एक बात साफ है, ये मुझसे बिल्कुल नहीं डरता। लीमान ने ठंडी सांस छोड़ी। ठीक है, गोल गोल बातें बंद करते हैं, असली मुद्दे पर आओ।
अब वूचैन भी फॉर्मेलिटी छोड़ चुका था। अंकल, मुझे लगता है आपको ली रूबिंग की बिल्कुल परवाह नहीं है। आप सिर्फ फैमिली के इंटरेस्ट की परवाह करते हैं। आप डिंगलोंग के कैरेक्टर को अच्छी तरह जानते हैं, उसकी आदतें भी, उसकी मोरालिटी भी, फिर भी आप ली रूबिंग को उससे शादी करने पर मजबूर कर रहे हैं। एक बात बताइए, क्या आपको डर नहीं लगता कि एक दिन ली रूबिंग गुस्से में आकर डिंगलोंग को लॉलीपॉप मार देगी? ली मान ने गुस्से में टेबल पर जोर से हाथ मारा। यंग मैन, तुम मुझे लेक्चर दे रहे हो? उधर ली रूबिंग बेचैन होकर इधर उधर चल रही थी। ये ठीक नहीं है, मुझे पता लगाना ही होगा कि वूचैन और डैड क्या बात कर रहे हैं। ली राउटाई, चलो उनके रूम के पीछे वाले लाउंज में। दोनों लाउंज तक पहुंच गए। ली रूबिंग ने एक कप दीवार से लगाकर सुनने की कोशिश की। ये जगह उनके सोफा के बिल्कुल पीछे होनी चाहिए। डैम इट, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। ली रूबिंग बेचारी सी लगने लगी। ली राउटाई ने कहा, सिस, मैंने रूम डेकोरेट करते वक्त सबसे अच्छा साउंड प्रूफिंग मटेरियल यूज किया था। अंदर वूचैन ने बात जारी रखते हुए कहा, अंकल, मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि डिंगलोंग बहुत जिद्दी आदमी है, अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता। मुझे नहीं लगता कि उसके पास ज्यादा वक्त बचा है, और लॉन्ग फैमिली के पास भी। अंकल, आपको डोंगडाओ याद है? लीमान ने जवाब दिया, वो यंगर जनरेशन का लड़का। मैंने सुना था 5 साल पहले दुखदाई तरीके से डूबकर मर गया। तुम उसकी बात क्यों कर रहे हो? वूचैन ने सीधा जवाब दिया, वो डूबकर नहीं मरा था, उसका मर्डर हुआ था। लीमान तुरंत बोले, इम्पॉसिबल। उस वक्त डोंग फैमिली डिंग फैमिली से आधे लेवल नीचे थी। अगर वैसा होता भी तो उसे छुपाया नहीं जा सकता था। और डिंग फैमिली एक मिडिल स्कूल के बच्चे को क्यों मारेगी? ना एविडेंस है, ना लॉजिक। वूचैन ने फोन निकाला। अंकल, मैंने नहीं कहा कि डिंग फैमिली ने किया, मैं कह रहा हूँ कि डिंगलोंग ने किया। मोटिवेशन देखिए, ये औरत लिंग युआन, जिसे शिंग शिंग भी कहा जाता है, उस वक्त बहुत सारे अमीर और पावरफुल लोग उसके पीछे थे, लेकिन उसने सबको रिजेक्ट कर दिया। वो सिर्फ डोंगडाओ के करीब आए क्योंकि वो उसे ट्यूशन देता था। डिंगलोंग की जिद की वजह से डोंगडाओ मरा। उसने शिशिन को बाहर ले गया और डोंगडाओ को उसकी आंखों के सामने मार दिया। शिशिन सिर्फ डर की वजह से डिंगलोंग के साथ रही। मैंने उसे कांटेक्ट भी कर चुका हूँ। वो सच में डिंगलोंग से नफरत करती है। मुझे पूरा यकीन है कि वो टेस्टिमनी देगी। लीमान एकदम से खड़े हो गए। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? वूचैन बिल्कुल शांत रहा। अंकल, आप इतना गुस्से में क्यों आ रहे हैं? मुझे लगता है कि आप समझ रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूँ। लीमान के दिमाग में कैलकुलेशन चल रहे थे। डोंग फैमिली पिछले कुछ सालों में काफी ऊपर आ गई है। अगर ये बात बाहर निकली तो कई बड़ी फैमिलीज के बीच वॉर शुरू हो सकती है। ली और डिंग फैमिलीज अलायंस में है। अगर डिंग फैमिली पर वॉर हुआ तो ली फैमिली साइड में खड़ी नहीं रह सकती। वूचैन ने बात जारी रखी। फैमिलीज के अंदर डिंग फैमिली और डोंग फैमिली ली फैमिली के सबसे बड़े अलाइज हैं। ली रूबिंग की अभी तक डिंग फैमिली में शादी नहीं हुई, तो कॉपरेशन बदला जा सकता है। मैं सही कह रहा हूँ ना? उस पर लीमान को लगा कि सब समझ आ गया। ये लड़का किसी के कहने पर आया है। इसका मकसद ली और डिंग फैमिली का अलायंस तोड़ना है। उधर वेटिंग रूम में ली रूबिंग इलेक्ट्रिक ड्रिल लेकर दीवार में छेद करने की कोशिश कर रही थी। अगर दीवार पलटी हो जाए तो कुछ न कुछ सुनाई देगा। ली राउटा घबरा कर बोला, सिस, ऐसा मत करो। चाहे साउंड प्रूफिंग कितनी भी अच्छी हो, ड्रिल की आवाज और वाइब्रेशन डैड और ब्रदर इन लॉ दोनों को पता चल जाएगी। ली रूबिंग ने तुरंत जवाब दिया, तो तुम कोई और तरीका ढूंढो। मुझे जानना है कि वो बात क्या कर रहे हैं। ली राउटाई बेचारा बोला, सिस, मेरे पास सच में कोई आइडिया नहीं है। उधर प्राइवेट रूम का माहौल और भी टेंस हो चुका था। वूचैन ने समझाया, अंकल, आप गलत समझ रहे हैं। मैं सिर्फ ली रूबिंग और आपकी फैमिली की चिंता कर रहा हूँ। आज के टाइम पर डोंग फैमिली भी बुरी चॉइस नहीं है। डोंगडाओ का कजिन डोंग याकू अभी अभी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई है। मुझे लगता है उसकी और ली राउटाई की जोड़ी अच्छी रहेगी। लीमान ठंडी हंसी हंसे, यंग मैन, तुम काफी मजाकिया हो। फैमिली अलायंसेस इतनी आसानी से नहीं होती। ली और डोंग फैमिली के बीच मिनिमम ट्रस्ट भी नहीं है। एक दूसरे को प्रॉपरली जानते तक नहीं, शादी कैसे हो सकती है? वूचैन ने फिर फोन उठाया। अगर आपको ये फिजिबल लगता है तो मैं अभी के अभी अरेंज कर सकता हूँ। मुझे यकीन है कि 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। लीमान अंदर ही अंदर चौंक गया। ये मजाक नहीं कर रहा, लेकिन डोंग फैमिली से शादी का वक्त अभी नहीं है। उन्होंने जल्दी से रोक दिया। 1 मिनट, पहले मुझे बताओ तुम्हारा असली गोल क्या है? वूचैन ने बिना झिझक जवाब दिया, मैं सिर्फ डिंगलोंग को मारना चाहता हूँ क्योंकि आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है। डिंगलोंग मेरी औरत को छीनना चाहता है। अगर मैं उसे नहीं मारूंगा तो वो मुझे मारने आ जाएगा। हम दोनों में से किसी एक को मरना ही होगा। जब तक एक नहीं मरता ये खत्म नहीं होगा, इसलिए डिंगलोंग को मरना ही पड़ेगा। लीमान ने पूछा, क्या तुम्हारे पास वे फैमिली के ब्लैक रिसोर्सेस हैं? वूचैन ने कैजुअली जवाब दिया, बिल्कुल। अगर अगले 6 महीने तक आप ली रूबिंग और मुझे तंग नहीं करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। लीमान ने कुछ देर तक सोचा, फिर बोले, डील। 2 घंटे बाद वेटिंग रूम में ली रूबिंग अभी भी ईव्सड्रॉप करने का तरीका ढूंढ रही थी। ये छोटा सा हॉल है, यहाँ कुछ ना कुछ तो सुनाई देना चाहिए। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं आज दीवार पतली नहीं कर सकती। ली राउटाई ने फिर रोक दिया, सिर्फ बस करो, डैड और ब्रदर इन लॉ बाहर आ रहे हैं। ली रूबिंग एकदम से चौंक गई, क्या बाहर आ रहे हैं? वो दौड़कर दरवाजे तक गई। जैसे ही वूचैन बाहर निकला उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। हनी, बातें खत्म हो गई? वूचैन ने भी साथ दिया, हाँ खत्म हो गई। ली रूबिंग तुरंत उसके सामने खड़ी हो गई, रास्ता रोक दिया। रुको, तुम्हें जलन हो रही है? वूचैन ने पूछा। ठीक है, मैं अब तुम्हें और टीज नहीं करूंगा। मैंने डिंगलोंग के काले कारनामे वाले सारे मटेरियल्स तुम्हारे डैड को दे दिए और वीजा वाले इश्यूज के बारे में भी बात कर ली।
फिर वू चैन ने डोंगडाओ और शियाशिन की पूरी कहानी सुना दी। ली रुबिंग ने मन ही मन सोचा तो डोंग फैमिली का ये बॉम्ब जब फटेगा और भी ज्यादा लोग डिंगलोंग को मरा हुआ देखना चाहेंगे। फिर ली रुबिंग ने वू चैन का कॉलर पकड़ लिया। बहुत बढ़िया काम किया है मेरे प्यारे वू चैन, बताओ रिवॉर्ड चाहिए? वू चैन ने मुस्कुराते हुए पूछा, पक्का यहीं पर? शायद सामने वाली बिल्डिंग से पता नहीं कितने लोग देख रहे होंगे। ली रुबिंग ने उसे धक्का दे दिया। कैसी बकवास सोच रहे हो तुम? ठीक है तुम कमा लो मेरे प्यारे वू चैन, पर अगर तुम इतने कैपेबल हो तो क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? वू चैन खुशी से बोला, तुम भी तो मुझे पसंद करती हो है ना, क्या ये मेरी भी एक एडवांटेज मानी जाएगी? ली रुबिंग ने अपने बाल ठीक किया। मैं मानती हूँ कि तुम बिल्कुल वैसा ही हो जैसे मैंने अपने पार्टनर के बारे में इमेजिन किया था, खासकर तुम्हारी स्ट्रेंथ। हाँ मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। लेकिन ली रुबिंग, चाहे मैं तुमसे प्यार करती हूँ फिर भी मैं कोई सीधी सादी बिल्ली नहीं बनूंगी, इसलिए तुम ही सीधे साधे बन जाओ मिस्टर वू। वू चैन ने ताली बजाई। वाह क्या स्पीच थी मिस लू, गुड लक। ओ हाँ तुम मुझे रिवॉर्ड देना चाहते थे ना, यहाँ आओ मेरे कंधे दबा दो। ली रुबिंग ने जवाब दिया, पहले मुझे रिक्वेस्ट करो, रिक्वेस्ट करोगे तो मसाज मिलेगा। वू चैन ने हाथ बढ़ाकर उसके सिर को हल्का सा रब किया। मैं तुमसे रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, लगता है मुझे किसी और को ढूंढना पड़ेगा। ली रुबिंग ने मुड़कर पूछा, कौन? सु शिनियन? वू चैन ने थोड़ी देर सोचा, नहीं शिनियन भी काम में बहुत बिजी रहती है, मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता। ली रुबिंग ने भाई सिकुड़ी, तो फिर कौन? वू चैन ने एक आंख बंद करके दूसरी खोली। अभी मेरी औरत तो नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ पहचान बढ़ानी हो तो उससे मेरे कंधे दबवा लेना बिल्कुल आसान है। तुमसे छोटी, तुमसे ज्यादा खूबसूरत और तुमसे ज्यादा अमीर। ली रुबिंग ने तुरंत पूछा, कौन? डोंगाई की एक लड़की। वू चैन ने फोन निकाला। अब और गेस मत करो, तुम नहीं पहचान पाओगे, मैंने स्पीकर ऑन कर दिया है। कुछ टाइम के बाद सामने से आवाज आई, हेलो कौन बोल रहा है? वू चैन ने तुरंत जवाब दिया, हेलो सीनियर सॉन्ग, मैं भी डोंगाई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, इसी साल ग्रेजुएट हुआ हूँ। मैंने सुना है कि सीनियर सॉन्ग्स कलेक्ट करती है। सही, मेरे पास कुछ गाने हैं। सामने वाली आवाज बोली, आप सीनियर है, सच में सॉन्ग्स है क्या आपके पास? वू चैन बोला, हाँ हर टाइप के, तुम्हारी पसंद की चीज जरूर मिलेगी। सामने वाली लड़की ने हंसी के साथ बोला, ये बात तो बहुत लोग बोल चुके हैं पर कुछ खास नहीं होता, मेरे खुद के लिखे हुए गाने ज्यादा अच्छे हैं। वू चैन बोला, पहले माल देख लो फिर विश्वास कर लो। लड़की खुश होकर बोली, ठीक है अगर अभी टाइम है तो सीबीडी कैफे आ जाओ। वू चैन ने कहा, ठीक है मिलते हैं फिर। ली रुबिंग ने मन ही मन सोचा, डोंगाई यूनिवर्सिटी में मुझसे ज्यादा खूबसूरत और अमीर लड़की जिसका सरनेम सॉन्ग है, लेकिन डोंगाई के टॉप 10 मैग्नेट्स में तो कोई सॉन्ग सरनेम नहीं है, तो क्या वो लड़की है? फिर ली रुबिंग ने आंखें फाड़ते हुए पूछा, डार्लिंग वही जिसे तुम एडमायर करते हो वो वू फैमिली वाली तो नहीं? वू चैन ने सिर हिला दिया, हाँ वूडोंग की बेटी। ली रुबिंग की आंखें फट गई। तुम वूडोंग की बेटी के पास जाने वाले हो और उससे अपने कंधे दबाने को कहोगे? तुम्हें डर नहीं लगता कि वूडोंग को पता चल गया तो? वूडोंग मेरी आइडल है, डोंगाई की टॉप 3 वेल्दी फैमिलीज में से एक, सैम लैम फैशन की फाउंडर। डिवोर्स के बाद उसने अपनी बेटी की कस्टडी जीती, अपने एक्स हस्बैंड की फैमिली को बिजनेस कंपटीशन में पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, उसके एक्स हस्बैंड को मौत तक मजबूर कर दिया। वो डोंगाई बिजनेस वर्ल्ड की ब्लैक विडो है, उसका नाम सुनते ही लोग कांप जाते हैं। वू चैन हंस पड़ा, मुझे पता है, लेकिन मुझे उसका एक और टाइटल भी पता है, जब वो जवान थी डोंगाई की नंबर 1 ब्यूटी। ली रुबिंग परेशान हो गए, प्लीज ध्यान से सोचना, कोई उल्टा सीधा काम मत करना, ठीक है? बस मसाज के लिए मेरे घर आ जाना आज रात, सिर्फ मसाज नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी, बस वूडोंग की बेटी के पास मत जाना। वू चैन थोड़ा नाराज हुआ, ली रुबिंग मुझे लगता है तुम कुछ गलत समझ रही हो, सोंगशुआन को ढूंढना, मसाज तो सिर्फ एक बहाना है, समझी? ली रुबिंग और गुस्सा हो गई, तो फिर तुम असल में क्या करना चाहते हो? वू चैन ने उसके कंधे पर हाथ रखा, इतना मत सोचो, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करूंगा, रिलैक्स, मैं चलता हूँ। कुछ देर बाद सीबीडी कैफे में वू चैन ने पहले बात शुरू की। स्टूडेंट सोंगशुआन ने उत्साह से अपना हाथ बढ़ाया, आप मुझसे सीनियर है ना, चलिए ऑफिशियली मिलते हैं। वू चैन ने उसे हैंडशेक किया, हेलो सोंगशुआन, मैं वू चैन हूँ। सोंगशुआन ने विनम्रता से कहा, सीनियर प्लीज बैठिए, आप क्या पियेंगे? वू चैन ने मना कर दिया, नहीं थैंक यू। सोंगशुआन सीधा मुद्दे पर आ गई, अच्छा तो मटेरियल लाए हैं, यूएसबी ड्राइव में है या हैंड रिटर्न? वू चैन ने पूछा, तुम वो चीज लाई हो, किस लिए? सोंगशुआन हैरान हो गए, हाँ मेरे लिए अभी लिखने वाले हैं। वू चैन ने अपने सिर की तरफ इशारा किया, सब कुछ यही याद है। सोंगशुआन ने शक भरी नजर से पूछा, सीनियर आप मुझे बेवकूफ बनाने तो नहीं आए ना, ऐसा करोगे तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। वू चैन ने सोंगशुआन के हाथ से नोटबुक और पेन लिया और लिखना शुरू कर दिया। 10 मिनट बाद वू चैन सारे लिरिक्स लिख चुका था। सोंगशुआन ने गाने का टाइटल पढ़ा, सोल रेमेडी। वो अंदर ही अंदर हैरान रह गई, इसने तो रीमिक्स भी लिख दिया। अरेंजमेंट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होंगे वो भी नोट किया है। क्या ये सीनियर वू चैन मुझे बेवकूफ बना रहा है? लेकिन जब उसने गाने को अपने दिमाग में गाया तो उसे महसूस हुआ कि गाना बुरा नहीं था, बल्कि उसके पहले रिकॉर्ड किए हुए गानों से थोड़ा बेहतर था। वू चैन बोला, स्टूडेंट सॉन्ग खरीदना चाहती हो? सोंगशुआन की आंखें चमक उठी, हाँ। वू चैन ने पूछा, कितना ऑफर कर सकती हो? सोंगशुआन बोले, 1000। वू चैन संतुष्ट नहीं हुआ, मैंने अरेंजमेंट्स भी किए हैं। सोंगशुआन ने दाम बढ़ाया तो 2000।
वूचैन चुप रहा। सॉन्ग शुआन ने फिर कहा 3000। तब वूचैन ने सीधा अपनी प्राइस बता दी, 1 लाख। सॉन्ग शुआन एकदम से चौंक गई। सीनियर, आप मजाक करने आए हो क्या? क्या आपको लगता है मैं इतनी आसान हूँ जिसे लूट सकते हो? वूचैन ने उसके एटीट्यूड पर ध्यान ही नहीं दिया। 1 लाख स्टूडेंट सॉन्ग, तुम्हें सिर्फ ये बताना कि एक्सेप्ट करती हो या नहीं। प्राइस नेगोशिएबल नहीं है, मेरे पास और भी कुछ गाने हैं, सब इसी प्राइस पर। सॉन्ग शुआन ने नोटबुक वापस उसकी तरफ ढकेल दी। ऑफ कोर्स एक्सेप्ट नहीं करती। वूचैन ने नोटबुक फिर उसकी तरफ सरका दी तो फिर कहने को कुछ नहीं बचा। हम अभी अभी मिले हैं, लेकिन मुझे लगता है तुम वो टाइप की इंसान नहीं हो जो म्यूजिक के या लिरिक्स चुरा ले। मैं पेजेस फाड़ूंगा भी नहीं। ये नोटबुक काफी सुंदर है, 2 पेजेस फाड़ दिए तो इसका परफेक्शन खराब हो जाएगा, इसलिए गुड बाय। सॉन्ग शुआन ने धीरे से गाली दी, वियर्डो कहीं का। उसके बाद वूचैन एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो गया। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुरा कर कहा, हेलो, वेलकम टू वेशान म्यूजिक। वूचैन ने सीधा अपनी रिक्वेस्ट रखी, मुझे एक गाना रिकॉर्ड करना है, मुझे 3 घंटे के लिए स्टूडियो रेंट पर चाहिए। रिसेप्शनिस्ट तुरंत रास्ता दिखाने लगी, जी इस तरफ। वूचैन ने मनी मत सोचा, पिछले काउंटलेस रिसेट्स में सोल रेमेडी अनेक बार वेरीफाई हो चुका है। ये एक ऐसा गाना है जो एक दिन जरूर हिट होगा। स्टूडेंट सॉन्ग, मैं इंतजार करूंगा कि तुम खुद मेरे पास वापस आओ। रिसेप्शनिस्ट उसे स्टूडियो के अंदर ले गई और पूछा, क्या आपको ऑडियो एडिटर या मिक्सिंग एक्सपर्ट चाहिए? वूचैन ने मना कर दिया, जरूरत नहीं, मैं खुद कर सकता हूँ। 3 घंटे बाद वूचैन ने खुद से कहा, रिकॉर्डिंग कंप्लीट, अब घर जाकर गाना पब्लिश करना चाहिए। जब वूचैन पार्किंग गैराज की तरफ जा रहा था, उसका फोन बज उठा। सुशिनियन ने शिकायत भरे अंदाज में पूछा, हस्बैंड, तुमने 3 घंटे तक फोन नहीं उठाया। वूचैन आराम से बोला, शिनियन, मैं अभी बिजी था, क्या हुआ? सुशिनियन खुशी से बोले, टियान ने चिनफू में इंटर्नशिप शुरू कर दी है, अब उसे अब्रॉड पढ़ने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वूचैन ने सीट बेल्ट बांधते हुए कहा, बहुत बढ़िया, शिनियन कमाल की है। सुशिनियन थोड़ी उदास होकर बोले, हस्बैंड, मैं आज तुमसे मिलने नहीं आ सकती, मुझे अपने पेरेंट्स के घर वापस जाना पड़ेगा। अगर मैं रोज घर नहीं गई तो उन्हें शक हो जाएगा। वूचैन ने उसे तसल्ली दी, कोई बात नहीं, वैसे भी आज मुझे भी कुछ काम है। सुशिनियन ने नरम आवाज में कहा, ठीक है, तुम अपना काम करो, किसी और दिन मिलते हैं। फोन कट होने के बाद वूचैन गाड़ी चला रहा था जब उसने नोटिस किया कि एक कार उसका पीछा कर रही है। उसने नंबर प्लेट देखी और सोचा, ये डोंगाई की नंबर प्लेट नहीं है, ये डिंगलोंग के लोग हैं। मुझे अभी म्यूजिक पब्लिश करना है, मेरे पास तुम लोगों के साथ खेलने का टाइम नहीं है। ये बोलकर वूचैन ने आसानी से उनका पीछा छुड़ाया और घर लौट गया। घर पहुंचने के बाद वो डेस्क पर बैठ गया। चेनवू, ये स्टेज नाम वूचैन का उल्टा लिखने पर मिलता जुलता साउंड देता है। स्टूडेंट सॉन्ग शायद इस बात को समझ जाएगी। अगले पल उसने सोचा, अब बस गाने के वायरल होने का इंतजार करो। अगली सुबह 7 बजे वूचैन डेस्क की तरफ चलते हुए सोच रहा था, एक रात बीत चुकी है, मुझे सोल रेमेडी के रिजल्ट्स चेक करने चाहिए। अचानक उसकी नजर घर के अंदर कुछ अजीब चीजों पर पड़ी। फूलदानों की डायरेक्शन बदली हुई थी। सोफा के कुशन्स की पोजीशन हल्का सा राइट साइड शिफ्ट हुए थी। वूचैन की आंखें सिकुड़ गई। कल मैंने इग्नोर कर दिया था, लेकिन वो लोग मेरा पीछा करते हुए घर तक आ गए थे। पिनहोल कैमरास और लिसनिंग डिवाइसेस शायद यही कहीं लगे हुए हैं। अगर तुम ऐसे खेलना चाहते हो तो आज मैं तुम्हें मौका देता हूँ। वूचैन ने फोन उठाया, मेरी प्यारी ली रूबिंग, आज तुम्हें मुझसे कुछ पूछना नहीं है। दूसरी तरफ से ली रूबिंग ने तुरंत जवाब दिया, मैं तो अभी तुम्हें कॉल करने ही वाली थी। सॉन्ग शुआन के मामले में तुम काफी वेल बिहेव निकले, हम आराम से बात कर सकते हैं। वूचैन बोला, ठीक है, मैं 9 बजे तुम्हारी कंपनी आ जाऊंगा। गाड़ी में बैठते ही वूचैन सोचने लगा, आज कुछ होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। कुछ देर बाद एक गाड़ी ने सामने आकर उसका रास्ता रोक दिया। वूचैन को स्पीड कम करनी पड़ी। टायर्स और रोड के बीच की घसीटने की चीखने वाली आवाज हवा में गूंज उठी। वूचैन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लो आ गए। एक्सीडेंट का रूप देकर किसी को मारने का ये क्लासिक तरीका। इसकी सक्सेस रेट लगभग 100% होती है, लेकिन मैंने नंबर प्लेट पहले ही याद कर ली है। अब समझ गया, एक्सीडेंट जैसे दिखने वाला ये मर्डर प्लान आज मेरे सामने फेल होने वाला है। उसी पल वूचैन की कार में जोर का ब्लास्ट हुआ और पूरी गाड़ी आग के लपटों में घिर गई। वूचैन शांत आवाज में बोला, टाइम रिवाइंड। समय वापस सुबह 7 बजे लौट गया। वूचैन बेड पर लेटा हुआ हल्का सा व्यंग्या भरी मुस्कान के साथ बोला, अब मेरी भी बारी है। वूचैन ने फोन उठाकर ली राउटाई को कॉल किया। ली राउटाई ने तुरंत फोन उठाया, हेलो ब्रदर इन लॉ। वूचैन ने शांत तरीके से कहा, डिंगलोंग के लोग डोंगाई में है, एक बात याद रखो, मुझे वो जिंदा रहना चाहिए। वूचैन ने मनी मन सोचा, डिंगलोंग के उन आदमियों को ढूंढना मुश्किल है जो भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सड़क पर चलती हुई गाड़ी को ढूंढना नामुमकिन नहीं। मेन रोड पर अटैक करना आसान नहीं होगा। इसलिए वो शिनमू शॉपिंग सेंटर के नीचे वाले पार्किंग लॉट की तरफ चला गया। जैसे ही वूचैन कार से बाहर निकला, ली राउटाई का फोन आ गया। ब्रदर इन लॉ कैसे चल रहा है? मैंने कुछ टॉप एक्सपर्ट्स रोड पर सर्च करने के लिए भेज दिए हैं। वूचैन ने जवाब दिया, मैं शॉपिंग सेंटर के ईस्ट साइड के पास हूँ, वो गाड़ियां मेरे पीछे आ रही है, बाकी तुम हैंडल करो। फोन रखने के बाद वूचैन खुश होकर सोचने लगा, अब मुझे सिर्फ डिंगलोंग के सक्सेसर का इंतजार करना है। उधर ट्रक में बैठे अससिन ने देखा, बॉस वो पार्किंग गैराज में घुस रहा है, प्लान चेंज, हमें पहले वापस जाना होगा। लेकिन उसी वक्त एक 16 सीटर वैन सीधा ट्रक के साइड में जा टकराई।
ट्रक ड्राइवर गुस्से में सिर बाहर निकालकर चिल्लाया, गाड़ी चलानी ही नहीं आती क्या? तब वैंग युआन अपने आदमियों के साथ वैन से बाहर निकला, नहीं आती भाई, राइड करनी है क्या? उसके बाद वुचैन पर अटैक करने वाले सारे गाड़ियों के लोग गिरफ्तार कर लिए गए। शिनगुआन ने तुरंत डिंगलोंग को रिपोर्ट दी, यंग मास्टर हमारे लोग ली राउटाई ने पकड़ लिए हैं। डिंगलोंग गुस्से से गरज उठा, प्लान भी एक्टिवेट करो, वुचैन को आज ही मरना होगा। ली सिबलिंग्स उसकी पूरी प्रोटेक्शन एस्टेब्लिश करने से पहले अटैक करो। ली गुआ ने ऑर्डर दिया, लाउडाओ को बोलो कमीशन डबल है। शिनमू शॉपिंग सेंटर के पार्किंग लॉट का काम साफ सुथरे तरीके से निपटाओ, काम के बाद तुरंत निकल जाना। 20 मिनट बाद शिनमू शॉपिंग सेंटर में वुचैन को ली रुबिंग का फोन आया, शिनशा ने सबको अरेस्ट कर लिया है, अब तुम कहाँ हो? वुचैन बोला, शिनमू शॉपिंग सेंटर, क्या हुआ? ली रुबिंग ने तुरंत कहा, किसी भीड़ वाली जगह पर जाओ, मैं अभी आ रही हूँ। उसकी बात सुनकर वुचैन एलिवेटर के सामने खड़ा हो गया, मेरी प्यारी मिस ली, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। फिर वुचैन एलिवेटर में घुस गया, अंदर उसने देखा कि कैमरा टूट चुका था। उसने तुरंत अंदाजा लगाया, सक्सेसर आ गया। जब एलिवेटर खुला, एक ग्रुप ने वुचैन को घेर लिया। एलिवेटर का दरवाजा बंद हो गया और सब उसकी तरफ टूट पड़े, हर किसी के हाथ में चाकू था। वुचैन ने आंखें खोली, अब वो सच में सीरियस फाइट के मूड में था। उसने एक असासिन की कलाई मजबूती से पकड़े और सीधा उसकी चीन पर मुक्का दे मारा। फिर दूसरे को पेट में इतनी जोर से लात मारी कि वो पीछे उड़ गया। इसी दौरान 2 और चाकू वाले आदमी उसकी तरफ झपटे, एक ने चाकू घुमाया लेकिन वुचैन आसानी से बच गया। वो आदमी हैरान रह गया, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मौका देकर वुचैन ने सीधा उसके चेहरे पर मुक्का जड़ दिया। जब वुचैन असासिन से लड़ रहा था, उधर ली रुबिंग भी पागलों की तरह उसे ढूंढ रही थी। वो कहाँ है? उसका फोन भी नहीं लग रहा, हर जगह ढूंढो, हमें वुचैन को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। उसके असिस्टेंट ने रिपोर्ट दी, मिस वो एलिवेटर में है। ली रुबिंग तुरंत एलिवेटर की तरफ भागी, कौन सा फ्लोर? असिस्टेंट ने जवाब दिया, बेसमेंट 1। ली रुबिंग चिल्लाई, जल्दी। जब वो वहां पहुंची, एलिवेटर अभी अभी नीचे आया था। उसने देखा एक असासिन का सिर जोर से जमीन पर टकरा रहा था। फिर एलिवेटर खुला, अंदर वुचैन अभी भी एक आदमी का सिर पकड़े हुए खड़ा था। उसके कपड़े पूरी तरह से बिखरे हुए थे। ली रुबिंग हैरान रह गई, वुचैन। फिर शॉक में बोली, तुम ठीक तो हो? वुचैन आराम से एलिवेटर से बाहर निकला, मेरी प्यारी मिस ली। ली रुबिंग दौड़कर उसके पास आई। वुचैन ने नरम आवाज में पूछा, क्या कर रही हो, कपड़े गंदे हो जाएंगे। ये सुनकर ली रुबिंग बोली, तुम्हारे पास अभी भी मजाक करने का वक्त है? मतलब चोट ज्यादा सीरियस नहीं है, चलो जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं। वुचैन ने पूछा, हॉस्पिटल क्यों? ली रुबिंग परेशान होकर बोली, तुम पूरे खून से लथपथ हो, तुम्हें पता भी है तुम कहाँ इंजर्ड हो। वुचैन फिर उसे टीज करते हुए बोला, मैं इंजर्ड नहीं हूँ, तुम हो। काफी देर से मौका देकर एडवांटेज ले रही हो। हाँ, मैं नुकसान में रहना पसंद नहीं करता, मुझे भी तुम्हें टच करके स्कोर इक्वल करना पड़ेगा। ली रुबिंग फिर भी चिंतित थी, तुमने नंगे हाथों से 6 नाइफ विल्डिंग असैसिन से फाइट की और तुम्हें एक स्क्रैच भी नहीं आया, हे भगवान। वुचैन हंसकर बोला, बिल्कुल सही, लेकिन मैंने तुम्हारे कपड़े गंदे कर दिए, घर जाकर धो लेना, अभी एक और काम करना बाकी है। वुचैन ने लाओ का फोन उठाया, एक फोटो खींची और शिनगुआन को भेज दी। शिनगुआन ने तुरंत कॉल बैक किया, लाओ काम हो गया, अब तुम लोग कहाँ हो? वुचैन मजाक उड़ाते हुए बोला, मैंने फोटो भेज दी है, देखी नहीं क्या? शिनगुआन हैरान हो गया, तू कौन है? ये तो लाओ का फोन है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही वुचैन ने बीच में ही काट दिया, फोटो डिंगलोंग को फॉरवर्ड कर दो और मेरी तरफ से एक मैसेज भी भेज देना, तुम्हारे बचे हुए दिन अब गिनती के रह गए हैं। ये कहने के बाद वुचैन ने तुरंत फोन काट दिया और फोन ली रुबिंग के असिस्टेंट को दे दिया। एम्बुलेंस बुलाओ, जिसका फोन मैंने यूज किया है वो जिंदा रहना चाहिए। असिस्टेंट ने सिर हिलाया, समझ गया। वुचैन फिर ली रुबिंग की तरफ मुड़ा, वैसे ली रुबिंग, मैं कुछ टाइम के लिए डोंगाई छोड़कर साउथ जाने वाला हूँ। ली रुबिंग ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, तुम डिंगलोंग को मारने जा रहे हो? ली रुबिंग ने वुचैन को किस किया और धीरे से बोली, डार्लिंग मत जाओ। वुचैन उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, इतना सा किस काफी नहीं है, चलो घर चलते हैं, फ्रेश होकर फिर किस करना। ली रुबिंग का चेहरा लाल हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। दूसरी तरफ डोंगाई के एक 3 मंजिला सीबीडी बिल्डिंग में सोंगशुआन अचानक चीख पड़ी, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, वीकली चार्ट में टॉप पर आ गया। उसकी एक दोस्त बोली, कल रात सोने से पहले मैंने सुना था, काफी अच्छा है। सोंगशुआन स्क्रीन को घूर रही थी, 4000 से ज्यादा कमेंट्स थे, सब पॉजिटिव रिव्यूज। कई एक्सपर्ट सिंगर की स्किल्स और टेक्निक्स पर डिस्कशन कर रहे थे। सोंगशुआन ने मनी मन सोचा, जैसा एक्सपेक्टेड था, सीनियर वुचैन के लिरिक्स वाकई दिल को हील करने वाले हैं। उसकी दोस्त फिर बोली, सोंगशुआन ये कौन सा जमाना है, आजकल कौन म्यूजिक स्कोर हाथ से लिखता है। सोंगशुआन बालकनी में चली गई, उसके मन में शक बढ़ता जा रहा था, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे कंफर्म करना होगा, क्या सीनियर वुचैन सच में इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। उधर वुचैन के घर पर ली रुबिंग अभी शावर लेकर निकली थी और बाल सुखा रही थी। तभी वुचैन का फोन वाइब्रेट हुआ। ली रुबिंग ने सोचा, कहीं डिंगलोंग फिर से परेशानी तो नहीं कर रहा। ये सोचकर उसने फोन उठाया, क्या चाहिए तुम्हें, अब मौत ढूंढ रहे हो क्या? दूसरी तरफ सोंगशुआन थोड़ी कंफ्यूज हो गई, हेलो क्या ये सीनियर वुचैन है? मैं सॉन्ग के बारे में बात करने के लिए कॉल कर रही हूँ। ली रुबिंग सतर्क हो गई, कौन सा सॉन्ग, सीधा बोलो, मैं मैसेज पहुंचा दूंगी।
सॉन्ग शुआन थोड़ी असुविधा में पड़ गई। प्लीज गलत मत समझिए, क्या आप सीनियर वूचन की गर्लफ्रेंड है? कल वाली मीटिंग में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, मैं सीनियर से माफी मांगना चाहती हूँ। ली रूबिंग और कंफ्यूज हो गई। सॉन्ग, माफी किस बात की? अब सॉन्ग शुआन को सच में शक होने लगा, आप वाकई सीनियर वूचन की गर्लफ्रेंड है? आपको सीनियर सॉन्ग के बारे में भी नहीं पता, ये तो अजीब है। ली रूबिंग तुरंत भड़क गई, तुम मुझ पर शक करी हो, रुको जरा। फिर उसने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। हनी दरवाजा खोलो, तुम्हारी जूनियर का फोन है। वूचन बाहर आया और फोन ले लिया। कौन है? ओ क्लासमेट सॉन्ग, आज मैं फ्री हूँ, मिलकर बात करते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फोन रखने के बाद वूचन ने समझाया ये सॉन्ग शुआन थी, वो मेरा लिखा हुआ सॉन्ग खरीदना चाहती है। ली रूबिंग उसके करीब आ गई। मेरे प्यारे वूचन, तुम तो बहुत टैलेंटेड निकले। वूचन मुस्कुरा दिया। तुमने अभी तक शावर कंप्लीट नहीं किया मेरी प्यारी ली। ली रूबिंग ने अपनी बाहें उसकी गर्दन के आसपास डाल दी। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि और क्या क्या जानते हो? वूचन ने धीमी आवाज में कहा। ली रूबिंग, तुम आग से खेल रही हो। जब दोनों करीब आ रहे थे तभी फोन फिर से बज गया। ली रूबिंग ने नाराज होकर कहा, अब कौन है? क्या बकवास टाइमिंग है। उसने फोन उठाया। इस बार कॉल डिंगलोंग की थी। वूचन मुड़कर बाथरूम की तरफ चला गया। कोई बात नहीं, फोन उठाओ, मैं टॉवल पहनकर आता हूँ। दूसरी तरफ डिंगलोंग बोला, ली रूबिंग, मुझे लगता है मुझे कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए। आज जो हुआ वो मेरा प्लान नहीं था, शिनगुआन ने अपनी मर्जी से किया, उसने मेरी इंटेंशन गलत समझ ली। ली रूबिंग ने व्यंग्य से जवाब दिया, मुझे पता था डिंग फैमिली के लोग डोंगाई में आकर जान देने नहीं आएंगे। कुछ छोटे मोटे लोग हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे, ये डिंगलोंग का स्टाइल नहीं है। ली रूबिंग बात करते हुए वूचन के और पास चिपक गई। वूचन ने भी साथ दिया और पूछा, कौन है? क्या तुम डिंगलोंग की बात कर रही हो डार्लिंग? ली रूबिंग बोली, बिल्कुल, मेरा हस्बैंड उसी बेवकूफ की बात कर रहा है। वूचन ने हल्की सी थपकी उसके थाइस पर मारी। अरे जुबान संभालो, गाली मत दो। ली रूबिंग नखरे से बोली, दर्द हुआ, देखो ना, तुमने मारा और अब लाल हो गया। दूसरी तरफ डिंगलोंग गुस्से में दांत पीस रहा था। वूचन ने फिर कहा, तुम्हें पता है तुम्हारी गलती क्या थी? अगर नहीं पता तो मुझे तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। ली रूबिंग ने जानबूझकर अपनी आवाज नरम कर ली। मेरी गलती थी हनी, अब गाली नहीं दूंगी, प्लीज मुझे सजा मत देना। दूसरी तरफ डिंगलोंग का गुस्सा फट पड़ा। उसने फोन जमीन पर दे मारा। डैम इट। इधर ली रूबिंग हंस पड़ी। फोन कट हो गया। जो आवाज आई थी लगता है उसने फोन तोड़ दिया। तुम्हें लगता है हम उसे गुस्से से ही मार सकते हैं? वूचन हंसकर बोला, गुस्से से मर जाना उसके लिए बहुत आसान मौत होगी। ली रूबिंग ने भाई सिकुड़ी, छोड़ो उसे। मेरे प्यारे वूचन, तुमने अभी क्या कहा था? तुम मुझे सजा देने वाले थे। वूचन ने तुरंत दोनों हाथ उठा दिए। मैं सरेंडर करता हूँ, वैसे ये सब तुम अरेंज कर सकती हो। एक और बात, मैं बाद में वुडोंग से मिलूंगा, हो सकता है वो तुम्हें फोन करे, तुम उसके साथ कोऑपरेट करना, ओके? ली रूबिंग हैरान हो गई। वुडोंग से मीटिंग? क्या तुम सॉन्ग शुआन से मिलने नहीं वाले? वूचन ने समझा, मैं सॉन्ग शुआन से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन आज वुडोंग से भी मुलाकात हो सकती है, वो मुझसे मिलने की जरूर कोशिश करेगी। तभी ली राउटा अंदर दौड़ते हुए आया। सिस्टर, ब्रदर इन लॉ, आज जो हुआ वो मेरी गलती थी, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। ब्रदर इन लॉ, अगर आपको बॉडीगार्ड चाहिए तो बस बोल दीजिए। ली रूबिंग ने बीच में ही टोक दिया। ली राउटा, मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई भी जल्दबाजी मत करना। ली राउटा गुस्से में बोला, दीदी आज कितनी बार हो गई है? ब्रदर इन लॉ लकी थे, उन्हें कुछ नहीं हुआ, अगली बार कौन गारंटी देगा? मैं उस डिंगलोंग के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ली रूबिंग खड़ी हो गई और वूचन से बोली, तुम उसे समझाओ, तुम ही उसे बिगाड़ते हो। वूचन ने शांत तरीके से पूछा, ली राउटाई, लाओ को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया? ली राउटाई ने ईमानदारी से जवाब दिया, जिस आदमी को बचाने के लिए आपने कहा था वो बच गया है। वूचन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। बहुत अच्छा, मुझे उसे अकेले में बात करनी है। ली राउटाई थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ब्रदर इन लॉ, आप ऐसा क्या कहने वाले हो? क्या उसके पास डिंगलोंग की कोई कमजोरी है? वूचन मुस्कुरा दिया, बिल्कुल, तुम लोग भी सुन सकते हो जब मैं उसे बात करूंगा, लेकिन एक प्रॉमिस करना होगा, कोई जल्दबाजी नहीं। ली राउटाई ने तुरंत कहा, जब तक डिंगलोंग मर जाता है ब्रदर इन लॉ जो कहेंगे मैं मानूंगा। ये सुनकर ली रूबिंग ने धीरे से सांस छोड़ी। उफ। कपड़े पहनते हुए वूचन बोला, ली रूबिंग, ली राउटाई, तुम दोनों बात करो, मुझे एक काम से बाहर जाना है। कुछ देर बाद वूचन उस जगह पर पहुंच गया जो सॉन्ग शुआन ने अरेंज की थी। उसके पीछे एक डिटेक्टिव चुपके से उसकी फोटो ले रहा था। वूचन कैफे के अंदर गया। अंदर जाते उसने पहले बात शुरू की, क्लासमेट सॉन्ग। सॉन्ग शुआन तुरंत खड़ी हो गई। सीनियर। उसकी हिचकिचाहट देखकर वूचन ने पूछा, क्या हुआ क्लासमेट सॉन्ग? सॉन्ग शुआन ने तुरंत पूछा, सीनियर, क्या आपके घर वाले रेस्टोरेंट चलाते हैं? वूचन ने मना नहीं किया। हाँ, एक छोटे से काउंटी में रामेन नूडल शॉप है। सॉन्ग शुआन ने अपने शक जाहिर किए। सीनियर, आपकी गर्लफ्रेंड की आवाज तो 40 साल से भी ज्यादा लगती है। क्या आप किसी शुगर मॉमी के साथ हो? गाने की प्राइस भी इतनी ज्यादा है। क्या आप उसे छुटकारा पाने के लिए पैसे जमा कर रहे हो, इसलिए उसे सच बताने से डरते हो? वूचन को हंसी आ गई। ओ। सॉन्ग शुआन नाराज हो गई। सीनियर, आप अभी भी हंस रहे हो, मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है। आपका टैलेंट उस बुढ़िया के पास बर्बाद नहीं होना चाहिए। सोल रेमेडी की सक्सेस देखी है ना, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, अगर पैसे कमाने हैं, अगर इंडिपेंडेंट बनना है, मुझ पर भरोसा कीजिए।
सीनियर, सोल रेमेडी कितना सक्सेसफुल हुआ है देखिए, आप फेमस हो गए हो। आपको पता भी है बड़ी बड़ी कंपनीज आपको साइन करेंगी, आप सेलिब्रिटी बन सकते हो। वू चैन ने उसका हाथ हल्का सा हटा दिया। मैं डेब्यूट नहीं करूंगा, बहुत सी चीजें वैसे नहीं है जैसे तुम सोच रही हो। चलो बिजनेस की बात करते हैं, तुमने मुझे सॉन्ग के लिए बुलाया था। तब सॉन्ग शुआन को याद है, ओ हाँ सॉन्ग खरीदना था। सीनियर, मेरे लिए एक और सॉन्ग लिखिए। वू चैन ने बिना सोचा जवाब दिया, 1 लाख। सॉन्ग शुआन ने तुरंत हाँ कर दी, ठीक है। वू चैन ने एक और कंडीशन रख दी, मुझे सॉन्ग के प्रॉफिट का 50% चाहिए। सॉन्ग शुआन फिर भी तुरंत मान गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस सोल रेमेडी वाली क्वालिटी मेंटेन रहनी चाहिए। वू चैन ने बिना झिझक कहा, ठीक है, पेपर और पेन। 10 मिनट बाद सॉन्ग शुआन ने पेपर उठाया और पढ़ना शुरू किया। वू चैन बोला, अ सॉन्ग फॉर यू। सॉन्ग शुआन ने मन ही मन सोचा, क्या ये गाना मुझे गिफ्ट कर रहा है? लेकिन उसके सोचने से पहले ही वू चैन खड़ा हो गया। पैसे मिल गए, डील कंप्लीट, मुझे एक काम है, मैं चलता हूँ। वू चैन ने मन ही मन सोचा, स्टार्टर खत्म, अब मेन कोर्स का वक्त है। लेकिन लगता है बीच के कुछ स्टेप्स स्किप करने पड़ेंगे। तभी वू चैन ने एक्सीलेटर दबा दिया। उसने आसानी से सफेद गाड़ियों को डॉज कर दिया। व्हाइट कार वाला ड्राइवर तुरंत रिपोर्ट करने लगा, बॉस हम उसे रोक नहीं पाए। पर दूसरी तरफ से गुस्से भरी आवाज आई, लेकिन क्या? ड्राइवर बोला, लगता है उसे पता है कि आप उसे ढूंढ रहे हो। वो खुद गाड़ी चलाकर आपकी कॉर्पोरेशन के नीचे आ गया है। दूसरी तरफ वाली औरत थोड़ा इंटरेस्टेड हो गई, ओह इंटरेस्टिंग, उसे 16 फ्लोर पर ले आओ। कुछ देर बाद वू चैन को एक रूम के सामने लाया गया। असिस्टेंट ने अनाउंस किया, बॉस आदमी आ गया है। अंदर से आवाज आई, अंदर भेजो। असिस्टेंट ने इशारा किया, प्लीज मिस्टर वू। रूम के अंदर जो शख्स बैठी थी वो थी सेलेन कॉर्पोरेशन की सीईओ, ईस्टर्न सी बिजनेस वर्ल्ड की मशहूर रिच विडो वू डोंग। उसके पास खड़ा था उसका पर्सनल बॉडीगार्ड, एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्सेस सोल्जर चू यान। वू चैन ने सीधा कहा, मैडम वू, मुझे इस तरह बुलाना ज्यादा पोलाइट नहीं लगता। वू डोंग ने आराम से जवाब दिया, मिस्टर वू, मुझे नहीं पता आपका असली पर्पस क्या है, लेकिन बदतमीजी पहले आपने की है। वू डोंग ने चूयान की तरफ देखा, बाहर जाओ। चूयान बाहर निकलने लगा। वू चैन के पास से गुजरते वक्त उसने कहा, कोई बेवकूफी मत करना। फिर चूयान ने उसकी तरफ ठंडी नजर से देखा और बाहर चला गया। वू डोंग बोली, मिस्टर वू बैठिए, आप बताइए मेरी बेटी के करीब आने का आपका पर्पस क्या है? मुझे नहीं लगता पैसों के लिए, राइट? वैसे क्या मिस ली रूबिन को इस बारे में पता है? वू चैन आराम से बैठ गया। मैडम वू, आप उस बेटी की इतनी परवाह करती है जिसे किसी और ने जन्म दिया था? वू चैन की ये बात सुनकर वू डोंग की बाहें तुरंत सिकुड़ गई। वू चैन ने बात जारी रखी, मैडम वू को 20 साल की उम्र में उनके परिवार ने जबरदस्ती शादी करने पर मजबूर किया था। शादी के पहले ही एक अरेंजमेंट हुआ था, बच्चा पैदा होने के बाद उन्हें उसकी देखभाल नहीं करनी पड़ेगी, और इसी कंडीशन पर मैडम वू ने शादी के लिए हाँ की थी। पर शादी के बाद जब भी वो सोती थी तकिए के नीचे एक चाकू छुपा कर रखती थी और अपने हस्बैंड के साथ अलग रूम में सोती थी। जब भी उसका हस्बैंड जबरदस्ती करने की कोशिश करता, मैडम वो चाकू निकालकर उसे पीछे हटा देती। वो हमेशा वेट बढ़ने, स्ट्रेच मार्क्स आने और अपनी खूबसूरती कम होने जैसे बहाने बनाती। खुद को कमजोर दिखाती थी ताकि उसके हस्बैंड के पास आगे बढ़ने का कोई रीजन ना रहे। गुस्से वाली मैडम वो वाकई कमाल की थी। उन्होंने जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया जहां लगता था कि उन्हें सिर्फ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए। इसी तरह उन्होंने अपने हस्बैंड को किसी और से बच्चा पैदा करवाने के लिए राजी कर लिया। लेकिन अनएक्सपेक्टेड बात यह हुई, सॉन्ग शुआन के पैदा होने के बाद उन्होंने अपनी बात से पलट गई। उस औरत को कभी एक्नॉलेज नहीं किया, फिर अपने हस्बैंड की फैमिली के साथ बिजनेस वॉर शुरू कर दी। उसके बाद क्या हुआ ये सब लोग जानते हैं। वू डोंग को ये सब काफी इंटरेस्टिंग लगा। तुम्हें ये सब भी पता है? काफी अजीब है। वैसे भी वो औरत मर चुकी है। अगर मिस्टर वू ये सब बातें दूसरों को बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए फिर सॉन्ग शुआन की बात करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ। चाहे मैंने उसे जन्म नहीं दिया, मेरे खून का हिस्सा उसकी रगों में दौड़ता है। अगर तुम उसे नुकसान पहुंचाने की सोच रहे हो तो मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि ऐसा मत करना। वू चैन ने बाहें बांधकर वू डोंग की तरफ देखा। प्रेसिडेंट वू इन्वेस्टिगेट कर सकती है। मुझे यकीन है कि जल्दी ही आप समझ जाएंगी कि मेरा फोकस आपकी बेटी पर नहीं बल्कि आप पर है, क्योंकि मेरे मन में आपके लिए कुछ खास ख्याल है। वू डोंग ने अपने बाल पीछे किया। आजकल के यंग लोग वाकई बहुत बोल्ड होते हैं। मिस्टर वू, मुझे नहीं पता आपके खास ख्यालों का क्या मतलब है। वू चैन शांत रहा और बोला, काफी कॉम्प्लिकेटेड है। मैं थोड़ा ज्यादा हिम्मत दिखा रहा हूँ, लेकिन प्रेसिडेंट वो मर्दों के मामले में बहुत ज्यादा कॉशियस है, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा ताकि आप खुद मुझसे मिलने की इनिशिएटिव ले। वू डोंग खड़ी हुई और धीरे धीरे वू चैन के पास आ गई। कॉम्प्लिकेटेड एडल्ट्स के बीच में चीजें कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। मिस्टर वू, क्या ली रूबिन को इस सब के बारे में पता है? क्या उसे पता है कि आपके मेरे लिए ऐसे कॉम्प्लिकेटेड थॉट्स हैं? वू चैन ने बिना हिले जवाब दिया, बिल्कुल पता है। वू डोंग और करीब आ गई। उसका चेहरा वू चैन के बिल्कुल पास था। अच्छा, आखिर हर किसी को सच का सामना करना पड़ता है, तो मुझे डिटेल्स में बताओ, ये कॉम्प्लिकेटेड थॉट्स आखिर है क्या? वू चैन ने आराम से बात बदली। क्या प्रेसिडेंट वू डिंगलोंग को जानती हैं? वू डोंग ने जवाब दिया, बिल्कुल, लेकिन उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। वू चैन की आवाज थोड़ी गहरी हो गई। मैं उसे जरूर मारूंगा। वू डोंग ने हल्का सा व्यंग्य किया। सच में? तो फिर गुड लक।
वूचन ने बात जारी रखी, इसलिए मैं यहाँ आपको एक वार्निंग देने आया हूँ, जितना जल्दी हो सके चोंग होंग से अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लीजिए। वुडोंग की आवाज तेज हो गई, ये किस तरह की बात हुई? ली फैमिली और डिंगलोंग के मामले का मेरी चोंग होंग इन्वेस्टमेंट से क्या लेना देना? वूचन ने समझाया, चोंग होंग का पैसा टोंगहाई कमर्शियल से आता है। पिछले 5 सालों में सेलेन ग्रुप के साथ जो बिजनेस इंसिडेंट्स हुए हैं वो सब मेरी वजह से हुए थे। वुडोंग झुककर उसकी आंखों में देखने लगी। मिस्टर वू, क्या आप मुझे प्रवोक करने की कोशिश कर रहे हैं? वूचन ने सिर हिला दिया, नहीं, जिसे मैं प्रवोक करना चाहता हूँ वो डिंगलोंग है, आप तो सिर्फ कोलेटरल डैमेज है। वुडोंग ने ठंडे लहजे में कहा, मेरा डिंगलोंग से कोई कांटेक्ट नहीं है और तुम दोनों के झगड़े में मेरी कोई दिलचस्पी भी नहीं। वूचन बोला, झूठ, प्रेसिडेंट वू का कांटेक्ट है। चोंग होंग का मेजर शेयर होल्डर होंग वेंगचा है, वही बेवेंग का सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर भी है और बेवेंग के फंड्स को कंट्रोल करता है डिंग वैंग। वुडोंग ने बात पूरी की, जिंगफू में जिसे डिंग शाओ कहा जाता है, डिंग फैमिली की सेकंड जनरेशन का कोर मेंबर, डिंग लाओ का तीसरा बेटा। वूचन ने सिर हिलाया, और डिंग लोंग का थर्ड अंकल। काफी देर से गोल गोल बातें सुनकर वुडोंग थोड़ी इरिटेट हो गई। मिस्टर वू, मेरा बेवेंग कैपिटल या डिंग वैंग से कोई लेना देना नहीं। वूचन बोला, लगता है प्रेसिडेंट वू को ये नहीं पता कि हाउ वेंचा और डिंग फैमिली का कनेक्शन कितना गहरा है। जब डिंग फैमिली के साथ कुछ होगा उसका झटका हाउ वेंचा के जरिए आप तक भी जरूर पहुंच सकता है। वुडोंग लगभग हंसने ही वाली थी, डिंग फैमिली, तुम उनसे पंगा लेने वाले हो? फिर उसने मनी मन सोचा, ली फैमिली भी अभी तक उनका कुछ बिगड़ नहीं पाई और ली रूबिंग का बॉयफ्रेंड जिसके पास कोई बैकर भी नहीं, वो डिंग फैमिली को गिरा देगा। वूचन ने उसका मजाक को इग्नोर कर दिया, ली रूबिंग आपको बहुत पसंद करती है, वो आपको अपना रोल मॉडल मानती है, इसलिए मैं आपको वार्न करने आया हूँ। लेकिन वुडोंग को ये रीजन बहुत ही अजीब और अनरियलिस्टिक लगा। उसने सोचा कि ली रूबिंग का नाम आया है तो मौका अच्छा है थोड़ा टेस्ट करने का। ये सोचकर उसने तुरंत फोन निकाला और कॉल लगाया, हेलो डायरेक्टर ली, होंगडा बिजनेस। ली रूबिंग ने तुरंत जवाब दिया, मैडम वू, हेलो। वुडोंग बोली, आपका बॉयफ्रेंड मेरे पास बैठा है। ली रूबिंग ने शांत तरीके से कहा, मुझे पता है, उसने पहले ही बता दिया था। वुडोंग ने सीधा पूछा, आपका बॉयफ्रेंड डिंग फैमिली को चैलेंज करना चाहता है, क्या डायरेक्टर ली को इस बात का पता है? ली रूबिंग ने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ मुझे पता है। वुडोंग ने और गहराई से पूछा, तो फिर आप ली फैमिली के साइड पर है या? लेकिन बात पूरी होने से पहले ली रूबिंग ने उसे काट दिया, मैडम वो, मेरे फादर इस मामले पर वूचन से बात कर रहे हैं, मुझे स्पेसिफिक ज्यादा क्लियर नहीं है, आप डिटेल्स डायरेक्टली वूचन से डिस्कस कर सकती है। यह कहकर ली रूबिंग ने फोन काट दिया। वुडोंग ने मनी मन सोचा, ली रूबिंग को बाईपास करके सीधा ली फैमिली के साथ मिलकर काम कर रहा है, क्या ली फैमिली अभी डिंग फैमिली के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही? आखिर इस वूचन में ऐसी कौन सी खास बात है? लगता है मुझे इससे सीरियसली बात करनी पड़ेगी। फिर वुडोंग का लहजा बदल गया, मिस्टर वू, इतनी देर से बात कर रहे हैं, आप थक गए होंगे, आप क्या पीना पसंद करेंगे? वूचन ने जवाब दिया, वाइन, थैंक यू। वुडोंग वाइन कैबिनेट के पास गए, उसने एक बोतल निकाली, 2 ग्लासेस भरे और एक ग्लास वूचन को दे दिया। फिर वो धीरे धीरे अपना सॉफ्ट और चार्मिंग अंदाज दिखाते हुए वूचन के साथ ड्रिंक करने लगी। आधे घंटे बाद वूचन ने डिंगलोंग और ली फैमिली और उनके बीच के कॉम्प्लेक्स कनेक्शंस को डिटेल में समझा दिया। अचानक वुडोंग खड़ी हो गई, थोड़ा और पियेंगे? वाइन कैबिनेट के तरफ चलते हुए वो बोली, मिस्टर वू, ये 2000 विंटेज बोतल पेट्रो वाइनरी की है। लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया, वाइन की बोतल के साथ वो लगभग जमीन पर गिरने वाली थी। तभी वूचन तुरंत आगे बढ़ा और उसे संभाल लिया। अरे संभालिए प्रेसिडेंट वू। वुडोंग मुड़कर बोली, ओह सॉरी मिस्टर वू, मुझे पता नहीं था कि आप इतने पास खड़े हैं। वूचन ने पूछा, आप ठीक हैं प्रेसिडेंट वू? अगर आप सच में गिर जाती तो बहुत दुख की बात होती। ये सुनकर वुडोंग का चेहरा हल्का सा लाल हो गया, मुझे माफ कीजिए, शायद मैंने थोड़ी जल्दी ड्रिंक कर ली। वूचन मनी मन सोचने लगा, वुडोंग मर्दों पर आसानी से भरोसा नहीं करती, लेकिन उसकी प्रेफरेंसेस बिल्कुल नॉर्मल है और उसकी एक्सपेक्टेशंस भी कम नहीं है। वो कुछ हद तक ली रूबिंग जैसी ही है, उसे भी एक स्ट्रॉन्ग आदमी पसंद आएगा। अगर मुझे उसका ट्रस्ट जीतना है तो कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस पूरी करनी होंगी। फिलहाल सबसे जरूरी चीज फिजिकल कांटेक्ट है। अब जब ये कंडीशन पूरी हो चुकी है, सिचुएशन का कंट्रोल आखिर मेरे हाथ में आ गया है। वूचन ने वाइन की बोतल उठा ली, प्रेसिडेंट वो, आपको थोड़ा नशा हो गया है, आज के लिए उतना ही काफी है। वुडोंग ने तुरंत मना कर दिया, कोई बात नहीं, मैंने बहुत कम पिया है। आज मिस्टर वू से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, हमारी बात अभी भी खत्म नहीं हुई। ये कहकर वो दोबारा लड़खड़ा गई। वूचन ने याद दिलाया, संभाल के मिस्टर वू। वुडोंग ने एक हाथ से अपने सैंडल्स उतार दिया, फिर दूसरे हाथों से वूचन का सहारा ले लिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये शूज थोड़े इनकन्वीनियंट है। शूज उतारने के बाद वूचन ने तुरंत वुडोंग को संभाल कर उठा लिया। प्रेसिडेंट वू, फ्लोर गंदा है और ठंडा भी। वुडोंग मनी मन हैरान रह गई, ये मुझे ब्राइडल स्टाइल में उठा रहा है, ये यंग मैन जानबूझकर ऐसा कर रहा है। पिछले 4 सालों में मैंने इतना बोल्ड आदमी कभी नहीं देखा। वूचन ने शांति से उसे वापस चेयर पर बिठा दिया। अगर प्रेसिडेंट वो अभी भी ड्रिंक करते हुए बात करना चाहती है तो हम बात जारी रख सकते हैं। वुडोंग ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, मिस्टर वू, क्या आपने मुझे जानबूझकर उठाया था? वूचन ने बेपरवाही से जवाब दिया, हाँ मैंने ये जानबूझकर किया था। वुडोंग ने सोचा, यह आदमी हद से ज्यादा इरिटेट करता है, मुझे इसे खत्म करना होगा।
वूचैन ने तुरंत वू रैंग की बेचैनी नोटिस कर ली। लगता है प्रेसिडेंट वो काफी गुस्सा है, लेकिन क्या मेरा हक करना वही नहीं था जो आप चाहती थी? आप नशे का नाटक कर रही थी, ठीक से चल नहीं पा रही थी, हाई हील्स उतार दी थी और वैसी बातें कर रही थी। क्या ये सब जानबूझकर नहीं था? वू रैंग हैरान हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी पुरानी चाल इतनी आसानी से पकड़ ली जाएगी। वूचैन उसके चेहरे के करीब आया। प्रेसिडेंट वो मौका तो आपने ही दिया था मुझे हिम्मत दिखाने का, लेकिन मुझे लगता है दूसरे मर्दों के साथ जो तरीका आप यूज करती है उनकी मेरे सामने जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट वो मैं आपको आपसे भी ज्यादा समझता हूँ, चलिए नॉर्मल तरीके से बात करते हैं, मैं यहाँ दुश्मनी करने नहीं आया। वू रैंग नाराज हो गए। क्या तुम खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा नहीं करते? तुम मुझे मुझसे ज्यादा कैसे समझ सकते हो? वूचैन आराम से वाइन पीता रहा। प्रेसिडेंट वो आपके हस्बैंड ने सुसाइड नहीं किया था, है ना? आपने उन लोन शार्क्स को रूफटॉप पर उन्हें परेशान करने के लिए भेजा था। जो आदमी पहले से ही टूट चुका था वो इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। रुकिए, ये तो और भी सीक्रेट बात है। प्रेसिडेंट वो इस साल आप 42 साल की हो गई है और मेरी जानकारी के हिसाब से आप अभी भी अबला नारी है, सही? तन्हा रातों में आप बेड साइड टेबल के नीचे वाले ड्रॉर से एक टॉय निकालती है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ प्रेसिडेंट वो? आपकी उम्र में उस पहलू के लिए इतना उत्साह होना बिल्कुल नॉर्मल है, मैं पूरी तरह समझ सकता हूँ। ये हार्मोन्स की वजह से होता है, इसमें शर्माने जैसी कोई बात नहीं है प्रेसिडेंट वो। क्या आपने कभी नहीं सोचा कि अगर जिंदगी में दोबारा जीने का मौका मिले तो आप इतनी थकाने वाली जिंदगी नहीं जिएंगी? बिल्कुल आपके उस गाने की तरह, धूल की तरह बेखौफ उड़ना, घमंड से चमकना, मुरझाए प्यार से भी ज्यादा रोशन होना और अंधेरी रात में सिल्वर स्क्रीन पर दिखने वाले शाम के आसमान से भी ज्यादा नशा देना। वू रैंग सन रह गई। 12 साल पहले अपने बर्थडे पर उसने नशे में केटीवी सेशन के दौरान इम्पल्सिवली मैड डस्ट गाना गाया था। दुनिया में और कोई इस बात को नहीं जानता, उसे ये कैसे पता हो सकता है? वूचैन ने फिर कहा, प्रेसिडेंट वो एक और ड्रिंक। वू रैंग ने बाहें सिकोड़ ली। तुम आखिर हो कौन? वू रैंग के दिमाग में सिर्फ 3 बातें घूम रही थी। मेरे आसपास के असाधारण बैकग्राउंड वाले लोग भी इतनी जानकारी नहीं निकाल पाए। इसके पास ऐसी कौन सी स्पेशल एबिलिटी है? ये सब बहुत ही सरियल लग रहा है। वूचैन ने अपना वाइन ग्लास हिलाया। प्रेसिडेंट वो इतना हैरान मत हुई, मैं और भी बहुत कुछ जानता हूँ, जैसे सॉन्ग फैमिली का लेटेस्ट डिजाइन चुराने की बात या फिर जाओ गिनते चुन और फाइनलिंग को फंसाने की प्लानिंग। प्रेसिडेंट वो मैंने कहा था ना, मैं आपको आपसे भी ज्यादा समझता हूँ और मैंने ये भी कहा था कि मैं यहाँ दुश्मनी करने नहीं आया। वू रैंग ने सोचा ये इतना जानता है कि मुझे सीधा जेल भिजवा सकता है, मैं चैन से भी सो नहीं पाऊंगी। अब मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो इसे मारकर हमेशा के लिए गायब कर दूं या फिर इसके साथ करीबी रिश्ता बनाकर इसकी एबिलिटीज का फायदा उठाऊं। लेकिन ये इतना मिस्टीरियस है कि इसे गायब करना लगभग नामुमकिन लगता है। मतलब असल में मेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस बचती है। ध्यान से देखने पर उसका चेहरा हैंडसम था और उसके जवान शरीर भी काफी अट्रैक्टिव था। वू रैंग बोले, ठीक है, अगर हम दुश्मन नहीं बनने वाले तो असली मुद्दे पर आते हैं। मिस्टर वू डिंग फैमिली से निपटना चाहते हैं, शायद अपनी ट्रिब्यूलेशन से बचने के लिए, सही? वू रैंग ने वूचैन के हाथ से वाइन ग्लास ले लिया। वूचैन ने उसके साथ ग्लास क्लिक किया। प्रोसेस और तेज होगा। मुझे उम्मीद है प्रेसिडेंट वो मेरी साइड ज्वाइन करेंगी, मेरे साथ खड़े होंगी। सिर्फ आप सेफ नहीं रहेंगी बल्कि आपका करियर भी और ऊपर जाएगा। वू रैंग ने आगे कहा, ली रूबिंग के लिए मिस्टर वो वाकई बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप तो प्रिंसेस को भी गले लगा रहे हैं। क्या आपको डर नहीं लगता कि ली रूबिंग जेलस हो जाएगी? वूचैन ने शांत स्वर में जवाब दिया, सुशिनिन भी मेरी औरत है, ली रूबिंग जेलस नहीं होती, वो आम औरत नहीं है। वू रैंग ने हल्की सी सांस छोड़ी। अब समझ आया कि जिनफू के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सिचुएशन ऐसी क्यों है। ये कहते हुए उसने सोचा, मतलब अगर मैं कोई भी मूव करूँ तो उनके प्यार में दखल नहीं होगा और ली रूबिंग को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर फैसला हो गया। फिर वू रैंग ने अपना ग्लास वाइन टेबल पर रख दिया। मैंने काफी ज्यादा पी ली है मिस्टर वू, क्यों ना हम दोनों मेरे घर चले और थोड़ी चाय पीकर होश में आए। वूचैन ने उसे सहारा देते हुए कहा, अगर प्रेसिडेंट वू चाय पीना चाहती है तो चलिए चाय ही पीते हैं। दरवाजे से अंदर आते हुए वू रैंग ने पूछा, क्या मिस्टर वू के पास आज काफी वक्त है? वूचैन मुस्कुराया, वक्त मेरे पास तो बहुत है। ये सुनते ही वू रैंग अचानक बढ़ी और उसे किस कर दिया। वूचैन ने कहा, ये काम तो मर्द का होना चाहिए, क्या दरवाजे पर ही ठीक है? फिर दोनों ने दोबारा किस किया। वूचैन का हाथ चलने लगा। प्रेसिडेंट वू जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। अलग होने के बाद वूचैन ने धीरे से वू रैंग को उठाया। मैंने कहा था ना कि मेरे पास काफी समय है। वूचैन ने वू रैंग को बेड पर बिठाया और अपने कपड़े उतारने लगा। प्रेसिडेंट वू आराम से, जल्दी की कोई जरूरत नहीं है। वू रैंग ने अपनी बाहें वूचैन के गर्दन की गिर्द डाल दी। तो फिर तुम्हें अच्छी तरह मेहनत करनी पड़ेगी। एक रात यूं ही बीत गई। जब सोंग शुआन घर लौटी तो उसने दरवाजे के सामने एक एक्स्ट्रा जोड़ी जूतों की देखी। सोंग शुआन चिल्लाई, मॉम क्या आप घर पर हैं? मॉम मुझे डराइए मत। इसी वक्त कमरे के अंदर मौजूद वू रैंग ने भी आवाज सुन ली और तुरंत उठ बैठी। ये तो बुरा हो गया, सोंग शुआन वापस आ गई। वूचैन फटाफट बेड के नीचे छुप जाओ। जैसे ही सोंग शुआन ने दरवाजा खोला और अंदर आई, मॉम। वू रैंग ने शर्मिंदगी में कंबल और ऊपर खींच लिया। सोंग शुआन तुरंत मुड़ गए। ओ मैंने गलत समझा, मुझे लगा घर में कोई चोर घुस आया है, पता चला कोई अंकल आए हुए हैं, मैं चलती हूँ फिर। वू रैंग चुप रही। जब सोंग शुआन चली गई वूचैन बेड के नीचे से बाहर निकला। अंकल। अचानक वूचैन का फोन वाइब्रेट हुआ। ली रूबिंग का कॉल था। वू रैंग ने तुरंत फोन उठा लिया। हेलो। दूसरी तरफ से हल्की सी हंसी सुनाई दी।
वूरैंग ने शांत स्वर में कहा, वो अपना फोन मेरे पास भूल गया है। ली रुबिंग ने पूछा, क्या यह मैडम वू है? वूचैन सुबह सुबह आपको ढूंढने गया था? वूरैंग ने थोड़े गर्व से जवाब दिया, हाँ। ली रुबिंग हैरान हो गई, क्या मैडम वो उसे ढूंढने नहीं गई थी? वूरैंग ने मना कर दिया, नहीं। ली रुबिंग को तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुई, तुम दोनों कहाँ हो? वूरैंग ने जवाब दिया, मेरे घर पर। कुछ देर के लिए फोन के दूसरे तरफ से सन्नाटा छा गया। फिर ली रुबिंग बोली, मैडम वू ने वूचैन के साथ रात गुजारी, तुम दोनों साथ में सोए? वूरैंग ने सीधा जवाब दिया, हाँ। दूसरी तरफ ली रुबिंग ने मन ही मन सोचा, वूचैन ने कल ही वूरैंग को मना लिया, यह आदमी वाकई कमाल है, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन यह घर तोड़ने वाली औरत इतनी अकड़ दिखा रही है, कितना गुस्सा आ रहा है। फिर ली रुबिंग ने गहरी आवाज में कहा, मुझे लगता है हमें बात करनी चाहिए। वूरैंग ने आराम से कहा, तो आ जाओ घर पर। तब वूचैन ने पूछा, क्या वो ली रुबिंग थी? वूरैंग बेड से उठते हुए बोले, हाँ वो थोड़ी देर में यहाँ होगी, मैं पहले शावर लेने जा रही हूँ। वूरैंग बाहर निकली तो देखा सोंगशुआन अभी भी वही खड़ी थी, अभी तक गई नहीं। सोंगशुआन बोली, मॉम अगर मैं घर पर रहूं तो क्या मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही? और वो अंकल, मॉम वो अंकल कौन है? क्या मैं उनसे पहले कभी मिली हूँ? वूरैंग ने उल्टा सवाल पूछा, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? सोंगशुआन ने जिद की, आज थोड़ा ऑकवर्ड जरूर है, लेकिन जब मिल ही गए तो पहचान कर लेना बुरा थोड़ी है, वैसे भी कभी ना कभी तो मिलना ही है। वूरैंग ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हाथ बढ़ाकर सोंगशुआन के सिर पर प्यार से हाथ फेर दिया। सोंगशुआन मुस्कुरा दे, ठीक है, अगर आप नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, अगली बार उस अंकल से मिला देना, मैं चलती हूँ। वूरैंग मुस्कुरा पड़ी, ये बच्ची भी ना। 40 मिनट बाद ली रुबिंग ने डोरबेल बजाई, दरवाजा वूचैन ने खोला। ली रुबिंग ने हल्का सा तंज करते हुए कहा, मेरे प्यारे मिस्टर वू, आप हमेशा मुझे नए सरप्राइजेस देते रहते हैं। वूचैन मुस्कुराया, शुक्रिया कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, क्या तुम जेलस हो? ली रुबिंग उसके पास से निकलकर अंदर चली गई, मुझे पता है तुम बहुत कैपेबल हो, लेकिन क्या एक दिन के लिए मुझे चिढ़ाना बंद नहीं कर सकते? मुझे थोड़ी सी राहत नहीं दे सकते? वूचैन झुककर बोला, सुनो ली रुबिंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ली रुबिंग हैरान रह गई, ये बात वूचैन की पर्सनालिटी से बिल्कुल उलट थी। जो आदमी ना आसमान से डरता था ना जमीन से, वो इतना ईमानदारी से उसे मना रहा था, लगभग उसका दिल पिघल ही गया था। ली रुबिंग शांत रहो। ली रुबिंग ने नजरें हटा ली, क्या ये बातें तुम और किसी से भी करते हो? वूचैन ने जवाब दिया, नहीं, किसी और से अभी तक नहीं की। ली रुबिंग मुस्कुराई, मेरे प्यारे मिस्टर वू, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। और देखते ही देखते वूचैन ने पीछे से उसे गले लगाते हुए दबोच लिया। ली रुबिंग बोली, एक मिनट, अगर सु शिन्यान को पता चल गया तो, या फिर आज वाली को, अगर वो जानबूझकर प्रॉब्लम क्रिएट करे तो तुम क्या करोगे? वूचैन ने बिना झिझक कहा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, सब ठीक रहेगा। ली रुबिंग ने सिर हिला दिया, ठीक है, मैं समझ गई। थोड़ी देर बाद वूचैन वहां से निकल गया। जैसे ही वो गया, वूरैंग सामने आ गई। मिस ली को इंतजार करवाना पड़ा, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। ली रुबिंग थोड़ी बेचैन थी, मिस वू, हम दोनों बहुत बिजी हैं, सीधी बात करते हैं। वूरैंग हल्की सी हंसी, मिस ली, मैं समझी नहीं। ली रुबिंग ने बड़ी अकड़ में कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो। वूरैंग फिर हल्की सी हंसी, मुझे समझ नहीं आ रहा मिस ली, मुझे आपसे माफी क्यों मांगनी चाहिए? ली रुबिंग ने बिना घुमाए फिराए कहा, मेरे आदमी के साथ रात गुजारना, क्या यही तुम्हारा मुझे ग्रीट करने का तरीका है? वूरैंग ने जवाब दिया, क्या ये इतना जरूरी है? मैं उसकी वाइफ नहीं हूँ और दोबारा शादी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, हम सिर्फ जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं। ली रुबिंग ने ठंडी हंसी छोड़ी, वूचैन के साथ रात गुजारने वाली तुम पहली औरत नहीं हो और ना ही आखिरी होगी, तुम में और बाकी औरतों में कोई फर्क नहीं है। वूरैंग ने धीरे से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सु शिन्यान तुम पर प्रेशर नहीं डालेगी, लेकिन तुम अकेले मेरे सामने आ गई, क्या तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो? मैंने सुना है कि मिस ली अभी तक वूचैन के साथ नहीं रहती, सही? ली रुबिंग ने इस बात को नहीं झुठलाया, बिल्कुल सही, मेरा वूचैन काफी अनप्रेडिक्टेबल है। उसने कहा था कि वो एक दिन में सु शिन्यान का आदमी बन सकता है और उन्होंने वाकई कर दिखाया। सु शिन्यान उसके साथ रहना चाहती है, अब मैडम वो भी, ये सब कितना अजीब और मैजिकल लगता है। वूरैंग ने मन ही मन सोचा, वो कह रही है कि मैं और सु शिन्यान सिर्फ उसकी जिंदगी में दूसरी औरतें हैं, लेकिन ये पूरी बात नहीं है। वूचैन डिंग फैमिली से टकराने से नहीं डरता, लेकिन ली रुबिंग के मामले में उसने अलग सब्र दिखाया है। जितना ज्यादा पॉजिटिव वो है, उतना ही ज्यादा वो पहले ली रुबिंग का दिल जीतना चाहता है। यही वो खास प्यार और फेवरेटिज्म है जो मुझ में और सु शिन्यान में नहीं, सिर्फ ली रुबिंग के लिए है। ली रुबिंग ने फिर कहा, मैडम वो, मैं आपको एक और मौका देती हूँ। वूरैंग भी पीछे हटने वाली नहीं थे, मिस ली, इतनी एग्रेसिव क्यों हो रही हो? ली रुबिंग वूरैंग के करीब आ गई और बोली, घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगो। वूरैंग हल्की सी हंसी, उसने अपना हाथ ली रुबिंग के कंधे पर रखा और अचानक उसके माथे पर किस कर दिया। ली रुबिंग तुरंत सन रह गई, ये वूरैंग आखिर कर क्या रही है? मुझे किस करने का मतलब क्या है? लेकिन वूरैंग के अपने ही ख्याल थे, मिस ली, मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ, जिस तरह वूचैन ने मुझे किस किया था, मैं वही आपको वापस कर रही हूँ। वूरैंग ने अपने बाल ठीक किए और बोली, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आप खुश हो? ली रुबिंग गुस्से से भर गई और कहा, मैडम वूरैंग ने फिर अफसोस जताने का नाटक किया, बिल्कुल मिस ली, बस अफसोस ये है कि कल आप यहाँ नहीं थी, अगर हम तीनों के साथ होते तो। ली रुबिंग का चेहरा लाल हो गया, ये आखिर कहना क्या चाहती है? इतनी अजीब और बेशरम बातें क्यों कर रही है?
वुरेंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मिस ली, क्या आप मेरी माफी की सिंसेरिटी महसूस कर सकती हैं? ली रूबिंग ने गुस्से में दांत बींच लिए, मैडम वो थोड़ा तो सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए। फिर उसने मन ही मन सोचा, इस औरत के दिमाग या बॉडी में जरूर कोई प्रॉब्लम है, इस तरह के इंसान के साथ बात करने का कोई मतलब नहीं है। ये सोचकर ली रूबिंग मुड़ गई, हमारे पास बात करने के लिए कुछ और नहीं है, गुड बाय। वुरेंग ने उसे जाते हुए देखा और मन ही मन सोचा, हमारे रिश्ते को सीधे तरीके से बदला नहीं जा सकता, या तो हम सिस्टर्स की तरह बन सकते हैं या फिर दूर रह सकते हैं, इसलिए मुझे यही तरीका यूज करना पड़ेगा ताकि वो खुद दूर हो जाए। आखिर मुझे सच में वुचैन पसंद आ गया है। वुरेंग के घर से निकलने के बाद ली रूबिंग ने तुरंत वुचैन को कॉल किया। वुचैन ने पूछा, बातें हो गई? ली रूबिंग ने शिकायत भरे लहजे में कहा, वुचैन अगली बार जब कोई औरत ढूंढो तो थोड़ी नॉर्मल ढूंढना, ये सब लोग इतने अजीब क्यों होते हैं? वुचैन को थोड़ी क्यूरियोसिटी हो, उसने पूछा, उसने क्या किया? ली रूबिंग ने गहरी सांस ली और बोली, मुझे पहले लगता था सुशी नीनी थोड़ी एबनॉर्मल है, लेकिन आज वाली तो उससे भी ज्यादा अनस्टेबल निकली। छोड़ो, जो होना था हो गया, मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। यह कहकर ली रूबिंग ने फोन काट दिया। वुचैन ने सोचा, लगता है वुरेंग सिचुएशन संभाल सकती है, इसलिए ली रूबिंग अब तूफान के बीच में नहीं खड़ी होगी। आगे चलकर वुरेंग शायद ली रूबिंग को प्रोवोक भी नहीं करेगी, क्योंकि ली रूबिंग हर हाल में अपने फैसले पर टिकी रहेगी, जबकि वुरेंग उससे कहीं ज्यादा चाहती है। वुचैन को वुरेंग की बात याद आ गई, मैं सब हैंडल कर लूंगी, तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसी वक्त ली राउटाई ने फोन करके रिपोर्ट दी, लाउडाओ भाग गया। कुछ मिनट पहले हॉस्पिटल में ली राउटाई वार्ड में घुसा और गुस्से से चिल्लाने लगा, मेरे एरिया में आकर ड्रामा करने की हिम्मत, मेरे ब्रदर इन लॉ को मारने की कोशिश की, क्या मुझे भी मारना चाहते हो? बोल। डिंगलोंग ने डोंगाई में किस किस को प्लान किया है, अगला प्लान क्या है, बोलता क्यों नहीं? अगर नहीं बोला तो गोली मार दूंगा। वैंग युआन आगे बढ़ा और उसे समझाया, ली राउटाई ब्रदर चैन बाद में खुद बात करेंगे, अभी गोली मारना ठीक नहीं होगा। तभी ली राउटाई ने लाउडा को छोड़ दिया, खुद के लिए लॉलीपॉप जलाई और बोला, लगता है ये सही नहीं है, चलो भाइयों बाहर चल के लॉलीपॉप पीते हैं, ज्यादा लोग मिलकर इसे डराएंगे। जैसे ही ली राउटाई वार्ड से बाहर निकला, एक आवाज सुनाई दी, क्या हो रहा है, पेशेंट कहाँ है, पेशेंट कहाँ गया? ली राउटाई दौड़कर अंदर गया, नर्स हकलाते हुए बोली, वो पेशेंट गायब हो गया। ली राउटाई गुस्से से कर जा साला। वैंग युआन ने तुरंत कहा, ली राउटाई देखो खिड़की खुली हुई है। ली राउटाई ने खिड़की से बाहर झांककर देखा, इतनी चोट लगने के बाद भी ट्रेन पाइप पकड़कर भाग गया। फिर डरते हुए उसने वुचैन को रिपोर्ट दी, वो लॉलीपॉप ब्रेक के दौरान गायब हो गया, लेकिन टेंशन मत लो ब्रदर इन लॉ, मैंने लोग भेज दिए है, वो बुरी तरह इंजर्ड है, दूर तक नहीं जा सकता, हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। वुचैन ने भाई सिकुड़ ली, इतनी सफाई क्यों दे रहे हो, क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो? वुचैन ने मन ही मन सोचा, लाउडाओ से मिलने से पहले सिर्फ एक ही इंसान था जो उस पर प्रेशर डाल सकता था, और वो ली राउटाई था, और उसकी गिल्टी आवाज सब कुछ बता रही है। दूसरी तरफ ली राउटाई घबरा गया और हकलाते हुए बोला, ऐसा नहीं है ब्रदर इन लॉ, मैं सच में। वुचैन ने बीच में ही रोक दिया, ठीक है मुझे समझ आ गया, मैं खुद उसे ढूंढ लूंगा। ली राउटाई तुरंत बोला, जी ब्रदर इन लॉ, फोन मत रखिए, मुझे भी ढूंढने दीजिए। फिर वुचैन कपड़े बदलने लगा, हजारों सालों की रीइंकार्नेशन वाली यादों में मुझे याद है कि लाउडाओ किन जगहों पर जा सकता है, शायद सिर्फ वही जगह बची है, लाउडाओ तुम बच नहीं सकते, हमारा मिलना तय है। फिर वुचैन को याद आया, सुनचाओ रोड, शिनमू रोड, और दोनों शिंगशांग डिस्ट्रिक्ट। अगर मुझे सही से याद है तो वही जगह है। डोंगहाई में डिंगलोंग के पास अपने आदमियों के लिए कई सेफ हाउसेस थे, लेकिन उनमें से एक ऐसा सेफ हाउस था जो अभी तक किसी ने यूज नहीं किया था, और उसकी चाबी अभी भी यही मौजूद थी। लाउडाओ बुरी तरह से इंजर्ड था और हॉस्पिटल का पेशेंट गाउन पहनकर भागा था। उसे रास्ते में कहीं ना कहीं कपड़े बदलने का जुगाड़ करना ही होगा, और साथ ही ली राउटाई के लोगों से भी बचना होगा, वो ज्यादा तेज नहीं चल सकता। रूम के अंदर घुसते ही वुचैन ने आसपास नजर डाली, इंटीरियर पूरा है, काफी कंफर्टेबल भी लग रहा है, ना धूल है ना गंदगी, सब कुछ बहुत साफ है, कोई इस जगह की रेगुलर सफाई करता है, काफी थ्रू आउट अरेंजमेंट है। रूम में थोड़ा ह्यूमन टच रखने से ये सस्पिशियस नहीं लगता कि सालों से खाली पड़ी जगह में अचानक कोई आ गया हो। वुचैन ने चारों तरफ देखते हुए सोचा, लगता है जो चीजें छुपाई गई है वो सिर्फ यही हो सकती है। उसकी नजर एक कॉम्बिनेशन लॉक सूटकेस पर पड़ी, वुचैन ने उसे आराम से बाहर निकाला, फिर कोड क्रैक करना शुरू किया, और कुछ ही देर बाद क्लिक, सूटकेस खुल गया। बदकिस्मती से सूटकेस अनलॉक करना तो हजारों सालों की रीइंकार्नेशन में सीखी गई सबसे बेसिक स्किल में से एक है। फिर उसने सूटकेस खोला, अंदर डॉक्यूमेंट, कैश, एक फोन, लॉलीपॉप और छोटे लॉलीपॉप रखे हुए थे। वुचैन ने सोचा, इन चीजों के लिए लाउडा जरूर वापस आएगा। फिर उसने फोन लगाया। दूसरी तरफ से ली राउटाई ने तुरंत कॉल रिसीव की, ब्रदर इन लॉ क्या आपको वो मिल गया है? वुचैन ने सीधा जवाब नहीं दिया, हॉस्पिटल को फोन करो, शिनमू रोड नंबर 2 पर एम्बुलेंस भेजो। ये कहकर उसने फोन काट दिया। इसी वक्त दरवाजा खुला, लाउडाओ अंदर आया और दरवाजे का सहारा लेकर गहरी सांस छोड़ी, साला आखिरकार सेफ हो गया। लेकिन अगले ही पल उसने रूम में किसी की मौजूदगी महसूस कर ली। एक शैडो अंधेरे में बैठी हुई थी। लाउडाओ तुरंत चाकू लेकर उसकी तरफ झपटा, लेकिन वुचैन ने आराम से उसका वार रोक दिया। हर बार इतना एग्रेसिव होना जरूरी है क्या? लाउडाओ ने तुरंत हाथ वापस खींच लिया, फिर बिजली की रफ्तार से दूसरा अटैक किया, लेकिन वुचैन फिर आसानी से बच गया। तब लाउडाओ को समझ आ गया ये वुचैन है।
उसका दिल डूब गया। अभी तो मैं इंजर्ड हूँ, लेकिन सच कहूँ तो ठीक होने के बाद भी मैं इसको नहीं हरा सकता। वूचैन शांत स्वर में बोला, लाउडाओ रिलैक्स, अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो एलिवेटर में ही मार चुका होता। मैंने तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुला ली है। इस हालत में तुम्हारी बॉडी और टॉर्चर नहीं झेल सकती। लाउडाओ फिर भी सोच रहा था, लगता है वो लड़ना नहीं चाहता। अगर ऐसा तो शायद मुझे भागने का मौका मिल सकता है। वूचैन आराम से कुर्सी पर बैठ गया। मैं लिंगशन वाकई नहीं चाहता कि तुम मुझसे बात करो। ये सुनते ही लाउडाओ का चेहरा सन रह गया। वूचैन बोलता रहा, मालिंगशान 21 साल की उम्र में उसने एक फेक कार एक्सीडेंट डेथ सीन क्रिएट किया था। पुलिस को फंसाया था, म्यांमार भाग गया था। 4 बार नाम बदलने के बाद उसने अपना नाम लियून रखा। ना जिनफू ग्रुप को उसका असली नाम पता था, ना डिंग फैमिली को। फिर वूचैन को कैसे पता है? लाउडाओ का दिल जोर से धड़कने लगा। जब उसे मेरा असली नाम पता है तो क्या उसने मेरे पेरेंट्स और मेरी बहन की इन्फॉर्मेशन भी निकाल ली है? फैमिली के लिए आज मुझे अपनी जान दांव पर लगानी ही पड़ेगी। जब वूचैन ने देखा कि लाउडाओ लड़ने के लिए तैयार हो रहा है तो वो धीरे से खड़ा हो गया। शायद तुम सही हो, अपने परिवार को बचाना ही आदमी की जिम्मेदारी है। लाउडाओ, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। ये कहकर उसने लॉलीपॉप की तरफ इशारा किया। लाउडाओ ने तुरंत सोचा, लॉलीपॉप छीन लेना ही मेरी इकलौती चांस है। वूचैन ने उसकी सोच समझ ली। वो बस बाहें बांधकर खड़ा रहा। उठा लो लॉलीपॉप्स, उसमें छोटे लॉलीपॉप्स है, मुझे सीधा लॉलीपॉप मार दो। या फिर उसमें छोटे लॉलीपॉप्स नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ। लाउडाओ, क्या तुम बैट लगाने की हिम्मत रखोगे? अब लाउडाओ के माथे पर पसीना आ गया। ये कैसा ट्रैप है? डिस्टेंस बहुत कम है। लॉलीपॉप उठाना, निशाना लगाना, ट्रिगर दबाना, 3 अलग एक्शंस हैं। और वूचैन के सामने 3 एक्शंस का मतलब है मौत। लाउडाओ ने गहरी सांस ली। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करता? वूचैन की दिलचस्पी और बढ़ गई। बैट नहीं लगा रहे? लाउडाओ वाकई लाउडाओ ही है, हमेशा इतना इम्पेशेंट। लाउडाओ ने ठंडी आवाज में कहा, तुम जो भी इंफॉर्मेशन जानते हो मुझे उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं। वूचैन ने सिर हिला दिया। बिल्कुल, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं, मैं पहले ही कह चुका हूँ। मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ। लाउडाओ ने पूछा, किस बारे में? मैं डिंग फैमिली की बात ली फैमिली से नहीं करता और तुमसे भी नहीं करूंगा। वूचैन मुस्कुराया, मुझे उसकी जरूरत नहीं। जैसे डिंग लॉन्ग का सबसे डेंजरस ब्लैक मटेरियल वैंग रुई ऑफ वैंग फैमिली, उसकी किलिंग तुमसे करवाई गई थी। लाउडाओ का रंग उड़ गया। दुनिया में सिर्फ 3 लोग ये बात जानते थे, डिंग लॉन्ग, मैं और जिनाओ ग्रुप का लीडर। फिर ये कैसे जानता है? वूचैन ने बात जारी रखी, और एंगोंग की डेथ, उसके पीछे भी डिंग लॉन्ग था। लाउडाओ तुरंत एंगोंग को याद करने लगा। एंगोंग जिनफू ग्रुप के कोर लीडर्स में से एक था, लीडर का पोता और ग्रुप का सबसे पावरफुल सक्सेसर कैंडिडेट। 5 साल पहले उसकी अचानक मौत हो गई थी। लीडर ने लाउडाओ को किलर ढूंढने का ऑर्डर दिया था, लेकिन इतने सालों बाद भी कोई क्लू नहीं मिला। यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस है। एंगोंग के किलर को ढूंढना मेरी आखिरी इच्छा है। वूचैन ने धीरे से कहा, यह डिंग लॉन्ग की दूसरी ब्लैक मटेरियल फाइल है। लाउडाओ ने शक भरी नजर से देखा, कौन सी ब्लैक मटेरियल? सबूत कहाँ है? वूचैन हल्का सा हंसा, ब्लैक मटेरियल, व्हाइट मटेरियल कहो। तुम बिना सबूत के इतनी बड़ी बातें कहने की हिम्मत करते हो? लाउडाओ धीरे से अपनी कमर पर लगे चाकू को छूने लगा और मनी मन सोचा, पहले ये मुझे असली इन्फॉर्मेशन देता है, फिर झूठी इन्फॉर्मेशन देकर मुझे कंफ्यूज करता है। ये मुझे डिंग फैमिली के खिलाफ करना चाहता है। लाउडाओ ने एक पल की भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने टेबल पर रखी लॉलीपॉप उठाई और सीधा वूचैन के चेहरे पर तान दी। हमारे बीच अब और बात करने को कुछ नहीं बचा। लेकिन वूचैन के चेहरे पर अब भी वही मुस्कान थी। लाउडाओ ने पास पड़ा तकिया उठाया और लॉलीपॉप के मजल पर रख दिया। अब भी मुस्कुराए हो? कोई आखिरी बात कहनी है? तुम बहुत देर तक मुस्कुरा नहीं पाओगे, अलविदा। और बैंग, गोली वूचैन के सर के पास से गुजरी। ये देखकर लाउडाओ हैरान रह गया। मैंने गोली चला दी, फिर भी तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा? वूचैन ने शांत लहजे में जवाब दिया, मुझे भरोसा था कि तुम मुझे नहीं मारोगे। लाउडाओ ने ठंडी सांस छोड़ी। उसके मन में एक ही बात चल रही थी, ना डर ना हिचकिचाहट, एक पल के लिए भी नहीं। मैं इतने सालों से इस दुनिया में हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसा इंसान पहली बार देखा है। लाउडाओ ने लॉलीपॉप नीचे कर दिया और बोला, अगर तुम अपनी जान दांव पर लगाकर मुझ पर भरोसा कर सकते हो तो मैं भी तुम्हारी बात मान लेता हूँ। डिंग लॉन्ग ने ही एनगुन को मारवाया था। वूचैन ने शांति से कहा, चाहे मैं झूठ बोल रहा होता तब भी तुम इस बात की सच्चाई ढूंढने जाते। मैं तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़े अफसोस के बारे में मजाक नहीं करूंगा। अब मैं तुम्हें सबूत दिखाता हूँ। लाउडाओ की आंखें फैल गई। क्या तुम्हारे पास वाकई सबूत है? वूचैन ने सिर्फ इतना कहा, आओ यहाँ बैठो। लाउडाओ सामने बैठ गया। वूचैन ने फोन निकाला। लाउडाओ, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो एक छोटा सा नाटक करना पड़ेगा। तुम्हें सिर्फ एक आदमी को धोखा देना है, वो खुद तुम्हें सब कुछ सच बता देगा। लाउडाओ ने तुरंत पूछा, किसको? वूचैन ने फोन उसके हाथ में दे दिया। जिन चुआन को कॉल करो, उसे बोलो कि तुम भाग निकले हो। वो पूछेगा क्या हुआ, बस कह देना कि ली रुबिंग वक्त पर लोगों के साथ आ गई थी, लेकिन तुमने उसे पकड़ने की कोशिश की और उसे चोट भी पहुंचाई। फिर देखना वो क्या बोलता है, उसके बाद एनगुन का जिक्र करना। लाउडाओ ने बिना सोचे सिर हिला दिया। ठीक है, उसने तुरंत कॉल लगा दी। जब उसने पूरी कहानी सुना दी तो जियांग चान ने लगातार कई सवाल पूछ डाले। तुम बचकर निकल आए, अच्छा, बहुत अच्छा। रुको, तुमने क्या कहा? तुमने ली रुबिंग पर हाथ उठाया, उसे चोट पहुंचाई? लाउडाओ ने नाटक जारी रखा, ज्यादा सीरियस नहीं है।
दूसरी तरफ जियांग चुआन लगभग पागल हो गया। डैम इट, मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था। मैंने कहा था कि ली रुबिंग को हाथ मत लगाना। अगर वो वूचैन के साथ हो तो कुछ मत करना। लाउडाओ ने ठंडे लहजे में कहा, पर मैंने कर दिया, मुझे भी अपनी जान बचानी थी। जियांग चुआन गुस्से से फट पड़ा, डैम इट। लेकिन लाउडाओ ने उसे बीच में ही रोक दिया। जियांग चुआन, जुबान संभाल कर, मैं पैसे लेकर काम करता हूँ, तुमने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी, अब उल्टा मुझ पर दोष दे रहे हो। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, मुझे एनगुआन वाली बात पता है, डिंग फैमिली की इन्वॉल्वमेंट के बारे में। मैं इतने सालों से चुप रहा। अचानक जियांग चुआन रुक गया, उसकी आवाज बदल गई। एनगुआन, तुम्हें ये बात कब पता चली? इसी पल वूचैन ने लाउडाओ के हाथ से फोन ले लिया। फोन के दूसरी तरफ जियांग चुआन ने वूचैन की आवाज सुनी और उसका खून जम गया। वूचैन, तुम लाउडाओ के साथ क्यों हो? वूचैन ने बिना घुमाए फिराए पूछा। डिंगलोंग अभी नैंगयुआन में नहीं है ना? वो अपने होम टाउन गया है डिंगलाओ से मिलने। सही कह रहा हूँ ना? जियांग चुआन तुरंत चुप हो गया, उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। यंग मास्टर कल रात ही नैंगयुआन वापस गया था, कहा गया था कोई अर्जेंट फैमिली मैटर है, तो असली वजह ली रुबिंग थी। अगर ली रुबिंग को चोट पहुंचाई है तो ली फैमिली और डिंग फैमिली के रिश्ते टूट सकते हैं। ये तो सीधा अलायंस की फाउंडेशन हिला देने वाली बात है। सब कुछ मैंने ही अरेंज किया था और मैंने ही सब कुछ बर्बाद कर दिया। यंग मास्टर नैंगयुआन पहुंचते ही मुझे गोली मार देगा। जियांग चुआन का चेहरा सफेद पड़ गया। वूचैन ने सिर्फ एक ही लाइन कही, गुड लक। फोन रखने के बाद वूचैन ने लाउडाओ की तरफ देखा। जियांग चुआन डिंग फैमिली के लिए कोई सीक्रेट नहीं छुपाएगा। जब किसी को लगने लगे कि उसकी बलि चढ़ने वाली है तो उसकी वफादारी सबसे पहले टूट जाती है। जियांग चुआन मरना नहीं चाहता, उसकी वाइफ और बच्चे अभी भी ओवरसीज है, उसके फॉरेन अकाउंट्स में बहुत पैसा पड़ा है। अगर वो भागना चाहेगा तो सबसे पहले कुछ चीजें लेने यही जाएगा। लाउडाओ, नैंगयुआन में जो तुम्हारे आदमी है उन्हें तैयार रखो, जियांग चुआन को पकड़ना है। लाउडाओ ने धीरे से सिर हिला दिया। ये लोग एंगुन को मार सकते हैं तो मुझे मारना तो उनके लिए और भी आसान है। डिंग फैमिली के लिए काम करना अब बेकार है। लेकिन अगर तुम मेरा एक विश पूरा करने का वादा करो तो मैं जियांग चुआन को पकड़ने में तुम्हारी मदद करूंगा। तभी अचानक बाहर से हलचल की आवाज आई। लग रहा था काफी सारे लोग एक साथ पहुंच गए हैं। लाउडाओ तुरंत सतर्क हो गया, उसकी नजर दरवाजे की तरफ चली गई। उसके दिल में शक पैदा हो गया, ये क्या हो रहा है? इतने सारे लोग अचानक यहाँ क्यों आ गए? लाउडाओ ने अनजाने में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसका दिल तेजी से काम करने लगा। कहीं वूचैन मेरे साथ कोई चाल तो नहीं खेल रहा? शायद ये सब पहले से ही प्लान किया गया हो। शायद मुझे यहाँ रोकने के लिए ही उसने इतनी देर बात की। दरवाजा खोलकर अंदर आने वाला शाओलिंग था। मिस्टर वू, आप? वूचैन ने इंस्ट्रक्शंस दिए, तुम लोग नीचे वेट करो। अगर बाद में कोई और भाई आ जाए तो उन्हें भी बोल देना ऊपर मत आना। इतने सारे लोगों की जरूरत नहीं है, जितना हो सके डिस्पर्स हो जाओ और ध्यान रखना कि रेसिडेंट्स डिस्टर्ब ना हो। इंस्ट्रक्शंस खत्म करके वूचैन ने लाउडाओ से कहा, ठीक है लाओ, चलो कंटिन्यू करते हैं। इसी वक्त लाउडाओ के एक सबऑर्डिनेट ने फोन उठाया, ब्रदर डाओ। लाउडाओ ने कहा, मैसेज पढ़ा, कुछ भाइयों को लेकर तुरंत उस एड्रेस पर जाओ। अगर ज़ैंग चुआन दिखे तो उसे पकड़ लेना। सबऑर्डिनेट ने पूछा, ज़ैंग चुआन को पकड़ना है? वो कौन है? लाउडाओ ने बीच में ही रोक दिया, जो पूछना नहीं चाहिए वो पूछो मत। उसने लगभग मुझे मार ही डाला था। काम साफ होना चाहिए लेकिन वो जिंदा रहना चाहिए। सबऑर्डिनेट बोला, ठीक है। फिर वूचैन ने कहा, तुम्हारी मदद ज़ैंग चुआन को पकड़ने में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम जानना चाहते हो कि डिंगलोंग ने एंगुआन को क्यों मारा था। 5 साल पहले एंगुआन कुछ लोगों को लेकर नेशनल बॉर्डर गया था बिजनेस डिस्कस करने के लिए। वो डिंगलोंग के साथ जेट स्मगलिंग में कॉपरेट करना चाहता था ताकि टोंग फैमिली धीरे धीरे जिन्हुआ ग्रुप में अपनी पोजीशन मजबूत कर सके। लेकिन डिंगलोंग को ये इलीगल रास्ता पसंद नहीं था और उसने एंगुआन को मना कर दिया। एंगुआन उसके कैरेक्टर को नहीं समझता था। उसे लगा कि उसकी बेइज्जती हुई है, इसलिए उसने डिंगलोंग को धमकाया और फोर्स करने की कोशिश की। और उसी रात एंगुआन दुनिया से गायब हो गया। लाउडाओ चुप रहा। वूचैन ने आगे कहा, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट अब सामने आ चुका है। अब मैं तुम्हें एक और गिफ्ट देता हूँ। वूचैन ने फोन उठाया, कुनहान, मेरे पास लाउडाओ है, उसकी रैंसम अमाउंट $100 मिलियन है, सोच लो। लाउडाओ पूरी तरह से कंफ्यूज था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। दूसरी तरफ कुनहान ने पूछा, तुम कौन हो? वूचैन ने घमंड से जवाब दिया, मैं वूचैन हूँ। ये सुनते ही कुनहान शॉक हो गया। वूचैन मतलब लाउडाओ फेल हो गया, वो अभी भी जिंदा है? वूचैन बोला, जिंदा? मैंने उसे मारा ही नहीं। कुनहान ने जवाब दिया, क्या तुम्हें नहीं लगता 100 मिलियन बहुत ज्यादा है? तुम्हें लगता है मैं सच में इतना पैसा दूंगा? वूचैन ने उसे और प्रोवोक किया, वो मुझे मारने आया था और खुद पकड़ा गया। मैं सिर्फ पैसे मांग रहा हूँ, ये तो मेरी तरफ से काफी पोलाइट बात है। कुछ सेकंड सोचने के बाद कुनहान बोला, लाउडाओ की कमीशन इस मिशन के लिए 3 मिलियन थी और एक्स्ट्रा 2 मिलियन बोनस, टोटल 5 मिलियन। यही मेरी लिमिट है। तुम लाउडाओ को बॉर्डर तक ले आओ, एक हाथ से पैसे दिया जाएगा और दूसरे हाथ से आदमी। वूचैन हल्का सा मुस्कुराया, लीडर वाकई लीडर होता है, स्टाइल अलग होता है। तुम लाउडाओ को मैटर हैंडल कर सकते हो, लेकिन एंगुआन का क्या? तुम जानना नहीं चाहोगे कि एंगुआन को किसने मारा था? कुनहान खुद को रोक नहीं पाए, क्या मतलब, तुम जानते हो? तब वूचैन ने एंगुआन के मर्डर की पूरी कहानी दोबारा सुना दी। फिर वूचैन बोला, लेकिन कुनहान, तुम्हें डिंगलोंग की मदद करके वैंग रुओडा को मारने की बात पर क्या कहना है? कुनहान ने जवाब दिया, हाँ, लाउडाओ ने तुम्हें बताया होगा। वूचैन बोला, तो फिर मुझे ये भी पता होगा कि डिंगलोंग ने लाउडाओ से वैंग रुओडा को मरवाया था। वैंग रुओडा के मामले में मैं और डिंगलोंग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम में से एक मर ना जाए। मैं ये बात वैंग फैमिली को बता दूंगा।
कुन्हा ने दांत भींच लिए, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? लाउडाओ ने मनी मन सोचा, लीडर के टोन से लग रहा है कि वो वॉर शुरू करने वाला है। वूचैन ने कहा था कि वो मुझे एक बड़ा गिफ्ट देगा, आखिर वो करना क्या चाहता है? वूचैन ने शांत आवाज में कहा, इतना टेंस होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हें धमका रहा होता तो हैंग विलेज वाले इंसिडेंट के बारे में कभी नहीं बताता। कुन्हा कुछ देर सोचता रहा, तो तुम चाहते हो कि मैं डिंग फैमिली के खिलाफ एक्शन लूं? वूचैन ने सीधा मना कर दिया, नहीं, तुम्हारा मैटर तुम्हारा है, मेरा मैटर मेरा है। मैं तुम्हारे साथ कॉपरेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ। वैंग फैमिली इस बात को कभी नहीं छोड़ेगी और ली फैमिली भी तुमसे रिश्ता तोड़ देगी। कुनान इम्पेशेंट हो गया, तो फिर तुम क्या चाहते हो? वूचैन ने जवाब दिया, मुझे 100 मिलियन नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ लाउडाओ डोंगाई में ही रहे और मेरे लिए काम करे। अगर तुम मान जाओ तो मैं सब अरेंज कर दूंगा और गोल्डन फ्लावर में वैंग रूडा वाली इंसिडेंट का तुम लोगों से कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। आखिरकार लाउडाओ को सब समझ आ गया। कुनान ने काफी देर तक सोचा और फिर बोला, अगर तुम्हारी कही हुई हर बात सच्ची है तो मैं मान जाता हूँ। ये सुनते ही वूचैन ने फोन लाउडाओ को दिया, उसे बात करो। दूसरी तरफ वाला आदमी हैरान था, तुम हमेशा से उसके साथ ही थे? लाउडाओ ने जवाब दिया, हाँ। फिर उसने पूछा, तुम फेल कैसे हो गए? लाउडाओ थोड़ा शर्मिंदा हो गया, हम 6 लोग मिलकर भी उसे नहीं हरा पाए। दूसरी तरफ से एक और सवाल आया, तो तुम काम नहीं करना चाहते या वूचैन तुम्हें फोर्स कर रहा है? लाउडाओ ने धीमी आवाज में कहा, मैं एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ, लगता है मैं थक गया हूँ। वूचैन मुस्कुराया, मुबारक हो, अब तुम आजाद हो। लाउडाओ कुछ कहना चाहता था, मिस्टर वू लेकिन वूचैन ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। ज़ैंग को पकड़ो और उसे डोंगाई ले आओ, मुझे कुछ हिसाब चुकता करना है। एम्बुलेंस भी अब तक पहुंचने वाली होगी। वूचैन पहले लाउडाओ को एम्बुलेंस में ट्रीटमेंट के लिए ले गया, बाकी बाद में करेंगे, और लाउडाओ एम्बुलेंस में बैठ गया। वूचैन ने थके हुए लाउडाओ को मुड़कर जाते हुए देखा, मुझे अभी घर जाकर थोड़ी नींद पूरी करनी चाहिए। घर पहुंचकर वूचैन सच में अपनी नींद पूरी कर रहा था, फिर किसी आवाज से उसकी आंख खुल गई। उसकी आंखें अभी आधी बंदी थी। वूचैन ने कंबल हटाया और देखा कि ली रूबिंग सामने थी। वूचैन ने तुरंत कंबल एक तरफ फेंका और ली रूबिंग को पकड़ लिया। ली रूबिंग, तुम क्या कर रही हो? ली रूबिंग शर्माते हुए बोली, मैं तो तुम्हें रिवॉर्ड देने आई थी। वूचैन धीरे धीरे उसके करीब आया, अच्छा तो फिर मुझे दे दो। ली रूबिंग ने कोई विरोध नहीं किया, बस हल्की सी सांसें लेती रही। इसके बाद वूचैन और ली रूबिंग ने जोश के साथ अपना काम चालू किया। बीच में ही अचानक ली रूबिंग बोली, अगर ध्यान से गिनोगे तो हमें मिले हुए सिर्फ 69 दिन हुए हैं। वूचैन ने नरम आवाज में जवाब दिया, हाँ सिर्फ 69 दिन हुए हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ समझता हूँ तो क्या तुम मानोगी? ली रूबिंग ने क्यूरियस होकर पूछा, जैसे? वूचैन बोला, जैसे आज तुम्हारा कोई काम नहीं था, तुम यहाँ सिर्फ मुझे छेड़ने आई हो। ली रूबिंग ने वूचैन का हाथ पकड़ लिया, इससे छेड़ना नहीं कहते, ये शब्द बहुत हार्श लगता है। वूचैन ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखते हुए हंसते रहा। फिर ली रूबिंग उठकर बैठ गई। ठीक है, समझ गई मेरे प्यारे वूचैन, अभी तुम बहुत बेचारे लग रहे हो। ये कहकर उसने वूचैन का चेहरा दोनों हाथों में पकड़ा और बार बार उसके गाल पर किस करने लगी। लव यू वूचैन, अब उदास मत होना, लो और किसेस लो, मुआ मुआ मुआ। वूचैन ने प्यार से ली रूबिंग को गले लगा लिया। ली रूबिंग ने मनी मन सोचा, इसके गले लगना कितना खुश कर देता है, क्या प्यार में होना ऐसा ही फील होता है? अचानक उसे कुछ याद आया, अरे हाँ, आज रात ली राउटाई भी आ रहा है। वूचैन हैरान हो गया, मैं तो लाउडाओ के भागने वाली इंसिडेंट पर गुस्सा भी नहीं हूँ। ली रूबिंग ने भाई सिकोड़ ली, हम उसे ज्यादा बिगाड़ नहीं सकते, जो गलती करे उसे खुद रिफ्लेक्ट करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए और अपनी गलती मान लेनी चाहिए। तभी डोरबेल बज गई। ली रूबिंग बेड से उतर गई। ये वही बॉडीगार्ड्स होंगे जिन्हें मैंने ग्रोसरीज लेने भेजा था। ग्रोसरीज रिसीव करने के बाद ली रूबिंग बोली, ठीक है, तुम लोग अब वापस जा सकते हो। फिर वो दौड़ते हुए घर के अंदर आई। मेरे प्यारे वूचैन, किचन किधर है? वूचैन ने एक डायरेक्शन की तरफ इशारा किया और बोला, ली रूबिंग, तुम कुक करना जानती हो? ली रूबिंग बैग से सामान निकालने लगी और बोली, हाँ, आज तुम्हें मेरी कुकिंग टेस्ट करवाती हूँ। जब मैं अब्रॉड पढ़ रही थी तब मैं खुद के लिए खाना बनाती थी, मुझे चाइनीज और वेस्टर्न दोनों डिशेस थोड़ी बहुत आती हैं। वूचैन ने हाथ बांधकर उसे देखा, तुम्हें कुकिंग आती है? बिल्कुल आती है। ली रूबिंग थोड़ी अनकंफर्टेबल हुई। काम शुरू करने के बाद मैंने कई सालों से कुकिंग नहीं की, लेकिन एक बार कुकिंग सीख लूं तो कभी भूलती नहीं। मैं ये नहीं कहूंगी कि सुशीनियन से बेटर बना सकती हूँ, लेकिन तुम जैसे बड़े बड़े मर्दों से तो डेफिनेटली बेटर बनाऊंगी। मेरे प्यारे वूचैन, क्या तुम कुकिंग कर सकते हो? जैसे उसने बात खत्म की, उसके हाथ की मछली उछल गई। मछली टेबल पर गिर गई और साथ में एक टेबल भी जमीन पर गिरा दी। ली रूबिंग घबरा गई। वूचैन बिल्कुल स्पीचलेस हो गया। ली रूबिंग ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए मछली पकड़ने की कोशिश की। कोई बात नहीं, सब कंट्रोल में है। लेकिन मछली लगातार उछलती रही, पानी पूरे फ्लोर पर छिड़क गया। आखिर वूचैन ने मजबूरी में कहा, जाकर कपड़े बदलो, यहाँ मैं संभाल लेता हूँ। ली रूबिंग नहाते वक्त सोच रहे थे, मैं खुद कुकिंग करना चाहती थी। जब ली राउटा आए तो पूरी फैमिली साथ बैठकर डिलीशियस डिनर एंजॉय करे। मैं नहीं चाहती थी कि लाउडा वाली इंसिडेंट की वजह से वूचैन और मेरे इकलौते छोटे भाई के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। सब उस बदमाश मछली की गलती है, अब टाइम भी नहीं बचा। लेकिन जैसे ही वो किचन में गई, उसने तेल के तड़कने की आवाज सुनी। ली रूबिंग टेबल पर रखी डिशेस को देखकर कुछ बोल ही नहीं पाई। वूचैन ने देखा और पूछा, क्या देख रही हो?
लिरुबिंग मनी मन सोचने लगी, ये सच में कुकिंग कर सकता है? वैसे भी ऐसा क्या है जो इसे नहीं आता? वूचन मेरे लिए खाना बना रहा है, मुझे फोटो लेनी ही पड़ेगी। जैसे उसने फोन उठाया उसने पूछा, मेरे मिस्टीरियस डार्लिंग, क्या तुमने पहले कभी सुशी इंडियन के लिए कुकिंग की है? वूचन ने तुरंत जवाब दिया, कभी नहीं। अगर घर की नॉर्मल कुकिंग काउंट ना करे तो मैंने शायद किसी भी लड़की के लिए कभी कुकिंग नहीं की, तुम पहली हो। लिरुबिंग ने खुशी से वूचन की गर्दन पकड़ लिया और उसके गाल पर किस कर दिया। वूचन ने उसे कुछ देर तक वैसे ही रहने दिया, फिर बोला, ठीक है, काफी देर हो रही है, अभी बहुत सारी डिशेस बननी बाकी है, ली राउटा भी अभी बस आने ही वाला होगा। कुछ देर बाद ली राउटा आ गया, सिस ब्रदर इन लॉ में आ गया। लिरुबिंग के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई, चलो खाना खाते हैं, ये सब तुम्हारे ब्रदर इन लॉ ने अकेले बनाया है। ली राउटा ने एक बाइट ली और तुरंत थम्स अप कर दिया, ये पूरी टेबल, ब्रदर इन लॉ आप कमाल हो, ब्रदर इन लॉ आप तो अमेजिंग हो, ओह माय गॉड, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना डिलीशियस खाना कभी नहीं खाया, वाह आप अनबिलीवेबल हो। लिरुबिंग ने बाहें सिकुड़कर ली राउटा को देखा और मनी मन सोचा, अगर माफी मांगनी है तो प्रॉपरली मांगो, सिर्फ मक्खन मत लगाओ। वूचन ने मुस्कुरा कर कहा, लिरुबिंग तुम भी खाओ। लिरुबिंग ने सीधा और प्यार से जवाब दिया, ओके खाती हूँ। लिरुबिंग को यकीन ही नहीं हो रहा था क्योंकि ये टेस्ट इतना जबरदस्त था कि किसी भी मिशेलिन शेफ से कम नहीं लग रहा था और ये उसके बॉयफ्रेंड की स्किल थी, ओह माय गॉड। वूचन ने उसका रिएक्शन देखकर कहा, अगर पसंद है तो और खाओ, और ली राउटा अगर तुम्हें पसंद आया तो बार बार आ जाना, मैं और तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे लिए कभी भी बना देंगे, और ज्यादा मत सोचो, लाउडा वाली इंसिडेंट हमारे रिलेशनशिप को अफेक्ट नहीं करेगी। ली राउटा की आंखें भर आई, ठीक है। खाना खत्म करने के बाद ली राउटा खुश होकर चला गया। लिरुबिंग आकर वूचन के भाव में सिमट गई, अभी काफी देर हो गई है, हमें रेस्ट करना चाहिए। वूचन बोला, लिरुबिंग ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। लिरुबिंग ने तुरंत उसके होठों पर उंगली रख दी, थोड़ी इनकन्वीनियंस को मैनेज किया जा सकता है, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। अगली सुबह वूचन ने हैरानी से पूछा, तुम फिर से दांत क्यों ब्रश कर रही हो? कल रात सोने से पहले ब्रश किया था, फिर दोबारा किया, सुबह 5 बजे एक्सरसाइज के बाद फिर ब्रश किया और अब 7 बजे फिर ब्रश कर रही हो, तुम्हें डर नहीं लगता टूथब्रश खराब हो जाएगा? लिरुबिंग ने उसे घूर कर देखा, हर चीज की हद होती है, शेमलेस कहीं के। ओहो हो, अब समझा इतना ब्रश क्यों कर रही है। वूचन ने और बहस नहीं की और बोला, मैं ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ, खाओगी? लिरुबिंग लिपस्टिक लगाते हुए बोली, नहीं मुझे कंपनी जाना है और तुम आज कंपनी जा रहे हो? वूचन शर्ट पहनते हुए बोला, नहीं मुझे कुछ काम है। लिरुबिंग ने मुड़कर पूछा, तुम वूरैंग से मिलने जा रहे हो? वूचन ने सीधा मना कर दिया, नहीं। जाने से पहले लिरुबिंग ने उसे किस की और बोली, अच्छे से रहना, मैं कंपनी जा रही हूँ। लिरुबिंग कंपनी पहुंची और काम के ढेर में बिजी हो गई। अचानक सुशी इंडियन का फोन आया, मिस ली क्या तुम्हें पता है वूचन कहाँ गया है? लिरुबिंग चौंक गई, हाँ क्या हुआ, तुम उसे ढूंढ नहीं पा रही? सुशी इंडियन बोले, ऐसा नहीं है, उसने कहा कि वो डोंगाई में नहीं है, मैंने पूछा भी लेकिन उसने बताया नहीं। लिरुबिंग ने उसे तसल्ली दी, ठीक है मैं पूछती हूँ, टेंशन मत लो, चलो फोन रखती हूँ। कॉल कट करते ही लिरुबिंग ने तुरंत वूचन को फोन लगा दिया, मेरे प्यारे वूचन कहाँ हो तुम? वूचन ने बोला, काम कर रहा हूँ। लिरुबिंग ने फिर पूछा, कहाँ हो और क्या कर रहे हो? फोन की दूसरी तरफ से वूचन कुछ बोल पाता उससे पहले एक और आवाज आई, तुम क्या कर रहे हो, कोई तुम्हें बार बार कॉल क्यों कर रहा है? लिरुबिंग ने तुरंत पहचान लिया, ये एक औरत की आवाज थी और उसने ये आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी। उसकी बाहें सिकुड़ गई, मेरा प्यारा वूचन किसी और औरत के साथ है क्या? वो सुशी इंडियन से सच छुपा रहा है? लिरुबिंग ने बेचैन होकर बात काट दी, ठीक है मेरे प्यारे, तुम अपना काम करो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी। इसी वक्त वूचन की तरफ, वूचन एक बार में बैठा हुआ था, वही औरत फिर से शिकायत करने लगी, अभी तक तुमने कुछ ही बातें की और इतनी सारे कॉल्स आ चुके हैं। वूचन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और लिरुबिंग से बोला, हाँ अभी के लिए इतना ही, मैं रखता हूँ। उसके सामने इस वक्त शंघाई का माओ राउटाई बैठा था। माओ राउटाई ने कहा, दोस्त सीधी बात क्यों नहीं करते, एक दूसरे का टाइम वेस्ट करने का क्या फायदा? पर्पल बालों वाली लड़की भी बोल पड़ी, फिफ्थ मास्टर ये यहाँ सिर्फ टाइम वेस्ट करने आया है, अगर यकीन नहीं है तो देख लो, अभी फिर एक और फोन आ जाएगा। जैसे उसने बात खत्म की वूचन का फोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। पर्पल बालों वाली लड़की हंस पड़ी, देखा मैंने कहा था ना। माओ राउटाई गुस्से में चिल्लाए, डील हुई या नहीं, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? उसने सीधा लॉलीपॉप निकालकर वूचन पर तान दी, अगर बात करनी है तो उस बेकार फोन को फेंक क्यों नहीं देते? लेकिन माओ राउटाई अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही वूचन ने आसानी से उसका लॉलीपॉप छीन लिया और उल्टा उस पर तान दी। माओ राउटाई को समझ ही नहीं आया, मेरा लॉलीपॉप इसके हाथ में कैसे आ गया? पर्पल वाली लड़की चीख उठी, भूत, क्या ये भूत है? सारे अंडरलिंग्स तुरंत खड़े हो गए, बॉस, फिफ्थ मास्टर, साला तेरी हिम्मत कैसे हुई? चिल्लाते हुए सबने लॉलीपॉप वूचन पर तान दी। तभी वूचन का फोन फिर बज गया, माओ राउटाई के माथे पर पसीना आ गया, उफ तुम्हारे दोस्त का फोन फिर बज रहा है, पहले कॉल ही रिसीव कर लो। वूचन ने फोन उठा लिया, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम उस औरत के साथ हो क्या? फोन उठाना इतना मुश्किल था? वूचन ने सिर्फ इतना कहा, मैं बिजी हूँ। दूसरी तरफ से शिकायत भरी आवाज आई, एक दिन से ज्यादा हो गया है, तुमने एक बार भी कॉल नहीं किया, तुम्हारे पास जरा भी कॉन्शियंस नहीं है। वूचन मुस्कुराए, इतनी जल्दी क्या है, मुझे मिस कर रही हो?
दूसरी तरफ वूरैंग थी। वूरैंग ने बिना झिझक जवाब दिया, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, इतना कि बर्दाश्त नहीं हो रहा। कल रात मैंने सपना भी देखा कि तुम मेरे साथ थे। मैं तो सोच रही थी कि शायद तुम ली रूबिंग के साथ हो। इस बार वूचा ने सीधा जवाब दिया, मैं सिटी के बाहर हूँ, 2 दिन में डोंगाई वापस आ जाऊंगा। वूरैंग हैरान होगी, तुम सिटी के बाहर हो? ठीक है, फिर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, तुम अपना काम करो, यू बैडी। वूचा ने कहा, ठीक है, रात को तुम्हें कॉल करूंगा। जब वूचा फोन पर बात कर रहा था तब एक थग पीछे से चाकू लेकर उस पर हमला करने आया, लेकिन वूचा ने पल भर में सिर घुमा दिया और धड़ाम एक छोटा लॉलीपॉप चला। थग के हाथ से चाकू सीधा उड़कर जमीन पर गिर गया। उस थग को लगा कि वो मर गया है, लेकिन सच ये था कि वो जिंदा था और चाकू हवा में घूमता हुआ सीधा जमीन में जा घुसा। एक पल के लिए सब लोग जैसे जम गए, पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। वूचा ने लॉलीपॉप सीधा माओ रावटाई की तरफ तान रखी थी। ये देखते ही माओ रावटाई तुरंत घुटनों पर बैठ गया। ब्रो मुझे नहीं पता किसने तुम्हें मुझे मारने भेजा है, मैं तुम्हें 20 मिलियन देता हूँ, नहीं 50 मिलियन, मैं 50 मिलियन दूंगा, बस मेरी जान बख्श दो। वूचन चुप रहा। माओ रावटाई को लगा 50 मिलियन काफी नहीं है, साला जान सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं और पैसे दूंगा। माओ रावटाई ने ऑफर बढ़ाना शुरू कर दिया, मुझे मत मारो, मैं 100 मिलियन दूंगा, नहीं 100 मिलियन और दूंगा, जितना भी सामने वाला दे रहा है मैं उससे 100 मिलियन ज्यादा दूंगा। तब जाकर वूचन बोला, मुझे बस वो लोग पसंद नहीं जो मुझे गाली देते हैं। फिफ्थ एल्डर, क्या हम प्राइवेट में बात कर सकते हैं? माओ रावटाई तुरंत अपने आदमियों पर चिल्लाया, सुना नहीं क्या तुम लोगों ने, सब बाहर निकलो। वूचन ने माओ रावटाई का हाथ पकड़ा और उसे खड़ा कर दिया। खड़े हो जाओ, चलो, लॉलीपॉप में एक गोली अभी भी बाकी है, रख लो, लेकिन किसी को नुकसान मत पहुंचाना। माओ रावटाई ने सर खुजाया। ब्रो आप तो बड़े मजेदार आदमी हो, मैं आपके सामने स्टाइल मारने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, बताइए क्या काम है? वूचन ने कहा, 3 साल पहले तुमने यांग शियांग को अरेंज किया था डिंगलोंग को फंसाने के लिए, फिर उसकी बातें छुपकर सुनकर शंघाई वाला इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट बर्बाद कर दिया। अभी रिसेंटली मैंने सुना है कि तुमने उसके पास एक और भी जवान और खूबसूरत लड़की भेजी है। फिफ्थ एल्डर, इस बार क्या प्लान है तुम्हारा? माओ रावटाई के दिल में झटका लगा, मेरा डिंगलोंग को फंसाने वाला प्लान एक्सपोज हो गया। क्या यह डिंगलोंग का भेजा हुआ आदमी है? साला ये मैटर हैंडल करना मुश्किल होने वाला है। वूचन ने हाथ बांध लिया और उसे देखता रहा। फिफ्थ एल्डर माओ, तुमने 20 साल लगाकर नेस्पर को शंघाई का टॉप बिजनेस बनाया, हर महीने 30 मिलियन से ज्यादा रेवेन्यू आता है। उसके अलावा शंघाई एंटरटेनमेंट, डिंग शैंग, शंघाई टेक्नीशियन, गोल्डन टाइकून और शंघाई गोल्डन आर्ट मॉडल भी तुम्हारी कंपनी है। तुम्हारी नेटवर्थ 3 बिलियन से ज्यादा होनी चाहिए, है ना? माओ रावटाई और भी कंफ्यूज होगा, यह बातें किसी असैसिन जैसी नहीं लग रही। इसने तो मेरी पूरी फैमिली बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेट कर रखी है, ये चाहता क्या है? वूचन फिर बोला, मिस्टर माओ इतना नर्वस मत हो, मेरी बात सुनो। पिछली बार डिंगलोंग के साथ जो करना पड़ा वो मजबूरी में किया था, सही, आखिर वो गू फैमिली की रिक्वेस्ट थी। माओ रावटाई और उलझ गया, अब गू फैमिली को क्यों घसीट रहा है, ये लड़का करना क्या चाहता है? वूचन ने आगे समझाया, शंघाई की बड़ी फैमिलीज में गू फैमिली की रैंकिंग ज्यादा ऊपर नहीं है, लेकिन लोकल कम्युनिटी के साथ उनके बहुत सारे स्ट्रॉन्ग रिलेशंस है, इसलिए चाहे वो डिंग फैमिली से कमजोर हो, गैप उतना भी बड़ा नहीं है। शंघाई में तुम्हारा गू फैमिली के करीब होना कोई अजीब बात नहीं। माओ रावटाई अब भी अपनी सोच में उलझा हुआ था, ये ऑपरेशन सच में समझ से बाहर है। वो हकलाते हुए बोला, ब्रो आप आखिर हो कौन? वूचन ने ताली बजाई, इसलिए मैं कह रहा हूँ डिंगलोंग वाले मैटर में तुमने बहुत अच्छा काम किया। माओ रावटाई की आंखें चमक उठे, उसने तुरंत बात पकड़ ली, ब्रो आपकी डिंगलोंग से दुश्मनी है? वूचन ने सीधा जवाब दिया, बिल्कुल। माओ रावटाई जोर से हंस पड़ा, ही। ब्रो ये बात पहले क्यों नहीं बोली, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। आप तो अपनी ही आदमी निकले, आओ बैठो आराम से बात करते हैं। लेकिन वूचन के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। मैंने सुना है शियाशिन हमेशा से तुम्हारे साथ कोऑपरेट करती रही है। ये सुनते ही माओ रावटाई के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसके दिमाग में शियाशिन की याद आ गई। जब मैंने उसे पहली बार देखा तब वो एक अनमोल खजाना लग रही थी, मैं तुरंत उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया था, लेकिन उसके आसपास एक अजीब सा डेंजरस ऑरा था। मुझे महसूस हुआ कि वो बहुत खतरनाक है, इसलिए मैंने उसकी इन्वेस्टिगेशन की, छुपकर उस पर नजर रखी। उसे भी पता था उसकी अकेली और उदास नजरें सच में दिल हिला देती थी। मैं तुरंत उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मुसीबत आ जाएगी, इसलिए मैंने खुद को रोक लिया। छुपकर अरेंज किया कि कोई आदमी उसके पास ना पहुंच सके। एक तरफ अगर मैं उसे नहीं पा सकता था तो कोई और भी नहीं पा सकता था। दूसरी तरफ मैंने डिंगलोंग पर एक एहसान भी कर दिया ताकि अगर कभी बात बाहर निकले तो मैटर कवर हो सके। अचानक शियाशिन का नाम सुनने से माओ रावटाई को सब समझ आ गया। अब समझा, इसलिए ये कह रहा था कि उसकी डिंगलोंग से दुश्मनी है। मैं समझ गया, ये आदमी और शियाशिन वैसे वाले रिलेशनशिप में है। केवल इसी तरह का लवर पाकर शियाशिन डिंगलोंग से डरेगी नहीं। माओ रावटाई मुस्कुराया और बोला, समझ गया ब्रो, मैं सब समझ गया। क्या मैं आपके लिए कुछ अरेंज करूँ? गारंटी देता हूँ आपका मूड अच्छा हो जाएगा। वूचन हैरान हो गया, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं उन्हें डोंगाई ले जाना चाहता हूँ। माओ रावटाई ने चिन सह ली। हाँ ब्रो, क्या शंघाई इतना बोरिंग हो गया है? तुम दोनों जगह भी चूज करते हो। वूचन ने तुरंत मना किया, नहीं बात वो नहीं है, मैं शियाशिन से तब मिला था जब मैं शियाशिन को ट्यूशन पढ़ा रहा था। मैं नहीं चाहता कि तुम ये बात डिंगलोंग को बताओ, मैं स्पेशली तुमसे मिलने इसीलिए आया हूँ। आज यहाँ आने की वजह बस यही है।
मावरावटा एकदम स्टन रह गया। हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे थे? रुको ब्रो, तुमने क्या कहा? उन्हें कहाँ ले जा रहे हो? मावरावटा मन ही मन सोचने लगा, डोंगाई डोंगाई तो ली फैमिली के यंग मास्टर ली रावटाई का टेरिटरी है। क्या ली रावटाई शियाशिन को वहाँ ले जाना चाहता है? वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया। मावरावटाई ने फिर पूछा, ब्रो मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? वूचैन ने सीधा जवाब दिया, वूचैन। इसी वक्त मावरावटाई का फोन बज उठा। मावरावटाई बोला, मिस्टर वू मैं ये कॉल रिसीव कर लेता हूँ। वूचैन मुस्कुराया, मिस्टर माओ जरूर। फोन की दूसरी तरफ से एक बेचैन आवाज है, हेलो माओ, क्या सिचुएशन है? जिस आदमी के बारे में तुमने मुझे बताया था, क्या वो कोई प्रोफेशनल असेसिन है? मैं रास्ते में हूँ, बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। मावरावटाई झिझक कर बोला, ब्रदर को पहले एक बात पूछो, क्या आप वूचैन को जानते हो डोंगाई में? फोन की दूसरी तरफ से आवाज जोर से आई, वूचैन क्या हुआ? मैंने तुम्हारी सिचुएशन पूछी थी, तुम उसका नाम क्यों ले रहे हो? मावरावटाई ने समझाया, वो इस वक्त मेरे ऑफिस में बैठा है। शंघाई की गु फैमिली का 3rd जनरेशन का मेंबर और ली रावटाई का दोस्त। गुइरुबो जोर से चिल्ला, क्या वो? तुम श्योर हो? मावरावटाई क्यूरियस हो गया, ब्रदर को ये वूचैन आखिर है कौन? मुझे याद है आपने पहले भी एक बार उसका जिक्र किया था। गुइरुबो ने तुरंत जवाब नहीं दिया, रुको मुझे कंफर्म कर लेने दो, मैं अभी श्योर नहीं हूँ। पहले सिचुएशन स्टेबल रखो, मैं लोगों को लेकर तुरंत आ रहा हूँ। वूचैन ने दिलचस्पी से पूछा, गुइरुबो आ रहा है? मावरावटाई ने हैरानी से पूछा, मिस्टर वू क्या आप ब्रदर गु को जानते हैं? उसके दिल में आग लगी हुई थी, अगर तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो तो इतना ड्रामा क्यों हुआ? वूचैन ने फिर मना कर दिया, मैं उसे नहीं जानता, लेकिन उसके बारे में मैं जानता हूँ और वो मेरे बारे में जानता है। चलो पहले शियाशिन की बात करते हैं। उसके बाद वूचैन ने मावरावटाई से 7 जुलाई के बाद शियाशिन के सिचुएशन के बारे में सब कुछ पूछा। आखिर में मावरावटाई ने कहा, मिस्टर वू आने वाले दिनों में शियाशिन से रिलेटेड मुझे और कुछ नहीं पता। वूचैन ने आराम से फोन उठाया, कॉल लगाया और बोला, ली रावटाई। दूसरी तरफ ली रावटाई था, ब्रदर इन लॉ मैंने अपने दोस्तों से सुना है कि आप शंघाई में हो। वूचैन बोला, हाँ क्या गुइरुबो ने तुम्हें कॉल किया था? ली रावटाई बेचैन होकर बोला, हाँ ब्रदर इन लॉ वो ब्रदर गु सच में मेरा भाई है, प्लीज अगर उससे कोई गलती हो गई है तो थोड़ा रहम करना, मैं उसे समझा दूंगा। वूचैन हंस पड़ा, तुम गलत समझ रहे हो, मैं यहाँ बिजनेस डिस्कस करने आया हूँ। तभी ली रावटाई पैनिक में कॉल पर आ गया। उसने मुझे फोन करके पूछा था कि क्या मेरा ब्रदर इन लॉ वूचैन फिर से किसी को लॉलीपॉप से डरा रहा है। वूचैन ने एक नजर सामने डाली, मैंने कहा ना मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो आ गया है, फोन रखता हूँ। इसी वक्त गुइरुबो अंदर आया, उसकी नजर सीधे वूचैन से मिली। वूचैन तुम डोंगाई से हो ना? गुइरुबो ने फोन पकड़ते हुए कहा, ली रावटाई। ली रावटाई जल्दी से बोला, ब्रदर को वो मेरा ब्रदर इन लॉ है, प्लीज उनसे पोलाइटली बात करना। गुइरुबो थोड़ा चिढ़ गया, क्या बकवास कर रहा है, मेरा चेहरा देख, क्या मैं पोलाइट नहीं लगता? ली रावटाई पसीना पोंछने लगा, नहीं बात वो नहीं है, मैं कैसे समझाऊं, बस पोलाइट रहना, उन्हें प्रवोक मत करना। गुइरुबो मन ही मन सोचने लगा, ली रावटाई का टोन कुछ अजीब लग रहा है, जैसे ली रूबिंग और ली रावटाई दोनों ही वूचैन से डरते हो। ये वूचैन आखिर है कौन? ली रावटाई ने फिर कहा, याद रखना मेरे ब्रदर इन लॉ के खिलाफ कभी मत जाना, वरना बाद में मत कहना कि मैंने वार्न नहीं किया। गुइरुबो ने पूछा, आखिर हुआ क्या है? ली रावटाई ने सीरियस टोन में जवाब दिया, मेरे ब्रदर इन लॉ की गाइडेंस और मदद की वजह से ही वे फैमिली का मैटर सॉल्व हुआ, और उस इंसिडेंट की न्यूज भी सबसे पहले उन्हीं ने दी थी, समझे? गुइरुबो को यकीन ही नहीं हुआ, तुम्हारे ब्रदर इन लॉ का बैकग्राउंड आखिर है क्या? ली रूबिंग ने जवाब दिया, सोचो हमारी ली फैमिली भी उनका बैकग्राउंड नहीं निकाल पाई, और उन्होंने मेरे डैड के साथ भी सक्सेसफुल नेगोशिएशन कर ली, अब तो मुझे हर काम में उनकी बात माननी पड़ती है। गुइरुबो ने गहरी सांस ली, समझ गया। फोन रखने के बाद गुइरुबो के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई, हाँ मिस्टर वू, आपके बारे में बहुत सुना है, ली रावटाई हमेशा आपका जिक्र करता है, आप शंघाई आ गए और हमें बताया भी नहीं, मैं एयरपोर्ट से ही आपको पिक करवा लेता। मावरावटाई मन ही मन हैरान रह गया, ब्रदर गु तुम तो अपने बाप के सामने भी इतने इंथुसियास्टिक नहीं होते। गुइरुबो जोर से बोला, ओल्ड माँ तुम्हारे आदमियों की आंखें यहाँ दक्कन माउंटेन टाई को नहीं देख पाते, ये क्या किलिंग और फाइटिंग की बातें कर रहे थे, मिस्टर वू मेरे ऑनर्ड गेस्ट है। मावरावटाई तुरंत बोला, हाँ सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी। गुइरुबो ने आगे बढ़कर वूचैन से हाथ मिलाया, मिस्टर वू आप अभी अभी आए होंगे, चलिए मैं आपको शंघाई घुमाता हूँ। वूचैन खुशी से मान गया, ठीक है किसी रेस्टोरेंट में अरेंजमेंट कर लो। रास्ते में गुइरुबो ने क्यूरियस होकर पूछा, वैसे मिस्टर वू क्या आप मेरे बड़े भाई को जानते हैं? उसके दिमाग में ली रावटाई की बात घूम रही थी, सच कहो तो मेरे ब्रदर इन लॉ शायद इंसान भी नहीं है, वो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। गुइरुबो के दिल में भी ये जानने की बहुत इच्छा थी कि यह महान आदमी आखिर है कौन। जब उसने देखा कि वूचैन चुप है तो फिर बोला, मैं आपसे थोड़ी गाइडेंस लेना चाहता हूँ। वूचैन ने शांत आवाज में पूछा, तुम ये पूछना चाहते हो कि तुम्हारे ब्रदर से कैसे जीतना है? गुइरुबो थोड़ा टेंस हो गया, मिस्टर वू आपका क्या ख्याल है? वूचैन ने शांत तरीके से एनालिसिस करना शुरू किया, शंघाई की गु फैमिली की 3rd जनरेशन में तुम और तुम्हारे बड़े भाई गु शियांग दोनों बिजनेस जीनियसेस हैं। दूसरी फैमिली तुम दोनों को गु फैमिली के ट्विन स्टार्स के नाम से जानती है, और तुम दोनों के बीच रिलेशनशिप भी काफी अच्छा है, इसे एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव रिलेशनशिप कहा जा सकता है।
फैमिली के ज्यादातर रिसोर्सेज तुम्हारे बड़े भाई को सपोर्ट करते हैं। हालांकि तुम भी बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन बिजनेस वर्ल्ड में तुम अपने भाई से डायरेक्टली क्लैश नहीं कर सकते। रिसोर्सेज पर भी उनका हक पहले है, इसलिए उन्हें हराने की डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है। गुइरुबो के अंदर थोड़ी बेचैनी हुई। इतनी लंबी स्पीच, ये सब तो थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने पर किसी को भी पता चल सकता है। क्या ली राउटा ने इस वूचैन को कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बता दिया है? तब वूचैन ने बात बदली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है। सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम हिम्मत करते हो या नहीं। गुइरुबो मन ही मन सोचने लगा, ये कहना क्या चाहता है? अगर मेरे और मेरे भाई के रिलेशनशिप को जानता है तो अभी जो बात बोली उसका मतलब कुछ और होना चाहिए। वूचैन आराम से पानी पीने लगा। तुम्हारे और तुम्हारे भाई का रिलेशनशिप सिर्फ बिजनेस का मैटर है। अगर तुम ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो और अपने भाई से ज्यादा सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो तुम्हें। गुइरुबो तुरंत बीच में बोल पड़ा, तो मुझे क्या करना होगा मिस्टर वू? वूचैन ने सीधा जवाब दिया, तुम डिंगलोंग का मतलब समझ नहीं पाए। गुइरुबो के दिमाग में तुरंत ख्याल आया, क्या ये मुझे यूज करके किसी को मरवाना चाहता है? क्या ये गू फैमिली और डिंग फैमिली के बीच में वॉर शुरू करवाना चाहता है, ताकि डिंग फैमिली के बिना रोक टोके ये ली रूबिंग और बाकी लोगों के साथ रह सके? लेकिन फिर उसने खुद ही उस सोच को रिजेक्ट कर दिया। नहीं, अभी तो इसने क्लियरली कहा था कि बात बिजनेस और पैसे कमाने की है। इसने कभी नहीं कहा कि मुझे डिंगलोंग को मारना है। गुइरुबो ने और क्लियरली पूछा, मिस्टर वू, क्या आप उसका बिजनेस छीनना चाहते हैं? सच कहूँ तो सालों से मेरी उससे टक्कर चल रही है और मैं हमेशा डिसएडवांटेज में रहा हूँ। वूचैन ने समझाना शुरू किया, तुम्हारी डिंग फैमिली के साथ जो कंपटीशन चल रही है उसके शुरुआती मेथड्स ही गलत है। जिस बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, अगर तुम उसे फॉलो करने की हिम्मत करते हो तो ज्यादा से ज्यादा 1 साल में मैं गारंटी देता हूँ कि तुम अपने बड़े भाई को भी पीछे छोड़ दोगे। गुइरुबो की आंखें फट गई, ये तो बहुत ही एग्जैजरेटेड लग रहा है। लेकिन अगर सच में सिर्फ बिजनेस का मैटर है तो ली राउटा उसकी गारंटी दे रहा है। एक्साइटेड होकर गुइरुबो बोला, मिस्टर वू, मैं इस बिजनेस में हूँ। वूचैन ने सीरियल आया, बहुत अच्छा, मैं एक फोन करता हूँ। फोन कनेक्ट होते ही वू रैंग की शरारती आवाज आई, यू नॉटी बॉय, अभी तो कॉल किया था, फिर से मेरी याद आ गई। वूचैन ने सीधा कहा, शंघाई आ जाओ। वू रैंग हैरान रह गए, हाँ अभी तुमने 2 बातें की और मुझे तुरंत बुला लिया। वूचैन ने छोटा सा जवाब दिया, हाँ अभी। वू रैंग ने बिना सोचे मान लिया, ठीक है मैं तुरंत आ रही हूँ, मेरा वेट करना। मुआ। कॉल कट हो गया। गुइरुबो मनी मन सोचने लगा, यह आवाज तो ली रूबिंग की नहीं थी। ली रूबिंग का बॉयफ्रेंड होकर इसके पास एक और औरत भी है। छोड़ो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर ये सच में फ्यूचर में मुझे मेरे भाई से आगे निकल सकता है तो मैं गुइरुबो इसकी हर बात मानूंगा। थोड़ी देर बाद रिसेप्शनिस्ट एक औरत को अंदर लेकर आई। मैडम इस तरफ, मिस्टर वू इस रूम में है। गुइरुबो एकदम से चौंक गया, अरे मैडम वू। उसके दिमाग में तुरंत अभी वाली याद आ गई। वूचैन ने अभी वू रैंग को कॉल किया था और मैंने क्लियरली सुना था, तुम बुरे आदमी, किस कहीं मैंने गलत तो नहीं सुना? वू रैंग सीधा दौड़कर वूचैन के पास पहुंच गए। उसने वूचैन का हाथ पकड़ लिया और उसके कान के पास झुककर धीरे से बोली, यू नॉटी बॉय, जल्दी करो और उन लोगों के साथ मीटिंग खत्म कर दो, मैं अब और वेट नहीं कर सकती। वूचैन मुड़कर मुस्कुराया, अरे सिस्टर वू, आजकल तुम बहुत ज्यादा गिरने लगी हो। हाँ। वू रैंग ने नाक से आवाज निकाली, HMPH। फिर उसने गुइरुबो की तरफ देखा, बॉस गु, काफी वक्त हो गया है। गुइरुबो ने भी पोलाइटली जवाब दिया, मिस्टर वू, सच में काफी वक्त हो गया। गुइरुबो चुपके से दोनों को ऑब्जर्व करने लगा। एक असली गॉडेस वाकई अलग होती है। वू रैंग और वूचैन के बीच में कुछ तो अजीब है, कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। फिलहाल मैं वेट करता हूँ, पहले देखते हैं ये बिजनेस डील आखिर है क्या। वूचैन ने कहा, हम सब यहाँ अपने ही लोग हैं, मैं पहले ही कह चुका हूँ, सिस्टर वू डिंग फैमिली से जुड़ी इंडस्ट्रीज में अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स निकाल देगी। 1 घंटे से भी ज्यादा देर बाद गुइरुबो हैरान रह गया। मिस्टर वूचैन का प्लान कितना थोरो है, मैं अभी कॉल करता हूँ और डॉक्यूमेंट्स मंगवाता हूँ। माओ भी इशारा समझ गया और बहाना बनाकर उठ गया। मिस्टर वू, मैडम वू, आप लोग यही बैठे, ब्रदर गु और मैं एक लॉलीपॉप पीने जा रहे हैं। वू रैंग भी थोड़ी इमोशनल हो गई, एक शब्द कहे बिना तुमने मेरे लिए बिजनेस पार्टनर भी ढूंढ लिया, क्या एफिशिएंसी है? वूचैन ने उसकी तरफ देखकर नाराजगी से कहा, डिसैटिस्फाइड हो? वू रैंग ने हाथ बढ़ाया, सैटिस्फाइड, बहुत ज्यादा सैटिस्फाइड। बताओ मेरे छोटे हस्बैंड, मैं तुम्हारे शुक्रिया कैसे अदा करूँ? वूचैन ने शांत आवाज में जवाब दिया, शुक्रिया किस बात का? ये सब मेरे प्लान का हिस्सा है, बस तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम मुझे इस वक्त मिली। वू रैंग थोड़ी नाराज हो गई। वो खड़ी हुई और बोली, मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। फिर वो वूचैन की गोद में बैठ गए। तुमने ये सब मेरे लिए किया है, इनकार मत करो, तुमने मेरे लिए ही किया है। वैसे क्या मेरे छोटे हस्बैंड हमारी रिलेशनशिप के बारे में गुइरुबो को बताने वाला है? वूचैन ने उसकी बात मान ली। मैंने कब कहा कि मैं उसे नहीं बताऊंगा, बस मुझे नहीं लगता कि जानबूझकर बताने की जरूरत है। हाँ, अगर उसे पता भी चल गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वू रैंग ने वूचैन को किस करते हुए कहा, ऐसा है क्या, तुम बहुत बुरे आदमी हो, तुम अभी भी डर रहे हो कि कहीं बात बाहर ना निकल जाए और तुम्हारा और ली रूबिंग का रिलेशनशिप इफेक्ट ना हो। तभी गुइरुबो दौड़ता हुआ अंदर आया, मिस्टर वू, मैंने कॉल कर दिया है। गुइरुबो फिर से साइकोलॉजिकल स्ट्रगल में फंस गया। क्या मैं गलत देख रहा हूँ? ये वूचैन के साथ है, ये वू रैंग है, मेरी जानकारी वाली वू रैंग। हर पार्टी में उसने देखा था कि उसके फादर के लेवल के बड़े बड़े लोग भी वू रैंग को खुश करने की कोशिश करते थे।
उसके छोटे अंकल ने भी कभी कहा था अगर वू रैंग मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दे तो मैं तुरंत डिवोर्स ले लूंगा और अपनी सारी एसेट्स उसके नाम कर दूंगा। ऐसी औरत एक 23 साल की वूचेन के साथ कैसे हो सकती है? उल्टा जो आदमी वू रैंग का बॉयफ्रेंड बन सकता है वो जरूर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, स्पेशल और फॉर्मिडेबल होगा। अब मुझे समझ आ गया कि ली राउटाई का क्या मतलब था। गुई रूबो ने ऑकवर्डली कहा, मिस्टर वू, मैडम वू, बिजनेस की बातों में हम खाना ही भूल गए। क्या आप दोनों को भूख लगी है? मैं वेटर को बुलाकर मेन्यू मंगवाता हूँ। इसी वक्त ली रूबिंग का कॉल आ गया। वूचैन ने फोन उठाया। हेलो ली रूबिंग, क्या हुआ? गुई रूबो का दिमाग फिर से उलझ गया। ली राउटाई की बड़ी बहन, वूचैन की ऑफिशियल गर्लफ्रेंड, लेकिन वूचैन के पास उसकी मिस्ट्रेस भी बैठी है और उसने फोन स्पीकर पर लगा दिया। इसका मतलब क्या है? क्या वो मुझे और ली राउटाई को भी इसमें घसीटना चाहता है? अगर सेजविन मुझे कुछ पूछ ले तो मैं क्या जवाब दूंगा? फोन की दूसरी तरफ से ली रूबिंग ने पूछा, अभी भी बिजी हो? तुम मुझे ये बताने नहीं वाले कि तुम शंघाई क्यों आए हो? ली राउटाई को पता है और उसने मुझे नहीं बताया। वूचैन ने जवाब दिया, हाँ अभी बिजी हो, बाद में बात करता हूँ। ली रूबिंग गुस्से में बोली, इतनी रात हो गई, आखिर तुम किस चीज में बिजी हो? और तो मैं गुई रूबो की रीढ़ की हड्डी तक ठंड उतर गई। वू रैंग ने वूचैन की तरफ देखकर कहा, फिर मिस ली का फोन था। गुई रूबो सच में मेंटली ट्रॉमेटाइज हो चुका था। ये लोग करना क्या चाहते हैं? ऑफिशियल गर्लफ्रेंड के सामने वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं क्या? ली रूबिंग वाकई गुस्से में थी। वू रैंग तुम्हारे पास है, वो तुम्हारे साथ शंघाई गई है। वूचैन ने सीधे सीधे मान लिया, हाँ मैंने ही उसे यहाँ बुलाया था। कुछ ऑफिशियल बिजनेस डिस्कस करना था और कुछ बातें भी करनी थी। दूसरी तरफ गुई रूबो को जैसे एनलाइटमेंट मिल गया हो। मिस्टर वू को उसका नाम लेने की क्या जरूरत थी? सिचुएशन पहले ही काफी केओटिक थी। ये तो कॉन्क्यूबाइन के साथ पकड़े जाने से भी ज्यादा पेनफुल है। ली रूबिंग ने अपना माथा पकड़ लिया। उसने कहा, ऑफिशियल बिजनेस है, बहुत सीरियस डिस्कशन है, मैं और कर क्या सकती हूँ? ऑफ कोर्स मैं उसे माफ कर दूंगी। फिर उसने बेबस होकर कहा, मैं तुम्हारे एक्सक्यूजेस सुनकर थक गई हूँ, जाओ अपना काम करो, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। कॉल खत्म होने के बाद वूचैन मुड़कर बोला, ऑलराइट बॉस, चलो खाना खाते हुए बिजनेस की बात करते हैं। गुई रूबो ने तुरंत हाँ कर दी। ओके। चलते हुए उसने सोचा, इन लोगों ने झगड़ा तक नहीं किया, ये अनएक्सपेक्टेड था। क्या सिस्टर विंग सच में अपने आदमी को दूसरी औरत के साथ टॉलरेट कर सकती है, या फिर वो मिस्टर वू को कंट्रोल नहीं कर सकती? एक ही वक्त में ली रूबिंग और वू रैंग दोनों को संभालना, उसकी कैपेबिलिटीज कितनी स्ट्रॉन्ग होंगी। वापस आकर गुई रूबो ने कहा, मिस्टर वू, ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने डिंगलॉन्ग के राइवल होने के नाते सालों में कलेक्ट की है। वो कितनी कंपनीज में इन्वॉल्व है, कितने शेयर्स रखता है, पहले कितने कैपिटल में इन्वेस्ट किया था, सब कुछ यहाँ है। वूचैन ने जवाब दिया, इस दौरान बहुत से लोग जल्दी जल्दी अपने शेयर्स बेचेंगे और टैंग फैमिली से रिश्ता तोड़ देंगे। लोगों को बोलो कि टैंग फैमिली की इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनीज के सर्कुलेटिंग शेयर्स खरीदना शुरू करे और कुछ छोटे शेयर होल्डर से भी कांटेक्ट करो। वू रैंग और गुई रूबो दोनों समझ गए, जब किसी के पास शेयर्स की क्वांटिटी एक सर्टेन परसेंटेज से ज्यादा हो जाती है तो वो सीधा इन्वॉल्व कंपनीज पर कंट्रोल जमा सकता है। ये बिल्कुल पैसे लूटने जैसा था। सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि बैटलफील्ड में पहले कौन उतरता और किसकी स्पीड ज्यादा तेज है। गुई रूबो मन ही मन सोचने लगा, सिर्फ मेरा फैमिली बैकग्राउंड ही नहीं, मैडम वू के मैसिव कनेक्शंस और मिस्टर वू की दी हुई की इंटेलिजेंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से एक भी मिसिंग हुआ तो काम नहीं चलेगा, लेकिन अगर हम तीनों मिल जाए तो फेल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उस जॉइंट वेंचर कंपनी के शेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे टैंग फैमिली ने अलग किया था। वूचैन ने पहले बात शुरू किया, अगर बाकी सब लोग सेटल हो गए हैं तो अब जॉइंट वेंचर कंपनीज के शेयर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। गुई रूबो ने सोचा, मुझे पता था यही बात आएगी। फिर उसने अपनी ओपिनियन भी, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। सबसे पहले मिस्टर वू कम से कम 5% प्रॉफिट रिवॉर्ड के लिए अलग रखे ताकि लोगों को भी हिस्सा मिले। उसके बाद मैडम वू और मिस्टर वू मिलकर 60% ले। वू रैंग हैरान रह गए, उसे लगा था बॉस को ज्यादा से ज्यादा उसे 40% देंगे, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली वूचैन और वू रैंग को 60% मिल रहा था। मतलब बॉस गु के पास सिर्फ 35% बचेगा। गुई रूबो मुस्कुरा कर बोला, बस इतना समझ लीजिए कि मैं मिस्टर वू से दोस्ती करना चाहता हूँ। वूचैन हंस पड़ा, बॉस गु वाकई सीधे आदमी है। फिर मैं सबको विश करता हूँ कि बिजनेस फ्लरिश करे, रिसोर्सेज पानी की तरह बहते रहे और हमारी पार्टनरशिप सक्सेसफुल रहे। खाना खत्म होने के बाद वू रैंग ने शिकायत की, हम इतनी देर से बात कर रहे थे, काफी एनोइंग था। वू रैंग वूचैन के ऊपर चढ़कर बोली, लिटिल हस्बैंड आराम से लेटे रहो, आज मुझे खुद को करने का मौका दो। उसके बाद वो एनोइंग बॉय टॉय अभी भी जमीन पर पड़ा हुआ था, कपड़े बिखरे हुए थे और बस कराने की आवाज आती रही। थोड़ी देर बाद वू रैंग बोली, मुझे एक और बात लेना पड़ेगा। जैसे वू रैंग मुड़कर गई, वूचैन ने फोन उठा लिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम्हारा काम खत्म हो गया? वूचैन ने जवाब दिया, हाँ अभी अभी खत्म हुआ, इतनी रात हो गई है और तुम अभी तक सोई नहीं, क्या तुम मेरा कॉल का वेट कर रही थी? वू रैंग ने पीछे मुड़कर देखा, तभी दूसरी तरफ से जवाब आया, मैं अभी भी कंपनी में ओवरटाइम कर रही हूँ, आज रात घर नहीं जाऊंगी। दूसरी तरफ से आवाज आई, बिल्कुल मैं तो थकान से मरने वाली हूँ, अब बताओ तुम शंघाई में एग्जैक्टली क्या कर रहे हो? फिर वूचैन ने ली रूबिंग को बताया कि उसने वू रैंग और गुई रूबो को डिंग फैमिली के पेरिफेरल्स एसेट्स पर एक्शन लेने के लिए कॉपरेट करवाया है। ली रूबिंग कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तुम्हारे साथ रहने के फायदे भी है, उसे सीधा टेंस ऑफ बिलियंस कमाने का चांस मिल गया।
इसी वक्त वूरैंग जो सपोजिटली बात लेने गई थी वापस आकर वूचैन की बाहों में सिमट गई। वूचैन हंसकर बोला, वाह मेरी डियर मिस ली, तुम कितनी जेलस हो। ली रुबिंग ने मन ही मन सोचा, वूरैंग इस वक्त वूचैन के पास ही है, मैं उसे जीतने नहीं दूंगी। फिर उसने कहा, कौन जेलस है, मुझे प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हो, बस तुम वापस डोंगा आ जाओ, फिर दिखाती हूँ तुमसे कैसे डील करती हूँ। वूचैन पलट कर बोला, पिछली बार की तरह, सच कहूँ तो मुझे थोड़ा सा वेट रहेगा। वूरैंग ने वूचैन की रिएक्शन देखकर बाहें चढ़ा ली। दूसरी तरफ ली रुबिंग ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा। शेमलेस, बकवास बंद करो और सीरियस हो जाओ। डिंग लॉन्ग ने मुझे आज आफ्टरनून कॉल किया था, वो डोंगा आ रहा है और पर्सनली मुझसे माफी मांगना चाहता है। वूचैन का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। उसने एग्जैक्ट टाइम बताया? ली रुबिंग बोली, नहीं। वूचैन ने कहा, ठीक है, मैं 2 दिन में डोंगा लौट आऊंगा। ली रुबिंग ने तुरंत जवाब दिया, ओके तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, मैं वापस काम करती हूँ। फिर कॉल खत्म हुआ। वूरैंग ने अपना हाथ वूचैन के रॉड की तरफ सरका दिए। डिंग लॉन्ग डोंगा आ रहा है, तुम क्या करने वाले हो? वूचैन मुस्कुराए, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वूरैंग ने फिर पूछा, और ली रुबिंग का तुमसे डील करना, क्या वो भी इंटरेस्टिंग है? वूचैन हंस पड़ा, हाँ उतना ही इंटरेस्टिंग। फिर दोनों की नजरें मिली। वूरैंग हल्की सी मुस्कुराए, हनी मुझे भी वैसे ही मजाक मस्ती करनी है। उसके शरारती हाथ फिर से इधर उधर घूमने लगे। वूचैन ने उसे पलट दिया, फिर तुम्हें तैयार रहना चाहिए। वूरैंग एकदम से सरप्राइज हो गए। उसके तुरंत बाद दोनों एक दूसरे में उलझ गए। अगली सुबह जब वूचैन उठा तो उसने तकिए पर एक छोटा सा नोट देखा, मैं पहले डोंगा वापस जा रही हूँ, अपना काम खत्म करके जल्दी लौट आना, मुझे याद से ट्रीट करना, ओके हनी, यू आर द बेस्ट। वूचैन मुस्कुराए, सच में औरतें ऐसी ही होती हैं। फिर उसने फोन निकाला और शियाशिन को मैसेज भेजा, ऑनलाइन हो, मैं कल शंघाई आया था और आज मेरे पास थोड़ा टाइम है। शियाशिन ने तुरंत रिप्लाई किया, टीचर आप कहाँ हैं, चलिए मिलते हैं। वूचैन ने शॉर्ट मैसेज भेजा, पुडोंग डिस्ट्रिक्ट। शियाशिन ने खुशी से रिप्लाई किया, क्या कोइंसिडेंस है, मैं भी पुडोंग डिस्ट्रिक्ट में ही रहती हूँ, क्या आप सीधा मेरे घर आ सकते हैं, शिनशिन भी घर पर है। वूचैन ने जवाब दिया, ठीक है। कुछ देर बाद न्यू सेंचुरी पार्क के पास में एक रेसिडेंशियल गार्डन में वूचैन गाड़ी से उतरा और उसने एक छोटी सी लड़की को पिंक ड्रेस पहने हुए बाहर आते हुए देखा। उसने सोचा, अगर मुझे सही से याद है तो ये शिनशिन है। वूचैन ने आवाज लगाई, शिनशिन। शिनशिन उसके पास आई और थोड़ी इरिटेट होकर बोली, आप कौन है, आप मुझे जानते हैं? तभी शियाशिन भी भागते हुए बाहर आई, शिनशिन भागो मत। शिनशिन ने जल्दी से वूचैन को शुशिन जेस्चर किया, मेरी हेल्प कीजिए। इतना कहकर वो दौड़कर एक कोने में जाकर छुप गई। शियाशिन जल्दी से भागकर आई और पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या आपने एक छोटी सी लड़की को देखा है? मेरी बेटी 14 साल की है, लगभग इतनी लंबी, वो अभी अभी भागकर बाहर निकली है। वूचैन ने 2 बार खांसी की और एक तरफ नजर डाली। शियाशिन तुरंत समझ गए। उसने शिनशिन की शर्ट पकड़ी और उसे खींच लिया। शिनशिन, क्या तुम मेरे साथ छुपन छुपाई खेल रही थी? उसके बाद शियाशिन ने झुककर शुक्रिया अदा किया, थैंक यू। वूचैन ने जवाब दिया, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं, ये तो मेरे लिए छोटी सी बात थी। वैसे तुम और तुम्हारी बेटी पेंटिंग की वजह से झगड़ा कर रहे थे। शियाशिन हैरान हो गई, हाँ लेकिन आपको कैसे पता? शियाशिन मनी मन सोचने लगी, ये आदमी कौन है, मैं इसे जानती भी नहीं, लेकिन ये मुझे जानता हुआ लग रहा है और शिनशिन की पेंटिंग वाली बात भी जानता है। जैसे वूचैन उसकी दिमाग की बात समझ गया, उसने कहा, क्या तुम मुझे रिसेंटली शिनशिन के स्केचेस नहीं भेज रही थी, उसका पोर्ट्रेट भी? शियाशिन को अचानक समझ आ गया, आप टीचर शिनचैन हैं। वूचैन खुशी से बोला, चलिए फॉर्मली इंट्रोड्यूस करता हूँ, मेरा नाम वूचैन है। शियाशिन ने जल्दी से अपना परिचय दिया, टीचर वू, हेलो मेरा नाम शियाशिन है और ये मेरी बेटी शिनशिन। शिनशिन ये वही टीचर वूचैन है जिनके बारे में मॉम तुम्हें बताती रहती है, जल्दी से टीचर को ग्रीट करो। शिनशिन ने मनी मन नफरत से सोचा, ग्रेट माय पिछवाड़ा, अभी तो हम ड्राइंग टीचर के आने की वजह से झगड़ा कर रहे थे और अब मैं भाग भी नहीं सकती, कितना अनोइंग है। शियाशिन शर्मिंदगी से बोली, टीचर वो, इस बच्चे ने आपको हंसने का मौका दे दिया, चलिए ऊपर चलते हैं, वहाँ बात करते हैं। उसके बाद शियाशिन वूचैन और शिनशिन को अंदर ले गई। शियाशिन बोली, टीचर वो, डिनर का टाइम हो गया है, क्यों ना हम साथ में खाना खा ले, मैं कुकिंग करती हूँ और खाने के बाद बात करेंगे। वूचैन ने जवाब दिया, ठीक है। शियाशिन मुस्कुरा कर बोली, तो टीचर वो, आप बिल्कुल अपने घर की तरफ फील कीजिए, वह पेंटिंग स्टूडियो भी है, आप चाहिए तो देख सकते हैं, मैं कुकिंग करने जा रही हूँ। वूचैन सीधा पेंटिंग स्टूडियो की तरफ चल दिया। शियाशिन भी उसके पीछे गई और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। वूचैन ने उलझन में मुड़कर देखा, तब शिनशिन ने एक्टिंग शुरू कर दी। टीचर आप मुझे क्यों मारते रहते हैं, प्लीज मत मारिए, दर्द हो रहा है। वूचैन चुपचाप उसे देखता रहा, कुछ नहीं बोला। शिनशिन थोड़ी ऑकवर्ड होकर बोली, क्या टीचर को ये फनी लग रहा है? वूचैन मनी मन सोचने लगा, झूठ बोलती ही जाओ। शिनशिन कंफ्यूज हो गए, हाँ क्या इसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इस पर मुसीबत टूटने वाली है, इसे तो अभी भाग जाना चाहिए। फिर वो बोली, टीचर आप मुझे मजबूर कर रहे हैं, अब मुझे अपना अल्टीमेट मूव यूज करना पड़ेगा। शिनशिन ने हाथ मुंह पर रखा और फिर से रोने की एक्टिंग करने लगी, टीचर नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिए। वूचैन ने मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। तब शिनशिन ने पूछा, टीचर क्या आपको बिल्कुल डर नहीं लग रहा? वूचैन मुस्कुराया, मुझे डर क्यों लगेगा, तुम कितनी अजीब हो।
शिनशिन सतर्क हो गई। क्या आपको लगता है मैं अभी मॉम को नहीं बुला सकती? वूचैन ने जवाब दिया, तुम्हारी मॉम तुम्हारी बात मान भी लेगी। मैं तुमसे पहली बार मिला हूँ, तुम्हारे घर में बिना वजह तुम्हें मार रहा हूँ और तुम मुझ पर अजीब इल्जाम लगाओगी। शिनशिन फिर भी जिद्दी बनी रही। मारने वाली बात तो इसलिए क्योंकि मैं आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती, बाकी वाली बात। शिनशिन को याद आया कैसे दूसरे लड़के उसके पीछे घूमते रहते थे। शिनशिन रुक जाओ, शिनशिन तुम कितनी सुंदर हो, शिनशिन प्लीज ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर लो। फिर वो बोली, मेरी क्लास में एक भी लड़का ऐसा नहीं है जो मुझे पसंद ना करता हो। उनकी आंखों से ही मुझे पता चल जाता है कि वो क्या सोच रहे हैं। आखिर मेरी लुक्स और फिगर मेरे पीयर से काफी बेटर है, और टीचर भी तो एक आदमी ही है। मुझे नहीं लगता आप उनसे अलग होंगे, और इस तरह के मामले में कोई भी माँ अपनी बेटी की ही साइड लेगी। आप तो बस एक आउटसाइडर है, आप जीत ही नहीं सकते। अभी तुरंत यहाँ से चले जाइए। वूचैन ने सिर्फ इतना कहा, मैं नहीं जा रहा, मैं कभी थ्रेट से नहीं डरता। शिनशिन ने भाई सिकोड़ ली, ठीक है फिर देख लेना। शिनशिन जोर से चिल्लाई, मॉम। शियाशिन ने बाहर से पूछा, क्या हुआ शिनशिन? शिनशिन ने जुबान क्लिक की, तब वूचैन ने बस अपनी आंखें उठाई और फोन हिला दिया। शिनशिन की आंखें फट गई, ये रिकॉर्डिंग कर रहा है। शियाशिन ने दरवाजे से बाहर झांक कर देखा, शिनशिन तुमने मॉम को क्यों बुलाया? शिनशिन तुरंत मुस्कुराई, मॉम मुझे लंच में रिब्स खानी है। शियाशिन हैरान होगी, बस इतनी सी बात? शिनशिन सीधे से बोली, हाँ मुझे भूख लगी है। ये देखकर शियाशिन मुड़ गई, ठीक है मॉम कुकिंग करने जा रही है और टीचर की बात ध्यान से सुनना। शिनशिन बोली, ओके। इसके बाद शिनशिन ने राहत की सांस ली और फिर वूचैन की तरफ मुड़कर बोली, आप टीचर होकर भी रिकॉर्डिंग करते हैं, कितना डिस्पिकेबल है। वूचैन मुस्कुरा कर बोला, अच्छा तुम स्टूडेंटों को झूठा इल्जाम लगाती हो और टीचर को थ्रेटन करती हो, क्या वो डिस्पिकेबल नहीं है? शियाशिन अटक गई, मैं टीचर आपको कैसे पता कि मैं ऐसा करने वाली हूँ, और अपने पहले से प्रिपरेशन भी कर ली। वूचैन ने शांत आवाज में जवाब दिया, मैं फीमेल स्टूडेंट से डील करने में काफी एक्सपीरियंस्ड हूँ, और जो स्टूडेंट्स पूरी क्लास के लड़कों की फेवरेट्स होती है उनसे मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस रहता हूँ। शिनशिन तुरंत चिढ़ गई। टीचर वूचैन ने आगे कहा, छोटी लड़की फ्यूचर में शरारत मत करना, वरना तुम्हारी मॉम ये रिकॉर्डिंग सुन लेगी और जान जाएगी कि उनकी बेटी झूठे इल्जाम लगाना और दूसरों को फंसाना जानती है। फिर वो तुम्हें और भी स्ट्रिक्ट तरीके से डिसिप्लिन करेगी। शिनशिन ने दांत भींचते हुए सोचा, जब तक उसके पास वो रिकॉर्डिंग है मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी। ये शैतान टीचर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही रिकॉर्डिंग है, मुझे किसी तरह वो रिकॉर्डिंग हासिल करनी होगी। शिनशिन ने ओबीडियंटली जवाब दिया, जी टीचर मुझे समझ आ गया, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। फिर उसने पेट पकड़ लिया, मेरा पेट थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है, टीचर प्लीज एक्सक्यूज कीजिए, मुझे वॉशरूम जाना है। वूचैन ने उसे तंग नहीं किया, ठीक है जाओ। शिनशिन दौड़कर वॉशरूम में घुस गई। अंदर जाते उसने फोन निकाला और कॉल लगाया, हेलो सिस्टर सैनसन, मुझे कोई बुली कर रहा है। दूसरी तरफ से तुरंत जोर की आवाज आई, क्या कौन है वो? कौन हिम्मत कर रहा है हमारी शिनशिन को तंग करने की? क्या उसने भालू का जिगर और चीते की हिम्मत खा ली है? डरना मत शिनशिन, तुम्हारा मैटर मेरा मैटर है। मैं अभी ब्रदर डाइची को बुलाती हूँ, वो स्पेशली 10 लोग भेजेगा तुम्हारे गुस्सा निकालने के लिए। ये सुनते शिनशिन के दिमाग में फैंटेसी चलने लगी। उसने इमेजिन किया कि वूचैन घुटनों पर बैठा हुआ कह रहा है, शिनशिन मेरी गलती हो गई, मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा और कभी तुम्हारा टीचर बनने नहीं आऊंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। ये सोचकर शिनशिन के चेहरे पर खुशी आ गई। टीचर देखते आप कितनी देर तक अपनी वो काम स्माइल मेंटेन कर पाते हो। तभी शियाशिन ने दरवाजा खोल दिया, शिनशिन कॉन्ग्रेचुलेशंस। शिनशिन डर गई, हाँ क्या? शियाशिन नाराज होकर बोली, सीधे बैठो और टीचर की बात सुनो, बाथरूम भाग जाने वाली पुरानी ट्रिक आप काम नहीं करेगी। शिनशिन गिल्टी होकर बोली, मॉम नहीं, मैं सच में बाथरूम ही गई थी। शियाशिन ने सिर्फ सर हिला दिया, ठीक है मैं इंटरफेयर नहीं करूंगी, वैसे भी डिनर में अभी थोड़ा टाइम है, जाकर टीचर के साथ ड्राइंग प्रैक्टिस करो। शिनशिन मजबूरी में ड्राइंग रूम में लौट आई। टीचर शुरू करते हैं। वूचैन भी इस बार पूरी सीरियसनेस से पढ़ाने लगा। ब्रश का टिप यहाँ से एंगल पर होना चाहिए, फिर स्ट्रोक ऐसे मूव करेगा। लेकिन शिनशिन मनी मन सोच रही थी, अभी ओबीडियंट स्टूडेंट बनना कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ही सैनसन का मैसेज आएगा ही ही। आधे घंटे बाद शियाशिन ने आवाज लगाई, डिनर का टाइम हो गया है टीचर वो शिनशिन। शिनशिन मुस्कुराई, मॉम मैं आफ्टरनून में बाहर ड्राइंग करना चाहती हूँ, टीचर मुझे रियल सीनरी से ड्राइंग सिखाएंगे, आपको क्या लगता है? शियाशिन झिझकी, टीचर वो इस बारे में? वूचैन ने तुरंत हाँ कर दी, श्योर क्यों नहीं। शिनशिन खुशी से फूल गई, ग्रेट। घर से बाहर निकलने के बाद वो वूचैन को एक जगह ले गई। टीचर चलिए इस जगह चलते हैं। वूचैन ने शांत तरीके से कहा, हम सिर्फ पार्क में सीनरी ड्रॉ करने आए हैं ना। इसी वक्त ग्रुप गुंडों का सामने आ खड़ा हुआ। उनमें से एक बोला, ओए हम लोग काफी देर से तुम्हारा वेट कर रहे थे। शिनशिन ने तुरंत वूचैन के हाथ से सामान लिया और दूर हटकर जोर से हंसी। सिस्टर सैनसन, ब्रदर डाइची, ब्रदर डॉटची, आप लोग इतने सारे लोग क्यों ले आए? इतने लोगों की जरूरत ही नहीं थी। डाउची नाम का आदमी जोर से बोला, इतने लोग? बिल्कुल नहीं, पुडोंग में सब जानते हैं कि शिनशिन मेरी छोटी बहन जैसी है। मैं देखना चाहता हूँ कौन सा हरामी में इतनी हिम्मत है जो शिनशिन को बुली करे।
तुरंत उसके आदमी वूचैन को घेरने लगे। कुछ लोग मजाक उड़ाते हुए बोले, इसमें हिम्मत तो है, हाँ शिनशिन को तंग करने की हिम्मत रखता है, देखो इसे डर के मारे जम गया है, एक शब्द तक नहीं बोल रहा। ही। लेकिन वूचैन सिर्फ मुस्कुराता रहा, कोई जवाब नहीं दिया। तब एक आदमी बोला, भाई लोग किस बात का वेट कर रहे हो, शुरू करो। डॉटची ने शिनशिन की तरफ देखा। शिनशिन बताओ इसे के साथ क्या करना है, मैं सब अरेंज कर देता हूँ। शिनशिन थोड़ा झिझकते हुए बोली, ब्रदर डॉटची वो। तभी भीड़ में छुपा एक आदमी सोचने लगा, ये तो मिस्टर वू लग रहे हैं, बुरा हो गया, कुछ गड़बड़ होने वाली है, मुझे तुरंत बॉस को इन्फॉर्म करना होगा। डॉटची जोर से बोला, शिनशिन तुम बहुत ज्यादा काइंड हो, अच्छे लोगों को ही सब बुली करते हैं, तुम बस साइड में खड़ी होकर देखो, मैं तुम्हारा गुस्सा निकालता हूँ। फिर उसने वूचैन की तरफ उंगली की, तू टीचर बनने की हिम्मत करता है, घुटनों पर बैठो और रेंगते हुए यहाँ शिनशिन से माफी मांग, वरना मैं 3 तक गिनती करूंगा। इसी वक्त वूचैन ने पहली बार बोलना शुरू किया, बाहर तुम काफी इम्प्रेसिव लगते हो, तुम्हारे घर वाले भी ये सब जानते हैं। डॉटची थोड़ा हैरान हुआ, ओहो लगता है तू कुछ चीज है, मेरा नाम जानता है और फिर भी ऐसे बिहेव कर रहा है। वूचैन ने अपनी स्लीव चढ़ाई, लड़ना ही है ना, बाद में मत कहना कि मैंने बच्चों को बुली किया। डाइची ने भाई सिकुड़ी, तू खुद को समझता क्या है। उसके आदमी भी चिल्लाने लगे, साला एक्टिंग बहुत करता है, पूरा हीरो बन रहा है, मुझे तो हंसी आ रही है, अकेला हम सबसे लड़ेगा क्या ब्रदर डाइची एक्शन ले सकते हैं, हम सब रेडी हैं। डाइची ने सीधा उंगली दिखाकर कहा, मेरी पूरी जिंदगी में किसी ने मेरे सामने इतना एरोगेंट होने की हिम्मत नहीं की, ब्रदर्स इसको पकड़ो। तभी अचानक डाइची का फोन बज उठा। वो सोचने लगा, इस वक्त बुड्ढा मुझे क्यों कॉल कर रहा है। उसने हाथ उठाकर इशारा किया, 1 मिनट रुक जाओ, मेरे डैड का कॉल आ रहा है। फिर उसने वूचैन की तरफ देखकर हंसा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, थोड़ी देर और चैन से सांस ले लो। डाइची ने तुरंत फोन उठाया, डैड क्या हुआ। दूसरी तरफ से मामला गरज उठा, तू नालायक, क्या तू रोज रोज मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करना कम नहीं कर सकता, मेरा मन करता है तेरी टांगे तोड़ दूं, बता तुमने अभी तक हाथ उठाया या नहीं। डाउची कुछ समझ ही नहीं पाया, डैड आप क्या बोल रहे हो। गांव इतने गुस्से में था कि उसकी आंखें बाहर निकलने वाली थी। मैं पूछ रहा हूँ क्या तुमने मिस्टर वू पर हाथ उठाया या नहीं। लेकिन डाउची और भी कंफ्यूज हो गया, डैड आप किसकी बात कर रहे हो। अब गांव सच में फट पड़ा, तू इतने सारे लोग लेकर पार्क में गया है और तुझे ये भी नहीं पता कि किसकी पिटाई करने जा रहा है। मैंने आखिर तेरे जैसा बेवकूफ बेटा कैसे पैदा कर दिया। डाउची के सर पर अभी भी क्वेश्चन मार्क्स थे। हैं? गांव और गुस्से में आ गया, हाँ मेरी जूती, जल्दी बताओ अभी तक हाथ उठाया या नहीं। डाउची हकलाते हुए बोला, नहीं उठाया। गांव ने माथा पकड़ लिया, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। क्या तुझे पता है अंकल गू ने अपने बाप जैसे रिस्पेक्ट देते हैं, तू सच में हद करता है, मिस्टर वू वहाँ है। डाउची बोला, हाँ वही है। गांव ने ऑर्डर दिया, फोन उन्हें दे दो। डाउची ने फोन वूचैन को दे दिया, ये मेरे डैड हैं। सारे छोटे भाई लोग कंफ्यूज हो गए, क्या ये क्या हो रहा है, भाई उस लड़के को फोन क्यों दे रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वूचैन ने मुस्कुराकर फोन ले लिया। दूसरी तरफ गांव ने बेचैनी से बोला, मिस्टर वू ये तो बाढ़ का पानी ड्रैगन किंग के मंदिर तक पहुंच गया, सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मेरा बेटा आपको नहीं जानता, कृपया उसे माफ कर दीजिए, आप बड़े दिल वाले हैं, उसे एक मौका दे दीजिए। वूचैन हंस पड़ा, कोई बात नहीं। लेकिन गांव अभी भी टेंशन में था, मिस्टर वू कृपया रहम कीजिए, घर जाते मैं उसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। वूचैन ने आंखें सिकोड़ी, ठीक है फिलहाल इसी बात को यही खत्म करते हैं, बॉस गांव मुझे अभी और काम है। फिर उसने फोन वापस डाउची को दे दिया, लो अपना फोन, अभी भी लड़ना है। डाउची कांप गया, नहीं बिल्कुल नहीं, मेरी गलती थी अंकल, मुझे नहीं पता था आप और मेरे डैड दोस्त थे, अंकल वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। छोटे भाई लोग और भी कंफ्यूज हो गए, हाँ भाई ये क्या हो गया, ये लड़का हमारा एल्डर कब बन गया, मेरा दिमाग घूम रहा है। शिनशिन भी पूरी तरह कंफ्यूज थी, अभी ब्रदर डाइची ने मेरे टीचर को क्या कहा। सैनसैन भी हैरान थी, मुझे लगा उसने अंकल वू कहा। डाउची घर जा, तुम सब अंधे हो क्या, सीधा खड़े हो जाओ, मेरी तरफ से अंकल वू से माफी मांगो। एक आदमी कंफ्यूज होकर बोला, हैं? गुस्से में डाउची ने उसके सिर पर मुक्का मारा, है मेरी जूती, समझ नहीं आता क्या। वो आदमी तुरंत झुक गया, अंकल वू सॉरी। बाकी लोगों ने सोचा, डैम बॉस खुद माफी मांग रहा है, हमें भी तुरंत माफी मांगनी चाहिए। फिर पूरा ग्रुप झुक गया, अंकल वू हमें माफ कर दीजिए। वूचैन मुस्कुराया, गैंगस्टर बनने की एक्टिंग मत करो, सब निकल जाओ। डाउची ने तुरंत ऑर्डर दिया, अंकल वू ने कह दिया सब घर जाओ। वो जाते जाते मुड़कर बोला, अंकल मैं भी चलता हूँ। शिनशिन ने मन ही मन सोचा, मुझे भी जल्दी भागना चाहिए, कि उसने सोचा था रिजल्ट ऐसा निकलेगा। लेकिन वूचैन ने तुरंत उसकी टोपी पकड़ ली, शिनशिन तुम कहाँ जा रही हो। शिनशिन ने मुड़कर देखा, टीचर ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी, प्लीज मेरी मॉम को मत बताना, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद आपकी बात सुनूंगी। वूचैन ने पूछा, सच में। शिनशिन ने तुरंत गारंटी दी, बिल्कुल आप ब्रदर डाइची से भी ज्यादा ऑसम हो, मैं जरूर आपकी बात मानूंगी, प्रॉमिस। इसी वक्त वूचैन के फोन पर एक मैसेज आया, मिस्टर वू आपको ड्रिंक के लिए इनवाइट करता हूँ, गोल्डन मैंशन ऑफ ऑपुलेंस 5th फ्लोर, आपके आने का इंतजार रहेगा। वूचैन ने शिनशिन को छोड़ दिया, शिनशिन कल मैं तुम्हें पेंटिंग फिर से सिखाऊंगा, अब तुम खुद घर चली जाओ।
शिनशिन को लगा जैसे उसे माफी मिल गई हो। जी टीचर, कल मिलते हैं। कुछ देर बाद गोल्डन मैंशन ऑफ ऑपुलेंस 5th फ्लोर। मिस्टर वो आप आ गए, आइए आइए यहाँ बैठिए। वूचैन आराम से बैठ गया। बॉस गू, बॉस गाओ, ये सब क्या है? तीनों कुछ देर चुप रहे। फिर बॉस गाओ ने सीधा डाउची को एक थप्पड़ मारा और उसके सर नीचे दबा दिया। मुस्कुराते हुए बोला, इस मामले में मिस्टर वू को एक एक्सप्लेनेशन देना जरूरी था। मैं माओराव अपने निकम्मे बेटे के लिए अंडरवर्ल्ड के रूल्स नहीं तोड़ूंगा। मैंने बॉस गू को भी विटनेस के तौर पर बुलाया है। वूचैन मुस्कुराया, बॉस माँ अपने बेटे की बात दिल पर मत लीजिए। माओराव ने तुरंत एक पर्पल कार्ड पेश किया। सर, आप वाकई बड़े दिल वाले हैं। मेरे बेकार बेटे को माफ करने के लिए धन्यवाद। अब हम चलते हैं, आप आराम से एंजॉय कीजिए। वूचैन कार्ड पर लेकर होटल की तरफ चलते हुए सोचने लगा, मुझे वैसे भी काफी नींद आ रही है। ओह, अंदर कोई है क्या? ये शाओडे नहीं है? वही लड़की जो डिंगलोंग के लिए रिजर्व की गई थी। इंटरेस्टिंग। वूचैन अंदर चला गया। शाओडाई ने सिर उठाया। मिस्टर वू? उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर वू एक यंग और हैंडसम आदमी निकलेगा। शाओडाई धीरे से पास आई। लगता है आप थक गए हैं, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। शाओडाई शर्मा कर बोली, मिस्टर वू अगर आप फ्रेश होना चाहते हैं तो बाथरूम उधर है। फिर वूचैन बाथटब में गया। शाओडाई बहुत ध्यान से उसकी देखभाल कर रही थी। मिस्टर वू, पानी ठीक टेम्परेचर का है ना? वूचैन ने जवाब दिया, मुझे तो ठीक लग रहा है। फिर शाओडाई ने अपना बाथ टॉवेल हटा दिया। फिर मैं अंदर आकर आपकी बैक स्क्रब कर देती हूँ सर। वूचैन ने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया, वो उसे अपनी मदद करने देता रहा। शाओडाई ने पूछा, मेरा नाम शाओडाई है, आपको पता है ना सर? वूचैन ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, सिर्फ तुम्हारा नाम ही नहीं जानता, मैं तुम्हारा मूड भी जानता हूँ। मुझसे मिलने के बाद तुम थोड़ी खुश हुई हो, है ना? फिर उसने कहा, क्योंकि मैं वैसा 40-50 साल का मोटा बुढ़ा नहीं निकला जैसे तुमने पहले इमेजिन किया था, सही? शाओडाई शर्मा गई और कुछ नहीं बोली। वूचैन ने उसकी तरफ देखकर कहा, मैं ये भी जानता हूँ कि स्कूल के दिनों में तुम पढ़ाई के साथ साथ काम भी करती थी। तुम्हारा कभी बॉयफ्रेंड भी नहीं रहा, तुम्हारे पास रिलेशनशिप का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो तुम बाद में मुझे कैसे सर्व करोगी? ये सुनते ही शाओडाई को अपना पास्ट याद आ गया। उसके पेरेंट्स पर 57 मिलियन से ज्यादा कर्ज था। जब भी क्रेडिटर्स आते थे मैं बहुत घबरा जाती थी, यहाँ तक कि उनका गुस्सा भी फूट पड़ता था। वो पढ़ाई के अलावा पूरा दिन काम करती थी, रोज 3 जॉब्स करती थी। सालों की मेहनत के बाद उसने 2,30,000 जोड़े थे, लेकिन उसकी जानकारी के बिना उसके पेरेंट्स ने लोन शार्क से और भी पैसे उधार ले लिए। एक जगह से पैसे लेकर दूसरी जगह भरते रहे, इंटरेस्ट बढ़ता गया और कर्ज 8 मिलियन तक पहुंच गया। चाहे वो कितनी भी मेहनत करती थी, सब बेकार लगता था। उस वक्त उसकी मुलाकात बॉस माओ से हुई। शाओडाई, मैं काफी टाइम से तुम पर नजर रखे हुए हूँ। मैं चाहता हूँ तुम एक VIP की सर्विस करो। अगर तुम उसे खुश कर दो तो मैं तुम्हारा कर्ज चुकाने में मदद करूंगा। उस वक्त शाओडाई मान गई थी। उसने सोचा था बस कुछ मोटे और इन्फ्लुएंशियल आदमियों के साथ टाइम स्पेंड करना होगा, लेकिन सामने वूचैन था, कोई मोटा बुढ़ा नहीं। उसे लगा कि वो पहले ही प्रॉफिट में है। अब जब वूचैन उसे सवाल कर रहा था, उसे प्रेशर महसूस हो रहा था। बॉस माओ का ऑर्डर फेल नहीं हो सकता था। शाओडाई ने हिम्मत जुटाकर कहा, मिस्टर वू, मुझे इस तरह की चीजों का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैंने पहले से तैयारी कर रखी है। वूचैन को लगा कि वो बस उसे चिढ़ा रहा था, उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इसे सीरियसली लेगी। फिर वो दोनों प्रैक्टिस करने के लिए बिस्तर पर गए। शाओडाई ने पूछा, मिस्टर वू, क्या आप लाइट बंद कर सकते हैं? वूचैन आराम से लेट गया और मजा लेने लगा। जो मन करे वो करो, अब मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। शाओडाई को इतना एंथुसियास्टिक देखकर वूचैन को ऐसी दिलचस्प भावना की उम्मीद नहीं थी। शाओडाई, लगता है तुम वाकई तैयारी करके आई हो। अगली सुबह वूचैन उठकर तैयार हो गया। शाओडाई ने हैरानी से पूछा, मिस्टर वू, आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? वूचैन उसके पास आया, उसके माथे पर किस करके बोला, मुझे मिस्टर मत बुलाओ, उतना क्लोज नहीं लगता। कल रात तुम काफी थक गई होगी, थोड़ा आराम करो, मैं अपना काम खत्म करके फिर तुमसे मिलने आऊंगा। शाओडाई ने मनी मन सोचा, मैंने नहीं सोचा था कि वो इतना कंसिडरेट होगा। उसके बाद वूचैन शियाशिन से मिला। शियाशिन बोली, एक्चुअली मैं कल ही आपसे बात करना चाहती थी। मैं समझ सकती हूँ कि आपके पास शंघाई आने का टाइम नहीं होता। मैं सोच रही थी कि वैकेशन के दौरान आप शिनशिन के लिए डोंगाई में एक अपार्टमेंट रेंट करने में हेल्प कर दे, फिर स्कूल शुरू होने पर वो वापस आ जाएगी। वूचैन ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता कि डिंगलोंग को पता चल जाएगा कि तुम अपनी बेटी को बिना परमिशन शंघाई से ले गई? शियाशिन एकदम से शॉक हो गई। इतने सालों में बहुत कम लोग उसके पास्ट के बारे में जानते थे और डिंगलोंग का नाम तो लगभग किसी को पता ही नहीं था, लेकिन वूचैन ने सीधा उसका नाम ले लिया। शियाशिन के दिल में डर बैठ गया, ये मिस्टर वो आखिर है कौन? ऑनलाइन इतने लोगों में से जिस आदमी को मैंने खुद ढूंढा था, जिसे मैंने रिक्वेस्ट करके अपना टीचर बनाया, वो डिंगलोंग को भी जानता है। उसे मेरे और उसके रिलेशनशिप के बारे में पता है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी हर बात उसके कंट्रोल में हो। ये बहुत स्कैरी है। वूचैन ने उसे रियश्योर किया, फिक्र मत करो, डिंगलोंग को ज्यादा चीजों की परवाह नहीं होती। जब तक तुम शिनशिन को कंट्री से बाहर नहीं ले जाती, शायद उसे फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम चाइना के किस शहर में हो। शियाशिन ने सीधा पूछ लिया, क्या आपने जानबूझकर मेरे पास अप्रोच किया था? वूचैन बस मुस्कुराया, तुम खुद गेस करो। फिर उसने पूछा, क्या तुम डिंगलोंग वाले मैटर के बारे में बात करना चाहती हो? शियाशिन का दिल जोर से धड़क उठा। क्या ये आदमी उसी इंसिडेंट के बारे में भी जानता है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी थी? वूचैन ने फिर टॉपिक बदल दिया। दोनों काफी देर तक बात करते रहे।
बाद में वो उसे एक होटल ले गया ताकि आराम से बात कर सके। वूचन के पीछे पीछे जाते हुए सियाशिन मनी मन सोचने लगी, ये क्या है, हम होटल जा रहे हैं चर्चा करने के लिए कमरा लेने। वूचन लॉबी में चेक इन करने चला गया। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, हेलो सर, क्या आपके पास रिजर्वेशन है? वूचन ने जवाब दिया, हमने कोई रिजर्वेशन नहीं करवाया, क्या आपके पास एग्जीक्यूटिव स्वीट है? रिसेप्शनिस्ट ने सिस्टम में देखकर तुरंत जवाब दिया, सर बस 1 मिनट, हाँ सर, आपको कितने रूम्स चाहिए? वूचन ने तुरंत जवाब दिया, 1 रूम। रूम कार्ड्स देते हुए रिसेप्शनिस्ट बोली, ठीक है सर, क्या आप मुझे अपना आईडी दिखा सकते हैं? मिस, आप भी अपना आईडी दिखाइए। उनकी आईडी प्रोसेस करने के बाद रिसेप्शनिस्ट बोली, सर मैडम, आपका कमरा 16 फ्लोर पर है और लिफ्ट उधर है। फिर दोनों एलिवेटर में घुस गए। सियाशिन ने पूछा, मिस्टर वू, आपने ये जगह क्यों चुनी? वूचन बोला, ये जगह सेफ है, प्राइवेट भी है और यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सियाशिन ने गुस्से में कहा, क्या तुम मर्दों के दिमाग में हमेशा वही बातें चलती रहती हैं? एक बार नॉर्मल भी नहीं हो सकते? वूचन ने उसे गले लगाकर अपने पास खींचा और बोला, कमरे में चलकर आराम से बात करते हैं। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि सियाशिन बस एलिवेटर में खड़ी रह गई, हैरान। उसने सोचा, हम सिर्फ 2 बार मिले और ये आदमी मुझे सीधा होटल रूम तक ले गया। वूचन को आखिर बोलना ही पड़ा, तुम अभी तक वहाँ खड़ी क्यों हो, अंदर आ जाओ। सियाशिन का चेहरा लाल हो गया और वो आखिर वूचन के पास आ गई। उसे रोता हुआ देखकर वूचन ने मौका देखकर थोड़ा मजाक किया, अभी अंदर आते ही रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें लगता है मैं कोई राक्षस हूँ जो तुम्हें खा जाऊंगा? ये सुनते उसकी शर्म गुस्से में बदल गई। उसने दोनों हाथों से खुद को बचाते हुए चिल्लाकर कहा, तुम ही मुझे यहाँ लाए, रूम मिलते ही मेरी कमर पकड़ ली। मुझे लगता था तुम एक जेंटलमैन हो, एक अच्छे इंसान, लेकिन तुम भी उन घटिया आदमियों से अलग नहीं हो। डिंगलोंग से मिलने के बाद शायद उसके दिल में ऐसे मर्दों के लिए अभी भी नफरत बाकी थी जो बहुत जल्दी हद पार कर देते हैं। लेकिन वूचन ने शांत आवाज में जवाब दिया, लगता है तुमने मेरी नीयत गलत समझ ली है, शायद तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। इस समय वो रो रही थी, लेकिन बात करते हुए उसके हाथ उसके अंडरवेयर को नीचे खींच रहे थे। उसने कहा, मैंने गलत समझा, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो ठीक है, बस इसके बाद मुझे ढूंढने मत आना, जो करना है जल्दी करो, तुम जो चाहे कर सकते हो। वूचन ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो, हम अभी अभी मिले हैं, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं, हमने एक दूसरे को समझना तक शुरू नहीं किया, अगर तुम ऐसे करोगी तो छोटी शिनशिन क्या सोचेगी? सियाशिन ने तुरंत जवाब दिया, तुम कह रहे हो मैंने गलत समझा, तो क्या तुम पक्का कह सकते हो कि जो अभी हुआ उसका कोई मतलब नहीं था? तब वूचन ने शांति से जवाब दिया, हाँ मेरी एक नीयत थी, लेकिन वो सिर्फ डिंगलोंग को दिखाने के लिए थी। सियाशिन के चेहरे पर हैरानी दिखी। उसने जल्दी से अपनी अंडरवेयर ऊपर खींची। वूचन ने तुरंत हाथ उठाकर समझाया, वो यहाँ नहीं है, टेंशन मत लो, अपने कपड़े ठीक कर लो और बैठकर बात करते हैं। सियाशिन तुरंत शर्मिंदा हो गई, क्या तुम उसे सब बता दोगे? वूचन बोला, मैंने ये सब जानबूझकर किया था ताकि बाहर लगे सर्विलेंस कैमरा मुझे तुम्हें उठाकर रूम में ले जाते हुए रिकॉर्ड कर ले। खड़ी मत रहो, जल्दी बैठ जाओ, डिंगलोंग मुझ पर नजर रखे हुए है, मैं जानबूझकर उसे अभी वाला सीन दिखाना चाहता था। जब वो देखेगा कि मैंने तुम्हारी कमर पकड़ी और हम दोनों साथ में रूम में गए तो वो क्या सोचेगा? सियाशिन के चेहरे पर घबराहट की झलक दिखने लगी। उसने सोचा, अगर उसे पता चला तो क्या वो मुझे आराम से छोड़ देगा? उसके सामने बैठा आदमी फिर से उसके लिए एक जाल बिछा रहा था। अगर उन दोनों के बीच सच में कुछ हो जाता तो डिंगलोंग जरूर उसे मार देता, लेकिन अगर वो ऐसा जाल बिछा रहा था तो क्या वो खुद मौत ढूंढ रहा था? ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। उसके सोच में डूबे चेहरे को देखकर वूचन ने पूछा, क्या तुम ली रूबिन को जानती हो? सियाशिन ने जवाब दिया, हाँ मैं जानती हूँ। वूचन ने जवाब दिया, वो मेरी औरत है और डिंगलोंग उसके पीछे पागल हो चुका है। जैसे उस साल वो तुम्हारे लिए किसी को मारना चाहता था, वैसे अब वो मुझे मारना चाहता है। मेरे और उसके बीच हम दोनों में से किसी एक को मरना ही पड़ेगा, चाहे मुझे कितनी भी लड़ाई क्यों ना लड़नी पड़े। मैं उसके पूरे परिवार को उसके साथ खत्म कर दूंगा। अगर मैं डोंग परिवार को साबित कर दूं कि डोंग योन को उसने मारा था, तो डोंग परिवार अपने प्रभाव से डिंग परिवार पर जंग छेड़ देगा। मेरा ली परिवार के साथ पहले समझौता हो चुका है, ली और डिंग परिवार टूटकर बिखर जाएंगे, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम, शिनशिन और मैं, हम सब डोंगा जाएंगे, बाकी सब कुछ मैं अरेंज कर दूंगा, तुम और तुम्हारी बेटी आजाद जिंदगी जी सकोगी। वूचन को सहयोग के लिए हाथ बढ़ाते देख सियाशिन ने आखिर अपनी सारी सतर्कता छोड़ दी और हाँ कर दी, जरूर धिक्कार है डिंगलोंग पर, काश वो जल्दी से मर जाता। उसके बाद वो थोड़ा पास आई, अपनी चिन ऊपर उठाई और एक मोहक सी मुस्कान के साथ बोली, हम उसके सिर पर 2 सिंग लगाने का नाटक ही क्यों करें? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम नाटक ही ना करें? बात करते हुए उसने अपनी शर्ट के बटन खोले और बोली, चलो उसे सचमुच हरी टोपी पहनाकर बेवफा पति बना देते हैं। लेकिन वूचन ने उसकी इस पेशकश को नरमी से ठुकरा दिया। मैं सिर्फ एक साफ और प्रोफेशनल पार्टनरशिप चाहता हूँ। अगर फ्यूचर में शिनशिन को पता चलेगा कि उसके पिता की मौत में मेरा हाथ था तो क्या होगा? सियाशिन ने थोड़ा सोचा और जल्दी से जवाब दिया, नहीं, हम शिनशिन को नहीं बता सकते। वूचन ने आगे कहा, मैं अभी नहीं चाहता कि बच्ची को इस बारे में पता चले, मैं उसे तूफान के नजरों से दूर ले जाना चाहता हूँ। वो अभी बहुत छोटी है, उसकी जिंदगी अभी बस शुरू हुई है।
अगर तुम और तुम्हारी बेटी डोंगाई आकर गवाही देने को तैयार हो जाओ तो मैं तुम दोनों को विदेश भेजने का इंतजाम करूंगा। जब तक डिंग परिवार का मामला खत्म नहीं हो जाता तुम दोनों वहाँ सुरक्षित रहोगी। उसके बाद वापस आने के बारे में भी बात करेंगे और डोंगाई में रहने के दौरान मैं शिनशिन को उसके टीचर के रूप में पढ़ाता रहूंगा। शियाशिन ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर अपनी सच्चाई दिखाने की कोशिश की, जिससे वूचान घबरा गया। वूचान, तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं समझती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शियाशिन बहुत बेताब लग रही थी, इसलिए खुद को रोक नहीं पाए। उसने तुरंत अपनी शर्ट उतार दी। मैं सचमुच चाहती हूँ डिंगलोंग असली हरी टोपी पहने, नकली नहीं। ये सुनकर वूचान भी पसीना छोड़ने लगा। वो इस बात से हैरान था कि ये औरत इतनी बोल्ड थी और सच में ऐसा करना चाहती थी। खैर, जब हम डोंगाई पहुंच जाएंगे तो तुम्हें मेरे साथ काम करने के लिए समझदारी से काम लेना होगा। तुम्हारे बुढ़े आदमी तो यही काम कर रहे हैं, इसमें शर्माने वाली क्या बात है। अगली सुबह वूचान को जल्दी निकलना पड़ा। उसे जाते देख शियाशिन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जितना ज्यादा वो उसे देखती उतनी ही ज्यादा उसकी तरफ खींचती चली जाती। दोनों होटल के दरवाजे तक साथ आए और फिर अलविदा कहा, क्योंकि वूचान को कुछ और काम निपटाने थे। तुम और शिनशिन बस एयरपोर्ट के लिए अपना सामान तैयार कर लो, कल हम सब साथ में डोंगाई लौटेंगे। शियाशिन ने बस धीरे से जवाब दिया, मैं समझ गई, लेकिन उसका दिमाग अब भी पिछली रातों की बातों में उलझा हुआ था। कुछ देर बाद बॉस माओ के टेक्नीशियन ने वूचान को एक कॉन्ट्रैक्ट ला कर दिया। उसने कहा, ये वूचान के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, कृपया इसे एक्सेप्ट कीजिए। वूचान हैरान रह गया। बॉस माओ ने सिर्फ $1 के बदले में एंटरटेनमेंट कंपनी के 45% शेयर उसके नाम कर दिए थे, जिनकी असली कीमत लगभग 200 मिलियन थी। बॉस माओ ने आगे कहा, पैसा हो तो दोस्त होते हैं, पैसे ना हो तो ना दोस्त बचते हैं ना भाई। वूचान, मेरा पुराना व्यवहार दिल पर ना लेने के लिए धन्यवाद। मैं दिल से तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में तुम मेरा ख्याल रखोगे। वूचान ने शांत अंदाज में जवाब दिया, हम पहले से ही दोस्त हैं, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। लेकिन डिंगलोंग और मैं एक दूसरे पर नजर रखेंगे। इस समय आपकी कंपनी में मेरे नाम से शेयर होना मेरे लिए असुविधाजनक है। बॉस माओ ने हंसते हुए कहा, मिस्टर वो हमेशा की तरह अभी भी थॉटफुल है। मिस्टर वो, वैसे रिप्रेजेंटेटिव के बारे में क्या सोचा है तुमने? वूचान ने तुरंत जाओडे को रिप्रेजेंटेटिव बनने का सोचा। साथ ही कंपनी के लगभग 45% शेयर्स भी उसके नाम कर दिए। वूचान की बात सुनकर शाओडे इतनी शॉक हो गई कि उसे यकीन ही नहीं हुआ। सिर्फ एक रात बॉस वू की सर्विस करने के बाद उसे 200 मिलियन के शेयर मिल रहे थे, पर उसे शक हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई छुपा हुआ राज तो नहीं है। उसका एक्सप्रेशन देखकर बॉस माओ बोला, ये बॉस वू के लिए है, लेकिन क्योंकि ये तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर हो रहा है तो बस साइन कर दो, फिक्र मत करो। लेकिन फिर भी शाओडे वूचान की तरफ देखने लगे। उसकी पुष्टि के बिना वो साइन करने को तैयार नहीं थी। उसने मनी मन फ्यूचर में और मेहनत करने का वादा किया। वूचान की नजर में सब कुछ बहुत छोटा था। जब तक वो उसकी औरत थी उसे किसी चीज का नुकसान नहीं उठाना चाहिए था। बॉस माओ ने फिर एक चालाक मुस्कान दिखाई। अब वूचान की नजरों में मैं आ चुका हूँ, अब उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं, डिंगलोंग से भी नहीं। बाहर एक गाड़ी पहले से वूचान का इंतजार कर रही थी। वो ली परिवार की तरफ से आई थी। गाड़ी के अंदर सब लोग डिंगलोंग के डोंगाई आने के मामले पर बात करना चाहते थे और वूचान की राय सुनना चाहते थे। बुजुर्ग ली ने कहा, हालांकि उसने तुम पर और ली रूबिंग पर हमला किया था, लेकिन अभी भी बदला लेने का वक्त नहीं आया। वो डोंगाई में नहीं मर सकता। वूचान के होठों पर एक ठंडी सी मुस्कान आ गई। जब तक वो सीमा पार नहीं करता मैं गारंटी नहीं दे सकता कि वो डोंगाई से बिना खरोच के निकल जाएगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि वो मरेगा नहीं। ये सुनकर बुजुर्ग ली भी हैरान रह गए। इतनी छोटी उम्र और कितनी खतरनाक सोच। उन्होंने बस अंदर ही अंदर सांस भरी। डिंगलोंग के लिए वाकई बुरा लगता है, उसकी टक्कर इतने गहरे दिमाग वाले आदमी से हो गई। वूचान ने कहा, जब तक सब कुछ साफ सुथरा हो लोगों को फैसला करने दो, बस इतना ही काफी है, अब मैं चलता हूँ। उसके बाद वूचान खूबसूरत जाओडा के साथ शॉपिंग कर रहा था। तभी ली रूबिंग का फोन आया। वो पूछ रही थी कि उसका वहाँ का काम खत्म हुआ या नहीं। ली रूबिंग की आवाज सुनते ही जाओडा ने तुरंत अपना हाथ वूचान से अलग कर लिया, लेकिन वूचान को इस शेरनी से बिल्कुल डर नहीं लगता था। उसने जोर से जवाब दिया, शायद मैं कल वापस आ जाऊँ, घर पर अच्छा खाना तैयार रखना, मैं अपने साथ 3 और लोगों को ला रहा हूँ, कल सब पता चल जाएगा। ली रूबिंग को अंदाजा हो गया कि बात औरतों की है, फिर भी उसने नॉर्मल रहकर पूछा, और कुछ? लेकिन अचानक उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वो तुरंत भड़क उठी, रुको, 3 औरतें हैं क्या? तुम सिर्फ 3 दिन के लिए घर से बाहर गए थे और अब 3 औरतें लेकर लौट रहे हो? वूचान ने आराम से जवाब दिया, इतनी हैरानी क्यों हो रही है? ली रूबिंग ने गुस्से से कहा, माय डियर मिस्टर वू, क्या आप इतना उद्धार होना बंद कर सकते हैं? 3 दिनों में 3 और आप अभी भी उन्हें वापस लाना चाहते हैं। मैं अपनी रिपुटेशन को कम नहीं करना चाहती, ठीक है? वूचान ने कहा, ठीक है मेरी प्यारी ली, मैं कल वापस आ जाऊंगा, फिर तुम इस बॉडी के साथ जो करना चाहे कर लेना, जलन मत करो मेरी जान। ये सुनकर ली रूबिंग बस आंखें बंद करके सब एक्सेप्ट कर सकी। कल दिखाऊंगी मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, बदमाश। फोन पर शाओडा ने वूचान को शेरनी को छेड़ते हुए देखा। वो थोड़ी डरी हुई सी पूछने लगी, क्या वो तुम्हारी पत्नी है? लगता है वो गुस्सा है। लेकिन वूचान ने उसे अपनी भाव में लेकर तसल्ली दी, जब तक मैं हूँ वो तुम्हारा कुछ नहीं करेगी, डरना मत। चलिए अब अगले दिन विला एरिया की तरफ चलते हैं। ली रूबिंग बैठी हुई थी, अपने शरारती पति की उपलब्धियां देख रही थी। तुम मुझे थोड़ा इंट्रोड्यूस नहीं करोगे? सबका इंट्रोडक्शन कराओ। वूचान ने कहा, सबसे पहले मेरी गर्लफ्रेंड ली रूबिंग।
फिर उसने उंगली से दिखाते हुए कहा, और ये है जुआन शाओडे। इन दोनों के साथ ये है शाओशिन और छोटी शिनशिन। ये दोनों डिंगलोंग द्वारा डोंग युआन की हत्या की जीती जागती गवाह है। ये सुनकर ली रुबिंग गहरी सोच में डूब गई। उसका पति उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेकर आया था, क्योंकि उनकी सिचुएशन देखकर साफ लग रहा था कि माँ बेटी ने वूचन के साथ मिलकर डिंगलोंग के खिलाफ गवाही देने का फैसला कर लिया था। फिर ली रुबिंग आगे बढ़ी और शाओशिया से हाथ मिलाते हुए अपना इंट्रोडक्शन दिया। मिस शिया, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। डोंगाई में आपका स्वागत है। शाओशिया भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। मिस ली, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मिस ली, आप बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन जब ली रुबिंग की नजर वूचन पर पड़ी, उसकी आंखें जैसे कह रही थी, डियर वूचन, तुम मेरे लिए कितने सारे सरप्राइजेस लेकर आते रहते हो। फिर ली रुबिंग शाओडाई के पास आई और पूछा, तुम शाओडाई हो? ली रुबिंग को सामने देखकर शाओडाई थोड़ी घबरा गई और धीरे से बोली, जी मैं ही हूँ। ली रुबिंग ने फिर पूछा, इस साल तुम्हारी उम्र कितनी है? शाओडाई ने जवाब दिया, 21 साल की। जब वो इस थोड़ी सख्त पूछताछ में उलझी हुई थी, ली रुबिंग अचानक उसके पास आई। उसने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, अरे अभी तो तुम एक छोटी सी लड़की हो सिस्टर। ली रुबिंग ने मन ही मन सोचा, इतनी नर्वस मत हो, तुम तो उन पागल लोगों से कहीं ज्यादा अच्छी हो जो बेसिक एथिकेट्स भी नहीं समझते। सब ठीक है। तब वूचन ने बात संभाली, शिनशिन कई घंटों से गाड़ी में बैठी हुई है, वो थोड़ी थक गई होगी, चलो सब बैठकर बात करते हैं। फिर उसने शिनशिन की तरफ देखकर कहा, तुम बाहर जाकर खेलो, तुम्हारे टीचर को तुम्हारी मम्मी से कुछ प्राइवेट बात करनी है। शिनशिन ने मुंह फुला लिया, लेकिन उसे पता था कि उसे बात माननी ही पड़ेगी। जी टीचर। तभी ली रुबिंग धीरे से शाओशिया के पीछे गई और उसके कान में फुसफुसाई, तुम वूचन के साथ सोई थी ना? ये सुनते शाओशिया का चेहरा बदल गया, वो घबरा गई। ली रुबिंग की ठंडी नजर देखकर उसे लगा कि ली रुबिंग को सब समझ आ चुका है। शाओशिया जल्दी जल्दी समझाने लगी, मिस ली, बात वैसे नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं। वूचन और मैं एक्चुअली, हाँ मुझे माफ कीजिए, उस सुबह गलती मेरी थी, मैंने खुद पहल की थी, मैं बस डिंगलोंग से बदला लेना चाहती थी। फिर शर्म से लाल चेहरे के साथ उसने कहा, मैंने भी सावधानी बरती है, मैं मिस्टर वू और मिस लिन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं बनूंगी, और वैसे भी मेरा कोई और इरादा नहीं है। ली रुबिंग ने आंखें बंद करके हल्की सी सांस ली। उसने अपने पति के बारे में सच एक्सेप्ट कर लिया था। मैंने पहले ही कहा था, कोई बात नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है इस दुनिया में कोई ऐसी औरत नहीं जिसके साथ मेरा वूचन रिश्ता ना बना सके, इसलिए मैं उसे दोष नहीं देती। ये कहते हुए उसकी नजर वूचन पर जा टिकी। उसने सोचा, शाओशिन तो क्लियरली इस कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहती, लेकिन जाओडे पर नजर रखनी पड़ेगी, और उस बेशरम पति पर भी जो दूसरों की बेटियों को फंसाने में एक्सपर्ट है। उसके आसपास औरतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। शायद वक्त आ गया है कि मैं कुछ बातें खुद बता दूं। काफी देर सोचने के बाद ली रुबिंग ने अपने हाथ बांधकर गंभीर आवाज में कहा, डियर वूचन, आज रात शाओशिन और शिनशिन घर पर खाना बनाएंगी, और आज रात तुम और शाओडे मेरे साथ डिनर करोगे। वूचन बस हल्का सा मुस्कुराया, समझ गया मिस ली, सब कुछ आपके अरेंजमेंट्स के हिसाब से होगा। उसके पास खड़ी शाओडे भी सिर्फ हाँ ही कर सकती थी। फिर सीन चेंज हुआ। शाम के 7 बजे एक बहुत ही लग्जरियस रेस्टोरेंट के सामने एक पूरी टीम लाइन लगाकर मिस्टर और मिसेस वू का स्वागत करने के लिए खड़ी थी। ये सब देखकर वूचन ने ली रुबिंग से पूछा, ये सब तुम्हारा आइडिया था? ली रुबिंग ने जवाब दिया, मैं कुछ बदतमीज पागल लोगों से मिलने वाली हूँ, अभी तुमसे बहस करने का मूड नहीं है। जैसे ही तीनों अंदर गए, 2 खूबसूरत लड़कियां मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करने आई। मिस ली आ गई है, हेलो मिस्टर वू। तभी एक जानी पहचानी आवाज पास आई और उसने वूचन के होठों पर किस किया। वूचन भी थोड़ा सरप्राइज हो गया। वो और कोई नहीं बल्कि वूरैंग थी। वूचन, तुमने मुझे मिस किया, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ये सीन देखकर ली रुबिंग और आसपास के सब लोग हैरान रह गए। शाओडे को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ, ये लड़की उसकी वाइफ के सामने ही इतनी हिम्मत कर सकती है। ली रुबिंग ने तुरंत बीच में आकर उस प्यार भरे सीन को रोक दिया। उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा, यहाँ सब लोग स्टेटस वाले हैं, थोड़ा संभाल कर। वूरैंग ने ली रुबिंग को छेड़ने के बाद संतुष्ट मुस्कान दी। ली रुबिंग ने टिश्यू निकाला और वूचन के चेहरे पर लगे लिपस्टिक के निशान को साफ कर दिया। पीछे खड़ी शाओडे ने ये सब देखा। उसे समझ आ गया कि जो लड़कियां अभी वूचन के पास आई थी वो सब कोई आम इंसान नहीं थी। शायद अभी वो इन सब चीजों की आदत नहीं डाल पाए थे, लेकिन धीरे धीरे उसे आदत हो जाएगी। काले कपड़े वाली टियान ने मनी मन सोचा, मुझे पता है मिस ली वूचन की ऑफिशियल गर्लफ्रेंड है, लेकिन आंट वू ने फिर भी उनके सामने इतनी हिम्मत दिखाई। लगता है वो मिस ली से बिल्कुल नहीं डरती। और हमारे पीछे मेरी उम्र की जो लड़की कांप रही है उसका क्या सीन है? सब कुछ कितना कंफ्यूजिंग है। उसे सोच में डूबा हुआ देखकर वूचन ने अपनी पुरानी ट्रिक इस्तेमाल की। उसने प्यार भरे और केयरिंग एक्सप्रेशन के साथ पूछा, टियान क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? बाद में मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। उसकी हैंडसम शक्ल देखकर टियान सिर्फ शर्मा कर लाल हो गई है, कुछ नहीं। दूसरी तरफ सुशिनिन की आंखें तेज हो गई। अगर और कुछ नहीं तो लगता है यहाँ मौजूद हम सब वूचन की औरतें हैं, लेकिन वूरैंग का हमें इतनी ओपनली इग्नोर करना बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। अब और नाटक ना करते हुए उसने मीठी आवाज में वूचन को पुकारा, डार्लिंग, इन कुछ दिनों में जब तुम मेरे साथ नहीं थे मैंने तुम्हारी पसंद की कुछ खास डिशेस बनाना सीख ली है। उसने ड्रामा करते हुए सांस भरी, हमारे मास्टर वू का हारेम इतना बड़ा है कि मुझे सबको याद रखने में थोड़ा वक्त लगेगा। एक के बाद एक सबकी नजरें अपनी अपनी राइवल्स पर टिक गई। कोई वूरैंग को देख रहा था, कोई सुशिनिन को।
लिरुबिंग ने सोचा ये सिंपल मेथड यूज करके अटैक और डिफेंस दोनों बदल रही है। इतनी एग्रेसिव कंपटीशन देखकर जावड़े थोड़ी डर गई। वो सोचने लगी, क्या मैं वाकई ब्रदर वू के पास खड़े होने लायक हूँ? अपनी 3 वाइफ्स और 4 कॉन्क्यूबाइंस को आपस में लड़ते हुए देख वूचन ने टेंशन कम करने का फैसला किया। उसने मेन्यू उठाया और ऑर्डर करने की तैयारी करते हुए सु शिनिन से पूछा, कंपनी में सब कुछ कैसा चल रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सु शिनिन मीठी मुस्कान के साथ बोली, जो बातें तुमने मुझे समझाई है उनके खिलाफ जाने की हिम्मत उनमें नहीं है। बस कंपनी इतनी बिजी ना हो तो अच्छा रहे, और उससे भी अच्छा होगा अगर मैं हर दिन अपने हस्बैंड के साथ रह सकूं। वो रैंग ने वाइन ग्लास घुमाते हुए वूचांग के करीब झुककर पूछा, स्वीटहार्ट क्या तुमने कभी सु शिनिन को हमारे बारे में बताया है? दूसरी तरफ लिरुबिंग बोली, ब्रदर वो इतना बिजी रहता है कि हर एक से अलग अलग बात नहीं कर सकता। मैंने सबको यहाँ इसलिए बुलाया ताकि हम सब एक दूसरे को जान सके। फ्यूचर में अननेसेसरी ट्रबल से बच जाओगी। फिर उसकी नजर वूचन पर गई। उसने मन ही मन सोचा, सु शिनिन तो वूचन की बातों से ही पिघल गई थी। लगता है वूरैंग से निपटने के लिए उससे मदद मांगने का कोई चांस नहीं। वो औरत वाकई बहुत एनोइंग है। वूचन ने अपनी शेरनी की तरफ देखकर कहा, क्या ये सब सिर्फ इसलिए नहीं है ताकि सब तुम्हें मेरी नंबर 1 गर्लफ्रेंड मान ले? लिरुबिंग ने सांस भरते हुए जवाब दिया, क्या ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ? हाँ हाँ हंस लो। सु शिनिन ने फिर ताना मारते हुए वूरैंग को टारगेट किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि डोंगाई की फेमस बिजनेस वुमन जो बिजनेस में ही इंटरेस्टेड रहती है वो भी ब्रदर वू पर ध्यान देने लगेगी। वूरैंग ने अपनी चिन्ह हाथों पर टिकाई और कहा, अनबिलीवेबल, आखिर ब्रदर वू में ऐसा क्या खास है? वैसे मुझे तो ज्यादा हैरानी टियान को देखकर हो रही है। मैंने सोचा था ब्रदर वू को सिर्फ बिजनेस माइंडेड वुमन ही पसंद है। टियान ने थोड़ा नाराज होकर कहा, मैंने वूचन को सु शिनिन से एक दिन पहले जाना था। लिरुबिंग ने ग्लास उठाते हुए कहा, तो फिर हमें उसे सिस्टर टियान कहना चाहिए। सु शिनिन के दिमाग में एक आइडिया आया। वो एक्साइटेड होकर बोली, तो फिर हम सबका क्या? लाइन में खड़ी इन सबको देखकर वूचन सिर्फ सांस ही भर सका। टियान वूरैंग सु शिनिन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम सब खुश हो। टियान ने तुरंत जवाब दिया, मुझे पड़ता है। वैसे भी मैं सबसे पहले वूचन को जानती थी। मैं सबसे छोटी नहीं बनना चाहती। और फिर सब वाकई किसी लाइन की तरह खड़ी हो गई। अब गाइस ये लाइन एज के हिसाब से थी या किसी और साइज के हिसाब से, ये तो मुझे भी नहीं पता। टियान दौड़कर लिरुबिंग के पास गई और उसे गले लगा लिया। सिस्टर लिरुबिंग, अब से आप मेरे लिए डिस्कशंस लिया करो। किसी को भी इस छोटी बहन को बुली मत करने देना। लिरुबिंग भी हंस पड़ी, ठीक है लिटिल सिस्टर। इस वक्त वूरैंग खुद आगे बढ़ी। वूचन के करीब आकर उसने पूछा, आज रात हम कहाँ जाएंगे हैंडसम? दूर से 3 जोड़ी आके एक साथ वूचन की तरफ मुड़ गई। सब उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। पीछे खड़ी जावड़े सब कुछ देख रही थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। क्या पहली रात के बाद फेवरेटिज्म की बैटल शुरू हो गई? लिरुबिंग ने दोनों की तरफ देखकर कहा, मिस गू, वूचन आज ही शंघाई से वापस आया है। ऐसे में घर न जाना क्या अनरीजनेबल नहीं होगा? वूचन ने तुरंत कहा, मुझे लगता है मुझे घर ही जाना चाहिए, है ना? अगर इस वक्त मैंने कोई और जगह चूज की तो शेरनी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। सु शिनिन उम्मीद भरी नजरों से वूचन को देखती रही। वो सोच रही थी अगर वूचन अपनी वाइफ के साथ घर चला गया तो शायद बाद में उसे फिर से उसके साथ वक्त बिताने का मौका मिले। टियान भी अपने मन में कुछ सोच रही थी। मैं वूचन के घर भी जा सकती हूँ, है ना? ओ अगर सु शिनिन भी जाना चाहे तो वो तो बहुत शर्मीली है। वूरैंग हल्का सा शर्मा गई। वो वूचन के इरादों को समझने की कोशिश कर रही थी। वो उसके करीब झुककर शरारती अंदाज में बोली, थोड़ा सा हिंट भी नहीं दे सकते? वूचन हंसकर बोला, ठीक है सब लोग घर जाकर जल्दी से आराम करो। जावड़े अभी भी डोंगाई आई है। लिरुबिंग और मुझे उसके लिए कुछ अरेंजमेंट्स करने हैं। ये सुनते ही टियान और सु शिनिन दोनों उदास हो गई। दोनों को थोड़ी सी निराशा हुई। वो सोच रही थी कि शायद आज रात उन्हें भी वूचन के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। वूरैंग अपनी सुपर कार में बैठ गई, लेकिन जाने से पहले भी उसने वूचन के लिए कुछ मीठी बातें छोड़ दी। डार्लिंग, रात को ज्यादा थक मत जाना वरना मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होगी। फिर सीन चेंज हुआ। तीनों घर वापस आ चुके थे। वूचन ने कहा, मिस शी और छोटी शिनशिन अब तक सो गई होंगी। कल वो अपने लिए अलग जगह रेंट कर लेंगी। दूसरी तरफ शावड़े कुछ समय के लिए इसी घर में रह सकती है। बस यही रहो, शर्माने की कोई जरूरत नहीं। जाओ और फ्रेश हो जाओ। लिरुबिंग को अपने पति के फैसले से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तुम सब कुछ अरेंज कर सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। शावडे ने भी ब्रदर वू की बात मान ली। सब कुछ अरेंज होने के बाद सब अपने अपने रूम में आराम करने चले गए। लेकिन उसके बावजूद वूचन के रूम से प्यार भरी आवाजें सुनाई दे रही थी। आखिर वो पल आ ही गया था। हमारे ब्रदर वू को शेरनी ने पूरी तरह पकड़ रखा था। काफी दिनों बाद मिलने के बाद वो अपना वक्त साथ बिता रहे थे। ये सब सुनकर शावडे का चेहरा भी शर्म से लाल हो गया। वो सिर्फ इतना सोच रहे थे कि ब्रदर वो अपना ख्याल रखे। लोगों को जल्दी सोने को कहना आसान है, लेकिन जब इतनी आवाज आ रही हो तो कोई कैसे सो सकता है? शाओशिया भी आवाजों की वजह से जग गई। उसने मन ही मन सोचा, लगता है मास्टर वो उस वक्त मेरे साथ इतने एंथुजियास्टिक नहीं थे। फिर उसने तुरंत अपने आप को समझाया, जल्दी सो जाओ, मैं क्या सोच रही हूँ, चलो सो जाते हैं। फिर सीन चेंज हुआ। एक पिंक बालों वाली लड़की फोन पर किसी से बात कर रही थी। हेलो, क्या मैं मिस सोंगशुआन से बात कर रही हूँ? मैं एन मैंगलिंग बोल रही हूँ, माफ कीजिए डिस्टर्ब करने के लिए। फोन की दूसरी तरफ सोंगशुआन थी, वूरैंग की बेटी, वही लड़की जिसके लिए वूचन ने कई गाने लिखे थे जो इस वक्त बहुत पॉपुलर हो रही थी।
ये आवाज सुनकर सोंग शुआन बहुत शॉक हो गई। एन मैंगलिंग कोई आम इंसान नहीं थी, वो एक फाइनेंशियल टाइकून की बेटी थी जिसके एसेट्स 100 बिलियन से भी ज्यादा थे। 17 साल की उम्र में डेब्यूट किया था, 19 साल की उम्र में चाइनीज म्यूजिक इंडस्ट्री की टॉप आर्टिस्ट बन गई थी और 24 साल की उम्र में पूरी इंडस्ट्री को बदलने वाली इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी बन चुकी थी। सोंग शुआन ने तुरंत अदब से जवाब दिया, नहीं मिस एन, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। एन मैंगलिंग बोली, मिस सोंग, मुझे आपके गाने बहुत पसंद है। मुझे नहीं पता आपने किसी कंपनी के साथ साइन किया है या नहीं। अगर आपने नहीं किया तो मैं आपको अपनी कंपनी में इनवाइट करना चाहती हूँ। ये सुनकर सोंग शुआन बहुत एक्साइटेड हो गई। बचपन से उसका सपना था कि वो चाइनीज म्यूजिक इंडस्ट्री के फेमस सिंगर बने। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस टॉप आर्टिस्ट को वो एडमायर करती है वो खुद उसे इनवाइट करेगी, इसलिए उसने तुरंत मीटिंग के लिए हाँ कर दी। लेकिन एन मैंगलिंग का एक और सवाल था, क्या आप वूचैन की दोस्त हैं? अगर है तो क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकती है? मैं उनसे पर्सनली मिलना चाहती हूँ, उनका फेमस हिट सॉन्ग सुनने के बाद ही। ये सुनकर सोंग शुआन भी हैरान रह गई। उसने तुरंत कहा, मैं पहले वूचैन से बात करूंगी, उसके बाद आपको बताऊंगी, क्योंकि वो जानती थी कि वूचैन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन इतना बड़ा मौका देखकर वो नहीं चाहती थी कि वूचैन का टैलेंट दबा रह जाए, इसलिए वो तुरंत निकल पड़ी। अपनी बेटी को इतनी जल्दी में देखकर वूरैंग हैरान हो गई। वो सोचने लगी कि यह म्यूजिक राइटर वूचैन आखिर है कौन। उसने सजेस्ट किया कि दोनों साथ चले, लेकिन हम सब जानते हैं कि असली वजह क्या थी, वो भी हमारे हीरो से मिलना चाहती थी। फिर सीन चेंज हुआ। कुछ देर बाद वूचैन की विला पर दोनों माँ बेटी वहाँ पहुँच चुकी थी और खुशी से उसका स्वागत कर रही थी। सोंग शुआन ने कहा, मुझे सबको एक बात समझानी है मॉम, ये वही म्यूजिक राइटर है जिनके बारे में मैंने बताया था। ये डोंगाई यूनिवर्सिटी से और इसी साल ग्रेजुएट हुए हैं। वूरैंग ने अब तक अपनी बेटी को ये नहीं बताया था कि उसका वूचैन के साथ खास रिश्ता है। सोंग शुआन ने फिर कंटिन्यू किया, हेलो सीनियर, ये मेरी माँ है। जब मैंने बताया कि आपके लिखे हुए गाने बहुत पॉपुलर हो गए हैं तो ये आपसे मिलने पर जोर देने लगी। क्योंकि उनका असली रिश्ता सोंग शुआन को नहीं पता चल सकता था, दोनों ने फेक स्माइल दी और हाथ मिलाया। हेलो, मैं वूरैंग हूँ और मैं वूचैन हूँ। वूरैंग ने एक्टिंग जारी रखी। उसने पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है इस साल? सिग्नल समझते हुए वूचैन ने थोड़ी शरारती मुस्कान के साथ बोला, 22 साल। वूरैंग ने अपने बाल ठीक किया और फिर तारीफ करते हुए बोली, तो तुम सोंग शुआन से बड़े हो, काफी हैंडसम यंग मैन हो, क्या तुम डोंगाई के ही हो? वूचैन ने जवाब दिया, नहीं, मैं एक छोटे काउंटी से आया हूँ। वूरैंग ने फिर पूछा, घर पर क्या करती हो? अपनी माँ की पूछताछ देखकर सोंग शुआन थोड़ी एम्बैरेस्ड हो गई। मॉम, क्या आप उनका हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन चेक कर रही हैं? आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रही है? मुझे और सीनियर को इम्पोर्टेंट बात करनी है। फिर सोंग शुआन ने कॉन्ट्रैक्ट वूचैन को दे दिया। सोल रेमेडी और सॉन्ग फॉर मी दोनों बहुत पॉपुलर हो गए हैं, इसलिए मैं कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई हूँ। सीनियर, आप इसे पढ़ लीजिए और आराम से सोचिए। यह कहकर वो बाथरूम की तरफ चली गई। जैसे उसकी बेटी गई, वूरैंग ने एक्टिंग बंद कर दी। उसने अपनी चिन पर हाथ टिकाया और शरारती नजरों से वूचैन को देखते हुए पूछा, तो बताओ, तुम्हें ज्यादा पसंद है जब वो तुम्हें क्लासमेट शावू बुलाती है या फिर डार्लिंग हस्बैंड? वूचैन ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के लिए बैठ गया। ये देखकर वूरैंग थोड़ी नाराज हो गई। उसने पूछा, आज तुम मेरे साथ इतने ठंडे क्यों हो? कल रात लिरुबिंग के साथ घर जाने के बाद से ही वो इस बात से खुश नहीं थी। फिर वो एक मोहक अंदाज में वूचैन के पास बैठ गई। ये देखकर वूचैन ने उसे समझाया, अपनी सीट पर वापस बैठ जाओ, कहीं कोई देख ना ले। लेकिन उसने जवाब दिया, सोंग शुआन को बाथरूम में काफी वक्त लगेगा, इतनी जल्दी क्या है? वो अपनी सीट पर वापस नहीं जाना चाहती थी और तुरंत वूचैन को किस करना चाहती थी। जब वो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे तभी सोंग शुआन वापस आती है और उन्हें देख लेती है। सीनियर, मॉम, आप दोनों इतने क्लोज क्यों बैठे हो? वूरैंग जल्दी से खड़ी होकर समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन सोंग शुआन ने उसे मौका ही नहीं दिया। वो तुरंत रोते हुए मुड़ गई, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। ये देखकर वूचैन भी बहुत ऑकवर्ड हो गया। दोनों औरतों के भले के लिए लग रहा था कि उसे सब कुछ रिसेट करना पड़ेगा। वूरैंग हैरान होकर पूछने लगी, तुम क्या कह रहे हो? वूचैन ने तसल्ली दी, उदास मत हो, मैं तुम्हें ये सब दोबारा एक्सपीरियंस नहीं करने दूंगा। इस वक्त वूचैन के दिमाग में आज की सारी घटनाएं घूम रही थी। आज सच में बहुत ही बदनसीब दिन था। फिर वो अपनी यादों को खंगालने लगा, देखना चाहता था कि कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है जिसे उसे ध्यान में रखना चाहिए। कुछ घंटों बाद जब उसने कंफर्म कर लिया कि आज सिर्फ वूरैंग और सोंग शुआन वाली घटना ही नहीं बल्कि और भी कई परेशानी हुई थी, तो उसने टाइम रिवर्सल सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। जैसे ही वूरैंग उसके पास आई, वूचैन ने गंभीर नजरों से उसकी तरफ देखा और कहा, सिर्फ 3 सेकंड्स बैठ जाओ, मुझ पर भरोसा करो वरना तुम पछताओगी। वूरैंग को समझ ही नहीं आया कि अचानक क्या हो गया। तभी सोंग शुआन वापस आ गई। इस बार उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। मुझे याद आया कि मुझे सीनियर से एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी और मुझे वॉशरूम भी नहीं जाना। वूरैंग हैरान रही। उसकी नजर सीधे वूचैन पर टिक गई। उसकी बेटी लगभग एक ऑकवर्ड सीन देख लेती, पर वूचैन ने पहले सब कुछ प्रेडिक्ट कर लिया था। ये सच में अनबिलीवेबल था। वो अपने पति के फ्यूचर देखने वाली एबिलिटी से पूरी तरह मोहित हो गई। वूचैन ने पूछा, अच्छा बताओ क्या बात है? सोंग शुआन ने जवाब दिया, सीनियर, पता नहीं आपने एन मैंगलिंग का नाम सुना है या नहीं। वो चाइनीज म्यूजिक इंडस्ट्री की टॉप सेलिब्रिटीज में से एक है। वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करना चाहती है और वो आपसे मिलने में भी बहुत इंटरेस्टेड है।
ये सुनकर वूचैन सोच में पड़ गया। अपनी हजारों सालों की रीइंकार्नेशन वाली यादों में उसका एन मैंगलांग के साथ काफी कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता था, लेकिन जो आना था वो आना ही था। लगता था किस्मत उसे फिर उसकी तरफ ले जा रही थी। सोंगशुआन की आंखें एक्साइटमेंट से चमक रही थी। वो वूचैन को एन मैंगलांग का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहती थी और उम्मीद कर रही थी कि दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। पास बैठी वूरैंग ने पूछा, सोंगशुआन क्या तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अपनी माँ की राय लेनी नहीं चाहिए? सोंगशुआन तुरंत प्यार से बोली, मॉम मैं कमर्शियल एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगी और मेरी स्टडीज भी इफेक्ट नहीं होंगी। मैं अपने म्यूजिक करियर को सीरियसली परस्यू करूंगी। वूरैंग अपनी बेटी के सामने ज्यादा देर तक सख्त नहीं रह सकी। आखिर उसने हाँ कर दी, लेकिन पूरी प्रोसेस में मेरी अप्रूवल जरूर लगेगी। ये सुनते ही सोंगशुआन खुशी से उछल पड़ी। मॉम मान गई, अब बस वूचैन की डिसीजन का इंतजार है। वूचैन के पास एन मैंगलांग को अपना नंबर देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन खुद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन करने का उसका कोई इरादा नहीं था। सोंगशुआन खुशी खुशी वहाँ से चले गई। ठीक है, मैं पहले एन मैंगलांग को फोन कर लेती हूँ, आप लोग थोड़ी देर बैठ जाइए। दूसरी तरफ वूरैंग थोड़ी बेचैन थी। कल रात से वूचैन उसके साथ काफी ठंडा व्यवहार कर रहा था, इसलिए वो चाहती थी कि वो उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दे, लेकिन वूचैन ने उसे मना कर दिया। तुम चुपचाप अपनी सीट पर बैठी रहो, कहीं सोंगशुआन कोई गलत सीन ना देख ले। वूरैंग ने मीठी आवाज में पूछा, वैसे तुमने फ्यूचर कैसे देख लिया, मुझे भी बताओगे? वूचैन बस मुस्कुराया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इसका क्या जवाब दे, लेकिन वूरैंग की आंखों में शर्म साफ दिख रही थी। वो उसकी नजरों से बचने लगी। पता नहीं ये बड़ी बहन अपने दिमाग में क्या क्या सोच रही थी। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया था। कुछ देर बाद वूचैन तुरंत वहाँ से निकल गया। उसके पास कुछ जरूरी काम था। उसने कहा, अगर सोंगशुआन को किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आ जाऊंगा। वूरैंग उसकी जाती हुई पीठ को देखती रह गई, जैसे किसी सपने में खो गई हो। उसे लग रहा था कि उसका पति वाकई बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है। फिर सीन चेंज हुआ एक सुनसान अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स पर। इस वक्त वूचैन वहाँ मौजूद था। उसका आदमी इज्जत से उसके सामने झुककर बोला, सर वो आदमी अंदर है। अंदर घुसते उसने देखा कि एक आदमी मजबूती से बंधा हुआ वूचैन के पैरों के पास घुटनों पर बैठा था। वूचैन ने ठंडी आवाज में कहा, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम ना भाग सकते हो ना मर सकते हो, इसलिए अपने अजीब इरादों को छोड़ देना ही बेहतर होगा। ये सुनकर आदमी गुस्से से दांत पीसने लगा और वूचैन को घूरने लगा। टाइम रिवर्सल से पहले जब जैंग चुआन पकड़ा गया था तब वूचैन ने उसे इतना उकसाया था कि वो खून उगलकर खुद को खत्म कर बैठा था। लेकिन इस बार वूरैंग और उसकी बेटी की वजह से वूचैन ने एक तीर से 2 निशाने लगाने का फैसला किया। ये लापरवाह जैंग चुआन असल में डिंगलोंग का भेजा हुआ अससीन था। बदकिस्मती से वो एक ऐसे शातिर आदमी के हाथ लग गया था जो उसकी हर प्लानिंग पहले ही से जानता था। वो खुद को खत्म करके डिंगलोंग को मुसीबत से बचाना चाहता था, लेकिन यहाँ तो वो खुद को भी नुकसान नहीं पहुँचा पा रहा था। वूचैन ने फिर उसे समझाया, मेरे साथ कॉपरेट करो, ये तुम्हारे बचने का रास्ता है। अगर असैसिनेशन फेल करके तुम डिंगलोंग के पास वापस गए तो वो तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेगा। जैंग चुआन सोच में पड़ गया, लेकिन डिंगलोंग को धोखा देना भी आसान नहीं था। कौन गारंटी दे सकता था कि वूचैन के पास डिंग फैमिली से लड़ने की ताकत है। अगर उससे नहीं हुआ तो उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। तब वूचैन की आंखें खूनी इरादे से भर गई। उसने धीरे से कहा, चाहे जो हो तुम्हारी वाइफ और बच्चे अमेरिका में भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। मैं अभी एक फोन करूँ तो उसके साथ एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर तुम चाहोगे कि वो डिंगलोंग के हाथ लग जाए। ये सुनकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये यंग मास्टर इतना बेरहम और चालाक हो सकता है। डिंगलोंग तक को उसकी वाइफ और बच्चों का अमेरिका वाला एड्रेस पता नहीं था, लेकिन वूचैन ने सब निकाल लिया था। अगर वो डिंगलोंग को धोखा नहीं देता तो उसका परिवार वूचैन के निशाने पर था, और अगर देता तो डिंग फैमिली उसे ढूंढ निकालेगी। सच में ना जीने का रास्ता था ना मरने का। तब वूचैन ने उसके कंधे पर हाथ रखा, तुम्हें मुझे चूज करना चाहिए। मेरे और डिंगलोंग के बीच एक दिन किसी एक की मौत जरूर होगी, और तुम बस इतना मान लो, मरने वाला मैं नहीं हूँगा। वूचैन की पुरानी एबिलिटीज देखकर जियांग चुआन का दिल हिल गया। अब उसके मन में सच में बदलाव आने लगा था और उसने खुद को खत्म करने का ख्याल भी छोड़ दिया था। वूचैन ने अपने 2 आदमियों को हुक्म दिया, इसके बंधन खोल दो, फिलहाल ये यही रहेगा, बाद में मैं नई लोकेशन बताऊंगा। दोनों तुरंत बोले, जी सर, आप हम पर भरोसा कर सकते हैं, हम आपको निराश नहीं करेंगे। वूचैन ने फोन देखा, अभी 4:15 बज रहे थे और 20 मिनट में उसे जियांगयांग रोड के कैफे में पहुंचना था। तुम दोनों फिलहाल यही रहो, आगे के ऑर्डर्स का इंतजार करो। 20 मिनट बाद कैफे में वूचैन पहले से वहाँ बैठा हुआ था। एक मिडिल एज आदमी अंदर आया, उसके साथ एक खूबसूरत और अट्रैक्टिव औरत भी थी। वूचैन ने सोचा, टाइम पर आया है, ये लड़की भी बुरी नहीं है। उसे पता था कि आदमी कुछ और प्लान्स बना रहा है, लेकिन काम पहले आता था, इसलिए उसने अपना फोन निकाला और चुपके से रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दी। आदमी ने प्यार से उस औरत का हाथ पकड़ा और पूछा, आज रात फिर मिलना है? औरत ने सिर हिला दिया, नहीं, मुझे आज रात घर जाना पड़ेगा। ओलू पिछले कुछ दिनों से घर पर ही है, अगर मैं वापस नहीं गई तो उसे शक हो जाएगा। पिछली बार भी उसने कई सवाल पूछे थे। आदमी हंस पड़ा, क्या उसने तुम्हें सस्पेक्ट किया? औरत ने जवाब दिया, बात वो नहीं है, उसने तो बस यूं ही पूछ लिया। तुम्हारी पत्नी का क्या हालचाल है? क्या वो अब भी तुम्हारा हालचाल पूछती रहती है? उसने उसके गाल को छुआ और बोला, तुम इमेजिन कर सकती हो कि पिछली बार जब उसने झगड़ा किया था तो मैंने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा था और अब वो ठीक से व्यवहार कर रही है। औरत ने पूछा, उसे मुझ पर शक नहीं था, है ना?
आदमी बोला, नहीं, तुमको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर उसने कहीं से एक बड़ा केला निकाला और उसको दिखाते हुए बोला, उसके बारे में बात करना बंद करो, चलो एक केला खा लो और बाद में होटल चलते हैं। उस केले को हाथ में पकड़े हुए वो औरत बोली, तुम एक बार भी डिसेंट क्यों नहीं बन सकते? बूढ़ा आदमी चीप सी स्माइल देकर बोला, क्या तुमको मेरी ये बेशर्मी पसंद नहीं आई? ही 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 ही। वूचैन ने पूरी रिकॉर्डिंग कर ली, अब उसे सिर्फ ओल्ड ले से मिलना था। इस वक्त वूचैन ने जावड़े को फोन किया। वो चाहता था कि जावड़े उसके साथ ली मैनर चले, थोड़ा सा बिजनेस डिस्कस करने। फिर सीन चेंज हुआ। ली फैमिली विला में एक खूबसूरत और जोशीली औरत ने उनका स्वागत किया। मिस्टर वू, कृपया थोड़ा इंतजार कीजिए, मेरे गॉडफादर ऊपर फोन पर बात कर रहे हैं, वो अभी नीचे आ जाएंगे। जावड़े भी उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गई। ले फैमिली की औरतें वाकई अमीर और नोबल लगती है। वूचैन के करीबी लोगों में से हर कोई या तो अमीर है या तो नोबल। तब ओल्ड ले सीढ़ियों से नीचे उतर कर आया। वूचैन को देखते ही वो खुशी से मुस्कुराया और गर्मजोशी से मिला। ओल्ड ले ने जावड़े को देखा और पूछा, ये खूबसूरत लड़की कौन है मिस्टर वू? वूचैन ने तुरंत इंट्रोड्यूस कर दिया, ये मेरी औरत जुआंग जावड़े है। ओल्ड ले जोर से हंस पड़ा, वाह, इसलिए तो हम भाई हैं। एक वाइफ से काम नहीं चलता, पूरा हारेम होना चाहिए। फिर उसने दोनों औरतों से कहा कि वो बाहर बैठकर बातें करें और वो वूचैन को स्टडी रूम में ले गया। अंदर आते ही वूचैन सीधा मुद्दे पर आ गया। डिंगलोंग तुम्हारे ले फैमिली ब्रदर्स के पावर का फायदा उठाना चाहता है। वो लुई से कांटेक्ट करेगा और तुमसे भी मिलेगा। मुझे पता है तुम दोनों तरफ दाव लगाना पसंद करते हो, आखिर तुम हमेशा जीतने वाले आदमी हो। फिर वूचैन ने फोन निकाला, मेरे पास एक वीडियो है, मुझे लगता है ये तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। ओल्ड ले हैरान हो गया, उसने उत्सुकता से फोन की तरफ देखा। वीडियो देखते ही वो जोर जोर से हंसने लगा, वो तुमने तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। ओल्ड ले अपनी खुशी छुपा ही नहीं पा रहा था। इस क्लिप में जो आदमी है वो मेरा डिप्टी जनरल मैनेजर जुहा है। जब मैं सस्पेंड हो जाऊंगा तब कंपनी चलाने की जिम्मेदारी उसके पास होगी और जो औरत बनाना खा रही थी वो यूशिन की वाइफ है। फिर ले मुड़कर बोला, तुम शायद जानते हो कि ओल्ड यूशिन होंगफ्राई कॉर्पोरेशन का एक लॉन्ग टर्म सप्लायर है और डोंगाई इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का चेयरमैन भी है। वो ली फैमिली का दोस्त है, लेकिन जब मैं डोंगाई में एक बेकार आदमी बनकर गया था तब उसने मुझे नीचा नहीं समझा। वो बहुत एंथुसियास्टिक था, इसलिए हम दोस्त बन गए। जब तुम घर में एंटर हुए थे तब मुझे उसी का फोन आया था। वो कह रहा था कि मैनिंग का ली रूबिंग की कंपनी के फैशन को रिप्रेजेंट करना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहता था। लेकिन मुझे पता था कि ओल्ड यू को सुलह करने और सस्पेंड करने के लिए कहना असल में लीयर्स का प्रेशर था। एक और बात, डिंगलोंग ने कहा था कि वो डोंगाई आएगा और कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच की वजह से हुए लॉसेस के कॉम्पनसेशन पर बात करेगा। ये सभी इंफॉर्मेशन समझने के बाद वूचैन को डिंगलोंग का असली इंटेंशन भी समझ आ गया। उसने अभी तक हार नहीं मानी थी, वो बस कॉस्मेटिक का अच्छा काम बर्बाद करना चाहता था। अगर एंडोर्समेंट खराब हो जाता और परफॉर्मेंस गिर जाती तो ली रूबिंग को हरा सकता था। ब्रदर ले, तुम्हारी चाल कमाल की थी, पहले विलन बनो और फिर हीरो बनकर वापस आ जाओ। इस वक्त ओल्ड ले गुस्से में वूचैन को प्रॉमिस कर रहा था कि वो उन लोगों को बिल्कुल फेस नहीं देगा। कोई भी वूचैन की वाइफ की कंपनी की रिप्रेजेंटेशन को बर्बाद नहीं कर सकता। ओल्ड ले की आंखें सख्त हो गई। वो मुझे बंदर की तरह नचाना चाहता है, लेकिन मैं उनकी साइड पर खड़ा नहीं होने वाला। दूसरी तरफ दोनों औरतें बात कर रही थी। टाओ मैनिंग ने पूछा, शाउडे तो लगता है वूचैन से अलग ही नहीं होती, मुझे क्यूरियोसिटी है, तुम उसके साथ कितने टाइम से हो? ये सुनकर शाउडे ने सीधा जवाब दिया, बस कुछ दिन। मैनिंग मुस्कुराई। वूचैन की गर्लफ्रेंड ली रूबिंग सिंपल नहीं है और उसके साथ रहना भी इजी नहीं है, शाउडे को थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। शाउडे ने जल्दी से समझाया, मिस ली बहुत अच्छी इंसान है, उनका दिल बहुत बड़ा और खुला हुआ है और वो मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करती हैं। टाओ मैनिंग ने फ्रूट प्लेट की तरफ हाथ बढ़ाया और बोली, शाउडे तुम्हें देखकर मुझे वो दिन याद आ जाता है जब मैं पहली बार अपने गॉडफादर के साथ थी। बोलते हुए उसने एक केला उठाया और उसका छिलका उतारा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा कॉम्प्रोमाइज करना और हम्बल रहना जरूरी नहीं होता, बस उसका दिल मजबूती से पकड़ो, ये किसी भी और चीज से ज्यादा इफेक्टिव होता है। फिर टाओ मैनिंग ने उस केले को लेकर एक सजेस्टिव जेस्चर दिया। फिर वो शाउडे की तरफ मुड़कर बोली, किसी आदमी का दिल कैसे जीतना है, इंटरनेट की बकवास मत सुनो, ये रेसिपी फॉलो करके कुकिंग करने जैसा नहीं है, ये एक गेम है जिसमें काउंटलेस की पॉइंट्स होते हैं। ये कहने के बाद वो शाउडे के पास गई और बोली, तुम्हें स्ट्रगल करते देखकर लगता है कि मुझे बाद में तुम्हें ये स्किल सिखानी पड़ेगी। ये देखकर शाउडे ने ऑकवर्डली सिर हिलाया, सिर्फ अपने भाई वूचैन की वजह से। उसके बाद टाओ मैनिंग स्टडी रूम में गई और ओल्ड ले को बताया कि कोई डोरबेल बजा रहा है। ओल्ड ले ने तुरंत कैमरा चेक किया और देखा कि दरवाजे पर ओल्ड हूज खड़ा था। ओल्ड ले बोला, उसे बस मुझसे मिलना है, मेरे पास टाइम नहीं था तो यहाँ तक आ गया। वूचैन ने ओल्ड ले को शांत रहने की सलाह दी और कहा कि उसे ये वीडियो दिखा देना चाहिए। ओल्ड ले ने वूचैन की तरफ देखा और पूछा, सीधा दिखा दूं, ये क्या ठीक रहेगा? वूचैन ने शांति से जवाब दिया, ओल्ड हू खुद भी साफ नहीं है। ओल्ड ले, तुम उसके दोस्त 10 साल से भी ज्यादा टाइम से हो, फिर भी तुम्हें नहीं पता कि उसकी बाहर भी औरतें हैं। वूचैन उसके कान के पास झुककर धीरे से बोला, चाहे उसके कितनी भी लोगों के साथ रिलेशन हो, लेकिन वो और उसकी वाइफ लीगली मैरिड है। जो भी शादी के बाद चीट करता है, डिवोर्स के वक्त घर और एसेट्स का बड़ा हिस्सा खोना पड़ सकता है।
ये सुनकर ओल्डे थोड़ा स्टन रह गया। उससे वूचैन का मतलब समझ आ गया। उसकी कंपनी की वैल्यू 3 बिलियन से ज्यादा थी। ये दो दोस्तों की मेहनत का रिजल्ट था और ये वीडियो उसके अफेयर का एविडेंस बन सकता था। ओल्डे जोर से हंस पड़ा क्योंकि ये ओल्ड हु के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट था। वूचैन बस ठंडी मुस्कान के साथ बोला, ये गिफ्ट मैंने नहीं दिया, ब्रदर ले ने दिया है। इसलिए बाद में अगर हम उससे कुछ छोटे फेवर्स मांग ले तो वो भी ज्यादा नहीं होगा। फिर वूचैन की आंखें तीखी हो गई। ओल्डे, मुझे लगता है तुम ओल्ड हु को बता सकते हो कि तुम ले के साथ क्या करने वाले हो, या फिर उसे पहले एक्सटर्नल फोर्स बना दो जो तुम्हारी साइड पर खड़ी हो। एक सप्लायर के रूप में अगर उसे ये बात समझ आ गई तो तुम्हारे ओल्ड मैन के दिल का बैलेंस हिल सकता है। ओल्डे ये सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। वूचैन ने आगे कहा, जब वो ओल्ड लू की वाइफ के साथ उलझेगा तब लुई जरूर उसके खिलाफ एक्शन लेगा और फिर लुई के हाथ का इस्तेमाल करके कछुए को मार दिया जाएगा, उसका फायदा उठाया जाएगा। ये प्लान्स में से सिर्फ एक प्लान है। दूसरी बात ये है कि ओल्ड लू अफेयर कर रहा है। अगर उसके अफेयर का एविडेंस उसकी वाइफ को दे दिया गया तो फिर ये पक्का नहीं है कि घर छोड़कर किसको जाना पड़ेगा। ये सब सुनने के बाद ओल्ड ली के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। ब्रदर वू की सोच सच में बहुत ही खतरनाक थी। फिर वूचैन बोला, ब्रदरली ये कोई धमकी नहीं है, लैंग्वेज भी एक आर्ट होती है। एक ही बात को अलग तरीके से बोला जाए तो लोगों के इमोशंस भी अलग होते हैं और रिजल्ट भी अलग मिलते हैं। ओल्ड ली तुरंत समझ गया। वो एक्साइटेड होकर हंसने लगा, समझ गया, मैं समझ गया। बाहर ओल्ड हु स्टडी रूम तक पहुंच चुका था। ओल्ड ले ने उसे अंदर बुलाया, अंदर आओ, शर्माओ मत। फिर उसने दोनों का इंट्रोडक्शन करवाया, ये मेरा भाई वूचैन है और ये बॉस ह्यू है। दोनों ने गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया और बैठकर बात करने लगे। ओल्ड हु ने सीधा पूछा, पिछले कुछ सालों में तुम्हारे अपने बड़े भाई के साथ सब ठीक नहीं चल रहा है क्या? तुम दोनों इतने अपोज क्यों हो गए हो? मुझे तुम्हें मुसीबत में देखना अच्छा नहीं लगता। ओल्ड ली ने जवाब दिया, इसकी चिंता मत करो, ये मामला तुमसे रिलेटेड नहीं है। ये सुनते ही ओल्ड हु का चेहरा उदास हो गया। उसने कहा, तो मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे जैसे बड़ी परिवारों के लोगों को ऐसे मामलों में कम ही इन्वॉल्व होना चाहिए, ज्यादा परेशानी क्यों मोल लेनी? ओल्डे ने पूछा, तुम कहना चाहते हो कि मैं खुद मुसीबत ढूंढ रहा हूँ? मैनिंग ने सिम्फनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बहुत मेहनत की और आज यहाँ तक पहुँच चुकी है। क्या ये सिर्फ नॉर्मल कंपटीशन नहीं है? फिर ओल्ड हु ने मेंशन किया कि ओल्ड ली ने उसे हॉस्पिटल रूम में रुककर फेक मेडिकल रिपोर्ट लिखने को कहा था। रिपोर्ट में लिखना था कि इंजरी फोर्स मेजर्स की वजह से हुई है, क्योंकि लिरुबिंग तुम्हारी दोस्त है, हम और तुम्हारी इज्जत नहीं गवा सकते। ओल्ड ली की नजर वूचैन पर गई। फिर उसने सोचा, मैं लिरुबिंग को जानता भी नहीं, मैं उसे कभी मिला भी नहीं, तो वो किस तरह की इंसान है? उसके बाद ओल्ड हु ने पूछा कि टाओ मैनिंग को वापस आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की परमिशन क्यों दी गई? ओल्ड ली सिर्फ मुस्कुराई, क्योंकि लिरुबिंग और मेरे पास बैठे ये भाई दोनों मेरे छोटे भाई बहन जैसे हैं। ये सुनते ओल्ड हु ने तुरंत पूछा, तुम्हारे पास बैठा हुआ आदमी वूचैन है? वूचैन ने सीधा जवाब दिया, हाँ मैं ही वूचैन हूँ। ओल्ड हु का चेहरा तुरंत घबराहट से भर गया, क्योंकि वूचैन ने पूरा प्रोसेस देखा था जब वो ओल्ड ली को लिरुबिंग को धोखा देने की सलाह दे रहा था। उसने जोर से टेबल पर हाथ मारा, ओल्ड ली तुम क्या मजाक कर रहे हो? ओल्ड ली ने मन ही मन सोचा, सब कुछ लगभग तैयार हो चुका है, बस आग लगानी बाकी है, अब भाइयों के साथ स्टेज पर आने का वक्त है। ओल्ड हु का चेहरा और भी काला पड़ गया। ब्रदर वो तुमने अभी सुना था कि मैं ओल्ड ली को मिस लिरुबिंग को धोखा देने की सलाह दे रहा था। वूचैन शांति से बोला, मुझे पता है बॉस, वो आप ब्रदर लेक के बारे में सोच रहे थे, लेकिन आप सिचुएशन को पूरी तरह नहीं जानते। मैं आपको साफ बता सकता हूँ कि कार एक्सीडेंट का मास्टरमाइंड ल्यू था। जिस ड्राइवर ने एक्सीडेंट करवाया था वो जल्दी पकड़ा जाएगा। ब्रदर ली और मैं मिलकर लुई को जेल भेजेंगे, बस थोड़ा वेट लगेगा। ओल्ड हु को इस बात पर बहुत शक हुआ। तब वूचैन ने एक फुल एचडी क्लिप निकाली और कहा, जाओ युबो लेयून का सबसे करीबी आदमी है, इसलिए मैंने उसकी इन्वेस्टिगेशन की और किस्मत से ये प्राइवेट क्लिप रिकॉर्ड हो गई। ओल्ड हु, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप जाओ युबो का कैरेक्टर को भी जानते हैं। किसी के एसेट्स हड़पने के लिए भड़काना उसके लिए सिर्फ वक्त की बात है। ये सुनते ओल्ड ली ने तुरंत वूचैन का सपोर्ट कर दिया। तुम लोगों को बहुत केयरफुल रहना चाहिए, इस बात को पब्लिक मत होने देना और फ्यूचर में अपनी वाइफ के साथ कोई प्रॉब्लम मत क्रिएट करना। सबसे पहले अपनी औरत को कुछ टाइम के लिए फॉरेन भेज दो, डिवोर्स के बाद एसेट्स तुम्हारे पास आ जाएंगे, फिर उसे बुला लेना। वूचैन ने कहा, मास्टरमाइंड कौन है ये अभी वेरीफाई करना बाकी है, लेकिन ब्रदरली और मैं पहले लुई से डील करेंगे। ये सुनकर ओल्ड हु ने जोर से टेबल पर हाथ मारा, अब मुझे सब समझ आ गया, दोनों का शुक्रिया। अच्छा हुआ तुमने वक्त पर ये सब डिस्कवर कर लिया। वूचैन ने विनम्रता से कहा, थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं, हम सब भाई हैं। अब ओल्ड अपने भाई वूचैन की और भी ज्यादा तारीफ करने लगा। सच में बात करना भी एक आर्ट होती है। आज उसकी सोच का दायरा और भी बड़ा हो गया था। अचानक ओल्ड के पास एक कॉल आई। कॉलर देखकर वो हैरान रह गया। फोन डिंगलोंग का था। वूचैन ने इशारा किया कि कॉल रिसीव करो और स्पीकर पर डाल दो। फोन के दूसरी तरफ से डिंगलोंग की आवाज आई, बॉसले क्या कल दोपहर आपके पास थोड़ा टाइम होगा, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ओल्डे की नजर तुरंत वूचैन पर पड़ी। वूचैन ने हल्का सा विंक किया। तब ओल्डे ने पूछा, मेरे पास तो बहुत टाइम है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मिस्टर डिंग कल डोंगाई क्यों आना चाहते हैं। डिंगलोंग बोला, तो फिर मैं कल आ जाऊंगा, एक मीटिंग फिक्स कर लेते हैं। बॉसले जोर से हंस पड़ा, हाँ उसकी कोई जरूरत नहीं, तुमने पहले ही ले को ढूंढ लिया है, तो फिर बताओ मुझसे आखिर किस बात पर बात करना चाहते हो।
डिंगलोंग ने बोला, मिस्टर ले, हम दुश्मन नहीं है, बस हमारे इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। 10 साल पहले जो कुछ हुआ था अब वो गुजर चुका है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज प्रेजेंट है। तुम्हारी फैमिली में सिर्फ 2 बेटे हैं। अगर एक के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए तो दूसरा नेचुरली अकेला हेयर बन जाएगा। सच कह रहा हूँ ना। फोन पर ये बात करना कन्वीनियंट नहीं है। मिलते हैं, फिर डिटेल में बात करेंगे। लिए सुनते ही समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर उसने ये ऑफर रिजेक्ट किया तो डिंगलोंग पक्का पलटकर लुई की मदद करेगा इनहेरिटेंस जीतने में। ली तुरंत गुस्से में आ गया। डिंगलोंग की धमकी भरी टोन सुनकर उसने सोचा, यह आदमी कितना एरोगेंट है। फिर उसने वूचान की तरफ मुड़कर उसकी राय पूछी। वूचान ने शांति से जवाब दिया, प्लान के मुताबिक ही चलो, उसकी बात मान लो। ब्रदर ली ने तुरंत हाँ कर दी, मुझे एड्रेस भेज दो। डिंगलोंग बोला, टाइम और प्लेस बॉस ले खुद अरेंज करेंगे, बस इस बात को सीक्रेट रखना। नीचे एक 2 पीच वाली भाभी उसके बगल में घुटनों के बल बैठी थी। जब डिंगलोंग का छोटा भाई कुछ फूक रहा था तो उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा गया चिल्लाते हुए, डैम इट, तुम्हारी परफॉर्मेंस इतनी बेकार क्यों है? काम ढंग से नहीं किया तो तुम्हें म्यांमार भेज दूंगा कॉर्न पील करने। सामने वाली लड़की तुरंत रो पड़ी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं हार मान गई। डिंगलोंग फिर सामने वाली बिल्डिंग की तरफ देखने लगा। बिल्डिंग पर बिजनेस वुमन ली रूबिंग की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। वो सोचने लगा कि काश वो टाओ मैनिंग की प्रेजेंस भूल जाए और होंगटाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बजाय उसका साथ चुन ले। लेकिन उस बेचारे को क्या पता था, जिस ड्रीम गर्ल के बारे में वो दिन रात सोचता था उसकी उम्मीदें कब की टूट चुकी थी। सीन फिर ब्रदर ले और वूचान की तरफ शिफ्ट हुआ। ब्रदर ले ने पूछा, मेरा भाई कल हम क्या करेंगे? वूचान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ब्रदर ले टेंशन मत लो, हम प्लान के मुताबिक ही चलेंगे। काफी रात हो गई है, अब मैं चलता हूँ। उसने तुरंत शाउडे को आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनकर वो ओबीडियंटली बोली, जी हनी। तब टाओ मैनिंग आ गया और शाउडे से बोली, जो मैंने तुम्हें सिखाया उसे याद रखना, अगर कुछ समझ ना आए तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ब्रदर ली ने दोनों को इतना क्लोज देखकर हैरानी से पूछा, तुम दोनों आखिर क्या सीक्रेट डिस्कस कर रही हो? टाओ मैनिंग हल्की सी मुस्कुराई, ये सिर्फ लड़कियों का छोटा सा सीक्रेट है। फिर उसने शाउडे का हाथ पकड़कर कहा, मुझे तुम पर भरोसा है। शाउडे बस शर्म से लाल हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। कुछ देर बाद फुक्सिंग रोड के एक क्लब के बाहर फरारी के अंदर बैठे शाउडे ने हैरानी से पूछा, मिस्टर वू, क्या हम क्लब जा रहे हैं? क्या तुम्हारे दोस्त वहाँ वेट कर रहे हैं? वूचन हंस पड़ा, मेरा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन कल यहाँ बहुत बड़ा ड्रामा हुआ था, चलो थोड़ा तमाशा देखते हैं। सीन फिर अचानक बदल गया। बचाओ, कोई है क्या? एक औरत की चीख गूंज रही थी। कुछ गुंडे लॉलीपॉप पकड़े हुए सफेद लैम्बोर्गिनी पर जोर जोर से वार कर रहे थे। बाहर निकलो सालो, जल्दी गाड़ी से बाहर आओ। फ्लोरल शर्ट पहना हुआ एक आदमी इम्पेशेंट हो गया। वो गाड़ी के पास आया और धमकी देते हुए बोला, खुद बाहर आओगे या मैं खींचकर निकालूं? 2 पार्ट हेयर स्टाइल वाला लड़का और उसकी छोटी बहन डरते डरते गाड़ी से बाहर निकले। उनके सामने एक फ्लैशी शर्ट पहना हुआ आदमी खड़ा था। उसका हेयर स्टाइल भी बहुत अजीब था। हाथ में वेपन घुमाते हुए वो एरोगेंट टोन में बोला, अब कहाँ गई तुम्हारी अकड़? अब समझ आया ना डर क्या होता है? 2 पार्ट हेयर स्टाइल वाले लड़के को तुरंत वेपन से मुंह पर जोर से वार लगा। वो बस भीख मांग सकता था। बेनिफैक्टर प्लीज रुक जाइए, प्लीज मत मारिए। उसकी छोटी सिस्टर रोने लगी, प्लीज मेरे बॉयफ्रेंड को मत मारिए। तभी बैकग्राउंड में एक जाना पहचाना हुआ इंसान आता हुआ देखा। उसे देखते ही वो लड़की भागकर बोली, भैया हमें बचाइए, मेरी बॉयफ्रेंड की मदद कीजिए। वूचैन ने आगे बढ़कर शांति से कहा, अपने छोटे चमचों को साइड में करो, बहुत शोर मचा रहे हैं। एक गुंडा अभी भी अकड़ के साथ खड़ा था। वो वूचैन को देखकर सोच रहा था कि ये गोरा चिट्टा हीरो टाइप लड़का कहाँ से आ गया। वूचैन ठंडी आवाज में बोला, मुझे पसंद नहीं है जब कोई मेरे सामने बकवास करता है। ग्रुप का एक आदमी दौड़ता हुआ आया, बच्चा हमारे सामने हीरो बन रहा है, तेरा ये सुंदर सा चेहरा अभी तोड़ देते हैं। उसने मुक्का चलाया लेकिन वूचैन ने आसानी से डॉज कर लिया। एक कदम पीछे हटकर मोमेंटम लिया और फिर एक जबरदस्त ड्रैगन किक सीधा मोटे आदमी के चेहरे पर मारी। अगली पल वो हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। उन लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उन्होंने गलत इंसान को छेड़ दिया है। सिर्फ एक किक में एक आदमी डाउन, बाकी सब शॉक में रह गए। एचकेटी हेयर स्टाइल वाला आदमी गुस्से से चिल्लाया, क्या देख रहे हो सब? गेम खेल रहे हो क्या? सबके सब उस पर टूट पड़ो। पूरा ग्रुप एक साथ वूचैन पर झपटा, लेकिन अगले कुछ मिनट सिर्फ उनकी दर्द भरी चीखें सुनाई देती रही और वूचैन के मुक्कों और किक्स की आवाजें लगातार गूंजती रही। ये सब देखकर वो लवबर्ड कपल पूरी तरह शॉक हो गए। वूचैन ने अकेले 10 लोगों को संभाल लिया था। एचकेटी हेयर स्टाइल वाला आदमी शक भरी नजरों से वूचैन को देखने लगा। ये आदमी आखिर है क्या? इतना जबरदस्त लड़ता है और इसका चेहरा भी हमारे बॉस के ब्रदर इन लॉ से मिलता है, वही लेजेंडरी वूचैन। अचानक उसकी आंखें फट गई। अरे साला, ये सच में ब्रदर वू है, बॉस का ब्रदर इन लॉ। छोटा गुंडा तुरंत घुटनों पर गिर गया। वो बार बार सिर झुकाकर माफी मांगने लगा। ब्रदर वू, मेरा बड़ा भाई ब्रदर झाओ के नीचे काम करता है, मतलब आप मेरे बॉस के भी बॉस हुए। मैंने पहले आपकी फोटो देखी थी लेकिन अभी पहचान नहीं पाया। मेरी आंखें होते हुए भी मैं माउटाए देख नहीं पाया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वूचैन बस मुस्कुरा दिया, मुझे तुम लोगों के एक्सक्यूजेस सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, जाकर अपने बड़ी भाई को बुलाओ। ये सुनकर छोटा गुंडा खुशी से बार बार शुक्रिया अदा करने लगा। थैंक यू ब्रदर वू, थैंक यू ब्रदर वू, मैं अभी ब्रदर जाओ और बाकी लोगों को बुला लेता हूँ।
उसके बाद वूचन लव बर्ड कपल के पास गया। सब ठीक हो? अभी भी नाइट क्लब के लिए एनर्जी बची है? 2 पार्ट हेयर स्टाइल वाले लड़के के चेहरे पर गहरी ग्रेटिट्यूड नजर आई। बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप नहीं होते तो आज मैं और चीची बुरी तरह फंस जाते। वूचन ने हल्का सा मुस्कुरा कर पूछा, कोई बात नहीं, तुमने अपने सेकंड अंकल को कॉल क्यों नहीं किया? ये सुनकर लड़का हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि वूचन को उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कैसे पता था। वूचन बोला, मेरे शंघाई में कुछ दोस्त है, उन्होंने तुम्हारी मॉडिफाइड जीटीआर और तुम्हारे पास खड़ी इस ब्यूटी चीची के साथ तुम्हारी लव स्टोरी के बारे में बताया था। आखिर तुम शंघाई के यंग लोगों में से काफी फेमस हो। ये देखकर लड़का और भी फ्रेंडली हो गया। ब्रदर वो आपकी फैमिली बिजनेस क्या है? वूचन हंस पड़ा, मेरा परिवार एक छोटे से टाउन में रामेन शॉप चलाता है। लड़का बस मुस्कुरा, आप भी कमाल के जोक करते हैं। इसी बीच सड़क के दूसरी तरफ कई गाड़ियां रुक गई। एक बड़ा ग्रुप उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। लग रहा था आज रात का मामला और भी गर्म होने वाला है। गाड़ी के अंदर बैठी गॉडेस शाउडे बहुत परेशान हो गई। उसने तुरंत फोन निकाला और ली रूबिंग को कॉल लगाया। सिस्टर, ब्रदर वो क्लब के बाहर किसी को बचाने के लिए गाड़ी से उतर गए हैं। सिचुएशन बहुत खराब लग रही है। ली रूबिंग ने तुरंत कहा, जल्दी डिटेल्स बता। शाउडे ने घबराहट में जवाब दिया, एक बड़ा ग्रुप वेपन्स लेकर ब्रदर वू की तरफ बढ़ रहा है। तब 2 आदमी सामने आए। एक था जॉन विक हेयर स्टाइल वाला जाओ गाउची, जिसे जाओ लिंगजी भी कहते थे। उसके साथ उसका सबऑर्डिनेट यूयांग भी था। ये वही लोग थे जिन्हें बुलाया गया था। जाओ लिंगजी ने आते ही कहा, मिस्टर वू शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, हम पहले ब्रदर ली के घर पर मिल चुके हैं। उधर गाड़ी के अंदर शाउडे लगातार घर पर सिचुएशन रिपोर्ट कर रही थी। ली रूबिंग ने कहा, उनकी गाड़ी का लाइसेंस प्लेट देखकर मुझे बताओ। शाउडे ने तुरंत नंबर पढ़ा, A774Q6। उसने फिर देखा कि एक मिडिल एज आदमी क्रचेस के सहारे चल रहा था। लग रहा था कि वो ब्रदर वू को जानता है। ली रूबिंग ने उसे तसल्ली दी, कोई बात नहीं, वो लोग एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन अचानक शाउडे का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत अपना मुंह ढक लिया। सीस, ब्रदर वू उस बुड्ढे को लात मार रहे जो अभी उन्हें लेक्चर दे रहा था। अब तो गया काम से, बिल्कुल गया। उन लोगों ने लॉलीपॉप निकाल लिया और ब्रदर वू पर तान दी है। दूसरी तरफ ली रूबिंग भी शॉक हो गई। वही रुको, मुझे तुरंत लोकेशन भेजो, मैं अभी आ रही हूँ। तब जाओ लिंची ने जोर से चिल्लाया, उन बेवकूफों को रोको, तुम लोग क्या कर रहे हो? लॉलीपॉप नीचे रखो। यूयांग ने गुस्से में जवाब दिया, बॉस उसने आपको भी मारा है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन जाओ लिंची अभी भी घुटनों पर बैठा हुआ था। मिस्टर वू ये सब अनपढ़ और बेवकूफ है, प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए। इन छोटे भाइयों की गलती को दिल पर मत लीजिए। वूचन धीरे से जाओ लिंची के पास गया और बोला, जो लड़के को अभी मारा गया था वो टोंग फैमिली का यंग मास्टर है और शंघाई वाली चीची एक पावरफुल और वेल्दी फैमिली की डायरेक्ट 3rd जनरेशन डिसेंडेंट है। इनके पीछे इतनी बड़ी ताकत खड़ी है तो फिर सिर उठाकर देखो कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। ये सब तुम्हारी ही गलती है, सुधर जाओ वरना आसमान भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। जाओ लिंची का चेहरा सफेद पड़ गया। वो हकलाते हुए बोला, ब्रदर वू अब मैं क्या करूँ, प्लीज मुझे रास्ता दिखाइए। तभी अचानक सेटबैक, वूचन ने एक जोर का थप्पड़ मारा। जाओ लिंची सीधा पलट कर गिर गया। यूयांग ने देखा कि उसके बॉस को थप्पड़ पड़ा है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था, बस चीख पड़ा, बॉस। जाओ लिंची ने तुरंत समझ लिया कि वूचन क्या कर रहा है। उसने मन ही मन सोचा, ये बेवकूफ इतना जोर से मत चिल्ला, ब्रदर वो हम लोगों के बचाने के लिए नाटक कर रहे हैं। वूचन ने उस प्रीटी बॉय के बाल पकड़ लिए। अब समझ आया अपनी गलती, मुझे उम्मीद है दोबारा ऐसा नहीं होगा। जाओ लिंची का पूरा शरीर कांप रहा था। जी जी मिस्टर वू, मुझे समझ आ गया। तब वूचन ने उसे छोड़ दिया। उसने अपने आदमी को उठाने को कहा और फिर वो सीधा उस प्रीटी बॉय की तरफ चल गया। प्रीटी बॉय ने चिंता से पूछा, ब्रदर वो लंगड़ा आदमी कौन है? आपने उसे इतनी जोर से क्यों मारा? वूचन ने कैजुअल टोन में जवाब दिया, ओ वो इस एरिया को मैनेज करता है, उसका नाम जाओ लिंची है। फिर उसने कंसर्न दिखाते हुए पूछा, अभी जो तुम्हें मारा गया था तो उसके बाद तुम ठीक हो? हॉस्पिटल ले चलूं? प्रीटी बॉय मुस्कुराए, इतना सीरियस नहीं है, मैं अभी भी ठीक हूँ। दूर से एक ऑडी तेज रफ्तार से आती हुई देखी। वूचन का ब्रदर इन लॉ ली राउटा गाड़ी से उतरकर सीधा उनकी तरफ भागा। वूचन को देखकर वो हैरान रह गया, ब्रदर इन लॉ आप यहाँ कैसे? अरे लिटिल चीची भी यहाँ है। सिचुएशन समझने के बाद ली राउटा सीधा जाओ लिंची के पास गया और उसे लात मार दी। साले तुम किस चक्कर में पड़ गए हो? मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? इतनी उम्र हो गई है, बाहर जाकर कैसे बिहेव करना है ये भी नहीं पता। बेचारा जाओ लिंची जिसे लोग पहले ही लंगड़ा जाओ बुलाते थे, अब दोनों भाई उसकी बची हुई टांग पर भी लात मार रहे थे। लग रहा था उसे व्हीलचेयर पर बिठाने का पूरा इरादा है। लव बर्ड कपल ये सब देखकर परेशान हो गए। उनसे ये सब देखा नहीं जा रहा था। बस करो सब लोग, मुझे कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई, इतना करने की जरूरत नहीं है। उनकी टांग मत तोड़ो, बस उनके मुंह पर मार लो। ली राउटा ने जाओ लिंची को डांटा, आज बॉस ने बोल दिया वरना आज रात तुम्हारी दोनों टांग तोड़ देता। कैसे बिजनेस कर रहे हो तुम? गुंडागर्दी करने निकले हो क्या? जाओ लिंची ने अंदर ही अंदर सुकून की सांस ली। भगवान का शुक्र है, भगवान का शुक्र है। लगता है उन्हें मुझ पर तरस आ गया, मेरी बेकार जान बच गई। तभी एक सफेद ऑडी वहां आकर रुकी। गाड़ी से उतरी ली रूबिंग। उसके चेहरे पर इतना गुस्सा था कि सब देखकर घबरा गए। उसे देखकर ली राउटा तुरंत आगे बढ़ा, सिस आप यहाँ क्यों आई हैं? अरे मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो?
लेकिन लिरुबिंग ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने पता नहीं कहां से एक लॉलीपॉप निकाली, सीधा जाओलिंची के पास गई और लॉलीपॉप उसके सर पर तान दी। साले, मैंने सुना है किसी ने मेरे हस्बैंड पर लॉलीपॉप तानी थी। ये देखकर जाओलिंची का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया, मानो पेट के बल उल्टा हुआ मेंढक। उसे पता था लिरुबिंग के टेम्परामेंट के हिसाब से वो सच में गोली चला सकती है। आज तो भगवान भी उसे नहीं बचा सकता। वूचन भी ये देखकर हैरान रह गया। अरे मेरी शेरनी, तुम क्या कर रही हो? लवबर्ड कपल भी घबरा गए। क्या ये सच में सड़क पर किसी को मार देगी? ली राउटा भी दौड़ कर आया। सिस रुक जाओ, लेकिन बैंग, लॉलीपॉप चल गई। लॉलीपॉप जाओलिंची के कान को हल्की सी छूकर निकल गई। वो बिल्कुल हिल नहीं पाया। ये सिर्फ डराने के लिए नहीं था। ली राउटा ने लास्ट मोमेंट पर लिरुबिंग का हाथ पकड़ लिया था, इसलिए लॉलीपॉप थोड़ी सी हट गई, वरना लंगड़ा जाओ सीधा मरा हुआ जाओ बन जाता। लिरुबिंग का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने तुम्हारे ब्रदर इन लॉ पर लॉलीपॉप तानी थी और तुम अभी भी उसकी साइड ले रहे हो। ली राउटा जल्दी से बोला, नहीं सिस, काम डाउन, आप गलत समझ रही हो। कुछ देर बाद लिरुबिंग ने आखिर लॉलीपॉप नीचे कर दी, फिर सीधा दौड़कर वूचैन के पास गई। उसे जोर से गले लगाकर किस कर दिया। उसने वूचैन को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। वूचैन अपनी शेरनी की चिंता देखकर खुश हो गया। लिरुबिंग, तुम सिर्फ मेरे लिए यहाँ आई थी? लिरुबिंग ने सीधा जवाब दिया, ऑफ कोर्स, मैं पागल हो गई थी। तुम्हें पता है मेरे दिमाग में क्या चल रहा था जब मैंने सुना कि किसी ने तुम पर लॉलीपॉप तानी है? लिरुबिंग उसके सीने से लग गई। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारे साथ बच्चे नहीं किए। वूचैन उसकी सोच सुनकर बिल्कुल स्पीचलेस हो गया। लिरुबिंग ने फिर अपने छोटे भाई ली राउटा को बुलाया। जल्दी मिस्टर टैंग को हॉस्पिटल ले जाओ, प्रॉपर चेकअप करवाना, और आज रात सिस्टर शाउडे का भी ध्यान रखना। कोई जल्दबाजी मत करना, वो तुम्हारे ब्रदर इन लॉ की औरत है। ली राउटा पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। क्या वो सच में ब्रदर इन लॉ की औरत है? एक मिनट सिस, आपने उसे यंगर सिस्टर कहा। ये सब क्या चल रहा है? मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। लवबर्ड कपल सामने खड़े ये सब देख रहे थे। वो पूरी तरह इम्प्रेस्ड हो गए। तो ये है ली फैमिली की मशहूर यंग मिस्ट्रेस। कितनी कूल है और कितनी डोमिनियरिंग भी। लिरुबिंग फिर वूचैन की तरफ मुड़कर बोले, आज रात मैं नहीं चाहती कोई तुम्हें डिस्टर्ब करे। मेरे प्यारे वूचैन, कोई ऑब्जेक्शन है? वूचैन सब समझ गया और खुशी से मुस्कुरा दिया। जो होना है वो तो होगा ही। सीन बदलकर वूचैन के बेडरूम का दृश्य आता है, जहाँ उसने शेरनी को बिस्तर से कसकर बांध रखा था। अगर तुम अच्छी बनी रही तो तुम्हें चोट नहीं लगेगी, लेकिन अगर शरारत की तो सजा मिलेगी। लिरुबिंग ने ट्रेडिशनल तरीका और किसी भी पोज से संबंध बनाने की इच्छा जताई। साथ में ये भी कहा कि वो किसी भी प्रोटेक्शन का इस्तेमाल ना करे। वूचैन ने पूरे होश के साथ कहा, शर्माने की कोई बात नहीं, लगता है अब उनके बच्चे होने वाले हैं। वूचैन के हारा में मेन महारानी लगभग तय हो चुकी है, बस कुछ ही जगह खाली बची है। ही 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 ही। अगली सुबह वूचैन के विला में ब्रदर इन लॉ, मैंने टैंग को हॉस्पिटल ले जाकर पूरी रात मॉनिटर करवाया। डॉक्टर ने कहा कि सब ठीक है, लेकिन कल रात से ही टैंग मेरे ब्रदर इन लॉ से मिलने के लिए बेचैन हो रहा है। वो कपल सबके तारीफ भरी नजरों के बीच लिविंग रूम में नीचे आए। वूचैन ने कहा, हॉस्पिटल से इतनी जल्दी डिस्चार्ज होने की जरूरत नहीं है, हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है, उसे थोड़ा और रेस्ट करने दो। टीकेटी हेयर स्टाइल वाला लड़का बोला, ब्रदर मैं सचमुच में ठीक हूँ, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसी वक्त वूचैन के पास उसके फादर इन लॉ का फोन आया। उसने सबसे माफी मांगी और कॉल रिसीव करने के लिए साइड में चला गया। लिरुबिंग, गेस्ट को एंटरटेन करना, बाहर में शार्क हूँ, घर में मैं गप्पी हूँ। जैसे उसने फोन उठाया, ग्रीटिंग्स करने से पहले ही फादर इन लॉ ने सवालों की बारिश कर दी। वूचैन, मैंने सुना है मेरी बेटी के अलावा भी तुम्हारी और औरतें हैं। वूचैन ने शांति से जवाब दिया, ओ अंकल, आपकी इन्फॉर्मेशन काफी फास्ट है, मुझे कुछ डिनाई नहीं करना। ये सुनकर बूढ़ा और गुस्से में आ गया। डिनाई भी नहीं कर रहे, लगता है बाहर काफी बिजी रहते हो, कितनी है? वूचैन हंस पड़ा, अंकल नंबर इम्पोर्टेंट नहीं है, आप सीधा बोल दीजिए जो बोलना है। टेंशन का मैटर मैं हैंडल कर लूंगा और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे डायरेक्टली बता दीजिए। बुढ़ाली हल्का सा हंस पड़ा, मैं अब बुढ़ा हो गया हूँ, आजकल के यंग लोगों की सोच समझ नहीं पाता। ठीक है, मुझे टैंक वाले मैटर की चिंता नहीं, तुम संभाल लो, और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो एटाई को बोल देना। वूचैन ने जवाब दिया, ठीक है अंकल, चिंता मत कीजिए। इसी वक्त लिरुबिंग उसके पास आ गई। कॉल खत्म हो गई। वूचैन ने पूछा, मिसली कुछ पूछना चाहती है? वूचैन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे कमर से अपनी तरफ खींच लिया। सुबह सुबह ही दोनों डॉग फूड फैला रहे थे, लगता था आज लंच की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लिरुबिंग ने पूछा, मुझे बता सकते हो क्या हुआ, मेरे फादर ने तुम्हें क्यों फोन किया? वूचैन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अंकल बस मुझे सवालों के थ्रू टेस्ट कर रहे थे, ये देखना चाहते थे कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और मुझे टेंशन वाला मैटर भी सॉल्व करना होगा ताकि सब लोग इन्वॉल्व ना हो जाए। लिरुबिंग मुस्कुराई, लगता है तुम मेरे फादर को काफी अच्छी तरह समझते हो। वूचैन ने अपनी शेरनी के सर पर प्यार से हाथ फेरा, तुम्हारे लिए मुझे उन्हें समझना ही पड़ेगा। लिविंग रूम के बाहर छोटी बहन शाउडे एप्रन पहने हुए फ्रूट की प्लेट लेकर आई। गेस्ट का वेलकम है, यंग मास्टर ली, यंग मास्टर टैंग, मिस गाओ, प्लीज फ्रूट लीजिए, और सब लोग कौन सी चाय पीना पसंद करेंगे? इसी वक्त वूचैन उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। शाउडे तुम क्या कर रही हो? वो धीरे से बोली, मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, जो कुछ कर सकती हूँ करना चाहती हूँ, इसलिए फ्रूट और चाय लेकर आई हूँ।
शाओडे ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन थी। मैं कुकिंग भी कर सकती हूँ, खासकर 7 फ्लेवर्ड एग्स। वूचैन थोड़ा कंफ्यूज हो गया। सच में इतना करने की जरूरत नहीं है। तब पीछे से ली रुबिंग आई और पूछा, शाओडे क्या चल रहा है? शाओडे शर्मा कर हकला गई, नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है। ली रुबिंग खुशी से बोली, तो बात कुकिंग तक पहुंच गई। ठीक है, शाओडे और मैं मिलकर हैंडल कर लेंगे। वूचैन दोनों सिस्टर्स को देखकर हंस पड़ा। डियर ली रुबिंग, क्या तुम श्योर हो कि तुम खुद कुकिंग करना चाहती हो? शाओडे ने तुरंत हाथ हिलाया। सिस्टर ली, मुझे करने दीजिए, आप और ब्रदर वो गेस्ट को एंटरटेन कीजिए। शेरनी ने थोड़े नखरे से कहा, ठीक है, लेकिन अगली बार जब मैं पूरी तरह से रेडी हो जाऊंगी तब तुम सबको एक जबरदस्त मील बनाकर दिखाऊंगी। वूचैन बस मुस्कुराता रहा। तभी लिविंग रूम के बाहर से छोटा भाई दौड़ता हुआ आया। बिग ब्रदर, तुम्हारा काम हो गया? वूचैन हैरान हुआ, है क्या हुआ? छोटे भाई टैंग ने दोनों हाथ जोड़कर गहरा सलाम किया। बिग ब्रदर, क्या आप मुझे मार्शल आर्ट सिखा सकते हैं? मैं आपके डिसाइपल बनना चाहता हूँ। वूचैन शॉक गया, है मुझसे तुम मार्शल आर्ट सीखना चाहते हो? छोटा भाई टैंग एक्साइटेड होकर बोला, बिग ब्रो, वुल्फ वॉरियर देखने से पहले मुझे लगता था कि मार्शल आर्ट बस मूवी की फेक चीज होती है, लेकिन कल जब मैंने असली वुल्फ वॉरियर देखा तब मुझे समझ आया कि मैं कुएं का मेंढक था। अगर आप मुझे सिखाओगे तो मैं बहुत मेहनत करूंगा, कभी क्लास मिस नहीं करूंगा। वूचैन थोड़ा हिचकिचाया। तभी छोटे भाई टैंग ने अपना सीना ठोक कर कहा, चिंता मत कीजिए, मैं ट्यूशन फी भी दे सकता हूँ, बस मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए। और मेरी फाउंडेशन भी स्ट्रांग है, मैं बहुत हेल्दी हूँ। कल मुझे इतना मारा गया, मेरा चेहरा भी तोड़ दिया गया, लेकिन देखिए मैं अभी भी बिल्कुल ठीक हूँ। वूचैन उसकी सिंसियर रिक्वेस्ट को मना नहीं कर पाया। ठीक है, लेकिन पहले मैं तुम्हारी करंट कंडीशन देखना चाहता हूँ, तुम क्या कर सकते हो? छोटा भाई टैंक थोड़ा घबरा गया, सर खुजाते हुए हंस पड़ा। शायद कुछ दिन बाद, अगर अभी आपने मुझे 2-4 पंचेस मार दिए तो शायद मैं सीधा किसी और दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हो जाऊंगा। वूचैन जोर से हंस पड़ा और उसके कंधे पर हाथ मारा। पहले अपनी इंजरी से पूरी तरह रिकवर हो जाओ, फिर कुछ दिन बाद इस बारे में बात करेंगे। इसी बीच एयरपोर्ट पर एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया और एक आवाज गूंजी। आखिरकार ली रुबिंग डोंगाई की जमीन पर कदम रख चुका था। डिंगलोंग ने पूछा, कल लंच साथ में करे जब तुम फ्री हो? ली रुबिंग बोली, गेट लॉस्ट। डिंगलोंग बोला, ऐसा मत करो, अगर तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती तो मैं खुद तुम्हारी कंपनी आकर तुमसे मिल लूंगा। फोन की दूसरी तरफ से ली रुबिंग ने ठंडी आवाज में कहा, हिम्मत है तो आ जाओ, मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगी। डिंगलोंग हंस पड़ा। ली रुबिंग, मैं सच में तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, कम से कम मुझे एक मौका तो दो। ली रुबिंग ने सिर्फ एक ही लाइन बोली, मरना है क्या? और फोन काट दिया। ये डिंगलोंग भी कमाल का आदमी है, क्या उसके पास भालू का जिगर और चीते की हिम्मत है? डोंगाई में कदम रखते ही वूचैन की औरत पर लाइन मार रहा है। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद थके हुए डिंगलोंग ने अपने कपड़े उतारने का इरादा किया ताकि अपनी सेक्रेटरी के साथ कुछ पल बिताकर अपनी एनर्जी वापस पा सके। शंघाई से लंबी फ्लाइट के बाद वो एक सिनिस्टर मुस्कान के साथ बोला, तुम ज्यादा दिन तक चैन से नहीं रह पाओगी। दूसरी तरफ ली राउटे बोल उठा, सिस वो कमीना कल आ रहा है, मैं अभी से तैयारी करता हूँ, कल उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। अगर डोंगाई में कदम रखने की हिम्मत की है तो वापस जाने का सपना भी ना देखे। वूचैन ने शांति से कहा, ली राउटे बिना परमिशन के कुछ मत करना, हर काम शांति से करो, मैंने सब अरेंजमेंट्स पहले से ही कर ली है। ली राउटे ने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया, ठीक है, मैं ब्रदर इन लॉ की अरेंजमेंट फॉलो करूंगा। वूचैन खड़ा हुआ और बोला, मैं निकल रहा हूँ, मुझे कुछ काम निपटाने हैं। आज दोपहर ली रुबिंग और ली राउटे कंपनी जाएंगे और शाओडे घर पर रहेगी। अगर लिटिल ब्रो टैंक को कोई प्रॉब्लम है तो शाओडे को बता देना। गाड़ी में बैठते ही वूचैन ने मनी मन सोचा, डिंगलोंग अब तुम्हारा गेम खत्म है, मासूम बनने की एक्टिंग मत करो, मुझे पता है तुम डोंगाई आ चुके हो, अब हमारा गेम शुरू होता है। उसने तुरंत अपना प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। मेरी औरत पर नजर डालने की हिम्मत की है, डोंगाई में कदम रखा है, अब बचकर नहीं जा पाओगे। दूसरी तरफ एक मिस्टीरियस आदमी कई कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा था। मैकेनिकल कीबोर्ड की लगातार क्लिकिंग सुनाई दे रही थी। वो खुद से बोल रहा था। मास्टर डिंग ने डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन अगर उसे डोंगाई में कार यूज करनी है तो आखिर उसे इन्हीं लोगों के पास आना पड़ेगा। उधर वूचैन गाड़ी में बैठा हुआ था। उसके फोन पर एक मैसेज आया, मिस्टर वू कार मिल गई है, डिटेल्स व्हाट्सएप पर भेज दी है। वूचैन मुस्कुराया, एक्सीलेंट मेरे भाई। उसने तुरंत कॉल लगाया, सिस्टर वूरेंग मैंने अभी आपको व्हाट्सएप पर कुछ भेजा है। वूरेंग ने शरारती अंदाज में कहा, मुझे मिस कर रहे हो? सीधा मेरे पास आ सकते थे, व्हाट्सएप भेजने की क्या जरूरत थी? वूचैन उसकी बात समझ गया लेकिन अनजान बन गया। सिस्टर वूरेंग प्लीज इन गाड़ियों को ट्रैक करवा दीजिए, मुझे इनका फाइनल डेस्टिनेशन जानना है और ये काम जल्दी और सीक्रेट होना चाहिए। वूरेंग नखरे से बोली, ठीक है हनी, मेरी खबर का इंतजार करो। कुछ देर बाद जवाब आ गया, मिल गया, गाड़ियां नॉर्थ कैंगन रोड एरिया में रुक गई हैं और काम खत्म होने के बाद मुझसे मिलना मत भूलना, मुझे तुम्हारी याद आ रही है लिटिल बॉय। वूचैन ने जवाब दिया, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, अब मैं मेन टास्क पर फोकस करता हूँ। नॉर्थ कंगन रोड एरिया में सिर्फ एक ही होटल था जो डिंगलोंग की रिक्वायरमेंट्स को मैच करता था, युआ होटल। वूचैन ने अपनी पुरानी हैकिंग स्किल्स का इस्तेमाल किया और जल्दी उसे पता चल गया रूम 606 बिल्कुल यही है, चलो पहले कुछ छोटे गिफ्ट देते हैं। कुछ देर बाद डिंगलोंग गुस्से से फट पड़ा, ये क्या बकवास है, 5 स्टार होटल में भी पावर आउटेज होता है क्या? उसकी सेक्रेटरी भी कंप्लेन करने लगी, पानी भी बंद हो गया।
इसी वक्त होटल मैनेजर दौड़ता हुआ अंदर आया। उसने झुककर कहा, सर सिटी से टेम्परेरी मेंटेनेंस नोटिस आया है। इस अनएक्सपेक्टेड इनकन्वीनियंस के लिए हम माफी चाहते हैं। डिंगलोंग ने नाराज नजरों से मैनेजर को देखा। उसने सोचा कि ले चैंग के साथ मीटिंग में अभी 1 घंटे से ज्यादा टाइम था, लेकिन निकलने का वक्त भी पास आ रहा था। उसने पूछा, डिनर कब तक ठीक हो जाएगा? मैनेजर ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल सर, मेंटेनेंस सिर्फ 2 या 3 घंटे चलेगा, प्लीज चिंता मत कीजिए। डिंगलोंग ने हल्की सी आवाज निकाली, ठीक है। इसी वक्त वूचन ने देखा कि गाड़ियों का एक बड़ा कॉन्वॉय आ रहा है। वो मुस्कुराया। डिंगलोंग का बड़ा कॉन्वॉय पूरी ताकत के साथ पहुंच गया। अब मेरी बारी है। कुछ देर बाद एक कमरे में वूचन ने कपड़े बदले, ग्लोव्स और सॉक्स पहने, फिर हल्का सा हंस पड़ा, देखते हैं वो चीज कहाँ है। उसने दरवाजे, कैबिनेट्स और सोफा सब चेक करना शुरू कर दिया। हर जगह कुछ ढूंढ रहा था। आखिर उसकी नजर एक कुर्सी के नीचे गई। मिल ही गया। उसने धीरे से एक काला सूटकेस बाहर निकाला। मनी मन बोला, ये बेवकूफ डिंगलोंग बस कुछ ही पासवर्ड यूज करता है, बस उन्हें बार बार बदलता रहता है। वूचन ने धीरे से यूएसबी ड्राइव इंसर्ट की। यहाँ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे। चाहे उसने पहले भी काफी डॉक्यूमेंट्स पढ़े थे, फिर भी सब कुछ याद रखना मुमकिन नहीं था, इसलिए कॉपी करना ही सबसे बेहतर ऑप्शन था। उसने एक ऐसा लॉलीपॉप निकाला जिस पर अभी पेंट भी नहीं हुआ था और साथ ही बोला, वैसे जब तुम लॉलीपॉप यूज करो मेरी एडवाइस है कि इसे रिचार्ज करके और पेंट करके यूज करो। इससे डैमेज और बढ़ जाएगा, लेकिन बेस्ट यही होगा कि इसे कभी यूज ही ना करना पड़े। आखिरकार डिंगलोंग का सारा डेटा कॉपी हो गया और इंट्रूजन के सारे निशान भी पूरी तरह मिटा दिए गए। वूचन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। फिर वो शांति से वहाँ से निकल गया। चलते हुए धीरे से बोला, डिंगलोंग, मैं काफी टाइम से तुमसे मिलने का इंतजार कर रहा था। मुझे यकीन है ये मुलाकात बहुत इंटरेस्टिंग होगी। सीन शिफ्ट हुआ वूरैंग के विला में। वूचैंग ने आवाज लगाई, सिस्टर वूरैंग, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। लेकिन उसका हाथ दरवाजे तक पहुंचता उससे पहले उसकी आवाज सुनते ही वूरैंग दौड़कर आई। उसने वूचैंग का हाथ पकड़ा और सीधा उसकी भाव में आ गिर गई। वूरैंग ने प्यार भरी आवाज में कहा, मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, जब तक तुम मेरे पास हो बस तुम ही काफी हो। वूचैंग हंस पड़ा, हम यही एंट्रेंस में शुरू हो गए क्या सिस्टर वूरैंग? चलो अंदर चलते हैं। नरम हाथों और शरीर के ट्विन टावर्स का धीरे धीरे उसके शरीर से स्पर्श हुआ और वो धीरे धीरे हिलने लगे। उसके चेहरे का भाव कह रहे थे, अब कितने दिन बाकी है, मैं एक एक पल का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। फिर जैसा कि कई भाइयों ने अंदाजा लगाया था, वो दोनों खुद को रोक नहीं पाए और घर के अंदर भाग गए। दरवाजा बंद किया और अस्त व्यस्त हो गए। वूचैंग वूरैंग को एबीसीडी की स्पेलिंग सिखा रहा था। थोड़ी देर पढ़ने के बाद वूरैंग थकी हुई लग रही थी। अंदर जाते ही उसने कहा, तुमने कहा था मेरे लिए कुछ लाए हो, क्या है वो? वूचैंग हल्का सा मुस्कुराया, नहीं, सब कुछ तो तुम्हारे पास ट्रांसफर हो चुका है ना। वूरैंग ने उसे हल्का सा घूरा, कितने गंदे हो तुम, सीरियसली बताओ। तब वूचैंग उठा और एक यूएसबी ड्राइव उसके हाथ में दे दी। इसे देखना, सब समझ आ जाएगा, अपनी चीजें संभाल लो सिस्टर वूरैंग। अब मैं चलता हूँ और अगले 2 घंटे मुझे कॉल मत करना, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है, मुझे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। वूरैंग ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जाओ अपना काम करो, अभी जो वक्त तुमने मेरे साथ बिताया है वही मेरे लिए अगले 2 घंटे या उससे भी ज्यादा याद रखने के लिए काफी है। ऐसे ही होमवर्क देते रहे तो घर वाली शेरने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। कुछ देर बाद वूचैंग रोड पर था। उसने अपने फादर इन लॉ को फोन लगाया। बुड्ढे ने फोन उठाया, वूचैंग कोई इमरजेंसी है क्या? वूचैंग बोला, अंकल मैंने अभी आपके पर्सनल ईमेल पर एक डॉक्यूमेंट भेजा है, प्लीज उसे देख लीजिए। डॉक्यूमेंट्स देखते बुड्ढे का चेहरा बदल गया। वूचैंग तुम्हें ये सब कहाँ से मिला? ये सब फोटोज और वीडियोस भी। शॉक में उसके हाथ से फोन तक गिर गया। फोन उठाते हुए उसने मनी मन सोचा, ये सब इतनी आसानी से कैसे मिल गया? कहीं वूचैंग ने डिंगलोंग को खत्म तो नहीं कर दिया? उसने तुरंत पूछा, वूचैंग तुमने उसके साथ क्या किया? हमने पहले ही डिसाइड किया था कि वो डोंगाई में नहीं मरेगा। वूचैंग हंस पड़ा, अंकल आप क्या सोच रहे हैं, वो बिल्कुल जिंदा है, बस थोड़ा सा कमजोर है। बुड्ढे ने गहरी सांस ली, ठीक है, बस याद रखना वो डोंगाई में नहीं मरना चाहिए, बाकी तुम जो करना चाहो कर सकते हो। वूचैंग ने तसल्ली दी, चिंता मत कीजिए अंकल, मैंने सब अरेंज कर रखा है, और हाँ ली राउटर को इस बारे में मत बताना। बुड्ढे ने जवाब दिया, ठीक है मैं फोन रखता हूँ, अब तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। कॉल खत्म होने के बाद वूचैंग की आंखें गहरी सोच में डूब गए। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए सोचा, अब अगला शो देखता है, ब्रदर ले और डिंगलोंग के बीच जो होने वाला है वही असली तमाशा होगा। कुछ देर बाद वूचैंग अपने ब्रदर ली के विला एरिया के सर्वेलेंस रूम में था। कई अंडरलिंग्स पहले से ही वहाँ खड़े थे और झुककर उसका स्वागत करने लगे। मिस्टर वो इधर आइए सर, ये हमारे बॉस और डिंग फैमिली के यंग मास्टर के कॉन्वर्सेशन का लाइव फीड है। टेबल पर पहले से ही कई लैपटॉप्स खुले हुए थे जिनमें अलग अलग एंगल से लाइव फुटेज दिख रहा था। दूसरी तरफ डिंगलोंग बोला, क्या बॉस ले सच में ईस्ट सी में चुपचाप जिंदगी जीने को रेडी है? ब्रदर ली ने जवाब दिया, रेडी होने और मजबूरी में मान लेने में फर्क होता है। ब्रदर डिंग तुम फैमिली मैटर्स के बारे में ज्यादा नहीं जानते, बहुत सी चीजें जो मैं करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं सकता। डिंगलोंग मुस्कुरा कर बोला, मिस्टर ले से तुम इतना क्यों डरते हो? मुझे पता तुम्हारे बूढ़े बाप का झुकाव तुम्हारे बड़े भाई की तरफ है, लेकिन सब कुछ इंसान की मेहनत पर डिपेंड करता है। ब्रदर ली ने जोर से कहा, मिस्टर डिंग आपको भी पता होना चाहिए कि ले फैमिली की सारी पावर्स मेरे बड़े भाई के हाथ में है। मेरे पास अपनी किस्मत एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है।
डिंगलोंग हल्की सी हंसी हंसा। ब्रदर ले, अगर तुमने सच में अपनी किस्मत मान ली होती तो आज मुझसे मिलने नहीं आते। लगता है अभी भी हमारे बीच ट्रस्ट की कमी है। सर्विलांस रूम में बैठा वूचान मुस्कुरा दिया और मनी मन सोचा, जल्दी आने से बेहतर होता है कि सही वक्त पर आना। टॉपिक बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है। अब चाय सर्व करना ही सीक्रेट सिग्नल होगा ताकि ब्रदर ले चारा निगल सके। वूचान बैठते ही तुरंत अंडरलिंग से बोला, जल्दी ब्रदर ले के लिए ड्रिंक सर्व करो। अंडरलिंग ने कहा, मिस्टर वो बाहर एक खूबसूरत और अच्छी पर्सनैलिटी वाली लड़की उन दोनों के लिए ड्रिंक्स लेकर आई है। लड़की अंदर आई और बोली, बॉस ये वो ड्रिंक्स है जो आपने पहले ऑर्डर की थी। ब्रदर ले ने सिग्नल देखते ही समझ लिया कि उसका भाई वूचान पहुंच चुका है। फिर ब्रदर ले बोला, ब्रदर डिंग पहले चाय लीजिए, मुझे भी एक बात सीधी तरह कहनी है। पहले मैंने मिसली के साथ टाओ मैनिंग के एंडोर्समेंट को लेकर बात की थी। जब तक बहुत जरूरी ना हो मैं उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। डिंगलोंग ने पूछा, ब्रदर ले के हिसाब से एक एंडोर्समेंट की वैल्यू क्या होती है? अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना पड़े तो तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं? ब्रदर ले ने शांत आवाज में कहा, मेरी नजर में यंग मास्टर डिंग और मिसली किसी से कम नहीं है। इस वक्त मेरा मिसली के साथ अच्छा रिलेशनशिप है। अगर मैं उसे नाराज कर दूं और कुछ गड़बड़ हो गई तो ली फैमिली का बदला लेना लगभग पक्का है। डिंगलोंग को यह बात काफी इंटरेस्टिंग लगी। ब्रदर ले आगे बोलो, सीधा और क्लियर। ब्रदर ले ने अपनी एक्टिंग शुरू कर दी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। यंग मास्टर डिंग, बात रिस्पेक्ट की नहीं है, लेकिन मैं घर भी वापस नहीं जा सकता। अगर मैंने लिरुबिंग और उसके ग्रुप को नाराज कर दिया तो शायद डोंगाई में मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। फिर बताओ मैं कैसे जिंदा रहूंगा? डिंगलोंग हल्की सी मुस्कान के साथ धीरे से अपना चाय का कप उठाकर एक घूंट पिया। लेकिन अगर मैं मिस्टर लियू को जेल भेज दूं या किसी एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाए तो उसकी कीमत का फैसला बॉस ले के हाथ में होगा। जब वो पूरी तरह गायब हो जाएगा तब ले फैमिली का इकलौता वारिस सिर्फ तुम होगे। तुम डोंगाई वापस जाकर फैमिली बिजनेस संभाल सकते हो और छोटी मोटी परेशानियों की टेंशन भी खत्म हो जाएगी। क्या कहते हो? ब्रदर ले तुरंत शॉक होने का नाटक करते हुए बोला, मिस्टर डिंग क्या आप सीरियस हैं? डिंगलोंग ने घमंड भरी मुस्कान के साथ कहा, ब्रदर ले पहले तुम्हारे पास कोई भरोसेमंद दोस्त नहीं था, लेकिन अब है। कुछ ही सालों में जो तुम सोचने की हिम्मत करते हो और जो करने की हिम्मत रखते हो सब हकीकत बन जाएगा। ब्रदर ले उदास चेहरे के साथ बोला, आप कहना चाहते कि टाओ मैनिंग कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और आप मेरी मदद करें मेरे ही भाई को मारने में? मिस्टर डिंग ये वादा बहुत भारी है, मैं आप पर भरोसा कैसे करूं? डिंगलोंग ने बड़े कॉन्फिडेंस से अपनी छाती थपथपाई। मुझ पर एक ही पल में ट्रस्ट करना मुश्किल होगा क्योंकि तुमने अभी तक मेरी असली कैपेबिलिटी देखी ही नहीं। जो भी रास्ते में रुकावट बने उसे हटा दो, रास्ता खुद खुल जाएगा। जब तक मिस्टर लियू मर जाता है बाकी सब कुछ आसान है। सर्विलांस रूम में बैठा वूचान मुस्कुरा दिया। सब कुछ बिल्कुल उसी के प्लान के हिसाब से चल रहा था जो उसने पहले से स्टेप बाय स्टेप बना रखा था। बस इतना ही चाहिए था। डिंगलोंग कॉपरेशन के लिए शुक्रिया। ब्रदर ले खुशी से भर गया और जोर से हंस पड़ा। मैंने सुना था कि मिस्टर डिंग बहुत ही हिम्मती आदमी और कुछ भी करने की हिम्मत रखते हैं। आज देखकर यकीन हो गया आप वाकई बहुत कैपेबल है। आइए चाय पीते हैं। दोनों चाय पीते हुए लगभग आधा घंटा और बातें करते रहे। आखिर में ब्रदर ले ने बड़े अदब से कहा, ब्रदर डिंग जितनी देर में आपसे बात करता हूँ उतनी ज्यादा दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। लगता है हम दोनों की मुलाकात बहुत देर से हुई। डिंगलोंग ने पूछा, ब्रदर ले तो क्या तुमने अपना फैसला कर लिया है? ब्रदर ले मुस्कुराया और बोला, ठीक है फैसला हो गया, लेकिन टाओ मैनिंग की एंडोर्समेंट अभी कैंसिल नहीं होगी। ये सुनते ही डिंगलोंग के अंदर गुस्सा उबल पड़ा, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया और पूछा, मतलब क्या है तुम्हारा? मेरा प्लान ये है कि सब कुछ नॉर्मल तरीके से होने दो। 1 या 2 महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देंगे और लिरुबिंग की ताइवान फैशन कंपनी के खिलाफ लॉसूट फाइल करेंगे। उसी वक्त ब्रदर डिंग मीडिया को अरेंज करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होने का ब्लेम प्रोडक्ट क्वालिटी पर डाल दिया जाए। वो कहेंगे कि प्रोडक्ट यूज करने की वजह से टाओ मैनिंग के चेहरे पर प्रॉब्लम हो गया और इसे पब्लिक में बहुत बड़ा हंगामा मच जाएगा। केस कम से कम 1.5 साल तक चलेगा और उस दौरान सच बाहर आने का कोई चांस नहीं होगा। बताइए ब्रदर डिंग आपको क्या लगता है? ये प्लान सुनते ही डिंगलोंग का मूड तुरंत बदल गया। उसने जोर से ताली बजाई और हंस पड़ा। ब्रदर ले तुम कितने डेंजरस हो, लेकिन मुझे ये पसंद आए। डील पक्की है। आज वाइन की जगह चाय ही पी के डील सेलिब्रेट करते हैं। ब्रदर ले ने भी अपना चाय का कप उठाया। दोनों ने कप्स टकराया और डील फाइनल कर दी। कुछ देर बाद ब्रदरली वापस वूचान के पास आया। ब्रदर डिंगलोंग चला गया। उस रात तुमने जो जो मुझे बताया था मैंने सब कुछ उसे कह दिया। उसके चेहरे पर जीत की खुशी साफ दिख रही थी। ब्रदर ले मेहनत के लिए शुक्रिया। अगला स्टेप यह है कि किसी मौके पर ये वीडियो लियू तक पहुंचा दिया जाए। इससे पहले वूचान ने वूरैंग को मैसेज भेज दिया था कि वो इस जगह आ जाए क्योंकि उसे कुछ जरूरी बात करनी थी। वूरैंग ने रिप्लाई किया, 2 घंटे हो गए, मुझे तो अपने छोटे हबी की याद आने लगी। तुम कितने प्यारे हो। ठीक है मैं आ रही हूँ। वूचान ने अपने भाई के कंधे पर हाथ रखा और बोला, यहाँ का काम खत्म हो गया। चलो ब्रदर ले मैं तुम्हारी एक दोस्त से मुलाकात करवाता हूँ। सीन मीटिंग प्लेस पर शिफ्ट हुआ। जैसे ही वूरैंग ने अपने प्यारे हस्बैंड को देखा उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। तुम आ गए? वूचान ने दोनों का इंट्रोडक्शन करवाया। सिस्टर वूरैंग मैं तुम्हें 2 दोस्तों से मिलवाता हूँ। ये ले फैमिली के सेकंड मास्टर है और ये मिस टाओ मैनिंग है और ये है मिस यूरैंग। ब्रदर ले मुस्कुराया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा भाई मिस वू से भी मिला हुआ होगा। आपसे मिलकर खुशी हुई। वूरैंग ने हैरानी से पूछा, इसमें इतनी सरप्राइज वाली बात क्या है? ले तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो?
ब्रदरले ने जवाब दिया, बस थोड़ा कोइंसिडेंस लगा, मैंने कभी नहीं सुना था कि ब्रदर वो और मिस वो दोस्त है। वूरैंग ने सीधे अंदाज में कहा, हम दोस्त नहीं हैं। ब्रदरले कंफ्यूज होगा, ये चालाक औरत आखिर सोच क्या रही है? कहीं इसका और मेरे भाई वूचैन का कोई चक्कर तो नहीं जिसमें मुझे बीच में लाना चाहती हो? लेकिन मेरी तो वूरैंग से इतनी क्लोज दोस्ती भी नहीं है, फिर भी दोनों एक दूसरे से काफी फेमिलियर लग रहे हैं, आखिर चल क्या रहा है? तभी वूरैंग खुद ही आगे बढ़ी और प्यार से वूचैन की बाजू में सिमट गई। वो मीठी आवाज में बोली, वूचैन मेरा आदमी है, वो आदमी जो मुझे कभी भी दीवाना बना सकता है। ये सुनते ही ब्रदरले का चेहरा सफेद पड़ गया। लगता है वूरैंग और वूचैन काफी क्लोज है। क्या घर पर जो शेरनी ली रूबिंग है उसे इस बात का पता भी है? भाई लगता है तुम्हारा लव लाइफ बिल्कुल सिंपल नहीं है। वूचैन ने भी प्यार भरी आवाज में कहा, वूरैंग इतनी सीधी बात कहना जरूरी था क्या? वूरैंग शरारती मुस्कान के साथ बोले, बिल्कुल, अगर मुमकिन होता तो मैं पूरी दुनिया को बता देती। ब्रदरले ये प्यार भरा सीन देखकर बस जबरदस्ती मुस्कुराया। हम सब एक ही फैमिली है, एक ही फैमिली। फिर वूचैन ने बात बिजनेस पर लाते हुए कहा, ब्रदरले आज सिस्टर वूरैंग को बुलाने की वजह एक बिजनेस डील है, पता नहीं तुम इंटरेस्टेड होगे या नहीं। वूरैंग ने एक फाइल निकाल कर ब्रदरले के सामने रख दी। ब्रदरले इसमें डिंगलोंग के बिजनेस एक्सपेंशन की सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है। ब्रदरले ने फाइल देकर हैरानी से पूछा, तुम लोग डिंगलोंग का बिजनेस और पैसा छीनना चाहते हो? कोई प्रॉब्लम नहीं, कर देते हैं। वूचैन ने शांत आवाज में कहा, ब्रदरले इतनी जल्दी हाँ मत बोलो, ये बहुत बड़ा मामला है। 3 महीने से 1 साल के अंदर मैं उसे और उसके पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। ब्रदरले का दिल जोर से धड़क उठा, तुम उसके पूरे परिवार को मिटा देना चाहते हो? वूचैन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, पहले इस पाई को बांट लेते हैं, जितनी जल्दी तैयारी करेंगे उतना ही ज्यादा हिस्सा मिलेगा। जैसे ली रूबिंग पहले ही हमारे साथ एग्रीमेंट कर चुकी है, मेरा आइडिया है ब्रदरले और वूरैंग भी मिलकर काम करे। डिटेल्स की मुझे परवाह नहीं, ब्रदरले तुम खुद सिस्टर वूरैंग से बात कर लेना, कॉपरेट करना है या नहीं वो तुम दोनों डिसाइड करो। ये सुनते ही ब्रदरले एक्साइटमेंट में टेबल पर हाथ मारकर बोला, भाई तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो, मैं तुम्हें कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, मैं ये जरूर करूंगा। सर्दी के मौसम में सबने मिलकर हॉटपॉट ऑर्डर किया। वूचैन बोला, कल गुइबो डोंगाई आ रहा है, तुम दोनों भी आ जाना, तुम तीनों मिलकर डिटेल्स डिस्कस कर लेना। वूरैंग प्यार भरी नजरों से अपने हस्बैंड को देखने लगी। जब मास्टर लेवी डिंग फैमिली के शिकार में ऑफिशियली शामिल हो जाएगा तब जो फाइनल प्रॉफिट मिलेगा शायद वो पूरी वू फैमिली की टोटल दौलत से भी ज्यादा होगा। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं अपने छोटे हबी का यह एहसान कैसे चुकाऊंगी। उसका हाथ धीरे धीरे उसके रॉड की तरफ बढ़ा। ब्रदरले जोर से हंस पड़ा और अपना ग्लास उठाया। सबसे पहले एक ड्रिंक हो जाए हमारी जल्दी जीत के नाम। चारों ने एक साथ अपने ग्लासेस उठाए, लेकिन उसी वक्त वूचैन का फोन बज उठा। उसने कॉल रिसीव करके पूछा, क्या हुआ? फोन की दूसरी तरफ उसका ब्रदर इन लॉ ली राउटाई था। ब्रदर जल्दी आओ, टैंग शिंग के साथ बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई है। वूचैन ने जल्दी से अपना बार्ले स्मूदी खत्म किया, उठकर जाने लगा और बोला, मुझे माफ करना, तुम लोग बातें कंटिन्यू करो, मुझे पहले एक जरूरी काम देखना है। सबने प्यार से उसे अलविदा कहा। ब्रदरले बोला, भाई कोई बात नहीं, अगर तुम बिजी हो तो जाओ, मैं और सिस्टर वूरैंग आराम से बैठकर ड्रिंक करते हैं। कुछ देर बाद वूचैन की मुलाकात ली राउटाई से हुई। उसके ब्रदर इन लॉ ने घबराहट में उसका हाथ पकड़ लिया। ब्रदर, अभी पापा का फोन आया था, उन्होंने बताया कि कल मेरे थर्ड अंकल डोंगाई आ रहे हैं, वो टैंगशिंग बाओ के मैटर को हैंडल करने में तुम्हारी मदद करेंगे। वूचैन बैठ गया और पूछा, थर्ड अंकल? वही जो फैमिली की सेकंड जनरेशन के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है। ली राउटा हैरान होकर बोला, ब्रदर इन लॉ आप भी थर्ड अंकल को जानते हो? वूचैन अपनी चीन पर हाथ रखकर सोचने लगा। अंकल ली और टैंग शिंगबाओ का मैटर मेरे लिए सिर्फ एक बहाना है। थर्ड अंकल हमेशा अंकल ली की बात मानते हैं, वो टैंग शिंगबाओ की वजह से डोंगाई नहीं आ रहे। अगर मेरा अंदाजा सही है तो उनका असली मकसद डिंगलोंग की प्रोटेक्शन करना है। ली राउटाई ने परेशान होकर पूछा, मतलब कल हम डिंगलोंग को मार नहीं सकते? वूचैन मुस्कुराए, थर्ड अंकल यहाँ तुम पर नजर रखने के लिए आ रहे हैं, वरना अगर तुम छोटे साले डिंगलोंग को नुकसान पहुंचा दो तो मैं अंकल ली को क्या जवाब दूंगा? ली राउटा हैरानी से बोला, तो आपको पहले से पता था कि डिंगलोंग भी कल आएगा? ब्रदर इन लॉ, फिर आपने कोई अरेंजमेंट किया है? अगर मार नहीं सकते तो कम से कम उसे सबक तो सिखा सकते हैं। वूचैन हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, अरेंजमेंट तो मैंने पहले ही कर लिया है, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वूचैन के जवाब देने से पहले ही ली राउटा खुद ही बोला, मैं कभी भी रेडी हूँ, बस आपका ऑर्डर मिलना चाहिए। फिर वूचैन उसके पास झुक गया और उसके कान में धीरे से अपना प्लान का कुछ हिस्सा बताया। सब सुनने के बाद ली राउटा खुशी से उछल पड़ा, वाह मेरे ब्रदर इन लॉ तो कमाल के हैं। इसी वक्त वूचैन का फोन बज उठा। दूसरी तरफ से आवाज आई, बिग ब्रदर मैं टैंगशिंग बोल रहा हूँ, मेरे सेकंड अंकल कल डोंगाई आ रहे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। वूचैन ने सीधा जवाब दिया, ठीक है समझ गया। कॉल कट करने के बाद वो हल्का सा मुस्कुराया, लगता है कल का दिन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके पास बेटा ली राउटा उत्सुक होकर पूछा, क्या बात है ब्रदर? अगली सुबह वूचैन के मेंशन में मेहमान आ चुके थे। वूचैन ने मुस्कुराते हुए कहा, बॉस टैंग आपसे मिलकर खुशी, तो टैंग फैमिली के सेकंड मास्टर टोंगशिंग हैं। बुजुर्ग आदमी जोर से हंस पड़ा, हमारी टैंग फैमिली की तरफ से मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर उनका चेहरा सीरियस हो गया। मैंने अपने भतीजे से सुना है कि उस रात अगर तुम उसकी मदद ना करते तो शायद वो जिंदा ना बचता।
वूचैन ने शांति से कहा, बॉस टैंग आप इतनी फॉर्मल बातें क्यों कर रहे हैं? बात को घुमाए बिना बुजुर्ग सीधा मुद्दे पर आ गया। मेरे भतीजे टैंग शिंगबा की जान बचाने वाले तुम हो। आज से हमारी दोनों फैमिली एक ही फैमिली होंगी। ये कहकर उन्होंने एक ब्लैक कार्ड वूचैन की तरफ सरकाया। इस कार्ड में 50 मिलियन है। इसे टैंग फैमिली की तरफ से एक छोटा सा शुक्रिया समझकर एक्सेप्ट कर लो। वूचैन ने बिना हिचकिचाहट के कार्ड उठाया और बोला, आपकी सिंसियरिटी के लिए धन्यवाद। मैं बिना फॉर्मेलिटीज के इसे एक्सेप्ट करता हूँ। ये देखकर बुजुर्ग आदमी अंदर ही अंदर सोचने लगा, टैंग शिंगबाओ को हमारी टैंग फैमिली की वजह से मारा गया था। ली राउटाई को भी टैंग फैमिली की इज्जत की वजह से घुटने टेक कर माफी मांगनी पड़ी थी, लेकिन ली फैमिली ये सब नहीं चाहती थी, इसलिए वूचैन बीच में मीडिएटर बनकर आया। पैसे एक्सेप्ट करने का मतलब तो एसआर का बदला पूरा हो गया, फिर मीडिएशन का मतलब ही क्या रह गया। लेकिन इसने बिना सोचे पैसे ले लिया, इसका मतलब जरूर कोई और प्लान है। मुझे इसे और ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा। बुजुर्ग आदमी फिर से हंस पड़ा, लिटिल ब्रदर तुम वाकई बड़े खुले दिल के इंसान हो, बिल्कुल भी दिखावा नहीं करते। मुझे तुम जैसे लोगों के साथ डील करना पसंद है। वूचैन ने तुरंत कहा, ब्रदर टैंग आप सुबह सुबह इतनी दूर से डोंगाया है, लगता है अभी तक आप कुछ खाया भी नहीं होगा। वो तुरंत खड़ा हुआ, ब्लैक कार्ड शावड़े के हाथ में दिया और बोला, लंच की तैयारी करो, हमें बाद में बाहर भी जाना है। फिर उसने धीरे से कार्ड उसके हाथ में रखते हुए कहा, इस कार्ड से कुछ कपड़े और जरूरी चीजें खरीद लेना, जो पैसे बच जाए उन्हें शंघाई वापस जाकर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर लेना। ये देखकर बुजुर्ग आदमी की आंखें फट गई, क्या 50 मिलियन? और इसने बिना पलक झपकाए इस लड़की को हाथ में दे दिए। शावड़े घबरा गए, ब्रदर वो मैं ये नहीं ले सकती। वूचैन मुस्कुराए, कोई बात नहीं, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के काम आएगा, रख लो। वूचैन ने शावड़े के पिछवाड़े पर हाथ रखा, फिर मुड़कर बोला, आप दोनों जेंटलमैन थोड़ा आराम कीजिए, मैं किचन में जाकर उसकी मदद करता हूँ। कौन जाने वो सच में किचन में हेल्प करने जा रहा था या कुछ और। बुजुर्ग आदमी ने दोनों को कुछ देर तक चुपचाप देखा और फिर बोला, ठीक है। फिर शावबाओ की तरफ मुड़कर पूछा, क्या ये दोनों लवर्स हैं? शावबाओ ने सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ, उस लेडी का नाम शावड़े है। मिस ले को भी उनके रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो शावड़े को भी मिस ली को सिस्टर बुलाते हुए सुना है और मिस ले भी उसे सिस्टर ही बुलाती है। ये सुनते ही बुजुर्ग आदमी की आंखों में सच्ची तारीफ दिखने लगी। कमाल, ये वूचैन तो मेरी सोच से भी ज्यादा डिसाइसिव और सीधा इंसान है। अब मुझे और भी क्यूरियोसिटी हो रही कि ये ली राउटाई वाले मैटर को कैसे सॉल्व करेगा। खाना खाने के बाद सब डोंगाई क्रू एंटरटेनमेंट क्लब पहुंच गए। दरवाजा खुला और वूचैन और ओल्ड टैंग के साथ अंदर आया। ली रुबिंग खुशी से बोली, डार्लिंग। ली राउटाई ने आवाज लगाई, ब्रदर इन लॉ। गुई रुबो भी मुस्कुराते हुए बोला, ब्रदर वो आप आ गए। उनके पास ली राउटाई और ली रुबिंग के थर्ड अंकल संशु खड़े थे। संशु ने डायरेक्टर टैंग से हाथ मिलाया, आपसे मिलकर खुशी हुई। ओल्ड टैंग मुस्कुराया, ब्रदर सन काफी टाइम से आपका नाम सुन रहा था। संशु ने विनम्रता से कहा, बॉस टैंग मेरी इतनी तारीफ मत कीजिए, बस यंगर जनरेशन के बीच में एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन आप खुद डोंगाई क्यों आए? बॉस टैंग ने सीधा जवाब दिया, मेरा भतीजा लगभग पीट पीट कर मर ही गया था, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा। संशु ने कहा, ली राउटे की वजह से आपको तकलीफ हुई, वैसे ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, सिर्फ दोनों तरफ की मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इस बार टैंग शिंगबा इंजर्ड हुआ है, हमारी सन और ली फैमिली इस मैटर को ठीक से हैंडल करेगी और ली राउटाई को भी एप्रोप्रिएट पनिशमेंट मिलेगा। तभी वूचैन बीच में बोल पड़ा, एक मिनट थर्ड अंकल, पहले हम दोनों बात कर लेते हैं। संशु ने थोड़ा झिझक के साथ ओल्ड टैंग की तरफ देखा। ओल्ड टैंग मुस्कुराए, कोई बात नहीं, मैं वेट कर लेता हूँ, आखिर सब फैमिली तो है, आप लोग पहले बात अपनी कर लीजिए। दोनों अलग जगह जाकर बात करने लगे। संशु बोला, मैं वैसे भी ओल्ड टैंग से बात खत्म होने के बाद तुमसे मिलने वाला था, लेकिन तुमने पहले ही बात छेड़ दी। मुझे लगता है टैंग शिंगबा को कुछ शक हो गया होगा, वो हर चीज बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करता है। वूचैन मुस्कुराया, मैंने जानबूझकर उसे वही दिखाया जो मैं चाहता था, ताकि वो ज्यादा सोचे। आप बस उस बात को थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिए। संशु कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुन लेता हूँ। वैसे थोड़ी देर बाद बाहर जाकर तुम किसी को पीटने का ड्रामा करने वाले हो? वूचैन ने सिर हिला दिया, नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल भी नहीं डरता कि टैंग शिंगबा ज्यादा सोचे। मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं वो सोचे ही ना। संशु ने बाहें चढ़ाई, टैंग शिंगबा बहुत ही चालाक लोमड़ी है। वैसे भी डिंग लॉन्ग भी थोड़ी देर में आ जाएगा, उसे ये बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि ली फैमिली और डिंग फैमिली पूरी तरह अलग कैंप्स में है, वरना खबर लीक हो जाएगी और ली फैमिली को नुकसान होगा। वूचैन के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई, इसलिए हम टैंग फैमिली को भी इसी कश्ती में बिठाएंगे। उन्हें ली फैमिली के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा और डिंग फैमिली को टैंग फैमिली का भी दुश्मन बना देंगे। जब इतना बड़ा बेनिफिट सामने होगा तो टैंग फैमिली खुद कभी ये बात बाहर नहीं जाने देगी। संशु ने सिर हिलाकर कहा, टैंग और ली फैमिली का आपस में बहुत कम कांटेक्ट रहा है, उनका आपस में ट्रस्ट ही नहीं है, ट्रस्ट के बिना कोऑपरेशन कैसे होगा, ये लगभग इम्पॉसिबल है। वूचैन ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, मैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दूंगा। संशु हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? वूचैन ने धीरे से समझाया, प्लान के हिसाब से सन और ली फैमिली पहले ही एक साइड पर आ चुकी है, अब सिर्फ टैंग फैमिली को भी साथ लाना बाकी है, उसके बाद डिंग फैमिली सबका कॉमन एनिमी बन जाएगी, सबको इस बड़े पाई का अपना अपना हिस्सा मिलेगा, बहुत बड़ा प्रॉफिट।
संशु ने सिर हिला दिया। ठीक है समझ गया वूचैन, लेकिन एक बात याद रखना, कहीं तुमसे प्लान खराब ना हो जाए, वरना इतनी मेहनत से बनाया हुआ पूरा प्लान हवा हो जाएगा। वूचैन ने बिना झिझक के जवाब दिया, ऐसा नहीं होगा, मैं प्लान कभी खराब नहीं होने दूंगा, चलिए बाहर चलते हैं। कुछ देर बाद वूचैन और संशु वापस बाहर आ गए। संशु मुस्कुराया, मास्टर टैंग इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ। ओल्ड टैंग भी मुस्कुराया, मास्टर सन आप तो आज काफी खुश नजर आ रहे हैं, लगता है कोई अच्छी बात हुई है। ये देखते ही ली रूबिंग घबराकर तुरंत वूचैन के पास आ गए। हनी तुम और अंकल किस बारे में बात कर रहे थे? वूचैन ने उसे प्यार से गले लगा लिया और मुस्कुराकर बोला, मेरी प्यारी ली जरा गैस तो करो। ली रूबिंग ने मुंह फुला लिया, नहीं मुझे गैस नहीं करना, बताओ ना इतनी इंटरेस्टिंग बात क्या थी। वूचैन ने देखा कि वो उसकी बात में आ गई है तो उसने उसे और छेड़ते हुए कहा, क्या हुआ अब ली रूबिंग वाली स्ट्रॉन्ग इमेज मेंटेन नहीं करनी? यहाँ इतने सारे लोग देख रहे हैं। पीछे बेटा ओल्ड टैंग ये सब देखकर मन ही मन सोचने लगा। ली रूबिंग ली फैमिली की सबसे बड़ी पोती, जिसके बारे में सुना था कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग और किसी के सामने ना झुकने वाली लड़की है। उसकी एंगेजमेंट डिंगलोंग से, फिर भी वूचैन के आसपास इतनी लड़कियां होने के बाद भी वो उसके साथ इतनी प्यार से पेश आ रही है। वूचैन के सामने तो वो बिल्कुल एक छोटी सी प्यारी लड़की बन जाती है। वूचैन ने एक हाथ से ली रूबिंग को अपनी तरफ संभालते हुए आवाज लगाई, बॉस गु चलो अंदर चल के बात करते हैं। गुइरुबो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, कहीं ब्रदर वो मुझे लड़की पटाने के सीक्रेट टिप्स तो नहीं देने वाले। वो चुपचाप उसके पीछे चल दिया। ओल्ड टैंग ने ये देखकर फिर सोचा, शंघाई के गु फैमिली की थर्ड जनरेशन भी वूचैन का सपोर्ट कर रहा है, ये लड़का वाकई काफी कैपेबल है। कॉरिडोर में पहुंचकर गुइरुबो बोला, ब्रदर वू अगर जरूरत पड़े तो आप टैंगशिंबा वाला मामला बेझिझक उठा सकते हैं, मैं और ली राउटा भाई है, अजनबी नहीं। वूचैन उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए, तुम पहले ही मेरी बहुत हेल्प कर चुके हो। गुइरुबो हैरान हो गया, हाँ मैंने क्या हेल्प की ब्रदर, वो आपका मतलब क्या है? वूचैन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, ये फीलिंग समझाना मुश्किल है, लेकिन तुम्हारा मेरे ऊपर भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी हेल्प है। बाहर बेटा ओल्ड टैंग गहरी सोच में डूब गया। सिर्फ गुइरुबो ही नहीं, संशु, ली रूबिंग और बाकी सब लोग, सबका एटीट्यूड वूचैन के लिए एक जैसा है। सब उस पर इतना ट्रस्ट करते हैं कि वो अपनी पूरी ताकत उनके हवाले करने को रेडी है। ये बात मेरी अपनी जजमेंट को भी कंफ्यूज कर रही है, ऐसा कंक्लूजन निकल रहा है जिस पर मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा। तभी ली राउटा भागते हुए अंदर आया, ब्रदर इन लॉ डिंगलोंग आ गया, वो नीचे वेट कर रहा है। गुइरुबो तुरंत एक्साइटेड हो गया, ब्रदर वो क्या मैं अभी नीचे जाकर उस छोटे से नालायक को सबक सिखा सकता हूँ? वूचैन हंस पड़ा, वो बिल्कुल सही वक्त पर आया है, आज थोड़ा मजा लेते हैं। बॉस को तुम जो चाहो कर सकते हो, लेकिन उससे पहले ली राउटा प्लान के हिसाब से एक्ट करेगा। नीचे डिंगलोंग अपने कई अंडरलिंग्स के साथ घमंड से खड़ा था, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स ने सबको गेट पर ही रोक दिया। बॉडी सर्च होगा और कोई भी वेपन्स अंदर अलाउड नहीं है। डिंगलोंग गुस्से से चिल्लाया, मुझे रोकने की हिम्मत कैसे हुई, पता भी है मेरा बाप कौन है? सिक्योरिटी गार्ड ने शांति से जवाब दिया, ये हमारे बॉस का ऑर्डर है, कृपया कोऑपरेट कीजिए। आखिर डिंगलोंग को अपने सारे वेपन्स बाहर ही जमा करने पड़े। एक सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर ले जाते हुए बोला, इधर आइए मिस्टर डिंग। डिंगलोंग ने नाक से हवा छोड़ी और पीछे मुड़कर अपने अंडरलिंग से कहा, सब बाहर ही वेट करना। सब एक साथ झुक गए, जी बॉस। फिर चिड़चिड़ा डिंगलोंग अंदर घुसा। उसका प्लान था कि ली रूबिंग को सरप्राइज करे, लेकिन अंदर आते उसकी नजर वहाँ बैठे सब बड़े बड़े फैमिली हेड्स पर पड़ी और इसी पल पहली बार वूचैन और डिंगलोंग आमने सामने आए। अब तो मजा और भी बढ़ने वाला था। संशु खड़े होकर बोला, डिंगलोंग इधर आओ। डिंगलोंग आगे बढ़ा और बड़े बुजुर्गों को नमस्ते की। नमस्ते अंकल सन, नमस्ते अंकल टैंग, आप सब भी यहाँ हैं, आप टोंगाई कब आए? ओल्ड टैंग मुस्कुराया, मैं और तुम्हारे अंकल डिंग आज ही आए हैं, यही मिल गए, सच में किस्मत की बात है। संशु ने हाथ बढ़ाया, डिंगलोंग तुम दोनों एक दूसरे को जानते ही होगे। गुइरुबो और डिंगलोंग ने हाथ मिलाया, लेकिन दोनों की आंखों में सिर्फ दुश्मनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक दूसरे को जिंदा निगल जाएंगे। शंघाई की गु और डिंग फैमिली की दुश्मनी काफी पुरानी थी। डिंगलोंग हंसकर बोला, सिर्फ जानते नहीं, लेकिन बॉस गुई को डोंगाई तक आने की क्या जरूरत पड़ गई? गुइरुबो ने तुरंत पलटकर जवाब दिया, मुझे भी यही पूछना था, तुम डोंगाई में क्या कर रहे हो? दूसरी तरफ वूचैन और ली रूबिंग हाथ पकड़कर बिल्कुल प्यार में डूबे हुए बैठे थे। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे जानबूझकर डिंगलोंग को जलन दिला रहे हो। ली रूबिंग ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, ये वॉच कब ली तुमने? वूचैन बोला, मैंने नहीं खरीदी। ली रूबिंग ने पूछा, तो जो वॉच मैंने तुम्हें गिफ्ट की थी वो कहाँ है? वूचैन ने बेचारे जैसा चेहरा बनाया, वो वाली वॉच आज के कपड़ों के साथ मैच नहीं कर रही थी। ली रूबिंग हंस पड़ी, ठीक है तुम मेरी कार में भी नहीं बैठना चाहते, कोई बात नहीं, डिनर के बाद सिटी सेंटर चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक नई कार खरीद दूंगी, ठीक है? वूचैन बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे ली रूबिंग उसका पूरा ख्याल रख रही हो। उसने स्टाइल से जवाब दिया, देखेंगे डिनर के बाद मेरा मूड कैसे होता है। डिंगलोंग का चेहरा कड़वा हो गया, मेरा मुकाबला इस आदमी से हो रहा है जो औरतों के पैसों पर जीता है। संशु ने जोर से आवाज लगाई, ली रूबिंग डिंगलोंग आ गया है, तुम उठकर उसे ग्रीट क्यों नहीं कर रही? डिंगलोंग ने बड़े जेंटलमैन की तरह पोज बनाया, हाथ आगे बढ़ा और बोला, ली रूबिंग काफी टाइम हो गया। लेकिन ली रूबिंग तो अब भी एक प्यारे सी बिल्ली की तरह वूचैन के हाथों से खेलने में बिजी थी। उसने डिंगलोंग के हाथ की तरफ देखा तक नहीं।
डिंगलोंग का हाथ हवा में ही रह गया। माहौल एकदम से ऑकवर्ड हो गया। वूचैन ने बिल्कुल मासूम और बेचारे जैसा चेहरा बनाकर पूछा, तुम डोंगाई क्यों आए हो? यहाँ आकर तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा? ओल्ड सन और ओल्ड टैंक दोनों अंदर ही अंदर हैरान रह गए। वूचैन सच में हमारे सामने ही डिंगलोंग को छेड़ रहा है। वूचैन ने संतुष्ट चेहरे के साथ फिर से उसकी तरफ देखकर कहा, मुझे सच में तुम समझ नहीं आते। तुम्हें डोंगाई आकर मुझे और ली रुबिंग को इतना प्यार करते देखकर बिल्कुल ऑकवर्ड नहीं लग रहा? ली रुबिंग ने मुंह फुलाते हुए कहा, तुम उसकी इतनी परवाह क्यों कर रहे हो? वूचैन हंस पड़ा, अरे वो इतनी दूर से सिर्फ तुमसे मिलने आया है और तुम उससे एक ढंग की बात भी नहीं कर रही। कितनी बदतमीजी है। ओल्ड सन गुस्से में खड़े हो गए। उन्होंने जोर से टेबल पर हाथ मारा। वूचैन बस बहुत हो गया, हद से आगे मत बढ़ाओ। ली रुबिंग ने देखा कि उसके हस्बैंड को डांटा जा रहा है। वो तुरंत बोल पड़ी, थर्ड अंकल, क्या आपको वूचैन से कोई प्रॉब्लम है? अगर है तो हम दोनों अभी इसी वक्त चले जाते हैं। ओल्ड सन का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। उंगली दिखाते हुए बोले, क्या तू मुझे गुस्से से मार ही देगी? ले राउटर ने देखा कि माहौल बिगड़ रहा है। वो तुरंत बीच में पड़ गया। थर्ड अंकल प्लीज शांत हो जाइए, यहाँ गेस्ट भी बैठे हैं। ली रुबिंग ने नाराज चेहरे के साथ कहा, थर्ड अंकल, मैंने यहाँ आने से पहले ही क्या कहा था? अगर आप नहीं चाहते कि हम रुके तो हम तुरंत चले जाएंगे। हर बार वूचैन को घूरना और उस पर गुस्सा करना बंद कीजिए। ओल्ड सन ने डांटते हुए कहा, ली रुबिंग, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम अपने बड़े बुजुर्गों से ऐसे बात करती हो? ली रुबिंग ने बिना डरे जवाब दिया, बेकार की बातें मत कीजिए। ओल्ड टैंग एक तरफ बैठा सब कुछ ध्यान से देख रहा था। आखिर वूचैन करना क्या चाहता है? तब डिंगलोंग मुस्कुराते हुए बीच में बोला, आपस में मत झगड़िए, हम सब एक ही फैमिली है, शांति खराब मत कीजिए। ओल्ड सन ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है डिंगलोंग कितना समझदार है, सब बैठ जाओ। ली रुबिंग फिर वूचैन की तरफ मुड़कर बोली, तुम उसकी तरफ बार बार ध्यान क्यों दे रहे हो? वूचैन मुस्कुराया, उसे खुश देखकर अच्छा लग रहा है। गुइरुबो भी मुस्कुरा कर बोला, मिस्टर वू वाकई बहुत टैलेंटेड लगते हैं। कोई हैरानी नहीं कि मिस ली उन्हें इतना पसंद करती है। ली राउटर तुरंत बोला, ब्रदर गु, मेरा ब्रदर इन लॉ अभी यंग है लेकिन उनकी कैपेबिलिटी किसी से कम नहीं। इसी वक्त ओल्ड टैंक को अचानक सब कुछ समझ आने लगा। अब मुझे पूरा एटमॉस्फेयर समझ आ रहा है। जब से डिंगलोंग अंदर आया है, यहाँ सब आदमी एक्टिंग कर रहे हैं और सब एक ही आदमी के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। वूचैन सब मिलकर डिंगलोंग को धोखा दे रहे हैं। उसके दिल ने धीरे से जवाब दिया, डिंगलोंग बस एक शिकार है और शिकार करने वाला वूचैन है। वूचैन आराम से कुर्सी पर बैठ गया और बोला, मिस्टर टैंग, अब ली राउटाई के मैटर पर बात करते हैं। सिग्नल समझते ओल्ड सन ने तुरंत टॉपिक बदल दिया, इस बात की इतनी भी जल्दी नहीं है बॉस टैंग, क्या आपको आज ही शंघाई वापस जाना जरूरी है? ओल्ड टैंग एक पल के लिए रुक गया, फिर बोला, नहीं कोई जल्दी नहीं। जल्दी किस बात की? चेहरे पर मुस्कान थी लेकिन अंदर से वो सब समझ चुका था। तो ये लोग मुझे बिना बताए अपने नाटक का एक कैरेक्टर बना चुके हैं या फिर मैं शुरू से ही उनकी स्क्रिप्ट का हिस्सा था? डिंगलोंग ने देखा कि सब लोग किसी और ही बात पर बिजी है। उसे लगा कहीं वो बाहर ना रह जाए। वो तुरंत बोला, बॉस सन, ली राउटाई के साथ क्या हुआ था? ओल्ड सन ने उसकी तरफ देखकर कहा, डिंगलोंग बात कुछ ऐसी है। फिर लगभग 5 मिनट तक उसने ली राउटाई वाली पूरी भी इंसिडेंट समझा दी। सब सुनने के बाद डिंगलोंग ने धीरे से ली रुबिंग की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। अगर मैं ली राउटाई का ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं तो शायद ली रुबिंग का दिल बदल जाए। लगता है आज तो किस्मत भी मेरे साथ दे रही है, क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। ये सोचकर डिंगलोंग उठकर ओल्ड टैंग के पास गया और अदब से कहा, बॉस टैंग, वैसे तो मुझे इस मैटर में ज्यादा बोलना नहीं चाहिए लेकिन मेरी एक छोटी सी राय है। उसके बाद उसने अपनी बात रखनी शुरू की। वूचैन ने कुछ देर उसकी बात सुनी, फिर अचानक जोर से टेबल पर हाथ मारा। उसकी आवाज ठंडी लेकिन नाराज थी। तुम लोग बात करो, मेरी बात तो वैसे भी यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। मैं यहाँ बैठकर अपना वक्त बर्बाद क्यों करूँ? बेहतर है कि मैं कहीं जाकर आराम कर लूँ। ली रुबिंग तुरंत उसके पीछे भागे। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, अगर तुम थक गए हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। डिंगलोंग ये देखकर अंदर ही अंदर हंस पड़ा। रिएक्शन तो काफी स्ट्रॉन्ग मिला। मैंने बस एक छोटी सी चाल चली और ये प्रीटी बॉय तो तुरंत कंट्रोल खो बैठा। ओल्सन गुस्से से चीख पड़ा, ली रुबिंग कहाँ जा रही हो? यहाँ गेस्ट बैठे हैं। क्या तुम ली फैमिली की सारी इज्जत मिट्टी में मिला दोगी? ये कौन सा तरीका है? ली रुबिंग पलटकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर उसी पहाड़ों की रानी जैसा गुस्सा था। फिर उसने प्यार से वूचैन की तरफ देखा। डार्लिंग, तुम पहले जाकर आराम करो। मैं थर्ड अंकल और टैंग फैमिली के हेड से बात करके तुम्हारे पास आ जाऊंगी। वूचैन उसके पास आया। उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और धीरे से बोला, ठीक है, मैं समझ गया, तुम गुस्सा मत होना। बाहर डिंगलोंग के अंडरलिंग्स आपस में बातें कर रहे थे। लगता है बॉस आज ली रुबिंग को जरूर मना लेंगे। वूचैन चुपचाप बाहर खड़ा उनकी बातें सुनता रहा। फिर उसकी नजर एक आदमी पर जाकर टिक गई जिसके बाल स्मोकी स्टाइल में थे और उसने चश्मा पहना हुआ था। वो डिंगलोंग के करीबी आदमियों में से एक था, होंग गुआंग। वूचैन के चेहरे पर एक ठंडी सी मुस्कान आ गई। अब तुम्हारी बारी आने वाली है, बहुत जल्द। होंग गुआंग अपने साथियों के साथ बड़ी बड़ी बातें कर ही रहा था कि अचानक उसके फोन पर एक एनोनिमस मैसेज आया। किसी और का पैसा चुराने की हिम्मत की? अब अपने पुरखों से मिलने के लिए तैयार हो? होंग गुआंग के चेहरे पर मुस्कान तुरंत गायब हो गई। वो जबरदस्ती नॉर्मल बनते हुए बोला, मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूँ। जैसे वो मुड़कर बाथरूम गया, उसने तुरंत उस अननोन नंबर पर कॉल लगा दी। तुम कौन हो?
दूसरी तरफ से बस एक ठंडी आवाज आई, वॉश बेसिन के पास एक कार्ड रखा है, 10th फ्लोर रूम 1029। इतना कहकर सामने वाले ने फोन काट दिया। होंगवान ने गुस्से में बाथरूम का दरवाजा जोर से मारा, लेकिन उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था, पसीना बह रहा था। यंग मास्टर के लिए काम करते वक्त मैंने 6 मिलियन चुरा लिए थे, अगर ये बात पकड़ी गई तो मेरी मौत पक्की है। कुछ देर बाद वो वेटिंग हॉल के बाहर पहुंच गया, चारों तरफ देखते हुए सोचने लगा, सब लोग कहाँ है? जिसने मुझे बुलाया था वो आया क्यों नहीं? उसने फिर से कॉल लगाया, लेकिन इस बार एक मशीन वाली फीमेल वॉइस सुनाई दी। द नंबर यू हैव डायल इज नॉट रीचेबल एट द मोमेंट, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। इतनी बार कॉल करने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। होंगवान और ज्यादा घबरा गया, लगभग उसकी हालत खराब हो चुकी थी। वो अपने नाखून चबाने लगा। क्या उसे पैसे चाहिए या कोई और डिमांड है? सीधा बोल क्यों नहीं देता? बस डर आ रहा है और कांटेक्ट भी नहीं कर रहा। थोड़ी देर बाद जब वो वापस ग्रुप के पास आए, सब लोग हंसने लगे। इतने देर बाथरूम में क्या कर रहा था? अंदर ही सो गया था क्या? होंगवान ने जबरदस्ती मुस्कुरा कर कहा, सॉरी यार, सुबह कुछ गलत खा लिया, लगता है उसने पेट खराब कर दिया। आधा दिन यूं ही निकल गया। शाम को सब लोग मिलकर डिनर कर रहे थे। ली राउटाई मजाक उड़ाते हुए बोला, डिंगलोंग पूरे दिन से इतना उदास क्यों बैठे हो? क्या 10 मिलियन हारने का इतना दुख है? उसके पास बैठा ओल्ड सन तुरंत बोला, ली राउटाई बस करो, आराम से खाना खाओ। उधर वुचन खाना भी खा रहा था और चुपके से होंगवान को मैसेज भी भेज रहा था, अभी नहीं, मुझे एक काम है, मेरा वेट करो। थोड़ी देर बाद जब होंगवान ग्लास टकराने वाला था, उसके फोन पर फिर मैसेज आया, सब लोग एंजॉय करो, मुझे फिर से पेट की प्रॉब्लम हो गई है, अगर अभी नहीं गया तो यही फट जाऊंगा। डिनर शुरू होने के बाद से ही वुचन की नजर डिंगलोंग पर टिकी हुई थी। डिंगलोंग काफी देर से ये नोटिस कर रहा था। आखिर उसने पूछ ही लिया, तो मुझे इतनी देर से घूर क्यों रहे हो? क्या मैं इतना हैंडसम हूँ? वुचन ने सीधा जवाब दिया, नहीं, शक्ल से तो बिल्कुल अगली हो। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि कहीं तुम्हारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तुम्हें तो लगता है धोखा खाना ही पसंद है। धोखा खाने में इतना मजा आता है क्या? ली राउटाई के माथे पर पसीना आ गया। ब्रदर इन लॉ, कहीं ये सच में नशे में तो नहीं? ये क्या कर रहा है? ली रूबिंग ने भी मन ही मन सोचा, ये तो हमारे ओरिजिनल प्लान में था ही नहीं। ओल्ड टैंग ने गंभीर चेहरे के साथ सोचा, असली ड्रामा अब शुरू हो रहा है, पूरे दिन इसी पल का इंतजार था। वुचन नशे का नाटक करते हुए फिर बोला, अगर तुम्हें इतना ही धोखा खाना पसंद है तो पहले बता देते, मैं खुद तुम्हारे सिर पर 2-4 सींग उगा देता। डिंगलोंग अंदर से गुस्से से जल रहा था, लेकिन मजबूर था। उसने ली रूबिंग की तरफ देखकर पूछा, क्या तुमने इसी आदमी को चुना है? इससे किसी की इज्जत करनी ही नहीं आती। वुचन ने हाथ हिलाकर कहा, क्या तुम अभी भी डिंगलोंग के बारे में सपने देख रहे हो? मैं तुम्हारी तरह दिमाग से बेवकूफ नहीं हूँ। मेरा मतलब सिर्फ इतना है, तुम्हें सच में बार बार धोखा दिया गया है और तुम्हें आज तक पता भी नहीं चला। ली रूबिंग पीछे बैठी हुई थी। अपने बॉयफ्रेंड की एक्टिंग देखकर वो अंदर ही अंदर हैरान थी। ऑस्कर मिलना चाहिए इस एक्टिंग के लिए। डिंगलोंग उसे घूरता रहा, ये जानबूझकर नशे का नाटक कर रहा है ताकि मैं ली रूबिंग के सामने अपना कंट्रोल खो दूं। उसने जबरदस्ती मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, एक्टिंग करते रहो। वैसे भी ज्यादा पीने के बाद इंसान का असली चेहरा सामने आ ही जाता है। वुचन ने उसकी तरफ उंगली दिखाई, तुमने ही कहा है तो सच सुनो, मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। लू शाओयू जो पिछले साल तुम्हारी छोटी वाली गर्लफ्रेंड थे, उसके पास होंगयू नाम का बॉडीगार्ड था ना? पिछले साल तुम्हारे बर्थडे वाले दिन सिर्फ वो दोनों ही तुम्हारे साथ थे। सोचो जरा, उस दिन दोनों ने साथ में क्या किया होगा। डिंगलोंग हंस पड़ा, बकवास, मेरे आदमी ऐसी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर तुम अफवाह फैलाकर मुझे भड़काना चाहते हो तो मैं उस जाल में नहीं फंसने वाला। वुचन ने बोर होते हुए कंधे उचका दिए, ठीक है, अगर भरोसा नहीं है तो रहने दो। मुझे भी बार बार ये बात रिपीट करने का शौक नहीं है। वैसे भी तुम इतनी बार धोखा खा चुके हो, 1-2 बार और सही। ली रूबिंग से अब और बर्दाश्त नहीं हो। उसने चुपके से वुचन की थाइज में जोर से चिमटी काटी और धीरे से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? सच में नशे में हो क्या? वुचन ने धीरे से लेकिन पूरे यकीन के साथ कहा, आज रात डिंगलोंग हॉस्पिटल में होगा। ली रूबिंग अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी, तुम सच में नशे में तो नहीं हो? और इस तरह वुचन पूरे डिनर के खत्म होने तक नशे का नाटक करता रहा। डिनर खत्म होने के बाद डिंगलोंग ने सबसे अलविदा कहा और तुरंत वहाँ से निकल गया। ओल्ड टैंग भी उठकर जाने ही वाला था कि ओल्ड सन ने उन्हें रोक दिया, बॉस टैंग, आज रात मत जाइए, आइए हम दोनों थोड़ी देर ड्रिंक करते और आराम से बातें करते हैं। उधर अपने रूम में पहुंचते ही डिंगलोंग ने तुरंत अपने अंडरलिंग्स को बुला लिया। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। टैंग्यू, पिछले साल मेरे बर्थडे वाले दिन तुम और लू शाओयू ने क्या किया था? टैंग्यू घबरा गया और हकलाते हुए बोला, बॉस बहुत पुरानी बात है, मुझे उस रात कुछ याद नहीं। आज पूरा दिन का गुस्सा पहले से ही डिंगलोंग के अंदर जमा हुआ था। उसने ठंडी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, तेरी एक्टिंग बहुत खराब है। ये कहकर उसने अपने सूटकेस से एक लॉलीपॉप निकाली। मुझे सबसे ज्यादा नफरत उन लोगों से है जो मेरे पीछे चाल चलते हैं। लगता है तुझे दोबारा याद दिलाना पड़ेगा। कुछ पूछने से पहले टैंग्यू घुटनों के बल गिर गया। बॉस, मुझे नहीं पता आपने क्या सुना है, लेकिन कसम से मैंने कभी आपके साथ धोखा नहीं किया। डिंगलोंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अभी जो बोला उसे याद रखना। फिर उसने किसी को फोन लगाया। फोन की दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज आई, अरे जान, आखिर तुमने फोन कर ही लिया, मुझे तो लगा तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। डिंगलोंग ने सीधा सवाल पूछा, मेरे बर्थडे वाले दिन तुम और टैंग्यू ने क्या किया था? वो लड़की एक पल के लिए रुक गई, नहीं कुछ भी नहीं।
पार्टी के बाद टैंग्यू मुझे मेरे अपार्टमेंट छोड़ने आया था, उसके बाद वो चला गया। डिंगलोंग ने ठंडी आवाज में कहा, लेकिन टैंग्यू तो कह रहा है कि तुमने उसे जाने नहीं दिया और तुम खुद उसके पास गई थी। ये सुनते ही लू शाओयू घबरा गई। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था, उसने मुझे मजबूर किया था। मुझे डर था कि तुम मुझे गंदी समझोगे, इसलिए मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। वो हमेशा मुझे धमकी देकर मेरे साथ जबरदस्ती करता था। ये सुनते ही टैंग्यू का चेहरा सफेद पड़ गया। वो तुरंत डिंगलोंग का पैर पकड़कर चिल्लाया, बॉस मेरी बात सुनिए, वो झूठ बोल रही है। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले डिंगलोंग ने जोर की लात उसके मुंह पर मारी और टैंग्यू दूर जाकर गिरा। डिंगलोंग गुस्से से दहाड़ा, मुद्दा ये नहीं है कि पहले किसने शुरू किया, मुद्दा ये है कि तुम दोनों मेरे बर्थडे वाले दिन मेरे ही पीछे मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे। टैंग्यू फिर से घुटनों के बल गिर गया। बॉस प्लीज इस छोटे से भाई की जान बख्श दीजिए। डिंगलोंग ने बिना कुछ कहे लॉलीपॉप उठाए, बख्श दू, और बैंग एक जोर की लॉलीपॉप की आवाज गूंजी। टैंग्यू वही ढेर हो गया। खून के छिट्टे बाकी अंडरलिंग्स के चेहरे तक आ गए, लेकिन डिंगलोंग का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो दहाड़ते हुए बोला, तेरी जान बख्शू। वो दोबारा लॉलीपॉप चलाने ही वाला था कि अचानक उसके हाथ में पकड़ी लॉलीपॉप जोर से फट गई। ये सब वूचाई ने पहले ही सीक्रेटली अरेंज कर रखा था। अंडरलिंग्स घबराकर चीखने लगे, बॉस यंग मास्टर जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। बिल्डिंग के नीचे आसपास के लोगों ने डिंगलोंग के रूम से आग की लपटें निकलती देखी। सबने तुरंत फोन निकाल लिया। कोई वीडियो बना रहा था, कोई लाइव स्ट्रीम चला रहा था। उधर वूचैन के विला में एक अंडरलिंग आकर रिपोर्ट देने लगा, मास्टर आग का सोर्स रूम नंबर 1029 से था। उस रूम में आने जाने वाला आदमी सिर्फ डिंगलोंग का एक क्लोज एसोसिएट था। ली राउटर ने तुरंत ऑर्डर दिया, सबसे पहले गेस्ट को बाहर निकालो, कोई भी आग में फंसना नहीं चाहिए। ले रूबिंग ने भी तुरंत कहा, और रिपोर्टर्स को पास मत आने देना, कोई भी बिना सोचे समझे फोटो ना निकाले। ओल्सन हंस दिया, बॉस टैंग मुझे वाकई अफसोस है, मैंने नहीं सोचा था कि आज इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। ओल्टैंग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इतनी फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं, फिक्र मत कीजिए। इसी बीच ओल्सन का फोन बज उठा। फोन सुनते ही उसकी आवाज बदल गई। क्या डिंगलोंग ने किसी का मर्डर कर दिया और खुद भी इंजर्ड होकर हॉस्पिटल पहुंच गया? ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। ओल्टैंग तुरंत खड़ा हो गया, वाह क्या हुआ, मैं भी चलता हूँ। अंदर वो सोच रहा था, डिनर के बाद यहाँ आग लगती है, डिंगलोंग मर्डर करता है, खुद भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। क्या ये सब भी वूचैन के डायरेक्शन में चल रहा एक बड़ा नाटक है? नहीं, अब तो मुझे देखना ही होगा कि इस कहानी का एंड क्या है। ओल्सन ने कहा, चलिए सबसे पहले हॉस्पिटल चलते हैं। फिर ली राउटे की तरफ मुड़कर बोला, डिंगलोंग जिस हॉस्पिटल में रुका था वहाँ जाकर सब कुछ साफ करवा दो। ली राउटा नाराज होकर बोला, उस मुसीबत के पुतले ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी और सफाई मुझे करनी पड़ेगी। तब वूचैन ने बीच में कहा, अंकल सन आप पहले वहाँ जाकर सिचुएशन हैंडल कीजिए। ली राउटा को मेरे पास रहने दीजिए, मुझे उसे कुछ जरूरी बातें करनी है। ली रूबिंग प्यार से वूचैन के भावों में सिमट गई और मुस्कुराकर पूछा, डार्लिंग मेरे पीछे तुम और कितनी राज छुपा रहे हो? वूचैन सिर्फ मुस्कुराया, बहुत सारे। ली राउटाई को अब पूरी तरह समझ आ गया था कि ये सब वूचैन का ही प्लान था। वह एक्साइटमेंट से पूछ बैठा, वैसे ब्रदर इन लॉ अगला स्टेप क्या है? वूचैन ने शांत आवाज में ऑर्डर दिया, 2 टीम्स भेजो। पहली टीम होटल जाएगी, वहाँ डिंगलोंग से जुड़ी हर एक निशानी मिटा दो। दूसरी टीम हॉस्पिटल जाएगी, वहाँ होंगगोंग पर नजर रखो। ली राउटाई ने तुरंत सैल्यूट जैसा पोज बनाया, रॉजर डैड बस मुझ पर छोड़ दीजिए ब्रो। डिंगलोंग के अंडरलिंग्स अपने बॉस को हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद बाहर खड़े बातें कर रहे थे। एक आदमी बोला, यार समझ ही नहीं आ रहा आज इतना बैड लक क्यों चल रहा है। दूसरा नाराज होकर बोला, कौन जाने। इसी बीच होंगगोंग के फोन पर एक मैसेज आया, रूम 1029 में आग लग गई है, मुबारक हो, तुम्हें बकरा बना दिया गया है बेवकूफ। ये पढ़ते होंगगोंग को सब समझ आ गया। उसे 2 बार रूम 1029 में बुलाया गया था, लेकिन हर बार रूम खाली था। मतलब शुरू से ही कोई उसे नचा रहा था और अब होटल में लगी आग का इल्जाम भी उसके सिर पर आने वाला था। उसके चेहरे पर पसीना छूट गया, डर से उसके पैर कांपने लगे। ली फैमिली की प्रॉपर्टी जलाने वाला आज तक कोई भी जिंदा नहीं बचा, ऊपर से मैंने 6 मिलियन चुरा लिए थे। अगर यार रुक गया तो पक्का मर जाऊंगा, मुझे अभी भागना होगा। उसने बहाना बनाया, मेरा पेट खराब है, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। होंगगोंग धीरे से हॉस्पिटल से निकल गया। पीछे मुड़कर देखा, कोई उसका पीछा नहीं कर रहा था, लेकिन अगले पल किसी ने उसका सिर पर बोरा डाल दिया और वो तुरंत काबू में कर लिया गया। दूसरी तरफ ली राउटाई ने रिपोर्ट दी, ब्रदर इन लॉ दोनों टीम्स का काम कंप्लीट हो गया। वूचैन मुस्कुराए, ठीक है अब तुम और ली रूबिंग घर चले जाओ, थोड़ा आराम भी कर लेना। ली राउटाई हंसकर बोला, ओके ब्रदर इन लॉ, अब असली शो देखो। हॉस्पिटल में ओल्सन और ओल्टैंग डिंगलोंग को देखने आए। खुशकिस्मती से उसकी सिर्फ राइट हैंड ही जख्मी हुई थी, उसके हाथ पर बैंडेज बंधा हुआ था। ओल्टैंग ने तसल्ली दी, डिंगलोंग अपने जख्म का अच्छे से ख्याल रखना, इससे बुरी चीज भी हो सकती थी। डिंगलोंग उदास चेहरे से बोला, जब तक हाथ बचा हुआ है सब भगवान की मेहर है। तभी हॉस्पिटल के बाद ली राउटाई की जोर की आवाज गूंजी। उसके हाथ में लॉलीपॉप था, वो गुस्से में दहाड़ रहा था। डिंगलोंग मेरा ही होटल उड़ाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? तू समझता क्या अपने आप को? तूने मेरा पूरा होटल ही उड़ा दिया, सोचा मुझे पता नहीं चलेगा। ओल्सन तुरंत बीच में आया, ली राउटाई लॉलीपॉप नीचे करो, आराम से बात करो, अभी तुमने क्या कहा?
ली राउटाई ने तुरंत एक वीडियो निकाला। ये देखो, रूम नंबर 1029 से शुरू हुई, सबूत भी है, ध्यान से देखना। रूम 1029 में घुसने वाला कौन था? तुम्हारा सबसे करीबी आदमी है होंग गुआन। डिंगलोंग, अब क्या कहना है तुम्हारा? हिम्मत है तो उसे फोन लगाओ। उसने लॉलीपॉप सीधा डिंगलोंग के सिर पर रख दी। डिंगलोंग घबरा गया। मैं उसे फोन नहीं कर सकता, वो गायब हो गया है, लगता है किसी ने मुझे फंसाया है। ली राउटाई के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ गई। उसके आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। गुनहगार भाग गया और तू बोल रहा है तू बेकसूर है? क्या मैं इतना बेवकूफ लगता हूँ? डिंगलोंग जल्दी जल्दी बोला। ली राउटाई, मेरी बात सुन, किसी ने सच में मुझे फंसाया है। मुझे तुमसे भी ज्यादा पता है, मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन करूंगा। उसने तुरंत अपनी सेक्रेटरी से फोन लगवाया। हंगवान के पिछले एक महीने की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। खासकर कर दोपहर के बाद उसने किन लोगों से कांटेक्ट किया। थोड़ी देर बाद सेक्रेटरी ने जवाब दिया, यंग मास्टर, हमने ढूंढ लिया है। डिंगलोंग ने ली राउटाई को देखकर कहा, कल तुमने भी देखा था, हंगवान 2 बार बाहर गया था। पहली बार एक टेक्स्ट देखकर, दूसरी बार डिनर के टाइम। किसी ने जरूर उसे इंस्ट्रक्शंस दिए थे। पूरा दिन मैंने अपना फोन तक टच नहीं किया। फिर उसने सेक्रेटरी को ऑर्डर दिया, उस अननोन नंबर का पता लगाओ, मालूम करो उसके पीछे कौन है। कुछ देर बाद सेक्रेटरी की घबराई हुई आवाज आई, यंग मास्टर, ये नंबर ज़ैंग गुआन का पुराना मोबाइल नंबर है, वो पहले यूज करता था। डिंगलोंग तुरंत हैरान रह गया, क्या? ली राउटाई का सब्र टूट गया। उसने दोबारा लॉलीपॉप डिंगलोंग के सिर पर तान दी। और ज़ैंग गुआन भी तो तुम्हारा ही आदमी था ना? डिंगलोंग घबरा कर बोला, मेरी बात सुनो, ज़ैंग गुआन काफी पहले से ही लापता है, किसी ने वाकई मुझे फंसाया है। ली राउटाई ने एक शब्द भी नहीं कहा, सीधा पिस्तौल का बट उसके मुंह पर दे मारा। फिर गुस्से से चिल्लाया, होंग गुआन भी गायब है, ज़ैंग गुआन भी गायब है, और तू चाहता है कि मैं मान लूं कि तू बेकसूर है? ली राउटाई भूखे बाघ की तरह झपटा। उसने डिंगलोंग की गर्दन पकड़ ली और लॉलीपॉप उसके सिर पर रखते हुए गरजा, बोलना नहीं चाहता तो फिर हमेशा के लिए अपना मुंह बंद कर दे। अपने भतीजे को इतना ज्यादा रोल में डूबा हुआ देखकर उसके अंकल को बीच में आकर रोकना पड़ा। ली राउटाई, इम्पल्सिव मत बनो, अंकल की बात सुनो, कोई बेवकूफी मत करना। काफी देर तक जद्दोजहद चलती रही, लेकिन आखिरकार वो बड़ी ट्रेजेडी होने से बच गई। ओल्सन ने ली राउटाई को कंट्रोल किया और वहां से निकल गया। बुजुर्ग आदमी ने कहा, डिंगलोंग, मैं पहले ली राउटाई को ले जाता हूँ, तुम अपनी इंजरीज का अच्छे से ख्याल रखना। होटल में लगी आग की इन्वेस्टिगेशन अभी और आगे बढ़ेगी। डिंगलोंग ने बस इतना ही कहा, समझ गया अंकल सन। जैसे ही सब बाहर निकले, पूरा ड्रामा वही खत्म हो गया। ली राउटाई ने भी उसके बाद कोई और हंगामा नहीं किया। ओल्सन ने बड़े अदब से कहा, मिस्टर टैंग, आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद शायद आप हम पर हंस रहे होंगे। ओल्ड टैंग ने समझदारी से जवाब दिया, ये बहुत उलझा हुआ मामला है, मुझे भी सिर्फ इसका एक ही हिस्सा समझ आया है। ओल्सन मुस्कुरा कर बोला, चलिए मिस्टर टैंग, पहले कहीं आराम करते हैं, कल वूचैन के साथ बैठकर सारी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अगले दिन ली राउटाई अपने ब्रदर इन लॉ, अंकल और टैंग को टी रूम में बुलाया। ओल्ड टैंग ने पहले बात शुरू की, यंग मैन, तुम्हें क्या लगता है कल जो हो उसके पीछे डिंगलोंग के होने का चांसेस कितने हैं? वूचैन धीरे से बोला, हंगगुआन और ज़ैंग चुआन का एक ही वक्त पर गायब हो जाना कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, और जो एविडेंस सामने है वो इतना ऑब्वियस है कि सब कुछ किसी सेटअप जैसा लग रहा है। लेकिन अगर हम सब भी वही सोचने लगे तो क्या हम डिंगलोंग के ट्रैप में नहीं फंस जाएंगे? ओल्सन ने जवाब दिया, अभी किसी भी चीज का फैसला करना मुश्किल है, इन्वेस्टिगेशन उन्हें खुद ही करने दो, लेकिन एक बात पक्की है, डिंग फैमिली को, हमारी ली फैमिली को इसका जवाब देना ही पड़ेगा। फिलहाल उनके मामले को छोड़ो और अपनी बात करते हैं। वूचैन ने हाँ में सिर हिलाया, बिल्कुल सही, जब सब लोग आज यही मौजूद है तो चलिए मिस्टर सन, मिस्टर टैंग, अपने मामले पर ऊपर जाके स्टडी रूम में बात करते हैं। वूचैन फॉर्मली खड़ा हुआ और बोला, कल मिस्टर टैंग ने जो कहा था कि टोंगजी को लगभग मार ही दिया गया था, वो थोड़ा एग्जेजरेशन था, बात इतनी सीरियस नहीं थी, इसलिए मेरा मानना है कि हमें सीधा यंग मास्टर से ही पूछना चाहिए, उसे जो चाहिए हम देंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि टैंग शन का इस बारे में क्या ख्याल है। ओल्ड टैंग सामने खड़े इस यंग मैन को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसने मनी मन सोचा, कल ऑब्जर्व करते ही समझ आ गया था कि ली फैमिली में वूचैन की बात काफी चलती है। शाओबाओ को ली फैमिली के आदमियों ने इंजर्ड जरूर किया था, लेकिन उसकी जान भी ली फैमिली के एक इम्पोर्टेंट इंसान ने ही बचाई थी। अगर हम ली फैमिली को इतना परेशान करने लगे तो लोग कहेंगे कि टैंग फैमिली बहुत छोटी सोच वाली और कंजूस दिल की है। वूचैन ने देखा कि ओल्ड टैंग गहरी सोच में डूबा हुआ है तो वो मुस्कुरा कर बोला, लेकिन शाओबाओ शुरू से लेकर आखिर तक बीच की लड़ाई में फंस गया था, हमारी ली फैमिली उसका पूरा कॉम्पेंसेशन जरूर देगी, और उसके अलावा मैं टैंग फैमिली को एक बड़ा गिफ्ट दूं तो? ओल्ड टैंग हैरान रह गया, एक बड़ा गिफ्ट? वूचैन ने अपने पॉकेट से एक यूएसबी ड्राइव निकाली और टेबल पर रख दी। मैंने सुना है कि नॉर्थ की लुई फैमिली और टैंग फैमिली के रिलेशंस बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। मेरे पास लुई फैमिली के खिलाफ कुछ बहुत ही कॉन्फिडेंशियल और डैमेजिंग एविडेंस है। अगर टैंग फैमिली इस एविडेंस का सही इस्तेमाल करे तो उसका असर बहुत जबरदस्त होगा, पर पता नहीं टैंग फैमिली को इसमें इंटरेस्ट है या नहीं। साइड में बैठे ओल्ड सन के माथे पर पसीना आ गया। उसे तुरंत आ गया कि टैंग फैमिली और लुई फैमिली के बीच कितनी गहरी दुश्मनी है। पिछले साल दोनों फैमिलीज ने कैपिटल में एक बहुत बड़ी जंग लड़ी थी, दोनों तरफ से लगभग सारे कनेक्शंस और रिसोर्सेज झोंक दिए गए थे।
हर तरह की चालें चली गई थी और दोनों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। आखिर में लुई फैमिली जीत गई और टैंग फैमिली को कैपिटल छोड़ के पीछे हटना पड़ा। उस दिन के बाद से दोनों फैमिलीज एक दूसरे की जान की दुश्मन बन गई। ओल्ड टैंग कुछ देर के लिए चुप रहा, फिर उसने धीरे से पूछा, यंग मैन, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? वूचैन ने आराम से यूएसबी ड्राइव टेबल पर रख दिया और बोला, अगर टैंग फैमिली को ये चाहिए तो मैं ये एविडेंस दे दूंगा। अगर मिस्टर टैंग को लगे कि इस एविडेंस का इस्तेमाल करके लुई फैमिली पर हमला किया जा सकता है तो हमारी ली फैमिली भी टैंग फैमिली के साथ मिलकर लुई फैमिली के खिलाफ एक्शन लेगी। ओल्ड टैंग की नजर यूएसबी ड्राइव पर टिक गई। वो अभी भी बड़े ध्यान से सोच रहा था, क्या सिर्फ शाओबाओ के मामले को सुलझाने के लिए लुई फैमिली जैसे बड़े घराने के साथ जंग छेड़ देनी चाहिए? सच कहे तो इतनी बड़ी फैमिली के साथ वॉर शुरू करने के मुकाबले में शाओबाओ का मामला बहुत ही छोटा था। आखिर ये वूचैन करना क्या चाहता है? इस यंग मैन के दिल में जो चल रहा है वो बिल्कुल सिंपल नहीं है। पीछे बैठे ओल्ड सन ने हल्की सी खांसी की। उसने मनी मन सोचा, हम तो टैंग फैमिली को डिंग फैमिली के खिलाफ साथ में लाने वाले थे, फिर ये बात घूमकर लुई फैमिली पर अटैक करने की तक कैसे पहुंच गई? ओल्ड टैंग ने एक बार उसकी तरफ देखा। उसने महसूस किया कि सन के चेहरे का रंग कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में एक ख्याल आया, कहीं ये वूचैन मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा? ये पूरे परिवार की जिंदगी और मौत का सवाल है। ऐसे मामले में कोई इतनी आसानी से अपने कार्ड्स कैसे नहीं खोलता? ओल्ड टैंग ने गहरी नजर से देखते हुए पूछा, वूचैन, जो तुमने अभी कहा है वो क्या वो सच है? इस मामले में ली फैमिली वाकई टैंग फैमिली की मदद करेगी? और क्या तुम इतने बड़ा फैसला खुद ले सकते हो? वूचैन ने आराम से दोनों हाथ पॉकेट्स में डाले और हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, लगता है मिस्टर टैंग को अभी भी मुझ पर पूरा भरोसा नहीं है और ये बात समझ में आती है। आखिर अभी तक आप मुझे अच्छी तरह जानते भी नहीं है। चलिए ऐसा करते हैं, मैं अभी एक फोन कॉल कर लेता हूँ ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे और हमारे बीच की हार्मनी भी खराब ना हो। ये कहकर वूचैन ने अपना फोन निकाला और ली रुबिंग और ली राउटाई के फादर ली मैंग को फोन लगाया। फोन उठाते ही सामने से आवाज आई, वूचैन। वूचैन बोला, अंकल, मैं अभी टैंग फैमिली के साथ ली फैमिली और टैंग फैमिली के कॉपरेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। मिस्टर टैंग कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या हमारी ली फैमिली सच में लुई फैमिली के खिलाफ एक्शन लेगी? फोन की दूसरी तरफ से ओल्ड ली की मजबूत आवाज सुनाई दी, अरे ये तो हम पहले से ही डिसाइड कर चुके हैं। मैं पूरी ली फैमिली के तरफ से बोल रहा हूँ। मिस्टर टैंग को अब भी किस बात पे चिंता है? ये बात सुनते ही ओल्ड टैंग अंदर ही अंदर हिल गया। खुद ली माओ ने पर्सनली इस बात की कंफर्मेशन दे दी। ये बात तो मिस्टर सन को भी नहीं बताते, उसने तुरंत समझ लिया। वूचैन सिर्फ एक जूनियर नहीं था, वो ली फैमिली में प्रैक्टिकली सेकेंड इन कमांड बन चुका था। इसका मतलब ये था कि टैंग फैमिली की मदद करके लुई फैमिली के खिलाफ जंग छेड़ने का फैसला सिर्फ वूचैन का नहीं बल्कि पूरी ली फैमिली का डिसीजन था। दूसरी तरफ ली माओ ने फोन काट दिया और दूर देखते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, इस वूचैन ने मुझसे पूछे बिना ही मेरा नाम यूज कर लिया। लेकिन अगर शियाशिन ने गवाही दे दी है कि डोंग डाओ का मर्डर डिंग लोंग ने किया था, तो अब लुई फैमिली से निपटना और टैंग फैमिली के साथ अलायंस बनाना हमारे लिए भी फायदे का सौदा है। इधर ओल्ड टैंग कांपते हुए हाथों से यूएसबी ड्राइव उठाता है। अगले पल वो जोर से हंस पड़ता है, अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने कब कहा कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, यंग मैन। पीछे खड़े ओल्ड सन ने ये सब देखकर अंदर ही अंदर सांस छोड़ी। ये मिस्टर टैंग भी कमाल है। ओल्ड टैंग तुरंत उठकर वूचैन के पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। वूचैन, काश मैं तुमसे पहले मिला होता। ली फैमिली कितनी लकी है कि उन्हें तुम जैसा सन इन लॉ मिला। वूचैन ने शांत लहजे में कहा, तो फिर ये बात पक्की समझे? ओल्ड टैंग ने बिना सोचे तुरंत जवाब दिया, पक्की, बिल्कुल पक्की। वूचैन बोला, मैं तुरंत शंघाई लौटकर अपने मास्टर को रिपोर्ट कर देता हूँ। ओल्ड टैंग ने हाथ हिलाकर हंसते हुए कहा, अरे ये तो बस बच्चों के बीच की छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। थोड़ी बहुत टक्कर से ही तो वो मैच्योर होते हैं। कोई नुकसान नहीं हुआ, इतनी बड़ी बात नहीं है। जाने दो, सब जाने दो। वूचैन ने सीरियल लाया, नहीं, इतनी आसानी से छोड़ना ठीक नहीं होगा। अगर इसे सिर्फ एक छोटी सी बात समझकर इग्नोर कर दिया तो आगे चलकर और बड़े प्रॉब्लम्स खड़े हो सकते हैं। ओल्ड टैंग ने उसकी तरफ देखकर पूछा, लिटिल वू, बात को घुमाओ मत, सीधा बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? वूचैन ने बड़े कैजुअली जवाब दिया, टैंग फैमिली का ईस्ट सी वाला इंसिडेंट देर या जल्दी सबको पता ही चल जाएगा। अगर इस विजिट का कोई रिजल्ट सामने नहीं आया तो बाहर वाले यही समझेंगे कि टैंग फैमिली ली फैमिली से डर गई। इससे सिर्फ टैंग फैमिली की रेपुटेशन खराब नहीं होगी बल्कि लोग ये भी सोचेंगे कि टैंग फैमिली और ली फैमिली के बीच कोई छुपी हुई डील चल रही है और उसका असर हमारे फ्यूचर कॉर्पोरेशन पर भी पड़ेगा। ओल्ड टैंग ने गहरी सांस भरी, तुमने तो हर एंगल पहले ही सोच रखा है। ठीक है, जो करना है तुम ही डिसाइड करो। सिर्फ उन्हें विदा करना काफी नहीं होगा, हमें अपनी सिंसियरिटी भी दिखानी होगी। प्लेन में चढ़ने से पहले ओल्ड टैंग ने कहा, शाओबाओ, तुम्हारी इंजरीज का कॉम्पेंसेशन ली फैमिली देगी। मैं उनसे पहले ही बात कर चुका हूँ, बस वूचैन की बात मानना। वो जितना पैसा दे उतना ले लेना, ना ज्यादा मांगना और ना ही मना करना। और अगर तुम वापस नहीं जाना चाहते तो यही रुक जाओ और वूचैन और ली रुबिंग के साथ मिलकर रहना। शाओबाओ ने तुरंत जवाब दिया, अंकल, आपको कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पहले से ही पता है, वो मेरे मास्टर हैं। दूसरी तरफ ली राउटे खुशी से बोला, ब्रदर इन लॉ, अंकल सन और मिस्टर टैंग दोनों ही चले गए। शिनबाओ का मामला भी लगभग सॉल्व हो गया और दीदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जबरदस्त सक्सेसफुल रही।
फिर वो एक्साइटमेंट से बोला, सबसे बड़ी खबर तो यह है कि डिंग लोंग धूम दबाकर डोंगाई से भाग गया। ब्रदर इन लॉ, आपने तो कमाल ही कर दिया। वैसे एक बात बताइए, उसके लॉलीपॉप को एक्सप्लोर कैसे करवा दिया? वूचान बस हल्का सा मुस्कुराया, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। दोनों कुछ देर तक ऐसे ही बातें करते रहे। तभी वूचान का फोन की रिंगटोन बज उठी। उसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से एक लड़की की थोड़ी घबराई हुई आवाज आई, हेलो, क्या ये वूचान है? आपको डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सॉरी, मैं एन मैंगलान बोल रही हूँ। वूचान ने शांत आवाज में पूछा, मिस एन, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? एन मैंगलान ने एक्साइटेड होकर कहा, ऐसी बात है कि मुझे आपके लिखे हुए दोनों गाने बहुत पसंद आए। क्या मिस्टर वूचान का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में डेवलप करने का कोई प्लान है? मुझे लगता है कि आपके टैलेंट के साथ आप बहुत जल्दी एक नए सुपरस्टार बन सकते हैं। वूचान ने सीधा जवाब दिया, फिलहाल मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। एन मैंगलान ने फिर कहा, वूचान आप अभी भी डोंगाई में ही है ना? मैं 2 दिन में वहाँ आ रही हूँ, तब हम सनसोंग के साथ मिलकर बैठते हैं और आराम से बात करते हैं। आपको कैसे लगेगा? वूचान हल्का सा मुस्कुराया, ठीक है। तभी ली राउटाई ने कहा, ब्रदर इन लॉ, चलिए आपको दीदी की सेलिब्रेशन पार्टी में भी जाना है। वूचान ने सिर हिलाया, ठीक है चलते हैं। दूसरी तरफ एन मैंगलान ने फोन रखते ही धीरे से सांस छोड़ी। लगता है वूचान को अपनी साइड लाना मेरी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला है। पार्टी में हर तरफ सेलिब्रेशन का माहौल था। बॉस कमाल क्या है, यूएन का कॉस्मेटिक फॉरएवर। सब लोग जोर जोर से चीयर कर रहे थे। ली राउटर और वूचान दोनों अपने शार्प सूट्स पहने हुए सबका अटेंशन खींच रहे थे। दूसरी तरफ सनसोंग और उसकी माँ को किसी अर्जेंट काम की वजह से थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ा। वूरैंग ने पूछा, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? सनसोंग ने धीरे से सीक्रेट वाली स्माइल के साथ कहा, इंपॉर्टेंट काम है मॉम, म्यूजिक ड्रीम्स, मॉम समझ जाएगी। कुछ देर बाद सनसोंग की मुलाकात एन मैंगलान से हुई। दोनों म्यूजिक के बारे में बात करने लगे। एन मैंगलान बोली, म्यूजिक एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। ये कंपोजर के इमोशंस, थॉट्स और रियल लाइफ को एक्सप्रेस करती है। लेकिन किसी सॉन्ग का हिट होना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। टाइमिंग, लोकेशन, हार्मनी और सेलिब्रिटी इफेक्ट सब कुछ मैटर करता है। कभी एक यूनिक मेलोडी लोगों की क्यूरियोसिटी जगा देती है, तो कभी परफॉर्मेंस स्टाइल ही गाने को फेमस बना देती है। एन मैंगलान ने मुस्कुरा कर कहा, वो सच में जीनियस है। मिस सॉन्ग, अगर तुम्हें घर जाने की जल्दी नहीं है तो क्यों ना हम उससे थोड़ी देर और बात करें? एन मैंगलान ने बताया, मैंने आज दोपहर वूचान के साथ खुद कांटेक्ट किया था, लेकिन लगता है उसका डेब्यूट करने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वैसे मिस सॉन्ग, क्या तुम वूचान के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानती हो? सनसोंग ने अपने बाल पीछे करते हुए जवाब दिया, उसकी फैमिली एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में रामेन रेस्टोरेंट चलाती है। वैसे प्रॉब्लम उसकी फैमिली नहीं है, बस मुझे नहीं लगता मेरी बात सही है या नहीं। एन मैंगलान सोच में पड़ गई, फिर बोली, यहाँ सिर्फ हम दोनों ही हैं। तुम भी नहीं चाहती ना कि उसका इतना बड़ा टैलेंट ऐसे ही वेस्ट हो जाए? क्या वो किसी बात को छुपा रहा है? सनसोंग थोड़ी घबरा कर बोली, प्लीज ये बात सीक्रेट रखना एन मैंगलान, और उसके सामने कभी मत कहना। मुझे लगता है वूचान को एक वेल्दी लेडी ने शुगर बेबी बनाकर रखा हुआ है और वो बुढ़ी औरत उस पर बहुत स्ट्रिक्ट है। ये सुनकर एन मैंगलान थोड़ी कंफ्यूज हो गई। उसने पूछा, मिस सॉन्ग, क्या तुम श्योर हो? क्या तुमने उस औरत को कभी देखा है? सनसोंग ने सिर हिला दिया, नहीं कभी नहीं, लेकिन फोन पर बात हुई है। उसकी आवाज बहुत ठंडी और डरावनी थी और मुझे तो लगता है वो मेरी मॉम से भी बड़ी होगी। सबसे इरिटेटिंग बात तो यह है कि उसे लगता है कि मेरा और वूचान का कोई चक्कर है। एन मैंगलान अभी भी पूरी तरह कन्विंस नहीं हुई। तुमने उसे कभी देखा ही नहीं, फिर इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकती हो? सनसोंग ने समझाया, स्कूल के टाइम वूचान एक बिल्कुल ऑर्डिनरी लड़का था। कपड़ों पर बहुत कम पैसा खर्च करता था और हमेशा सिंपल रहता था। लेकिन ग्रेजुएशन के सिर्फ 2 महीने बाद वो लाखों के कपड़े पहनने लगा और लग्जरी सुपरकार चलाने लगा। अगर वो उस अमीर औरत के सपोर्ट में नहीं है तो इतने बड़े चेंजेस कैसे आ सकते हैं? एक बार मैंने उसकी हेल्प करने की भी ऑफर दी थी, लेकिन उसने बहुत पोलाइटली मना कर दिया और बात ही काट दी। क्या ये सब कुछ और भी ऑब्वियस नहीं बना देता? एन मैंगलान ने क्यूरियस होकर पूछा, तो क्या वूचान हैंडसम है? सनसोंग तुरंत बोले, हाँ बहुत हैंडसम है। मैं सच में वूचान को उस औरत से बचाना चाहती हूँ। उसके टैलेंट के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मिस एन, क्या हम मिलकर उस बुढ़ी औरत को उसकी लाइफ से हटा नहीं सकते? अगर वो औरत गायब हो गई तो वूचान पक्का डेब्यूट करने के लिए मान जाएगा। एन मैंगलान को यह सुनकर थोड़ी हंसी आ गई। उसने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। सनसोंग ने जल्दी से फोन निकाला और वूचान को कॉल कर दिया, उसे बचाने के इरादे से। दूसरी तरफ वूचान के साइड से कंबल के अंदर कुछ खड़बड़ाहट की आवाज आ रही थी। साथ ही रात की खामोशी में फोन जोर जोर से बज रहा था। असल में वूचान और ली रुबिंग कंबल के अंदर घुसाए एक चूहे को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ली रुबिंग ने धीरे से पूछा, हबी इतनी रात को कौन डिस्टर्ब कर रहा है? वूचान बस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, गुस्सा मत होना, जूनियर सॉन्ग का फोन है। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो सीनियर, क्या आप कल फ्री हैं? मिस एन कल डोंगाई आ रही है और वो आपसे मिलना चाहती है। वूचान ने जवाब दिया, सुबह तो मैं फ्री नहीं हूँ, लेकिन शाम को मिल सकता हूँ। सनसोंग बोली, ठीक है तो कल आफ्टरनून का ही प्लान फिक्स कर देते हैं। नीचे बैठी ली रुबिंग ध्यान से सब सुन रही थी। उसने थोड़ा सा मुंह फुलाकर पूछा, ये एन नाम मैं इतनी बार क्यों सुन रही हूँ? वूचान हंसता हुआ बोला, बस एक मीटिंग है, कोई बड़ी बात नहीं। ली रुबिंग ने नखरे से कहा, और हम अभी तक चूहा पकड़ भी नहीं पाए। वूचान उसके कान के पास जाकर धीरे से बोला, जी मैडम, मैं आपको डबल कॉम्पेंसेट करूंगा। गाइज, ये कैसा विशाल चूहा है, इसने तो खूकर ली रुबिंग को भी शिकायत करने पर मजबूर कर दिया।
अगली सुबह वूचान एक अपार्टमेंट में पहुंचा। अंदर से आवाज आई, टीचर वो आ गए। वूचान अंदर आते हुए बोला, तुम अभी भी यही रेंट पर रह रही हो? मैं रिसेंटली बहुत बिजी था इसलिए तुमसे मिलने का टाइम ही नहीं मिल पाया। शियाशिन एक बहुत ही खूबसूरत एप्रन पहने हुए किचन में खड़ी थी। वो मुस्कुरा कर बोली, कोई बात नहीं, मुझे भी थोड़ा ब्रेक मिल गया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। टीचर वो आए हैं तो मुझे उनकी अच्छी तरह मेहमान नवाजी करनी चाहिए। वूचान ने प्यार से शियाशाओ की कमर पकड़ ली। उसने थोड़ी झिझकते हुए जवाब दिया, टीचर वो मैं अभी कुकिंग कर रही हूँ, अभी थोड़ा इनकन्वीनियंट है, बाद में ठीक से बात करते हैं। वूचान धीरे से शियाशिन के कान के पास जाकर फुसफुसाया, डिंगलोंग डोंगाई आया था हॉस्पिटल में, कुछ देर रुककर वापस चला गया। मेरा अंदाजा है कि अब एक हाथ से उसके लिए फ्यूचर में कुछ भी करना काफी मुश्किल होगा। शियाशिन तुरंत समझ गए। उसे पता चल गया कि डिंगलोंग अपना एक हाथ खो चुका है और अब पहले जैसा कुछ कर नहीं पाएगा। उसके चेहरे पर खुशी की मुस्कान आ गई। ऑसम टीचर वू, थैंक यू। तभी शिनशिन भागते हुए आई और बोली, मॉम डिनर रेडी हो गया क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। शियाशिन मुस्कुरा कर बोली, बस ऑलमोस्ट रेडी है। तभी उसकी नजर वूचान पर पड़ी। शिनशिन खुशी से बोली, टीचर आज मुझे ड्राइंग सिखाओगे? वूचान ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, आज आफ्टरनून में थोड़ा बिजी हो, अगली बार पक्का सिखाएंगे। शिनशिन उसकी तरफ चमकती आंखों से देखने लगी। उसने मनी मन सोचा, ये कितना अच्छा लग रहा है, ये फीलिंग बहुत ही वार्म है, ऐसा लग रहा है जैसे अचानक मुझे एक घर मिल गया हो। उधर शियाशिन भी चुपचाप वूचान को देखती रही। उसने दिल ही दिल सोचा, टीचर वो आज के बाद आप जो भी कहेंगे, चाहे कुछ भी हो, मैं बिना मना किए मान जाऊंगी। मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। आफ्टरनून स्टारबक्स में जैसे पहले डिसाइड हुआ था, वूचान टाइम पर पहुंच गया। उसे देखते ही सनसोंग खुशी से हाथ हिलाती हुए बोली, सीनियर इधर। जैसे ही दोनों लड़कियों की नजर उस पर पड़ी, दोनों उसकी हैंडसम पर्सनालिटी और चार्मिंग लुक्स देखकर एक पल के लिए हैरान रह गई। वूचान ने सीधे अंदाज में कहा, सॉरी तुम लोगों को वेट करना पड़ा। एन मैंगलान ने खुद आगे बढ़कर उससे हैंडशेक किया। हेलो मिस्टर वू। फिर मुस्कुरा कर बोली, मिस्टर वू क्या आप आजकल इंटरनेट पर चल रहे डिस्कशंस देख रहे हैं? आपके बारे में लोग बात करना ही नहीं छोड़ रहे। चलिए पहले आपके सॉन्ग्स के बारे में बात करते हैं। इसके बाद तीनों करीब आधे घंटे तक सिर्फ म्यूजिक और वूचान के गाने के बारे में बात करते रहे। कुछ देर बाद एन मैंगलान ने फिर से उसे समझाने की कोशिश की, मिस्टर वू मुझे लगता है आप बहुत टैलेंटेड है, म्यूजिक की आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत कमाल की है, लेकिन फिर भी आप डेब्यूट क्यों नहीं करना चाहते? उसकी बात पूरी होने से पहले ही वूचान ने हाथ उठाकर मना कर दिया, मिस एन म्यूजिक मेरा एम्बिशन नहीं है। ये सुनकर एन मैंगलान अपनी फीलिंग्स रोक नहीं पाई। उसने थोड़ी तेज आवाज में कहा, लेकिन मुझे लगता है कि आप म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत बड़ी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। या फिर क्या इंटरनेट पर जो रूमर्स चल रहे हैं वो सच है? क्या आपकी शुगर मम्मी गर्लफ्रेंड आपको डेब्यूट करने ही नहीं देती? ये सुनते ही सनसोंग के मुंह में जो पानी था वो सीधा बाहर निकल गया। उसने तो पहले ही एन मैंगलान को मना किया था कि ये बात वूचान के सामने मत बोलना, लेकिन एन मैंगलान ने खुद ही सीधा बॉम्ब फोड़ दिया। वूचान ने धीरे से अपनी ठंडी और डरावनी नजर सनसोंग पर डाली। सनसोंग बिल्कुल डरी हुई हिरन की तरह सिकुड़ गई। उसने बेचारी से शक्ल बना ली जैसे उसने कुछ पता ही ना हो। वूचान ने शांत लेकिन पक्के लहजे में कहा, मुझे डेब्यूट करना है या नहीं इस बात का फैसला कोई और नहीं करेगा, मैं खुद नहीं करना चाहता, बस इतनी सी बात है। एन मैंगलान बोली, मिस्टर वू मैं अभी भी आपके थॉट्स को पूरी तरह समझ नहीं पा रही। ऐसे करते हैं मेरी एक रिक्वेस्ट मान लीजिए, मुझे आप और आपकी गर्लफ्रेंड को डिनर पर इनवाइट करने दीजिए। वूचान ने सिर हिला दिया, ठीक है। फिर उसने पूछा, कब मिलना सही रहेगा? एन मैंगलान ने बिना घुमाए सीधा जवाब दिया, आज रात ही मिलते हैं। वूचान मुस्कुराया, ठीक है आज रात। उस रात एक बहुत ही लग्जरियस रेस्टोरेंट में जैसे ही वूचान और लिरुबिंग वहां पहुंचे, उनका शानदार वेलकम किया गया। रेस्टोरेंट के स्टाफ की तो लंबी लाइंस बनी हुई थी। सब एक साथ झुककर बोले, मिस्टर और मैडम वेलकम, प्लीज इस तरफ। लिरुबिंग को थोड़ा अजीब लगा। उसने धीरे से पूछा, हनी क्या तुम्हारी फैमिली ने कभी इतना ग्रैंड डिनर अरेंज किया है? ये थोड़ा ज्यादा एग्जैजरेटेड लग रहा है। वूचान हंस पड़ा, सच बताओ मिस लिन, स्टूडेंट सॉन्ग ने हमारे रिलेशनशिप को पूरी तरह गलत समझ लिया है। उसे लगता है मैं कोई हैंडसम और मासूम लड़का हूँ जिसे एक अमीर शुगर मॉमी पाल रही है, और लगता है एन मैंगलान भी उसी रूमर पर बिलीव कर बैठी है। लिरुबिंग जो एक बेहद खूबसूरत कीपा पहनी हुई थी, उसे प्यार से वूचान का बाजू पकड़ लिया। फिर कॉन्फिडेंस से बोली, जब ऊपर वाले सीधे ना हो तो नीचे वाले टेढ़े ही होते हैं। मैं भी देखना चाहती हूँ इस बैंक्वेट में आज और कौन सा नया ड्रामा शुरू होने वाला है। चलो डार्लिंग अंदर चलते हैं। फिर दोनों साथ में अंदर चले गए। वूचान ने सबको देखकर कहा, सॉरी सबको वेट करना पड़ा। लिरुबिंग बिल्कुल जंगल की शेरनी की तरह कॉन्फिडेंट अंदाज में आगे बढ़ी। उसकी आंखों में एक क्वीन जैसा कॉन्फिडेंस चमक रहा था। ये देखकर सनसोंग थोड़ी हैरान रह गई। वो धीरे से बोली, सीनियर तो आप आ गए, और ये लेडी? वूचान ने प्यार से लिरुबिंग की कमर पर हाथ रखा और बोला, तुम लोग इसी लेडी को वेलकम डिनर देना चाहते थे ना, ये मेरी गर्लफ्रेंड है लिरुबिंग। ये सुनते सनसोंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो दोनों की तरफ सीधा देख पाए। दूसरी तरफ एन मैंगलान बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस खड़ी रही। वूचान ने इंट्रोडक्शन करवाया, ये मेरी जूनियर क्लासमेट सनसोंग है और ये है एन मैंगलान। सनसोंग ने जब लिरुबिंग को ध्यान से देखा तो वह हैरानी से रह गई। ये सीनियर की गर्लफ्रेंड है, इतनी यंग और इतनी खूबसूरत, बिल्कुल वैसे नहीं जैसे मैंने इमेजिन किया था।
उधर एन मैंगलैंड के दिमाग में एक और ख्याल चल रहा था, उसका नाम ली रूबिंग है। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर ये वाकई उसी ली फैमिली से बिलोंग करती है? ली रूबिंग ने बड़े प्यार से मुस्कुरा कर कहा, मिस एन, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। उसकी मुस्कान जैसे कह रही हो, हाँ वही ली फैमिली जिसके बारे में तुम सोच रही हो। एन मैंगलैंड ने भी मुस्कुरा कर उसका वेलकम किया। फिर ली रूबिंग ने सनसोंग की तरफ देखकर कहा, सनसोंग, मुझे यकीन है कि तुम मुझे अभी भी याद करती होगी। पिछली बार फोन पर हमारी बात हुई थी। सनसोंग थोड़ी घबरा गई और हकलाते हुए बोली, हाँ याद है, फोन पर भी आपकी आवाज बिल्कुल ऐसी ही थी। वूचैन ने देखा कि दोनों लेडीज की ग्रीटिंग्स काफी लंबी हो रही है, तो वो बीच में बोल पड़ा, चलो पहले ऑर्डर करते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। सीनियर को बीच में बोलते देखकर सनसोंग ने चैन की सांस ली। ली रूबिंग की शेरनी जैसी पावरफुल ऑरा के सामने उसकी हालत पहले ही खराब हो चुकी थी। दूसरी तरफ वूरैंग अपने सबऑर्डिनेट की रिपोर्ट सुन रही थी। मैडम एन मैंगलैंड और सनसोंग इस वक्त मिस्टर वू और मिस ली के साथ डिनर कर रहे हैं। ये सुनते ही वूरैंग ने तुरंत ऑर्डर दिया, उन पर नजर रखो, किसी भी तरह की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मैं अभी वहाँ पहुँच रही हूँ। उसने मन ही मन सोचा, अगर सनसोंग और एन मैंगलैंड म्यूजिक की बातें करते हुए रात भर बाहर रहे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर वो मेरी सबसे बड़ी राइवल ली रूबिंग के साथ डिनर कर रही है तो मुझे खुद जाकर देखना पड़ेगा। टेबल पर एन मैंगलैंड ने फिर से बात म्यूजिक की तरफ मोड़ दी। मिसली, मिस्टर वू के सॉन्ग सोशल मीडिया पर बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, अगर उन्हें जीनियस कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अगर वो ऑफिशियली सिंगर के तौर पर डेब्यूट कर ले तो म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम बन जाएगा। ये सुनकर ली रूबिंग ने अपना ग्लास वूचैन के ग्लास से हल्का सा टकराया, फिर मुस्कुरा कर बोली, ऐसा है तो डार्लिंग, मेहनत जारी रखो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एन मैंगलैंड को लगा सब कुछ स्मूथली चल रहा है तो वो सीधा अपनी असली बात पर आ गई। मिसली, सच कहूं तो मैंने आज का डिनर मेनली इसलिए अरेंज किया था ताकि मैं आपसे मिस्टर वू के डेब्यूट के बारे में बात कर सकूं। अगर वो हमारी कंपनी ज्वाइन करते तो मैं गारंटी देती हूँ कि उन्हें सबसे बेस्ट रिसोर्सेज और सपोर्ट मिलेगा। ली रूबिंग ने आराम से वाइन का सिप लिया, फिर शांत आवाज में बोली, अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है तो उससे पूछे, इस मामले में मिस एन और मेरे बीच डिस्कस करने जैसा कुछ भी नहीं है। वूचैन भी बोल पड़ा, जैसे मैंने आज आफ्टरनून ही कहा था, ना मैं डेब्यूट करूंगा ना ही म्यूजिक इंडस्ट्री में एंटर करूंगा। एन मैंगलैंड ने फिर ली रूबिंग की तरफ देखकर कहा, मिसली, मुझे नहीं पता मिस्टर वू को किस बात की कंसर्न या टेंशन है, लेकिन मुझे लगता है शायद। ली रूबिंग ने उसकी बात काट दी, क्या तुम कहना चाहती हो कि मेरी वजह से वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं जा पा रहा? एन मैंगलैंड ने सीधा वूचैन की तरफ देखा, मिस्टर वू, अगर बुरा ना माने तो आप अभी क्या काम करते हैं? वूचैन ने कैजुअली जवाब दिया, मैं ताइवान फैशन कंपनी में मिस ली का असिस्टेंट हूँ। ये सुनकर एन मैंगलैंड की आंखें खुल गई, उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने दोबारा पूछा, आप मिस ली के असिस्टेंट हैं? वूचैन ने सीधा जवाब दिया, बिल्कुल। ये सुनते एन मैंगलैंड के पास वूचैन को और मनाने की कोई वजह ही नहीं बचे, उसने बस दिखावा किया कि वो मान गई है। इसी बीच वूचैन खड़ा हुआ, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ, तुम लोग खाना कंटिन्यू करो, और वो वहाँ से चला गया। जैसे ही डिनर का मेन कैरेक्टर टेबल से गया, एन मैंगलैंड ने तुरंत अपना असली अटैक शुरू कर दिया। अगर मिस्टर वू म्यूजिक इंडस्ट्री में नहीं आए तो सिर्फ उनका ही नहीं, पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री का नुकसान होगा। अगर मिस ली वाकई उनकी भलाई चाहती है तो उन्हें समझाना चाहिए। ली रूबिंग ने बिना एक्सप्रेशन बदले जवाब दिया, अगर तुम वूचैन को समझा या कंट्रोल कर सकती तो आज हमारे साथ डिनर नहीं कर रही होती। शेरनी की इंस्टिंक्ट एकदम एक्टिव हो चुकी थी। ली रूबिंग ने सीधा एन मैंगलैंड की आंखों में देखते हुए पूछा, मिस एन, मैं तुम्हें ज्यादा टाइम से नहीं जानती, लेकिन मुझे लगता है तुम मेरे वूचैन में काफी इंटरेस्टेड हो। यह सुनते ही सनसोंग शर्मा गए, उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिस ली इतनी सीधी बात बोल देगी। एन मैंगलैंड थोड़ी ऑकवर्ड हो गई, मिस ली आप गलत समझ रही है, मैं सिर्फ उनके टैलेंट को अप्रिशिएट करती हूँ, मेरा कोई और इंटेंशन नहीं है। लेकिन ली रूबिंग पीछे हटने वाली नहीं थी, उसने हल्का सा मुस्कुराकर एक और डेंजरस सवाल पूछा, अच्छा तो ऐसा है तो फिर तुम उसके साथ मर्द और औरत का रिश्ता कब बनाओगी? ये सुनते एन मैंगलैंड एक पल के लिए चुप हो गई। सनसोंग तो इतनी नर्वस हो गई कि उसने सीधा नजरें ही झुका ली, उसने अपनी ड्रेस को जोर से पकड़ लिया। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, सीनियर की गर्लफ्रेंड तो सच में बहुत ही स्कैरी है। लेकिन एन मैंगलैंड भी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी, उसने सीधा जवाब दिया, सच कहूँ तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हैं, और जो आप कह रही है वो काफी रूड भी है। ली रूबिंग ने बेकार खड़े बॉडीगार्ड्स की तरफ हल्का सा इशारा किया, फिर शांत आवाज में बोली, अच्छा तो इतने सारे बॉडीगार्ड्स को बाहर खड़े रखना पोलाइट है? ये सुनते ही सनसोंग एकदम घबरा गई, वो तुरंत खड़ी हो गई और झुककर बोली, मिस ली, बॉडीगार्ड्स मैंने अरेंज किए थे, मुझे माफ कर दीजिए, आई एम सॉरी। ली रूबिंग भी धीरे से खड़ी हुई, उसने ठंडे लहजे में कहा, जब बड़े लोग बात कर रहे होते हैं तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। फिर वो धीरे धीरे एन मैंगलैंड के बिल्कुल सामने जाकर खड़ी हो गई, उसकी प्रेजेंस ही इतनी पावरफुल थी कि हवा तक भारी लगने लगी। वो बोली, मिस एन, जब तुम मेरे वूचैन को इतना पसंद करती हो तो कब मूव करने का प्लान है? एन मैंगलैंड भी तुरंत खड़ी हो गई, उसने सीधा जवाब दिया, हाँ मैं खुद उनसे मिलने आई थी, लेकिन सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट और डेब्यूट की बात करने, उसके साथ और कुछ करने के लिए नहीं। और वैसे भी आज हमारी पहली मुलाकात है, मुझे समझ नहीं आ रहा आप मुझ पर शक क्यों कर रही है या बिना वजह ओवरथिंक कर रही है।
दोनों की पावरफुल और ऐसे टकरा रही थी जैसे दो जलती हुई आग एक दूसरे को निगलने की कोशिश कर रही हो। लिरुबिंग ने अपने हाथ फोल्ड किया और मुस्कुरा कर बोली, ठीक है तो फिर दोनों ऑनेस्टली बात करते हैं। मैं एक बार फिर पूछती हूँ, क्या तुम पूरी तरह श्योर हो कि तुम्हारा उसके साथ कभी कुछ नहीं होगा? एन मैंगलान ने बिना झिझक जवाब दिया, बिल्कुल श्योर, पूरी तरह से श्योर। लिरुबिंग के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे मछली खुद ही कांटे में फंस चुकी हो। वो बोली, मुझे यकीन नहीं, आखिर मेरा वूचन लोगों से घुलने मिलने में बहुत अच्छा है और उसके फैंस भी उस पर बहुत प्यार करते हैं। फिर उसने सीधा एन मैंगलान की आंखों में देखकर कहा, क्यों ना हम दोनों एक बैट लगा ले। एन मैंगलान ने पूछा, बैट? किस बात की बैट? लिरुबिंग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यही कि तुम वूचन से प्यार करोगी या नहीं। डेडलाइन एक महीना है, हिम्मत है तो बैट एक्सेप्ट करो या डर गई। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट के बाहर वूचैन की मुलाकात वूरैंग से हो गई। उसे देखते ही वूचैन थोड़ा हैरान रह गया। वूरैंग सीधा उसके पास आई और थोड़ी गुस्से वाली आवाज में बोली, मेरे छोटे हस्बैंड अंदर क्या चल रहा है? सनसोंग लिरुबिंग के साथ डिनर क्यों कर रही है? कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं? वूचैन ने शांत होकर समझाया, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। सनसोंग को लगता है कि मैं किसी शुगर मॉमी के सपोर्ट में हूँ। ये सुनते ही वूरैंग घबरा गई, क्या मैं तुम्हारा ख्याल रखती हूँ? तो फिर लिरुबिंग वाला मामला उसे कब पता चला? वूचैन हंस पड़ा, सिस्टर वूरैंग आप क्या सोच रही है? उसे लगता है कि लिरुबिंग मेरी शुगर मॉमी है, बस इतनी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। वूरैंग के लहजे में हल्की सी जलन थी। वो बोली, समझ गई, तो फिर तुम ही सबके साथ गेम खेल रहे हो? इतनी सारी चालें? वैसे तुम एन मैंगलान को इतना अट्रैक्ट क्यों कर रहे हो? वूचैन ने तुरंत कहा, सिस्टर वूरैंग गलत मत समझिए, आज मेरी और एन मैंगलान की पहली ही मुलाकात है। वूरैंग प्यार से उसकी शर्ट पकड़कर बोली, बदमाश अभी भी एक्टिंग कर रहे हो? ठीक है तुम पहले अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। वूचैन वापस डाइनिंग रूम में आया। अंदर आते ही उसने महसूस किया कि माहौल काफी ऑकवर्ड हो चुका है। वह हैरानी से बोला, सब इतने चुप क्यों है? क्लासमेट सॉन्ग, बताओ क्या हुआ? लिरुबिंग और एन मैंगलान दोनों मुंह फुलाए बैठी थी, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। आखिर सनसोंग ने घबराते हुए बोला, शुरू ही किया था कि एन मैंगलान खुद बीच में बोल पड़ी, मिस ली और मैंने एक बेट लगाई है। उनका कहना है कि मैं तुमसे प्यार कर बैठूंगी और उन्होंने तो ये भी पूछ लिया है कि मैं तुम्हारे साथ कब रिलेशनशिप में आऊंगी। वूचैन एक पल के लिए रुक गया, फिर हंसते हुए बोला, अच्छा तो बेट की कंडीशंस क्या है? एन मैंगलान ने जवाब दिया, अगर मैं हार गई तो मुझे सबके सामने घुटनों पर बैठकर मिस ली से माफी मांगनी होगी। अब वूचैन को पूरी बैट समझ आ गई। उसने बस मजबूरी वाली स्माइल दी, तुम लोग भी ना कितनी बोरिंग चीजों पर बैट लगाते हो। लिरुबिंग ने भाई उठाकर कहा, बोरिंग? मैं तो सिर्फ तुम्हें याद दिला रही हूँ। फिर वो वूचैन के और करीब आई, तुम अभी भी मेरी बात नहीं समझते। फिर उसने सीधा एन मैंगलान की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम बैट जीतना चाहती हो तो अगले एक महीने तक तुम दोनों का मिलना ही बंद कर दो। एन मैंगलान ने मनी मन सोचा, ये लिरुबिंग सच में कितनी मेहनत कर रही है सिर्फ इसलिए कि मैं मिस्टर वू के करीब ना आ जाऊं। अफसोस, मुझे वैसे भी उनमें उस तरह का इंटरेस्ट नहीं है। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोली, चाहे मिस्टर वू डेब्यूट करे या नहीं, मिस सॉन्ग तो हमारे साथ म्यूजिक पर काम करती ही रहेगी, तो मिलना तो वैसे भी होगा। मुझे यकीन है हमारी कोलैबोरेशन बहुत अच्छी रहेगी, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर उसने वूचैन की तरफ देखकर पूछा, मिस्टर वू आप भी ऐसा ही सोचते हैं ना? वूचैन ने मुस्कुराकर उससे हैंडशेक किया, बिल्कुल, हैप्पी कोलैबोरेशन, अच्छे से मिलकर काम करेंगे। तब सनसोंग जल्दी से बोली, ये सब बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, पहले खाना खा लेते हैं, फूड ठंडा हो रहा है। तभी रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला। वूरैंग अंदर आई। अंदर आते ही वो मुस्कुरा कर बोली, अरे वाह कितना लाइवली एटमॉस्फेयर है, मिस ली और मेरी बेटी साथ में डिनर कर रही है और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। वूरैंग को देखते ही लिरुबिंग हल्का सा सतर्क हो गए। उसने मनी मन सोचा, लगता है असली मुश्किल अब शुरू हुई है। एन मैंगलान भी हैरान रह गए, सनसोंग की माँ ये यहाँ क्या कर रही है? अपनी माँ को देखते ही सनसोंग तुरंत उनके पास भाग गई और गले लगाकर बोली, मॉम आप यहाँ कैसे? वूरैंग ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, क्या मैं नहीं आ सकती? फिर उसकी नजर वूचैन पर पड़ी। वो मुस्कुराकर बोली, अरे लिटिल वू तुम भी यही हो? वूचैन ने पोलाइटली जवाब दिया, हेलो प्रेसिडेंट वू। लिरुबिंग इन दोनों के असली रिलेशनशिप को अच्छी तरह जानती थी, इसलिए उसने बस चुपचाप रहना ही ठीक समझा। वूरैंग ने फिर एन मैंगलान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मिस एन फिर से मुलाकात हो गई। उसके बाद वो अपनी बेटी के कान के पास जाकर धीरे से बोली, बताओ कॉन्ट्रैक्ट के बात के अलावा क्या डिस्कस हो रहा है? सनसोंग भी धीरे से फुसफुसाई, सीनियर की गर्लफ्रेंड ने मिस एन के साथ बेट लगाई है कि वो सीनियर से प्यार करेगी या नहीं। ये सुनकर वूरैंग के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने मनी मन सोचा, लिरुबिंग के ट्रिक्स तो बस इतने ही है, मजा तो तब आएगा जब मैं भी गेम में उतरूंगी। फिर उसने अपना ग्लास उठाया, चलिए सब मिलकर एक टोस्ट करते हैं, मिस एन, सनसोंग और लिटिल वू की सक्सेसफुल कोलैबोरेशन के नाम और सबका फ्यूचर स्मूथ रहे। सबने अपने ग्लासेस उठाए और एक ही बार में खाली कर दिए। 2 घंटे बाद सनसोंग पूरी तरह नशे में थी। वो वूरैंग के भाव में गिरती हुई बोली, मॉम सीनियर लगता है मैं थोड़ी नशे में हूँ। वूरैंग ने प्यार से कहा, सनसोंग ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। सनसोंग लड़खड़ाते हुए बाहर निकल गए। मिस एन सीनियर मैं पहले घर जा रही हूँ, नए सॉन्ग के बारे में बाद में बात करेंगे। जैसे वो बाहर निकली लिरुबिंग को अचानक कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसके दिमाग में एक ही ख्याल आया, कहीं वूरैंग कोई नई चाल चलने की प्लानिंग तो नहीं कर रही।
जैसे ही रूम का दरवाजा बंद हुआ, अंदर का माहौल अचानक थोड़ा हैवी और ऑकवर्ड हो गया। वूरैंग ने बिना किसी झिझक के अपना कोट उतार दिया। फिर वो सीधा वूचन के पास आई और प्यार से उसके गाल पर किस कर दिया। ली रुबिंग बस आंखें बंद करके अपनी जलन को चुपचाप सह गई। मुझे पता ही था, ये पागल औरत। दूसरी तरफ एन मैंगलान ये सब देखकर पूरी तरह शॉक हो गए। उसने मनी मन सोचा, सन सॉन्ग की मॉम मिस्टर वू के साथ इतनी फ्लर्ट क्यों कर रही है, आखिर चल क्या रहा है। उसे तो ये भी लग रहा था जैसे वूरैंग जानबूझकर सबके सामने अपनी टेरिटरी डिक्लेयर कर रही हो। उसके दिमाग में कल से लेकर अब तक के सारे सीन्स घूमने लगे। पहले ली रुबिंग बिना किसी वजह के वूचन के इतनी क्लोज थी और अब सन सॉन्ग की माँ भी वही कर रही है। जब से वो वूचन से मिली थी तब से ही उसे लग रहा था कि कुछ तो अजीब है। वूरैंग प्यार से वूचन की चिन को छूने लगी। वूचन ने हैरानी से पूछा, सिस्टर रैंग आप क्या कर रही हैं? वूरैंग मुस्कुरा कर बोली, क्या हुआ, क्या मैं अपने लिटिल हबी को किस भी नहीं कर सकती? ली रुबिंग ने सीधा अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसे यह पब्लिक अफेक्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वूरैंग हंसी और बोली, वो तो जा चुकी है ना, कोई बात नहीं, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। ये देखकर एन मैंगलान एक बार फिर हैरान रह गई। लिटिल हबी, और सबसे बड़ी बात, ऐसे लग रहा था कि मिस ली को भी इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पहले से सब पता है। ली रुबिंग ने देखा कि एन मैंगलान अभी भी सोच में डूबी हुई है। उसने आवाज लगाई, मिसन मिसन। एन मैंगलान होश में आई, आई एम सॉरी, मैं थोड़ी देर के लिए खो गई थी, सॉरी। ली रुबिंग ने अपनी चिन हाथ पर टिकाते हुए कहा, मैंने पहले भी कहा था मेरा वूचन औरतों के लिए बहुत डेंजरस है। ये सुनकर एन मैंगलान थोड़ी ऑकवर्ड हो गई। उसने मनी मन सोचा, बिजनेस की बात करते करते पता नहीं ये सब किस डायरेक्शन में चला गया। फिर उसने खुद से कहा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद मैं मिस्टर वू से थोड़ा डिस्टेंस ही रखूंगी। दूसरी तरफ वूरैंग अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। उसका असली मकसद पूरा हो चुका था। उसने अपनी टेरिटरी मार्क कर दी थी। अब एन मैंगलान खुद ही वूचन से डिस्टेंस मेंटेन करेगी। 1 महीना तो आराम से निकल जाएगा। ली रुबिंग, मैं सच में तुम्हारा हारा हुआ चेहरा देखना चाहती हूँ। अगली सुबह बैंक्वेट जैसे उस डिनर मीटिंग के बाद एन मैंगलान ने आंखें खोली। वो खिड़की के पास गई और कर्टन्स खोल दिए। सुबह की धूप रूम में भर गई। उसने बाहर का नजारा देखते हुए गहरी सांस ली। शायद आज कोई नई मेलोडी या लिरिक्स लिख पाऊंगी। लेकिन आधे घंटे बाद वो मसाज चेयर पर बैठी अपना सिर पकड़े बैठी थी। उसका सिर दर्द से फट रहा था। एक भी लाइन लिख नहीं पा रही। मुझे बिल्कुल इंस्पिरेशन नहीं मिल रही। वो सिर पकड़कर कहरा उठी। फिर उसने सोचा, मेरे दिमाग में तो सिर्फ मिस्टर वू ही घूम रहे हैं, ये आखिर हो क्या रहा है। उसने थोड़ी झिझक के साथ फोन उठाया। सोचा कि वूचन को मैसेज करके म्यूजिक और कोलैबोरेशन के नाम पर मिल लेती हूँ। शायद काम की बात होगी तो दिमाग भी शांत हो जाएगा। लेकिन अगले पल उसने फोन दूर रख दिया। मनी मन चीख उठी, हाँ लेकिन वो सच में डेंजरस भी हो सकता है। उसने ली रुबिंग की बात याद की। ये वूचन औरतों के लिए सच में किसी जादू से कम नहीं है। वो काफी देर तक सोचती रही, तो क्या कोलैबोरेशन ही कैंसिल कर दूं? फिर उसने खुद को जवाब दिया, मैं बिना वजह क्यों गिव अप करूं? मुझे डर किस बात का है? उसकी पर्सनल लाइफ उसका मैटर है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। हम सिर्फ म्यूजिक पर कोलैबोरेट करेंगे। दूसरी तरफ ली रुबिंग ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी तैयार हो रही थी। उसने पूछा, डियर, मैं और शिनियन शॉपिंग पर जा रहे हैं, तुम भी चलोगे? वूचन अपने कपड़े ठीक करते हुए बोला, तुम लोग जाओ, आज मेरा थोड़ा काम है। ली रुबिंग ने तुरंत पूछा, कैसा काम? कहीं एन मैंगलान से मिलने तो नहीं जा रहे हैं? वूचन ने बिना कुछ छुपाए जवाब दिया, हाँ उसी से मिलने जा रहा हूँ। ली रुबिंग हैरान होकर बोली, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि वो तुमसे कांटेक्ट करेगी? कल तो वूरैंग ने जानबूझकर उसे तुमसे डिस्टेंस रखने की एक्टिंग की थी। वूचन ने मुस्कुराकर अपना फोन उठाया, ऐसा कुछ नहीं होगा, देखो उसका फोन आ गया। ली रुबिंग ने थोड़ी नखरे वाली शक्ल बनाई, लगता है तुम उसे काफी अच्छी तरह समझते हो। वूचन मुस्कुराकर बोला, भूल गई, मैं बिजनेस इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हूँ। ली रुबिंग बस मजबूरी में हंस पड़ी, ठीक है, तुम तो सब कुछ पहले से ही जानते हो, जाओ मैं सुशिनियन के साथ शॉपिंग चली जाऊंगी। सिंचन रेस्टोरेंट के सेकंड फ्लोर पर एन मैंगलान पहले ही वहाँ आकर वेट कर रही थी। कुछ देर बाद वूचन भी वहाँ आ गया। एन मैंगलान ने अपना मास्क नीचे किया और बोली, मिस्टर वू, मुझे लगता है कि अगर आप सिर्फ इस सॉन्ग के लिए गाने लिखते रहेंगे तो ये कोलैबोरेशन बहुत इनडायरेक्ट और रिस्की रहेगा। आप सीधा हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं साइन कर लेते? वूचन ने उसकी सीरियस एक्सप्रेशन देखी, फिर धीरे से बोला, इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अभी हम एक दूसरे को इतना अच्छे से जानते भी नहीं। क्या पता मैं ऐसी कंडीशन से आप प्राइस रख दूं जो आप कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगी। एन मैंगलान थोड़ी कंफ्यूज हो गई। उसने पूछा, ऐसी कौन सी कंडीशंस और कैसा प्राइस? वूचन ने बिल्कुल शांत लहजे में कहा, मान लीजिए मैं अपना खुद का स्टूडियो खोलूं और मिस एन अपनी कंपनी के 50% शेयर देकर मेरा स्टूडियो एक्वायर कर ले, कैसा रहेगा? एन मैंगलान शॉक होकर बोली, मिस्टर वू, मेरी कंपनी का टैंग फैमिली से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यूएशन 3 बिलियन से भी ज्यादा है और आप म्यूजिशियन बन के ज्वाइन होते ही सीधा 50% शेयर मांग रहे हैं। मिस्टर वू, ये मजाक है। अपनी बात के बीच एन मैंगलान हल्की सी हंसी। मनी मन उसने सोचा, परफेक्ट, काम की बात करते ही मेरा दिमाग इससे बिल्कुल फ्री हो गया। लगता है कल मैं ज्यादा ही सोच रही थी, अब सब नॉर्मल लग रहा है। वूचन ने उसका रिएक्शन देखा और मुस्कुरा कर बोला, इसलिए तो मैंने पहले ही कहा था कि आप मेरी कंडीशन कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। एन मैंगलान ने उसे देखा और मनी मन सोचा, बिल्कुल, पहले सन सॉन्ग से बात करके मुझे लगा ही था कि शायद इसका नेचर ही ऐसा है, थोड़ा ग्रीडी टाइप।
वूचैन फिर सीरियस होते हुए बोला, पहले हम फ्रीलांस बेसिस पर कोलैबोरेट करते हैं। मैं एक सॉन्ग लिखूंगा और उसका वन टाइम पेमेंट ले लूंगा। वैसे मिस एन को किस टाइप का सॉन्ग पसंद है, कौन सा जॉनर, मैं अभी इसी वक्त लिख देता हूँ। एन मैंगलान ने उसे शक भरी नजरों से देखा। उसने मन ही मन सोचा, यही बैठकर सॉन्ग कंपोज कर देगा, इतना भी आसान नहीं होता। उसके दिमाग में वूचैन के ऑनलाइन वायरल्स हुए दोनों गाने आ गए। उसने तुरंत कंक्लूजन निकाल लिया, पक्का वो गाने पहले से लिखे हुए थे और कल रात ही मुझे पता चल गया कि वूरैंग और ये लवर्स हैं। ये बस पहले से लिखा हुआ सॉन्ग निकाल कर सन सॉन्ग के सामने टैलेंट दिखाता होगा ताकि अपने लवर के सामने पॉइंट स्कोर कर सके। एन मैंगलान के चेहरे पर हल्की सी नफरत भरी स्माइल आ गई। वो बोली, ब्रदर वो अगर हमें कोलैबोरेट करना है तो एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए। इतने छोटे मोटे ट्रिक्स खेलने की कोई जरूरत नहीं। ये सब नाइव लड़कियों को शायद इम्प्रेस कर दे, लेकिन मुझे नहीं। वूचैन ने बिना घबराए जवाब दिया, मिस एन अगर मैं ऑनेस्ट नहीं होता तो मैं आपसे 50% इक्वालिटी मानता ही नहीं, और ना ही ये कहता कि जो चाहे वही लिख देता हूँ। अगर आपको यकीन नहीं तो अभी लिख देता हूँ। एन मैंगलान ने भी बिना पीछे हटे जवाब दिया, ठीक है अगर ब्रदर वो लाइव कंपोज करना ही चाहते हैं तो लिखिए। फिर उसने पेपर और पेन उसकी तरफ बढ़ा, और हाँ इस बार मेरे लिए लिखिए, सन सॉन्ग के लिए नहीं। वूचैन ने पेन और पेपर लिया और शांति से बैठकर लिखना शुरू कर दिया। एन मैंगलान सामने बैठकर अपनी चिन हाथ पर टिकाए उसे देखने लगी। मनी मन सोच रही थी, इतने आसानी से कोई इतना पॉपुलर सॉन्ग कैसे लिख सकता है। कुछ ही देर बाद वूचैन ने पेपर उसकी तरफ बढ़ा दिया। 7 गाने लिख दिए हैं, देखिए मिस एन को जो पसंद आए वो चूज कर लीजिए। एन मैंगलान एकदम से स्टन रह गई। 7 इतने देर में एक सॉन्ग कंपोज हो जाए वही बहुत बड़ी बात होती है, और इसने 7 लिख दिए। उसने एक एक करके सारे सॉन्ग्स पढ़ना शुरू किए। जितना पढ़ती गई उतना ही ज्यादा शौक होती गई। सच में 7 अलग अलग गाने थे और हर एक का जॉनर बिल्कुल डिफरेंट, जैज, कंट्री, रॉक, रैप, फोल्क, एक भी दूसरे जैसा नहीं। वूचैन मुस्कुराकर बोला, मिस एन इतनी बार देख चुकी है, आप बताइए कौन सा चूज करेंगी। एन मैंगलान को अचानक महसूस हुआ कि उसका पहले वाला एटीट्यूड काफी रूड था। उसे बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने हल्का सा अपना चेहरा छुपाया और धीरे से बोली, पहले इन्हें गाकर देख सकते हैं, अभी डिसाइड नहीं कर पा रही। वूचैन ने बिना झिझक जवाब दिया, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद एन मैंगलान ने एक एक करके 7 गाने गाकर देखे। हर गाना खत्म होने के बाद उसकी आंखों में चमक और बढ़ती गई। वो एक्साइटेड होकर बोली, लोनली नाइफ का रिदम इतना एनर्जेटिक है कि ऑडियंस जरूर एंजॉय करेगी। 3 जनरेशनल ऑफ फायरवर्क्स के इमोशनल डायलॉग्स पर मुझे थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यू आर द क्वीन सिंपल शुरू होता है और धीरे धीरे एक ग्रैंड यूरोपियन स्टाइल फील देता है। कैसल ऑफ लव के लिरिक्स और मेलोडी इतनी इनोसेंट और क्यूट है। प्लीज डोंट लुक बैक में जबरदस्त रॉक एंड रोल वाइब है। गैलेक्सी रैप के थ्रू एक नई साइफाई स्टोरी सुनाता है। और आखिरी गाना फाइनल चैप्टर एक नॉस्टैल्जिक फोक स्टाइल सॉन्ग है जो सपनों के बारे में बात करता है। जो मैं गाती हूँ वही मेरी असली पहचान है। ये गाना गाते गाते एन मैंगलान की आंखें भर आई। उसने मनी मन सोचा, शायद यही मेरा आखिरी मौका है। बचपन में बिना किसी टेंशन के म्यूजिक का सपना देख सकती थी, लेकिन अब पापा की तबीयत खराब होती जा रही है। फैमिली बिजनेस भी मुझे संभालना पड़ेगा। शायद फ्यूचर में मुझे कभी अपने म्यूजिक के सपने पूरे करने का मौका ही ना मिले। वूचैन ने देखा कि वो कहीं खो गई है। उसने धीरे से पूछा, मिस एन डिसीजन ले लिया। एन मैंगलान के चेहरे पर खुशी आ गई। वो बोली, हाँ मैं डिसाइड कर चुकी हूँ, मुझे 7 गाने चाहिए। इन सबको मिलाकर एक एल्बम बनाएंगे और उस एल्बम का नाम होगा फाइनल चैप्टर। ये कहने के बाद एन मैंगलान सीधी खड़ी हुई। उसने गहरा झुककर वूचैन को सैल्यूट जैसा वो किया और जोर से बोली, ब्रदर वो सबसे पहले मुझे आपसे माफी मांगनी है। मैंने आपकी एबिलिटी पर शक किया, ये मेरी गलती थी। आप सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी म्यूजिशियन है जिसे मैं कभी मिली हूँ। मेरे पहले वाले रूड वर्ड्स के लिए मैं दिल से माफी मांगती हूँ। वूचैन ने बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने उसके पास जाकर उसे सीधा खड़ा किया और कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी अपोलॉजी एक्सेप्ट करता हूँ। एन मैंगलान तुरंत उठकर 2 वाइन के ग्लासेस ले आई। आइए ब्रदर वो इस एल्बम के जन्म के लिए एक टोस्ट हो जाए। दोनों ने मुस्कुराकर ग्लासेस टकराए। धीरे धीरे वाइन का असर चढ़ने लगा और बातें म्यूजिक से शुरू होकर बहुत दूर तक पहुंच गई। थोड़ी देर बाद एन मैंगलान ने पूछा, ब्रदर वो एक बात पूछूं, आप और मिसली की मुलाकात कैसे हुई? वूचैन हल्का सा मुस्कुराया। वो कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। एन मैंगलान भी मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं बताना चाहते तो रहने दीजिए। वैसे भी मैं ये नहीं पूछना चाहती थी। वूचैन ने क्यूरियस होकर पूछा, तो फिर मिस एन क्या पूछना चाहती हैं? इस वक्त एन मैंगलान के गालों पर शराब की हल्की सी लाली आ चुकी थी। वो धीरे से बोली, ब्रदर वो आज रात आपका कोई और प्लान है? आप आज रात घर जा रहे हैं? ये सुनकर वूचैन थोड़ा हैरान रह गया। आज रात? मनी मन उसने सोचा, लगता है कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। एन मैंगलान ने धीरे से समझा, एक्चुअली मैं आपसे म्यूजिक के बारे में और बात करना चाहती हूँ। क्या आप मुझे इन सॉन्ग्स की प्रैक्टिस करवा सकते हैं और मेरी सिंगिंग की जो मिस्टेक्स है वो भी बता सकते हैं? वूचैन ने उसकी सिंसियर एक्सप्रेशन देखी। वो मना नहीं कर पाए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सुनते ही एन मैंगलान बहुत खुश हो गई। सच बहुत अच्छा। वो तुरंत पियानो के पास जाकर बैठ गए। प्रैक्टिस करते वक्त कुछ नोट्स गलत बज गए। वूचैन उसके पास आया। उसने हल्का सा उसकी उंगलियों की पोजीशन ठीक करते हुए कहा, यहाँ इस तरह बजाना चाहिए। एन मैंगलान एक पल के लिए चुप हो गए। उसके दिल में अजीब सी फीलिंग उठने लगी। उसने धीरे से ऊपर देखा और हल्की सी आवाज में कहा, वूचैन। फिर उसने प्यार से उसके गाल पर एक छोटा सा किस कर दिया।
वूचैन थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने उसकी इस प्यारी सी जेस्चर को मना भी नहीं किया। शराब के असर में एन मैंगलान के दिमाग में अजीब अजीब सपने चलने लगे। सपने में एन मैंगलान ने उसे बिस्तर पर दबाया और जबरदस्ती किस किया। संगीत की दुनिया में सिर्फ हम दोनों हैं, सिर्फ हम दोनों। कुछ देर बाद एन मैंगलान शर्माते हुए बोली, ब्रदर वू सॉरी, शायद मैं थोड़ी सी ज्यादा पी गई हूँ। उसके दिमाग में बार बार वही सीन घूम रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था जो कुछ उसने महसूस किया वो सच था या सिर्फ उसका नशा और इमेजिनेशन। वूचैन ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप पियानो के सामने बैठ गया और एक नई मेलोडी बजाने लगा। एन मैंगलान ने ध्यान से सुना और बोला, ये मैंने पहले कभी नहीं सुनी। उस मेलोडी में इतनी शांति थी कि उसके दिल की सारी टेंशन, सारी परेशानियां जैसे धीरे धीरे गायब होने लगी। वो हर एक सुर में खो गई और पता ही नहीं चला कब उसकी आंखें बंद हो गई। वो वही गहरी नींद में सो गई। वूचैन ने उसकी तरफ देखा और बेचैनी से मुस्कान दी, ये तो सच में सो गई। उसने बड़े ध्यान से एन मैंगलान को उठाया और उसे आराम से उसके रूम में ले जाकर बेड पर सुला दिया। अगली सुबह एन मैंगलान धीरे धीरे नींद से जागे। उसने आंखें मलते हुए सोचा, कल मैं शायद बहुत ज्यादा पी गई थी। फिर उसने आसपास देखा, मैं बेड पर कैसे आ गई। उसने अचानक महसूस किया कि उसके कपड़े बदले हुए थे। वो घबराकर ब्लैंकेट हटाकर देखने लगी और जोर से चिल्लाई, ओह नो, मेरे कपड़े किसने बदले। उसे अचानक वूचैन की याद आई। नशे में होने के बावजूद उसे याद था कि वूचैन ने उसे घर वापस लाया था। क्या हमारे बीच कुछ हुआ था? लेकिन मुझे ठीक ठीक कुछ भी याद नहीं आ रहा। क्या हमने कोई खास कदम उठाया था? तभी रूम के बाहर से वूचैन की आवाज आई, ओ तुम जाग गई, ब्रेकफास्ट रेडी है। वूचैन की आवाज सुनती एन मैंगलान का चेहरा लाल हो गया। उसने तुरंत सोचा, वो घर पर ही था, वो कल रात गया नहीं था। इसका मतलब है कि कल रात। उसने हकलाते हुए पूछा, मिस्टर वू, क्या हमने कल रात हमारे बीच कुछ हुआ था? वाह, मुझे पता था कि यह दिन आएगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा वूचैन एन मैंगलान के साथ इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद जब वूचैन ने मैंगलान के लिए सब कुछ रेडी कर दिया, तभी अचानक दरवाजे पे नॉक हुआ। रूम सर्विस, प्लीज दरवाजा खोलिए। रूम के अंदर मैंगलान ने जल्दी से अपना रोब और टाइट करते हुए जवाब दिया, बस आ रही हूँ, एक सेकेंड। लेकिन वूचैन को कुछ गड़बड़ लगी। एक मिनट, ब्रेकफास्ट तो अभी डिलीवर हो चुका था, फिर ये रूम सर्विस दोबारा क्यों आई? जब तक वो सोच ही रहा था तब मैंगलान तेजी से दरवाजा खोलने चली गई। वूचैन ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए बोला, मिसन दरवाजा मत खोलिए, ये पापाराजी वाले कुत्ते हैं। लेकिन देर हो चुकी थी। जैसे दरवाजा खुला, हुडी पहने एक मिस्टीरियस आदमी सामने खड़ा था। हाथ में कैनन कैमरा था और वो लगातार फोटोज क्लिक कर रहा था। पर वूचैन पहले इस पॉसिबिलिटी के लिए रेडी था। उसने तुरंत अपना आईफोन निकाला, फ्लैश ऑन की और उस पापाराजी की काउंटर फोटो खींच ली। उसे देखते ही मैंगलान घबरा गए। उसने तुरंत रिएक्ट करते हुए जोर से दरवाजा बंद कर दिया। डैम इट, ये ट्रैप था, ये पापाराजी थे। रूम के अंदर वापस आते ही उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, कल रात में वूचैन के साथ रूम में थी। जैसे उसे मिसली की याद आई, उसका दिल और तेज धड़कने लगा। अगर मिसली ने आर्टिकल देख लिया और हमारी वो बेट याद आ गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वूचैन ने देखा कि मैंगलान वही शॉक में खड़ी है। वो मुस्कुराते हुए बोला, पहले ब्रेकफास्ट कर लो, ठंडा हो जाएगा। उन पापाराजी की टेंशन मत लो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। लेकिन ये सुनने के बाद भी मैंगलान बिल्कुल चुप रही। उसका चेहरा उदास था और आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। वूचैन ने तुरंत अपने छोटे भाई ली राउटाई को फोन लगाया। मैंने तुझे एक फोटो भेजी है, यह आदमी अभी होटल से निकला है, अभी तक डोंगाई से बाहर नहीं गया होगा, उसे पकड़ लो। ली राउटाई ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए जवाब दिया, रॉजर दैट ब्रदर इन लॉ, छोटा सा काम है। फोन रखने के बाद वूचैन ने फिर मैंगलान को तसल्ली दी, टेंशन मत लो, वो डोंगाई से बाहर नहीं जा पाएगा, आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। मैंगलान ने उदासी भरी आवाज में कहा, थैंक यू मिस्टर वू। लेकिन उसके दिल में अजीब सी कसक थी। उसे बुरा लग रहा था कि उसकी प्रॉब्लम की वजह से वूचैन भी उसी मुसीबत में फंस गया था। वूचैन उसके एक्सप्रेशन देखकर सब समझ गया। हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी हेडलाइंस में आने का कोई शौक नहीं। लगभग 1 घंटे बाद ली राउटाई का फोन आया, ब्रदर इन लॉ, हमने उसे पकड़ लिया है। लेकिन उसकी हिचकिचाहट सुनकर वूचैन ने पूछा, पकड़ लिया तो फिर क्या हुआ? ली राउटाई गुस्से से बोला, साला पकड़ने से पहले ही लैपटॉप खोलकर सब कुछ भेज चुका था, पूरा डाटा अपलोड हो गया। गुस्से में उसने उस पापाराजी को 2-4 लात भी दे मारी। उसने उसका एम्प्लॉय आईडी को देखते हुए ली राउटाई बोला, इसके पेपर्स के हिसाब से इसका नाम यांग पिंग है, ये सर्गे स्टूडियो का आदमी है, आप क्या करोगे ब्रदर इन लॉ? ये नाम सुनते मैंगलान का चेहरा और ज्यादा सफेद पड़ गया। हम तो गए, हम बिल्कुल गए, सर्गे स्टूडियो डोंगाई में क्या कर रहा है? वूचैन ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तो ये सर्गे स्टूडियो का काम है। उसे याद आया कि शंघाई में देश के नंबर 1 पापाराजी पांगी ने इस स्टूडियो की फॉर्मेशन रखी थी। इस स्टूडियो ने कई बड़े स्टार्स के स्कैंडल एक्सपोज किए थे और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी इन्फ्लुएंस रखता था। पैंगी का संबंध पैंग फैमिली से था और एन फैमिली भी शैंगचिंग सिस्टम का एक पावरफुल हिस्सा थी जो ज्यादातर ओवरसीज बिजनेस हैंडल करती थी। पिछले कुछ सालों में एन फैमिली ने डोमेस्टिक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी अपनी पकड़ काफी मजबूत कर ली थी। हिजोंग मीडिया के सपोर्ट से उनका एंटरटेनमेंट ग्रुप इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कंपटीटर बन चुका था। लगता था सर्गे स्टूडियो इस इंसिडेंट का यूज करके एक बहुत बड़ा स्कैंडल बनाना चाहता था। लेकिन अफसोस इस बार उन्होंने गलत आदमी को छेड़ दिया था। वूचैन की आंखों में ठंडी सी चमक आई। पैंगी, तुमने गलत वक्त पर गलत इंसान से पंगा ले लिया।
दूसरी तरफ पैंगी आराम से लॉलीपॉप पीते हुए बैठा था, तभी उसका फोन बजा। हेलो, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से वूचैन की ठंडी हंसी सुनाई दी। मेरी फोटो तो देख चुके हो, अब पूछ रहे हो मैं कौन हूँ? बॉस पैंग, अगर वो फोटो डिलीट कर दोगे तो मैं मान लूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं, वरना। धमकी सुनते ही पैंगी भी तीखे लहजे में बोला, मुझे धमकी दे रहे हो? मिस एन ने काफी स्मार्ट मूव किया है, लेकिन तुम होते कौन हो? वूचैन शांत आवाज में बोला, मुझे बस इतना चाहिए कि मेरी फोटो मीडिया में कभी ना आए। पैंगी ने दांत भींचते हुए पूछा, साले आखिर हो कौन तुम? वूचैन ने सीधा जवाब दिया, मेरा नाम वूचैन है, जो कहना था वो कह दिया, अब फैसला तुम्हारे हाथ में। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। फोन कट होते पैंगी के दिल में अजीब से बेचैनी पैदा हो गई। वो धीरे से सोचने लगा, वूचैन, ये नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से बात कर रहा था लगता है कोई आम आदमी नहीं है। मैंगलन ने वूचैन और पैंगी की पूरी कॉन्वर्सेशन सुनी। उसका एक्सप्रेशन और सीरियस हो गया। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पेपरजी को धमकाना एक बहुत बड़ा टाबू माना जाता था। फिर उसने खुद को समझाया, छोड़ो मिस्टर वू वैसे भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा ही नहीं। वो धीरे से बोले, मिस्टर वू, आप अब क्या करने वाले हो? वूचैन ने बिल्कुल शांत रहकर जवाब दिया, सब ठीक है, इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं। मैंगलन ने देखा कि वूचैन बिल्कुल शांत था। उसने सोचा, आज के जमाने में एंटरटेनमेंट न्यूज को वायरल होने में सिर्फ कुछ मिनट्स लगते हैं और ये बिल्कुल भी जल्दी नहीं कर रहा। वो बोली, मिस्टर वू, शायद आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को नहीं समझते। ऐसा करिए, मैं किसी को सरगे स्टूडियो से कांटेक्ट करने के लिए बोलती हूँ। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही वूचैन ने उसे रोक दिया, तुम वो फोटो वापस ला सकती हो। ये सुनते मैंगलन चुप हो गई। वूचैन ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मिस एन, तुम खुद भी श्योर नहीं हो, लेकिन मैं श्योर हूँ, इसलिए ये सब मुझे हैंडल करने दो। तभी बाहर से ली रूबिंग की आवाज आई, मिस एन, मेरा वूचैन अंदर है क्या? ली रूबिंग की आवाज सुनते मैंगलन का दिल जोर से धड़क उठा। उसने शर्माते हुए सोचा, मिस ली रूबिंग, इतने इंपॉर्टेंट टाइम पर ये यहाँ क्या कर रही है? वूचैन तुरंत दरवाजा खोलने भागा और बड़ी सी स्माइल के साथ अपनी लायनेस का वेलकम किया। जैसे ली रूबिंग ने अपने हस्बैंड का चेहरा देखा, वो हल्का सा ताना मारते हुए बोली, ओहो हो, सब लोग यही हैं। जैसे ली रूबिंग और मैंगलन एक दूसरे के सामने आए, दोनों की नजरें टकरा गई, मानो बिना कुछ कहे ही जंग शुरू हो गई हो। मैंगलन थोड़ी नर्वस थी, आखिर सामने मेन वाइफ खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में ना डर था ना ही कमजोरी। ली रूबिंग इसे देखकर बिल्कुल काम रही है, पहली बार नहीं था। उसने हल्की सी जीप क्लिक करते हुए कहा, मेरे प्यारे मिस्टर वो, कल रात यहाँ अच्छी नींद आई? ये सुनते ही मैंगलन शर्म से पानी पानी हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अपना चेहरा कहाँ छुपा है, पर वूचैन ने बिल्कुल कैजुअली जवाब दिया, हाँ काफी ठीक थी। ली रूबिंग ने फिर पूछा, और बेड कंफर्टेबल था? वूचैन ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, घर वाले बेड से ज्यादा फर्क नहीं था। ली रूबिंग ने उसकी तरफ तीखी नजरों से देखा, तो मतलब वूचैन ने वाकई यहाँ रात गुजारी? अब ली रूबिंग मजाक के मूड में नहीं थे। उसने सीधा सवाल पूछ दिया, मिस एन, तुम दोनों कल रात साथ सोए थे? मैंगलन का चेहरा एकदम लाल हो गया। वो हकलाते हुए बोली, मैं कल नशे में थी, मुझे कुछ याद नहीं। ये सुनते ही ली रूबिंग थोड़ी गुस्से में आ गई, क्या मतलब याद नहीं? याद नहीं का क्या मतलब होता है? मैंगलन भी घबरा कर बोली, अरे याद नहीं मतलब याद नहीं, मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। देखो ना, मैं इतनी ऑनेस्टली बता रही हूँ, आप इतनी गुस्से में क्यों बोल रही हैं? वूचैन ने देखा कि मैंगलन बुरी तरह प्रेशर में आ गई थी। वो तुरंत बीच में आ गया, यहाँ सिर्फ एक रूम नहीं है, मैं उसके साथ एक ही रूम में नहीं सोया, और वैसे भी तुम यहाँ सिर्फ ये पूछने नहीं आए हो ना। ली रूबिंग ने वूचैन का चेहरा देखा। उसका डेटिंग हिस्ट्री तो ग्रेट वॉल जितना लंबा था। बोरिंग? मुझे तो बिल्कुल बोरिंग नहीं लग रहा। एक औरत के साथ पूरी रात गुजर और फिर बोलो कि कुछ भी नहीं हुआ। एन मैंगलन ये सब देखकर बिल्कुल कंफ्यूज थे। उसने सोचा, है वूचैन दूसरे रूम में सोया था? उसकी लव लाइफ चाहे कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन वो इस तरह की बात पर झूठ बोलने वाला इंसान नहीं लगता। शायद सच में दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। ली रूबिंग ध्यान से मैंगलन के एक्सप्रेशन ऑब्जर्व कर रही थी। उसने मन ही मन सोचा, कल रात कुछ न कुछ तो जरूर हुआ है, चाहे एक बेड शेयर ना की हो, लेकिन हद से ज्यादा क्लोज जरूर आए होंगे। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। फिर वो बोली, मिस एन, अब तो प्रूव हो गया ना कि मैंने हमारी बेट जीत ली। मैंगलन ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, अभी आप नहीं जीती। उसके मन में एक ही बात चल रही थी, अगर मेरे और वूचैन के बीच में कुछ नहीं हुआ तो सिर्फ एक किस्से ये प्रूव नहीं होता कि मैं उसे प्यार करती हूँ। वो तो बस म्यूजिक और उस वक्त के एक्साइटमेंट की वजह से हो गया था। ली रूबिंग ने उसका एक्सप्रेशन देखकर हल्की सी मुस्कान दी। उसने सोचा, इस बार इसकी आवाज में पहले जैसा कॉन्फिडेंस नहीं है। अच्छा है, बैट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी एटीट्यूड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त ली रूबिंग को लग रहा था कि उसे मेन वाइफ का अथॉरिटी दिखाना चाहिए। जो भी कॉन्कुबाइन बने उसे तमीज और डिसिप्लिन सीखना ही पड़ेगा। छोटी बहन को शुरू से ही सिखा देना चाहिए। ली रूबिंग मनी मन हंस पड़ी। वूचैन के पास इतनी सारी औरतें, एक और आ जाए या एक कम हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर किसी को मिस्ट्रेस बनना है तो उसे मिस्ट्रेस की तरह ही रहना होगा। वूरेंग जैसी एक अजीब लड़की ही काफी है। ली रूबिंग बड़े अथॉरिटी के साथ कुर्सी पर बैठ गई। ठीक है, अभी मैं नहीं जीती ना, तो फिर हमारी बैट कंटिन्यू रहेगी। मैंगलन ने तुरंत टॉपिक बदल दिया, वैसे मिस ली, आप बिल्कुल सही वक्त पर आई हैं, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। फिर एन मैंगलन ने मेन वाइफ को सारी बात बता दी, कैसे पेपरजी ने उसकी और वूचैन की कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोज ले ली थी।
जबकि असल में दोनों बिल्कुल इनोसेंट थे, लेकिन वो पापराजी जरूर अफवाह फैलाएंगे। मिसली, जब सोशल मीडिया पर ये सब देखो तो प्लीज सीरियसली मत लेना। मैंगलान जानती थी कि ली फैमिली बहुत पावरफुल थी। पापराजी उनसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करते, शायद वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ली रूबिंग ने वूचान की तरफ मुड़कर पूछा, हनी तुम क्या करने वाले हो? वूचान ने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं सब हैंडल कर लूंगा। ली रूबिंग ने देखा कि उसका आदमी खुद सब संभाल रहा है, इसलिए उसने ज्यादा इंटरफियर करने का ठीक नहीं समझा। एन मैंगलान ली रूबिंग को सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखती रही। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, इसके बॉयफ्रेंड की फोटो दूसरी औरत के साथ वायरल होने वाली है, इसकी रेपुटेशन भी अफेक्ट होगी, फिर भी यह बिल्कुल टेंशन में नहीं है। तभी वूचान इंटरनेट स्क्रॉल करते हुए बोला, पैंगी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया है, ये तो थोड़ा गर्म होना शुरू हो गया है। ये देखते एन मैंगलान घबरा गए। उसने फोन देखते हुए कहा, अगस्त 2 तो अभी 1 हफ्ता दूर है। ली रूबिंग ने बिल्कुल शांत लहजे में कहा, 1 हफ्ता? लगता है हमारे वूचान जल्दी हेडलाइंस में आने वाला है। वूचान आराम से बैठा उन दोनों के एक्सप्रेशन देख रहा था। वो मुस्कुरा कर बोला, छोटी सी बात है, टाइम आने पर पैंगी खुद मुझे फोन करेगा। मिस एन, पेपरजी की बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर एल्बम डिसाइड हो चुका है तो चलो रिकॉर्डिंग करना शुरू करते हैं। मैंगलान ने सिर हिला दिया, ठीक है, लेकिन डोंगाई में रिकॉर्डिंग करनी है तो हमें मिस सॉन्ग के घर जाना होगा। उन्होंने पहले कहा था कि उनके घर का रिकॉर्डिंग सेटअप डोंगाई में सबसे बेस्ट है। वूचान ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो चलो क्लासमेट सॉन्ग के घर। ये देखकर ली रूबिंग उठकर आई। उसने प्यार से वूचान के गाल पर एक किस की और बोली, हनी तुम दोनों अपना काम करो, मैं जिनफू जाकर सुशिनियन से मिल लेती हूँ। दूसरी तरफ पैंगी को कुछ अजीब सा फील हुआ। उसने वूचान के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए फोन उठाया। उसने लाओ ज़ैंग को फोन लगाया, तुमने पहले कहा था ना कि डोंगाई में ऐसी कोई चीज नहीं जो तुम्हें पता ना हो, तो बताओ ये वूचान आखिर है कौन, इसका बैकग्राउंड क्या है? लाओ ज़ैंग ने सीधा जवाब दिया, बॉस पैंग, अगर तुम्हारा वूचान के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो जितनी जल्दी हो सके क्लियर कर लो, वरना उसे टकराने की गलती मत करना। ये सुनते ही पैंगी थोड़ा सीरियस हो गया। उसने मन ही मन सोचा, ये ज़ैंग तो सिर्फ ली राउटर को ही रिस्पेक्ट देता था, अब ये वूचान को भी वैसे ही ट्रीट कर रहा है। इस आदमी को और इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। फिर उसने हंसकर कहा, तुम क्या बात कर रहे हो, मेरा और वूचान का बस छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं सिर्फ कंफर्म कर रहा हूँ कि कहीं किसी बड़े आदमी को ऑफेंड तो नहीं कर रहा। लाओ ज़ैंग ने इशारे में कहा, अगर सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो जाकर माफी मांग लो। आज के डोंगाई में ली राउटर को भी एक कदम पीछे हटना पड़ता है और उसका ब्रदर इन लॉ वूचान सबसे मुश्किल इंसान है। ये सुनते ही पैंगी का चेहरा बदल गया। वूचान वो ली राउटर का ब्रदर इन लॉ है और ली रूबिंग की उसकी गर्लफ्रेंड है। लाओ ज़ैंग ने कहा, बिल्कुल। फोन कट होते ही पैंगी थोड़ी हंसी हंसा, अगर वो ली रूबिंग का बॉयफ्रेंड हो तो फिर डरने की क्या बात है, मेरे पास प्रूफ है कि वूचान दूसरी औरत के साथ रात गुजार कर आया है, अब देखते हैं वो क्या करता है, डरना तो उसे चाहिए। शाम के करीब 6 बजे वूचान मिस सॉन्ग के घर रिकॉर्डिंग कर रहा था, तभी ली रूबिंग का फोन आया, हनी काम खत्म हुआ, बाद में डिनर के लिए आ जाना। वूचान ने पूछा, तुम लोग कहाँ हो? ली रूबिंग बोली, लाओपिंग रेस्टोरेंट। तभी मैंगलान बोली, वूचान तुम जाकर डिनर कर लो, हमारी टेंशन मत लो, मैं और मिस सॉन्ग थोड़ी देर और रिकॉर्डिंग करेंगे। ये सुनते ही वूचान तुरंत वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद शावड़े बाहर वेट कर रही थी। वूचान ने पूछा, अंदर क्यों नहीं आ रही? शावड़े बोली, दीदी ने बोला कि मैं यहीं आपका वेट करूं। दूसरी तरफ पैंगी वूचान और शावड़े की फोटो देख रहा था। उसने कहा, ये ली रूबिंग है, इसकी औरत तो रूमर से बिल्कुल अलग लग रही है, इसमें डरने वाली क्या बात है? फिर अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया, 1 मिनट, अगर वूचान एन मैंगलान के साथ अफेयर कर सकता है तो दूसरी औरतों के साथ भी कर सकता है, शायद ये औरत ली रूबिंग नहीं है, फाइल्स चेक करता हूँ। कुछ देर बाद उसकी आंखें चमक उठी, बिंगो, ये वाकई ली रूबिंग ही है, जैसे मैंने सोचा था, मैं कितना स्मार्ट हूँ। उसने तुरंत अपने आदमियों को ऑर्डर दिया, फोटोज लेते रहो, अगर प्राइवेट रूम में भी चले जाए तब भी किसी न किसी तरीके से फोटोज चाहिए। जैसे वूचान और शावड़े डाइनिंग हॉल में घुसे, अंदर काफी लाइवली एटमॉस्फेयर था। उसकी सारी डार्लिंग दोपहर से ही उसका वेट कर रही थी। टियान टियान सबसे पहले चिल्लाई, अभी आ गए। सुशी ने नखरे से बोली, सिस ली रूबिंग, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना ऑर्डर करो। ली रूबिंग हंसी, ठीक है लिटिल सिस्टर। कितना प्यारा फैमिली सीन था, सब एक साथ डिनर के लिए जमा हुए। तभी अचानक ली रूबिंग के पास रिपोर्ट आई, मैडम घर के आसपास 2 पेपरजी पकड़े गए हैं। ली रूबिंग थोड़ी परेशान हो गई। तब वूचान मुस्कुरा कर बोला, सिर्फ 2 ही नहीं, लाओपिंग के साइड पर भी कुछ लोग छुपे हुए हैं। वूचान का इशारा समझते ही ली रूबिंग ने तुरंत ऑर्डर दिया, इस क्लब के आसपास जितने भी हाउंड छुपे हुए हैं सबको पकड़कर मेरे सामने बांध दो। थोड़ी देर में ली रूबिंग के आदमियों ने छुपे हुए सारे पेपरजी पकड़ लिए। वूचान उन्हें देखकर हल्का सा मुस्कुराया, मैं बेट लगाता हूँ उनका बॉस अब मुझे फोन करने ही वाला है। ली रूबिंग हैरान होकर बोली, हनी क्या इन सब के पीछे पैंगी ही है? वूचान ने शांत होकर सिर हिला दिया, हाँ, जैसे उसने पहले ही प्रेडिक्ट किया था, पैंगी ने खुद ही फोन कर दिया, मिस्टर वू आप वाकई कमाल के आदमी निकले। वूचान ने आराम से जवाब दिया, बस थोड़ा बहुत, बोलो पैंगी क्या बात है? दूसरी तरफ से पैंगी बोला, मुझे लगता है हमें अभी इसी वक्त मिलकर बात करनी चाहिए, इमीडिएटली। ये सुनते ही वूचान मन ही मन हंसा, अभी भी इतना एटीट्यूड, मैं अपनी गर्ल्स के साथ डिनर कर रहा हूँ और ये मुझे अभी मिलने बुला रहा है। इसलिए वूचान ने सीधा मना कर दिया, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं डिनर कर रहा हूँ, कल बात करेंगे। फोन कट होती पैंगी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, साला मेरे ऊपर फोन काट दिया, कितना एरोगेंट है, बस एक औरत के सारे जीने वाला आदमी इतना अकड़ रहा है।
ठीक है, कल ही से ही मैं भी देखूंगा तेरा ये एटीट्यूड कितनी देर तक टिकता है। लीरुबिंग बोली, हनी कल मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वूचैन मुस्कुराए, लीरुबिंग बाकी लोगों की तरह मत सोचो, मुझे उसे डील करने की जरूरत ही नहीं, बल्कि मुझे उसकी जरूरत है। पेंगी की इंटेलिजेंस, कलेक्ट करने की एबिलिटी, उसका पेशेंस, उसका कॉशन और उसकी हिम्मत, ये सब क्वालिटीज मेरे काम की है। ये सुनकर लीरुबिंग हैरान रह गया। उसे तब समझ आ गया वूचैन तो उन पापाराजी को रिक्रूट करना चाहता था। वूचैन ने मुस्कुराते हुए सबकी तरफ देखा। अब देखते हैं यहाँ बैठी हुई ब्यूटीज की पावर। सुशिनिन एक्साइटमेंट से बोली, हनी मुझे क्या करना है? टियान टियान भी तुरंत बोली, मैं भी हेल्प करूंगी। लीरुबिंग ने हाथ बांधते हुए कहा, आप सस्पेंस मत बनाओ, सीधा बताओ। वूचैन हंस पड़ा, टियान टियान, सुशिनिन, शाउडे इधर आओ और मुझे एक किस दो। ये सुनते तीनों लड़कियां खुशी से चमक उठी। ऐसा मौका रोज थोड़ी मिलता था, इसलिए तीनों ने बिना देरी किया उसके पास आकर प्यार से उसके गाल पर किस कर दिया। लीरुबिंग ने देखा कि उसका नाम ही नहीं लिया गया। वो थोड़ी जेलस होकर बोली, अहम और मेरा क्या? वूचैन हंसकर बोला, ऑफ कोर्स तुम भी, तुम्हारा रोल तो सबसे इम्पोर्टेंट है, तुम्हें इन तीनों के मुझे किस करते हुए फोटोज लेनी होंगी। ये सुनकर लीरुबिंग एकदम चुप हो गई। तीनों छोटी सिस्टर्स खुशी खुशी अपना काम कर चुकी थी। बड़ी बहन होने के नाते लीरुबिंग बस चुपचाप सब देखती रही। उसने हार मानते हुए पूछा, अब बताओगे भी आखिर प्लान क्या है? वूचैन उसके कान के पास जाकर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अगर अभी बता दिया तो सबको पता चल जाएगा। लीरुबिंग ने उसके कंधे पर हल्का सा थप्पड़ मारा, तुम ना बिल्कुल बदमाश हो। फिर सीन शिफ्ट हुआ चिन्युआन टी हाउस। पेंगी और वूचैन सामने बैठकर चाय पी रहे थे। पेंगी ने पहले बात शुरू की, मिस्टर वो मेरे आदमियों को छोड़ दीजिए। वूचैन ने आराम से चाय का घूंट लिया, जरूर, लेकिन पहले तुम भी थोड़ी सिंसियरिटी दिखाओ। पेंगी ने सिचुएशन की सीरियसनेस समझे बिना फिर धमकी दी, मिस्टर वो आप नहीं चाहेंगे कि मिस लीरुबिंग वो फोटोज देखे? वूचैन ने बिना एक्सप्रेशन बदले चाय पीते हुए पूछा, मेरे और एन मैंगलान की फोटोज? पेंगी ने सख्त लहजे में कहा, ऐसी चीजों को इतनी आसानी से डिनाई नहीं किया जा सकता। ये कहकर उसने फोन निकाल लिया। वूचैन ने भी अपना फोन निकाला, फिर मुस्कुरा कर बोला, जिस चीज की तुम बात कर रहे हो वैसी चीज, ये वाली। उसने फैमिली डिनर के वक्त वाली नई फोटोज दिखा दी। फोटोज देखते ही पेंगी हैरान रह गया। उसने सोचा, मैं सही था, ये आदमी वाकई लीरुबिंग के पीछे दूसरी लड़कियों के साथ घूमता है, लेकिन ये बिल्कुल भी डरा हुआ क्यों नहीं है? वूचैन ने उसके पैर को हल्की सी ठोकर मारी, बताओ तुम्हारा फोटो ज्यादा डेंजरस है ये वाली जो मैंने अभी लीरुबिंग को भेजने वाला है? पेंगी अंदर ही अंदर सोचने लगा, क्या ये पागल है? वूचैन हल्का सा मुस्कुराया, अच्छे से देख लिया। इतना कहकर उसने सेंड बटन दबा दिया। फोटो सीधा लीरुबिंग को चली गई। पेंगी को अभी तक सामने बैठे आदमी की असली ताकत का अंदाजा ही नहीं था। वो हंसी उड़ाते हुए बोला, मिस्टर वो ड्रामा करने की जरूरत नहीं, आप ये फोटो मिस ली को भेज ही नहीं सकते, आप झूठ बोल रहे हैं। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वूचैन ने तुरंत लीरुबिंग को फोन लगा दिया, हेलो लीरुबिंग, फोटोज देखी? अब पेंगी चुप हो गया। उसे सिर्फ जवाब का इंतजार था। फोन के दूसरी तरफ से लीरुबिंग हंसी, इसमें देखने जैसा क्या है, बस तुम और कुछ लड़कियों की फोटोज ही तो हैं। वैसे भी कल ये फोटो मैंने ही तो तुम्हारे लिए खींची थी। ये सुनते पेंगी के होश उड़ गए। होले क्रैप, कुछ लड़कियां? इस एक सेंटेंस में ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन छुपी थी। मतलब लीरुबिंग को वूचैन की दूसरी औरतों के बारे में सब पहले से पता है और वो इस बात को एक्सेप्ट भी करती है। तो चाहे वूचैन और एन मैंगलान के बीच सच में कुछ होता भी, तब भी वो उस फोटो से वूचैन को बिल्कुल थ्रेटन नहीं किया जा सकता था। फोन पर लीरुबिंग बोले, हनी अगर और कुछ नहीं है तो मैं फोन रखती हूँ, कंपनी में बहुत काम है। वूचैन ने प्यार से जवाब दिया, ठीक है, अपना ध्यान रखना। फोन रखने के बाद उसने सीधा पेंगी की तरफ देखा। एक बात याद रखना, मुझे धमकी देने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और जो लोग मुझे धमकी देते हैं उनका अंजाम आमतौर पर अच्छा नहीं होता। ये सुनते ही पेंगी के माथे पर पसीना आ गया। उसने मन ही मन सोचा, बड़े एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज आम लोग जैसे बिल्कुल नहीं होते। मैं सोच रहा था लीरुबिंग को यूज करके वूचैन को कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन लगता है इस बार मेरी कैलकुलेशन ही गलत निकली। अब पेंगी को समझ आ गया था, अगर मैंने वूचैन को ऑफेंड किया तो मतलब टैंग फैमिली को ऑफेंड किया। एक तरफ हांगकांग की एन फैमिली पहले ही नाराज है, और अब अगर टैंग फैमिली भी दुश्मन बन गई तो जिस दिन मैं दुनिया से गायब हो जाऊंगा वो दिन ज्यादा दूर नहीं होगा। ये सोचकर पेंगी तुरंत खड़ा हो गया। अब उसका एटीट्यूड पूरी तरह बदल चुका था। चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लेकर उसने चाय डालते हुए कहा, मिस्टर वो लगता है हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, आइए चाय लीजिए। मैं आपको जो मेंटल और साइकोलॉजिकल डैमेज हुआ है उनका कॉम्पेंसेशन देने के लिए तैयार हूँ। वूचैन ने शांत आवाज में पूछा, और मिस एन का उसका कॉम्पेंसेशन कैसे करोगे, पैसों से? ये सुनते पेंगी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने मनी मन सोचा, अच्छा तो बात पैसों की है, ये तो आसान है। वो तुरंत बोला, मिस्टर वो आप अमाउंट बता दीजिए। वूचैन कुछ पल सोचता रहा, बॉस पेंग तुम्हारी पर्सनल एनुअल इनकम 100 करोड़ से भी ज्यादा है ना? ये सुनते पेंगी फिर से शॉक हो गया, होली क्रैप, इसने मेरी इनकम तक इन्वेस्टिगेट कर ली, अब ये मुझसे कितने पैसे निकलवाना चाहता है? वो थोड़ा घबरा कर बोला, मिस्टर वो मेरे पास इतना लिक्विड कैश नहीं है। ये सुनते ही वूचैन जोर से हंस पड़ा, बॉस पेंग तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे पैसे निकलवाना चाहता हूँ? पेंगी का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया। उसने मनी मन सोचा, साला ना इसे पैसे चाहिए ना ये पैसों की बात कर रहा है, कहीं इसे मेरी जान तो नहीं चाहिए।
वो चैनल हल्की सी शायरानी मुस्कान के साथ बोला, इतना ओवरथिंक मत करो, मेरी लाइफ की इंश्योरेंस हर महीने 5 लाख की है। मैं रिसेंटली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंटर करने का प्लान बना रहा हूँ, मुझे लगता है हम दोनों लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बना सकते हैं, दोनों का फायदा होगा, क्या ख्याल है? पैंगी सामने बैठे आदमी को और भी मिस्टीरियस महसूस करने लगा। उसने सोचा, ना मेरे पैसे चाहिए ना मेरी जान, सिर्फ पार्टनरशिप। उसके दिल से जैसे बहुत बड़ा बोझ उतर गया। उसे ये सब इतना अच्छा लग रहा था कि यकीन ही नहीं हो रहा था। वो बार बार सीढ़ी लाकर बोला, ठीक है मिस्टर वू, हैप्पी कॉपरेशन। वूचा ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, मैं जल्दी एक कंपनी स्टार्ट करने वाला हूँ, उससे पहले मुझे तुमसे 2 काम करवाने हैं। पैंगी तुरंत बोला, सिर्फ 2? मिस्टर वू 2 क्या 200 काम भी बोलेंगे तो कर दूंगा। वूचा ने उंगली उठाकर उसे रोका, ज्यादा हवा में मत उड़ो, सिर्फ 2 काम। पहला, मिस एन से पर्सनली माफी मांगो उसकी प्राइवेसी इन्वाइट करने के लिए, और कॉम्पेंसेशन कितना देना है वो तुम खुद डिसाइड करना। दूसरा, मैं तुम्हें जू शेनलॉन्ग के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, कैसे उसने वोंग शिया को धोखा दिया। ये न्यूज तुम्हें जितनी जल्दी हो सके फैला देनी है, और याद रखना, या तो बिल्कुल मत करना, लेकिन अगर करो तो इंटरनेट पर धमाका होना चाहिए। जू शेनलॉन्ग का नाम सुनते पैंगी का एक्सप्रेशन बदल गया। उसने सोचा, ये तो हिजोंग मीडिया का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है, टॉप सुपरस्टार और कंपनी का छोटा शेयर होल्डर भी। मैं सालों से हिजोंग मीडिया के साथ पार्टनरशिप करना चाहता था, लेकिन कभी चांस नहीं मिला, और आज मिस्टर वू मुझे सीधा उनके अगेंस्ट खड़ा कर रहे हैं। लेकिन उसने ध्यान से हिसाब लगाया, अगर हिजोंग मीडिया का सपोर्ट चला भी गया तो क्या हुआ? वूचन के साथ रहना मतलब टैंग फैमिली के साथ रहना जैसा ही है, शायद ये और भी बड़ा सपोर्ट है। पैंगी के चेहरे पर अभी भी शौक था। फिर उसने मजबूत आवाज में कहा, मिस्टर वू, मैं ये न्यूज जरूर फैलाऊंगा। वूचन हल्का सा मुस्कुराया, अच्छा लगता है तुम इतने बेवकूफ भी नहीं हो, तुम्हें पता है किस साइड खड़ा होना ज्यादा फायदेमंद है। सब सुनने के बाद पैंगी ने पूछा, मिस्टर वू, आप और एन मैंगलन वाली जो ट्रेंडिंग फोटोज है उनका क्या करना है? वूचन उसकी तरफ देखकर चुप रहा। पैंगी तुरंत बोला, मिस्टर वू, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये मैटर मैं हैंडल कर लूंगा। मैं गारंटी देता हूँ हमारी पहली पार्टनरशिप से आप पूरी तरह सेटिस्फाइड होंगे, और मिस एन से पर्सनली मिलकर माफी भी मांगूंगा। वूचन शांति से खड़ा हो गया। जाने से पहले उसने कहा, ठीक है मैं चलता हूँ, बॉस फैंग का और वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, फिर मिलते हैं। लगभग 1.5 घंटे बाद एन मैंगलन एग्रीमेंट के मुताबिक वेव स्टूडियो पहुंच गई। जैसी वो अंदर आई, पैंगी खुद मुस्कुराते हुए उसका वेलकम करने आ गया। मिस एन, आपसे मिलकर बहुत सम्मान महसूस कर रहा हूँ, बहुत सम्मान। उसने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन मैंगलन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो सीधी बोली, बॉस फैंग, सब लोग बिजी होते हैं, सीधी बात कीजिए। मैंगलन का सख्त एटीट्यूड देखकर पैंगी समझ गया कि पिछले इंसिडेंट का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ। अचानक सबको हैरान करते हुए पैंगी सीधा घुटनों पर बैठ गया। उसने दोनों हाथ जोड़कर दिल से माफी मांगी। मिस एन, मुझे सच में माफ कर दीजिए, मेरे लोगों ने आपको बहुत परेशान किया, वो सिर्फ रोजी रोटी कमाने की कोशिश कर रहे थे, प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं। मैंगलन उसे बेइज्जती भरी नजरों से देखती हुई मनी मन सोचने लगी, ये क्या कर रहा है, बार बार बोल रहा है कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, कहीं ये ज्यादा पैसे मांगने के लिए कोई नया ड्रामा तो नहीं कर रहा। मैंगलन ने सीधा कहा, ठीक है बॉस फैंग, माफी छोड़िए, सीधा इशू सॉल्व करते हैं। ये सुनते पैंगी ने चैन की सांस ली। उसने मनी मन सोचा, अच्छा हुआ अब मुझे जल्दी से शेनलॉन वाला काम भी देखना है, इस मैटर को फटाफट खत्म करना होगा, वरना मिस्टर वू मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सोचकर पैंगी ने 3 उंगलियां दिखाई तो 30 मिलियन। मैंगलन ने समझा कि पैंगी उसे पैसे मांग रहा है। उसने मनी मन सोचा, बस 30 मिलियन, मुझे लग रहा था कि इतना ड्रामा करने के बाद बहुत ज्यादा पैसे मांगेगा। वो शांत होकर बोली, ठीक है 30 मिलियन, ना 1 रुपया ज्यादा ना 1 रुपया कम। पैंगी ने समझा कि मैंगलन उसका कॉपरेशन एक्सेप्ट कर रही है। वो खुश होकर मुस्कुराया। मिस एन वाकई बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इतनी जल्दी एग्रीमेंट हो गया, मुझे बहुत खुशी हुई। ही। लेकिन अगले पल उसकी आंखें फैल गई, चेहरा सफेद पड़ गया। मिस एन, आप ये क्या कर रही हैं? मैंगलन ने आराम से जवाब दिया, तुमने ही तो 30 मिलियन बोला था, मैं तुम्हारे नाम का चेक लिख रही हूँ। ये सुनते ही पैंगी घबरा गया, नहीं मिस एन, आप गलत समझ रही है, मेरा मतलब था मैं आपके अकाउंट में 30 मिलियन ट्रांसफर करूंगा, बस मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए। मैंगलन पूरी तरह कंफ्यूज हो गए, क्या मेरा अकाउंट नंबर, तुम मुझे 30 मिलियन क्यों ट्रांसफर करोगे, ये सब क्या चल रहा है, साफ साफ बताओ। पैंगी के माथे पर पसीना आ गया। वो जल्दी से बोला, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, और जो मेंटल स्ट्रेस मेरी वजह से हुआ उसका कॉम्पेंसेशन के तौर पर 30 मिलियन देना चाहता हूँ। मिस्टर वू और मेरा पहले एग्रीमेंट हो चुका है। ये सुनते ही मैंगलन का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। उसके दिमाग में एक के बाद एक सवाल उठने लगे। वूचन ने पैंगी से कब बात की, कैसा एग्रीमेंट, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। जो आदमी मुझे ब्लैकमेल कर रहा था वो अब मुझे पैसे दे रहा है। मैंगलन ने तुरंत पूछा, तुमने सिर्फ वूचन से बात की थी या लिरुबी या किसी और से भी? पैंगी ने सिर हिला दिया, सिर्फ वूचन से। अगर डिटेल्स चाहिए तो आप उन्हीं से पूछ लीजिए, मुझे अभी बहुत जरूरी काम है, मुझे जल्दी से शंघाई वापस जाना है, प्लीज अकाउंट नंबर दे दीजिए। मैंगलन अभी भी शॉक में थे। उसने सोचा, तो ये सब वूचन ने अकेले हैंडल किया, लिरुबी ने इसमें कुछ भी इंटरफियर नहीं किया, मुझे जरूर उससे मिलकर पूछना होगा आखिर उसने क्या किया है। मैंगलन ने शांत होकर कहा, ठीक है मैं तुम्हारी अपोलॉजी एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन पैसों की कोई जरूरत नहीं, बस फ्यूचर में मेरी प्राइवेट लाइफ डिस्टर्ब मत करना।
ये सुनते ही पैंगी के दिल से बड़ा बोझ उतर गया। उसने मन ही मन सोचा, क्या किस्मत है, 30 मिलियन भी बच गया और मिसान ने माफी एक्सेप्ट कर ली, मतलब वूचैन से किया हुआ प्रॉमिस भी पूरा हो गया। वो तुरंत खड़ा हुआ और हंसते हुए बोला, गुड बाय मिसान, मुझे और भी काम है, मैं चलता हूँ। पैंगी के जाते मैंगलान ने तुरंत वूचैन को फोन लगाया, मिस्टर वू, मैं अभी पैंगी से मिलकर आ रही हूँ। वूचैन ने सीधा पूछा, सब ठीक रहा? मैंगलान थोड़ी शर्मा गई, हाँ सब कुछ बहुत स्मूथली हो गया। मिस्टर वू, क्या आप मेरे साथ डिनर कर सकते हैं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वूचैन ने बिना सोचे जवाब दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी दोपहर वूचैन और मैंगलान एक साथ खाना खाने मिले। मैंगलान ने आज की पूरी मीटिंग बता दी। सब कुछ बहुत अजीब था। उसने मुझसे माफी मांगी, मुझे कॉम्पनसेशन भी देना चाहता था। मिस्टर वू, मुझे सच में जानना है, आपने पैंगी के साथ ऐसा क्या किया? वूचैन ने बिल्कुल मासूम चेहरा बनाकर कहा, कुछ भी तो नहीं, बस उससे 2-3 मुश्किल रिक्वेस्ट की थी। मैंगलान ने सिर हिला दिया, मुझे यकीन नहीं है वो आपकी बात इतनी क्यों मानता है। वूचैन ने आंख मारते हुए कहा, ये कहानी थोड़ी लंबी है, या फिर किसी और टॉपिक पर बात करें। उसके बाद दोनों लगभग 3 घंटे तक साथ बैठे, वाइन पीते रहे, म्यूजिक की बात करते रहे, जिंदगी और सपनों के बारे में भाई बात करते रहे। मैंगलान धीरे धीरे वूचैन को देखते हुए उसमें खोसी गई। उसने मन ही मन सोचा, वूचैन के साथ बात करना हमेशा इतना इंटरेस्टिंग होता है, लगता है जैसे कभी बातें खत्म ही नहीं होंगी। फिर उसे पिछली बार की याद आई, पिछली बार भी हम दोनों ने साथ वाइन पी थी, जिंदगी के बारे में बातें की थी, और मैंने मौका देकर उसके गाल पर किस कर लिया था, जैसे ली रूबिंग से थोड़ा सा वक्त चुरा लिया हो। उसने फिर सोचा, उस दिन मिसली को पता चल गया था, लेकिन उन्होंने कोई बड़ा रिएक्शन नहीं दिया। अगर आज भी मैं मिस्टर वू को किस कर दूं तो शायद कुछ बुरा नहीं होगा। ये सोचते मैंगलान धीरे धीरे उसके और करीब आ गई। वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, मिस्टर वू, चलिए एक बार फिर पियानो बजाते हैं। वूचैन को पता था कि आज की शाम का असली पल अब शुरू होने वाला है। उसने बिना झिझक हाँ कर दी। दोनों साथ में वापस रूम में चले गए। मैंगलान ने पियानो बजाना शुरू किया, साथ ही धीरे धीरे गाना भी गाने लगी। रूम में हल्की पियानो की मधुर धुन गूंज उठी। हर सुर में खुशी और प्यार की महसूस होने वाली गर्माहट थी। वूचैन एक तरफ खड़ा उसकी परफॉर्मेंस को चुपचाप एंजॉय कर रहा था। गाना खत्म होते ही मैंगलान उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। मिस्टर वू, आप वाकई एक म्यूजिकल जीनियस है। आप जो मेलोडीज कंपोज करते हैं वो सीधा दिल को छू लेती है, किसी के इमोशंस को हिला देने की ताकत रखती है। वो धीरे से खड़े हुए, उसकी आंखों में हल्का सा अफसोस था, काश हम दोनों पहले मिले होते। अचानक वूचैन ने खुद पहल की। उसने मैंगलान को प्यार से अपनी बाहों में खींच लिया। मैंगलान उसकी बाहों में सिमट गई। उसने कोई विरोध नहीं किया। थोड़ी शर्माहट जरूर थी, लेकिन उसके दिल में जो एहसास था उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। दोनों कुछ देर तक बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे। उनकी नजरें एक दूसरे से मिली, फिर दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और एक गहरे प्यार भरी किस में अपनी सारी फीलिंग्स बयां कर दी। वूचैन ने धीरे से कहा, शायद हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से ही जानते थे, लेकिन शुरुआत करने के लिए कभी देर नहीं होती, आज भी नहीं। मैंगलान ने मुस्कुराते हुए धीरे से जवाब दिया, हाँ अभी भी देर नहीं हुई। उस रात दोनों ने अपने दिल की बातें एक दूसरे के साथ बांटी और साथ वक्त गुजारा। लगता है हमारा वूचैन अब मेन कोर्स के लिए रेडी है। अगली सुबह पर्दे की दरारों से आती सूरज की गर्म किरणें पूरे कमरे में फैल गई। उन्हीं किरणों ने मैंगलान की नींद खोल दी। वो धीरे से उठकर बैठ गई। पिछली रात की बातें याद करने की कोशिश करते उसका चेहरा शर्माहट से लाल हो गया। नींद से जागने पर उसने खुद को वूचैन के साथ बिना कपड़ों के पाया। थोड़ी शर्म महसूस करते हुए और शराब पीने के दौरान क्या हुआ था ये याद करने लगी। याद करने की कोशिश करते हुए उसे एहसास हुआ कि वो नशे में थी और उसने पूरी रात वूचैन के साथ बिताई थी। ऐसा लगता है कि वो सचमुच में वूचैन के साथ रिश्ते में बन गई है। क्या मैं अभी भी पूरी तरह जागी नहीं हूँ? वो धीरे से बाथरूम की तरफ चली गई। रास्ते पर उसका दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, कल रात मैंने तो सिर्फ उसे एक बार और किस करने का सोचा था, लेकिन शराब पीने के बाद मैं खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पाई। एन मैंगलान, ओ एन मैंगलान, तुम सच में किसी और के बॉयफ्रेंड से प्यार कर बैठी? उसे ली रूबिंग की वो बात याद आ गई, तो तुम वूचैन के साथ कब सोगी? उस वक्त उसने कभी नहीं सोचा था कि वो बात सच हो जाएगी। उसने उदासी से सोचा, अगर बात ली रूबिंग की ना होती तो शायद मैं सच में वूचैन के साथ खुलकर रह पाती, लेकिन अब मैं वूचैन के सामना कैसे करूंगी और ली रूबिंग का? तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। वूचैन अंदर आया और मुस्कुराते हुए बोला, अरे मैंगलान, तुम इतनी जल्दी उठ गई? मैंगलान उसकी तरफ थोड़ी देर तक बस देखती रही, फिर धीरे से उसका नाम लिया। वूचैन ने उसका चेहरा देखा और पूछा, क्या हुआ? मैंगलान ने हल्का से झिझकते हुए कहा, प्लीज हमारे बारे में ली रूबिंग को मत बताना। वूचैन ने उसे तसल्ली देते हुए मुस्कुराया, मैंगलान सब कुछ ठीक हो जाएगा, ली रूबिंग तुमसे कुछ नहीं पूछेगी। मैंगलान हैरान रह गई, वो क्यों नहीं पूछेगी? वूचैन ने हंसकर कहा, ये उसकी पर्सनैलिटी है, वो इतनी लेजी है कि सवाल नहीं पूछेगी, लेकिन वो खुद तुमसे मिलने जरूर आएगी। ये सुनते ही मैंगलान की आंखें खुल गई, मुझसे मिलने? उसने मन ही मन सोचा, अगर वो सामने आई तो मैं सब कुछ डिनाई कर दूंगी, वैसे भी उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, हाँ बस वही करूंगी। मैंगलान के चेहरे पर थोड़ी राहत देखकर वो मुस्कुराया और बोला, लगता है अब मैंगलान को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। अपनी हिम्मत दिखाने के लिए मैंगलान ने उसे जोश के साथ किस किया, हाँ बिल्कुल नहीं डर रही। और इस तरह सुबह सुबह दोनों ने पिछली रात वाला सिलसिला फिर से शुरू कर दिया। शायद पिछली बार मन नहीं भरा था। हारे में आने की इतनी जिद देखकर लगता है कि मेन वाइफू ली रूबिंग को सिर दर्द होने वाला है।
लगभग 1.5 घंटे बाद दोनों तैयार हो चुके थे। मैंगलान धीरे से बोली, मैं आज दोपहर शंघाई वापस जाने वाली हूँ, तुम आ रहे हो? वूचैन ने पूछा, इतनी जल्दी? एक दिन और रुक जाओ ना। मैंगलान ने प्यार से मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें भी एल्बम जल्दी कंप्लीट करना है और रिकॉर्डिंग के बाद भी तुम्हारे पास बहुत सारे काम होंगे। वूचैन ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं कुछ दिनों में खुद तुमसे मिलने आ जाऊंगा। सीन बदलता है 3 दिन बाद ली रूबिंग के ऑफिस में। वूचैन पहले से ही वहाँ मौजूद था। तभी फोन पर एन मैंगलान का फोन आया। वूचैन ने फोन उठाया, हेलो मिस एन, क्या दोनों रिकॉर्डिंग्स का सोर्स ऑडियो लीक हो गया? फोन की दूसरी तरफ मैंगलान की परेशान आवाज आई, आई एम सॉरी, मेरी ही लापरवाही थी। वूचैन ने शांत होकर पूछा, लीक कहाँ हुआ? ली रूबिंग ने उनकी बात सुनते ही इंटरनेट खोला। हॉट सर्चेस के फ्रंट पेज पर वही गाने की इंफॉर्मेशन ट्रेंड कर रही थी। मैंगलान बोली, अचानक इंटरनेट पर फैल गया, हर जगह अपलोड हो रहा है। मैं जितना डिलीट करवाती हूँ उतनी जगह दोबारा अपलोड हो जाता है, बहुत मुश्किल हो रहा है। वूचैन ने आराम से पूछा, इतनी नेचुरली लीक कैसे हुआ? तुमने रिकॉर्डिंग किस किस को भेजी थी? मैंगलान ने जवाब दिया, मैंने कई वर्जन्स रिकॉर्ड किए थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा बेस्ट है, इसलिए मैंने म्यूजिक ट्यूटर, म्यूजिशियंस, मैनेजर्स, ट्रेनिंग सिंगर्स और कंपनी के कई लोगों को भेज दिया था। वूचैन मुस्कुराया, मतलब लीक तुम्हारी कंपनी के ही किसी इंसान ने किया है? मिसन, घबराने की जरूरत नहीं, मैं अभी शंघाई आ रहा हूँ। ली रूबिंग ने वूचैन के चेहरे पर मुस्कान देखकर हैरानी से पूछा, इस सिचुएशन में भी तुम हंस रहे हो? वूचैन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि बात और इंटरेस्टिंग होती जा रही है। मैं वैसे भी एल्बम रिकॉर्डिंग के बहाने शंघाई जाने का रीजन ढूंढ रहा था और अब रीजन खुद चलकर मेरे सामने आ गया है। ली रूबिंग ने थोड़ी जलन के साथ पूछा, ये सब एन मैंगलान की वजह से है ना? तुम उससे मिलने के बहाने ढूंढ रहे हो, है ना? वूचैन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, तो मिस ली की नजर में मर्द और औरत के बीच सिर्फ वही सब होता है? मिस ली, अब आप मुझे भी ऐसे ही देखने लगी है? ये सुनते ही ली रूबिंग का सोचने का तरीका बदल गया। वो कुछ पल सोचकर बोली, कहीं तुम मिस एन की फैमिली की पावर यूज करना तो नहीं चाहते? डिंग फैमिली के खिलाफ और एक पावरफुल फोर्स जोड़ना चाहते हो? अगर एन फैमिली का सपोर्ट मिल गया तो जीतने का चांसेस और बढ़ जाएंगे। फिर उसने प्यार भरी नजरों से वूचैन को देखा, लेकिन मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, इस बार अपना ध्यान रखना। वूचैन उसके करीब आया, हल्के से मुस्कान के साथ धीरे से बोला, मिस ली, क्या आप जेलस हो रही हो? ये बात सीधा ली रूबिंग के दिल पर लगी। वो मुंह फुलाकर बोली, हाँ मैं जेलस हूँ। ये देखकर वूचैन और मुस्कुराया, तो फिर मिस ली को अपनी हार मान लेनी चाहिए, जेलस होना अलाउड नहीं है। ली रूबिंग का सबर टूट गया, हाँ मैं जेलस हूँ, अब क्या कर लोगे? ये बोलते ही वूचैन ने बिना वार्निंग दिए उसके होठों पर एक प्यार भरा किस कर दिया। ली रूबिंग एकदम चौंक गई। उसने जल्दी से उसे हल्का सा पीछे धक्का दिया, तुम ना बिल्कुल बदमाश हो, क्या कर रहे हो, ये ऑफिस है। लेकिन हमारे वूचैन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। मुझे नहीं पता कि वो कुछ एक्सप्लिसिट करने वाला है या नहीं, लेकिन बिग सिस कहती कुछ और है और मजा कुछ और ही चीज का लेती है। आधे दिन बाद शंघाई में वूचैन और शाओडे की मीठी जोड़ी अपने रास्ते निकल चुकी थी। वूचैन ने तुरंत पैंगी को फोन लगाया, बॉस पैंग, मुझे कुछ लोगों की इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैंने एड्रेस भेज दिया है, किसी को भेजकर उन पर नजर रखवाओ। पैंगी ने तुरंत जवाब दिया, ओके ब्रदर वू, वैसे भी शैंगलोंग सिर्फ 2 दिन से यहाँ है। तभी टैंग शिंपाओ मुस्कुराते हुए बोला, मास्टर काम खत्म हो जाए तो मुझे मिलना मत भूलना। ये डिसाइपल हमेशा मास्टर के साथ 2 पैक पीने के लिए रेडी रहेगा, रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग करते हैं। वूचैन समझ गया कि यह कपल अब अपना टाइम साथ बिताना चाहता है, इसलिए उसने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। वो मुस्कुराया और बोला, ठीक है चलो शाओडे, मिस एन से मिलते हैं। सुबह एन मैंगलान की म्यूजिक कंपनी के सारे एम्प्लॉय सुबह से ही वूचैन का वेलकम करने के लिए खड़े थे, लेकिन काफी देर तक वेट करने की वजह से कुछ लोग धीरे धीरे कंप्लेन करने लगे। एक चश्मा पहना एम्प्लॉय बोला, ये सिर्फ टीचर वू ही है, तो इतना ग्रैंड वेलकम देने की क्या जरूरत है? उसके पास खड़ा कलीग बोला, तुम इतना क्यों सोच रहे हो, बॉस ने जो बोला है बस वही करो। जैसी मैंगलान ने वूचैन को देखा उसके आंखों में खुशी चमक उठी, लेकिन फेमस सिंगर होने की वजह से उसने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया। वो मुस्कुराती हुई बोली, टीचर वू यहाँ आप आ गए। एम्प्लॉयज ने जब वूचैन को देखा तो धीरे धीरे हंसने लगे। क्या, मैंने तो सोचा था कि कोई 40-50 साल के एक्सपीरियंस म्यूजिक वेटरन होंगे, यह तो एक हैंडसम यंग लड़का निकला, शायद म्यूजिक इंडस्ट्री में 1 साल भी नहीं हुआ होगा। ये सुनते मैंगलान का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। वो पलटकर एम्प्लॉयज को तीखी नजरों से देखते हुए बोली, क्या हुआ, किसी को प्रॉब्लम है या टीचर वू का वेलकम नहीं करना? बॉस का मूड खराब देखते ही सब एम्प्लॉयज घबरा गए। सबने एक साथ झुककर कहा, हेलो टीचर वू, वेलकम टीचर वू। ये सीन देखकर शाओडे बिल्कुल चुप रही। वूचैन ने हाथ हिलाकर कहा, ठीक है चलिए ऊपर चलते हैं, वहाँ आराम से बात करेंगे। इसके बाद तीनों टी रूम में बैठ गए। वूचैन ने सीधा पूछा, मैंगलान क्या प्रोग्रेस हुई, कोई क्लू मिला? मैंगलान ने जवाब दिया, हमने सारे सर्विलेंस और रिकॉर्ड चेक किए, अभी तक 5 लोग सस्पेक्ट है, लीक उन्हीं में से किसी ने किया होगा। वूचैन हल्का सा मुस्कुराया, तो सब कुछ काफी स्मूथली चल रहा है। मैंगलान उदासी से बोली, एक सस्पेक्ट पकड़ा गया है, लेकिन मैंने बाकी सबको अरेस्ट नहीं करवाया, आखिर वो सब फ्यूचर टैलेंट्स है, अगर कंपनी में इतना बड़ा इशू क्रिएट हो गया तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी। वूचैन ने कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुरा कर कहा, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मुझे पहले ही पता चल चुका है कि कल्प्रिट कौन है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करो पिकमी को, ताकि आपको मिलती रहे डेली मानवा की कहानियां हिंदी में। अगला पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।